मंत्री पूरा हो गया है। स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस सर। भूपेंद्र सिंह रावत नहीं है कनकमल कटारा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा राजस्थान जो आदिवासी क्षेत्र है, ग्राम पंचायत हिराता और आसपास के पूरे गांव डूंगरपुर राजस्थान के और बांसवाड़ा के उनके आसपास के सभी गांवों में BSNL व अन्य नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं करता, जिससे स्थानीय निवासियों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली वितरकों को व छात्र छात्राओं को बहुत परेशानी होती है। माननीय मंत्री जी से माननीय सदस्य करना आप चाहता प्रश्न हूँ पूछे ना कि आदिवासी वालों के नेटवर्क को मजबूत करने हेतु क्या क्या कदम उठाएंगे? प्रश्नकाल है और माननीय सदस्य लोगों से आग्रह है प्रश्नकाल को प्रश्नकाल की तरह चलने दें। सप्लीमेंट्री पूछना है तो शॉर्ट में पूछें। सप्लीमेंट्री? हाँ माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, जितने भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरह से 4G कनेक्टिविटी, टावर की कनेक्टिविटी, मोबाइल की कनेक्टिविटी बढ़े, उसके लिए अब तक टोटल 9 स्कीम्स बन चुकी है। सबसे पहले जो स्कीम बनी उसमें 2055 टावर लगाए गए, फिर सेकंड स्कीम आई उसमें 2542 टावर्स अप्रूव किए, उसका काम चल रहा है। फिर नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशली 2004 टावर्स, फिर नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल और असम के लिए स्पेशली 1511 टावर्स, मेघालय के लिए इसी तरह से 889 टावर्स, लद्दाख और कारगिल के लिए भी 409 विलेजेस को कनेक्ट करने के लिए, और उसके बाद में सर 502 विलेजेस एस्पिरेशनल के, और सबसे बड़ा उसके बाद में 7,287 गांवों को कवर करने के लिए 6,446 करोड़ की स्कीम सर बनाई गई है। इन सब के रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही है। तो माननीय सांसद महोदय का जो एरिया है उस एरिया में भी कंप्लीट कवरेज के रास्ते में बढ़ रहे हैं सर। श्री अरविंद सावंत। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत आभारी हूँ सर। आप खुद जानते हो कि आप भारत संचार निगम लिमिटेड मुंबई और दिल्ली MTNL मुंबई, आज भी हम हवाई अड्डे पर जाएं, हवाई अड्डे क्यों, इनके आप आदरणीय स्पीकर साहब के चेंबर में जाइए, आपको BSNL का नेटवर्क नहीं मिलता। तो ये जो चीजें हो रही है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी विनती है आपसे कि खास करके MTNL दिल्ली मुंबई ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर है, वहां भी ध्यान देने की आवश्यकता है। BSNL के बारे में सर मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, आपने अभी वोडाफोन आइडिया उनके लिए जो लोन है उसको उसके इंटरेस्ट को सरकार इक्विटी करने जा रही है। इसका मतलब सरकार उसमें शेयर होल्डर बनने वाली है। तो सरकार वोडाफोन आइडिया के टावर और BSNL के टावर दोनों इकट्ठे करें तो और ज्यादा अच्छी सर्विस मिल सकती है। क्या सरकार उस बारे में प्रयास करेगी और MTNL के बारे में क्या करने वाली? अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि BSNL और MTNL की सिचुएशन के लिए कौन दायी है, और इस सदन में कई बार इस पे चर्चा हो चुकी है। मैं उसके ऊपर क्या स्टेप्स लिए और उसके कारण BSNL आज कई वर्षों के बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पहुंचा है, इस चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए। 2019 के 69,000 करोड़ के पैकेज के बाद में BSNL एक स्टेबल एंटिटी बनाए, और अब उसके बाद में सर इस बार बजट में 44,720 करोड़ रुपए का प्रोविजन आया है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा कि भारत के इंजीनियर्स ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया, अपना 4G, भारत का अपना 4G कोर नेटवर्क, अपना रेडियो नेटवर्क बनके तैयार हो गया है। खूब शीघ्र इसका रोल आउट चालू होगा, और पूरी दुनिया में आज लोग इस चीज को आश्चर्य से देख रहे हैं कि भारत ने इतनी जल्दी कैसे अपना 4G तैयार किया, और इसी 4G के ऊपर बिल्डअप होता है 5G। तो उसकी भी पूरी तेजी से इस साल के अंत तक करीब साइंटिस्ट जिस तरह से एस्टिमेट लगा रहे हैं वो भी कंप्लीट होगा सर। श्री M सेल्वराज। सर 2018
The Hajas cyclones destroyed in the all PSNL tower in my constituency Nagapattinam. Not only the Nagapattinam, in all coastal area in Tamil Nadu, till now not repairing this tower. The PSNL mobile and telephone not working. I would like the minister, through you, sir, is there any plan to repair the tower in Tamil Nadu? Thank you, sir. मान्यवर सांसद महोदय ने एक स्पेसिफिक एरिया का पूछा है, मैं जरूर उसके बारे में जानकारी लेके मान्यवर सांसद महोदय को जानकारी दे। क्वेश्चन नंबर 382 श्री रविंद्र कुशावा। 382 माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल। अन्य सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हमारे यहाँ कृषि उत्पादों का निर्यात निरंतर बढ़ रहा है। देश के दूर दराज इलाकों के किसानों को भी इसका फायदा मिले और वो भी अपना उत्पाद निर्यात कर सकें। जैसे पूर्वांचल के मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सलेमपुर के अंतर्गत देवरिया तथा बलिया कृषि उत्पाद के दृष्टिकोण से काफी समृद्ध है। यहाँ खाद्यान्न के साथ साथ फलों और सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ है, जिसके कारण यहाँ फलों और सब्जियों के निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन वर्तमान में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई केंद्रीय दल भेजकर देवरिया और बलिया सहित पूर्वांचल में निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने की ये मंत्रालय की कोई मंशा है? अध्यक्ष महोदय, इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के अपने अंक में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की एक बहुत बड़ी उपलब्धि का उल्लेख किया है। हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो $400 बिलियन तक पहुंचा और निर्धारित समय सीमा से 9 दिन पूर्व पहुंचा, और इसमें हमारे कृषि निर्यात की एक बहुत बड़ी भूमिका है, एक बहुत बड़ा योगदान है। 2018 में भारत की सरकार एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लेकर आई और हमने तय किया कि हम कृषि उत्पादों को दुगना करेंगे और साथ ही साथ हम किसानों की आमदनी को बढ़ाएंगे और हमारे किसानों के और कृषि उत्पादों को हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेट करेंगे। इस दृष्टि से हमने अपने इंटरवेंशंस को स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले जाने का काम किया है। हमारी एक संस्था एपिडा है जो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। पूर्वांचल का जो उल्लेख माननीय सदस्य जी ने किया है, मैं उनको विशेष तौर से बताना चाहती हूं कि एपिडा खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश पर इस दृष्टि से ध्यान दे रहा है और वहां पर जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एफपीसीज हैं, उनसे संपर्क करके डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट प्लान जो बनाया गया है उसके तहत ऐसा कोई भी कृषि उत्पाद जिसके अंदर निर्यात का पोटेंशियल है उसको आइडेंटिफाई करके उसके निर्यात की दृष्टि से संवर्धन के लिए कार्य कर रहा है। धन्यवाद। आपने जो उल्लेख किया है बलिया या देवरिया का, वहां पर भी जो कृषि उत्पाद है एपिडा के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान में उसको सम्मिलित करा के उसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को देखकर हम वहां के उस उत्पाद को आगे दूसरे देशों में निर्यात करने के प्रबंध करेंगे। ऐसे तो आपका प्रश्न का पूरा जवाब आ गया, तो फिर माननीय मंत्री जी ने रवि किशन सही जी ओके जवाब दिया है। ओके अध्यक्ष जी रवि किशन जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जैसे कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है किसानों की आय को दुगना किया जाए और बहुत क्रिस्टल क्लियर उनके मंशा रहती है हमेशा। इस संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। गोरखपुर एक बहुत बड़ा महानगर है और बहुत फर्टाइल जमीन है, वहाँ फल फ्रूट सब्जियां बहुत होती है। बस उनके निर्यात के लिए आई वांटेड कि एक एक्सपोर्ट हाउस की सरकार की माननीय मंत्री जी की मंशा क्या है और अगर है तो कब तक पूरा किया जाए? मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एपिडा, उसके माध्यम से जो एफपीओज हैं, जो एफपीसीज हैं, उनको पूरी तरीके से जो सहयोग प्रदान करना है वो किया जा रहा है। फार्मर्स कनेक्ट पोर्टल के जरिए से हमारे किसानों को एक्सपोर्टर्स से जोड़ा जा रहा है मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराने के लिए। इसके साथ ही साथ जो आपने गोरखपुर का उल्लेख किया, मैं बताना चाहूंगी कि काला नमक चावल उसका हमने निर्यात इस क्षेत्र से करना प्रारंभ कर दिया है। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी एपिडा की एक भूमिका है और किसी भी प्रकार का एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एपिडा के पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं।
आपके यहाँ भी अगर किसी प्रकार के संसाधन की आवश्यकता है तो एपिडा के माध्यम से या हमारे मंत्रालय की एक और स्कीम है टाई स्कीम, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, जिसमें हम 20 करोड़ तक का ग्रांट दे सकते हैं। उसके तहत उस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा सकता है। श्री गिरीश चंद्र जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि किसान कनेक्ट पोर्टल कार्यक्रम किसानों के लिए कैसे काम करता है? क्या किसान इस पर अपनी समस्या या उनके कुछ सुझाव को अमल किया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? क्या इस पोर्टल पर किसान अपनी शिकायत भी कर सकता है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमने फार्मर्स कनेक्ट पोर्टल बनाया उसका उद्देश्य यही है कि हमारे देश के किसान बड़ी मात्रा में कृषि उत्पाद पैदा करते हैं, चाहे वो फल फूल सब्जियां हो या अनाज हो, और हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि हम देश के निर्यात में उसका योगदान सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश के किसानों को एक्सपोर्टर्स से कैसे कनेक्ट किया जाए, इसके लिए ये पोर्टल तय किया गया है। तो हमारे जो किसान भाई होते हैं वो उस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, एपिडा उनकी मदद करता है, इसके माध्यम से एक्सपोर्टर्स से उनका संपर्क होता है, उनको मार्केट लिंकेजेस मिलते हैं, और एपिडा साथ में साथ किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग करता है कि कैसे वो एक्सपोर्ट के लायक अपने प्रोडक्ट को बनाएं, और किसी भी प्रकार के उनकी जो समस्याएं होती हैं, उनकी जो क्वेरीज होती हैं, उनके जो डाउट्स होते हैं, उसके लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है। और इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3,295 किसान और 3,315 एक्सपोर्टर्स हैं जो इस पर रजिस्टर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 383 श्री कोता प्रभाकर रेड्डी, के प्रभाकर रेड्डी। माननीय मंत्री जी। श्रीमती बंगा गीता विश्वनाथ। Thank you, sir. Sir, first of all, I would like to congratulate the Honorable Minister of Science and Technology for organizing a Science Week Vigyan Sarvatra Pujate on the occasion of National Science Day, and also conducting with the 75 years of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Sir, the government expenditure and spending of science and scientific research development appears to be very low. In the recent budget for 22-23, had not made extra provision for R&D. Sir, the share of female researchers in India has increased 14% to 19%. Sir, it is very happy, but it is still dismal compared to other countries. Sir, what steps the ministry has taken increase female participation in STEM courses in India? Has the ministry include anything in this regard under Vidyan Sarvatra Vajate? Thank you, sir. Thank you, Honorable Speaker, sir. At the outset, I have to thank the Honorable Member for encouraging us with her complimentary remarks. As you rightly mentioned, one of the purposes of organizing this National Week, which culminated on the 28th of February, and which culminated on the occasion of the National Science Day, which is observed every year on 28th of February, was to highlight the role of the youth and also the women in science. And considering your concern, you will be glad to know when I bring to your notice that since we are observing this as the year of Amrit Mahotsav, as inspired by Prime Minister Shri Narendra Modi, the 75th year of independence, very soon we will be coming out with a coffee table book depicting 75 female scientists who have actually excelled in this field. And as far as encouraging them is concerned, a number of programs have been introduced in the recent few years under Prime Minister Modi. For example, we have an Inspire program for women, we have a Kiran program, and I think the House will be amused to know that the meeting the retreats which you saw on the 29th of January, when 1,000 drones were sent up the sky, was also conceptualized by the Science and Technology Ministry, and the 3 youth had led that team, which was again led by a girl called Sarita from Haryana. Similarly, IIT Delhi she worked, but funding was from the ministry. So what fund matters, I think, equally. Similarly, in Gaganyaan, a very important role is being played by some of the leading scientists, female scientists in ISRO. So
In the recent few years, female scientists have come forward. We are also encouraging them and also devising special programs. Similarly, you would also appreciate that a new approach has been sought to be adopted, approach which is more integrated to promote science and scientific endeavors, and also an approach which is meant to ensure sustainable growth, and an approach which is targeting youth and women. Considering that the theme of this year's National Science Festival was Sustainable Growth for Youth in India. So I think integrated approach in science and technology for sustainable future. So this all is being planned, keeping in view the next 25 years when these young scientists, including the female scientists, will be known as the architects of India at 100 in 2047. Shashi Tharoor ji. Sir, it's precisely on this particular point that the Honourable Minister made that I wish to seek additional clarification. The fact of the matter, sir, is that even though he talked about some of these distinguished women, the truth is that though we have the world's leading figure of 43% in STEM subjects who are female, only 14% of them actually pursue scientific research in universities and institutions. And the government has to look into the question of why it is that women are not going further in larger amounts. The Global Gender Gap Report by the World Economic Forum has shown India has dropped 28 places in its world ranking to 148th in the world when it comes to women in science and technology, sir. Only 29% of all technical roles in the sciences are being held by women in India. And the fact is, sir, that the challenge that the minister has not addressed in his otherwise positive answer is that there is unfortunately serious variations in career attainment between men and women. So the question is, and there's also a Niti Aayog report which points out that women have a problem in persuading employers. 2017 Niti Aayog report that they can work longer in STEM. So the question is, sir, can the government take any special measures to improve women's participation in STEM research, in pursuing careers in education? While agreeing with what the Honourable Member Shashi Tharoor ji has pointed out, what I would suggest through Honourable Speaker is that the issue that he has pointed out is very relevant. We cannot defy the figures and the statistics. But if we take the figures on the whole, you would find same projection happening even among males. So there is a mismatch of preferences at the society level. The issue is too large to be left only to the management of the science and technology, because what will happen is, in fact, I have suggested a study in this regard. If you take class 12 level, you will have 80 to 90% of the students, both boys and girls, who have science as subjects. But very few of them go up to the post-graduation. That means they are taking up those subjects not for science per se as their goal, but for looking for something else. Maybe in class 12, they are looking for a high score to get into NEET, to get into IIT, JEE. If they succeed, well and good. If they don't, then they go in for graduation for a higher score in civil services. Now in civil services, nearly 90% are boys and girls who are coming from the engineering and medical streams. So they don't actually go in for aptitude. So there's a crisis of aptitudinal crisis in the Indian society. I think that is still to be evolved. Absolutely, but it is also equally applicable. I think it requires a larger measure, and the government is very conscious of it. And no, the answer is that there's a mismatch. As far as the gender gap is concerned, please sit down. No, as far as the gender gap is concerned, the government and the department is very much conscious of it, and that is why new projects and new schemes are being devised each passing day. Being answered, sir. See your question B part. Whether this government is having real intention to promote scientific temper in the mind of the youth. The question is not answered. What does it mean? The government is not ready to give scientific temper to youth in the name of religion. Am I correct? See, Rajaji, if you recall what I answered in the earlier question, I said the present government in the last 3 years, as far as science and technology is concerned, has required a three-pronged approach. A, integration. That is integration of all the science streams plus also industry, academia. B, an approach which ensures sustainable growth. And C, the startups, the youth.
so that we can link the startups and the scientific growth with sources of livelihood in order to sustain it. So obviously, I agree with you. The focus is on the youth, and during Amrit Mahotsav, youth who have another 25 years of active life to live so that they can celebrate Century India. Question number 384. 3D M. Kathir Anand. Sir, the question is about the organic cotton. The question number 384. Statement is tabled. Sir, the question is whether the production and the area of cultivation of organic cotton increased from 300 to 400% after COVID-19. If so, I need the details. The details of India's organic cotton production and the exports in terms of quantity and value. Whether any organic certification agencies violated the National Program of Organic Cotton, the certifications were made, but they violated it. Whether any agency has been suspended by the APEDA, Agriculture Processing and Food Processing Development Authority. If so, the details I seek, sir. Whether the organic certification agency certified those grower groups in the areas, the details I seek, sir. Sir, the honourable member has actually repeated the question. Sir, I request you to refer to the written reply that I have sent. Each and every part of the question has been answered. If you have any supplementaries, I would be happy to answer. Sir, if you want me to repeat, I can repeat the written answer. But it has been answered already in the written reply. नहीं, आपने अगर वर्बली पूछा तो आप जवाब दे दो, उसमें क्या दिक्कत है? सर, मैं इस सदन को बताना चाहती हूँ कि दुनिया में जो हमारा ग्लोबली द ऑर्गेनिक सर आपको मैंने इजाजत आपको इजाजत सप्लीमेंट्री में दूंगा. आफ्टर सप्लीमेंट्री allow you. Organic cotton and it is involved with the farmers. If I request the minister to answer in English so that the entire country will be aware of it, sir. I request. Sir. I'm answering in English, sir. So first part of the question, you asked me about the area of cultivation and the production. Both things have increased. The area of cultivation under organic products has gone up by 153% and the production has gone up by 142%. I also want to inform the honourable member that insofar as the area of cultivation and production is concerned, it is the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare which looks into it. Our roles, the role of Department of Commerce comes in when we have to certify the agencies. So the global market for the organic products has grown very big. It is as high as 106.4 billion euros. And the major markets are US, European Union, Canada, and Great Britain. The Indian products globally have been recognized and our organic products have made a mark across the globe. We started the national program on organic production way back in 2001. Since then, our production has also increased and our exports have also gone up. So our exports have increased from 62 crores in 2002-03 post the NPOP to 7,778.50 crores in the year 2020-21. Now, why has this been possible? So this has been possible, such a record growth, because under the NPOP, we frame national standards for the production of organic products. And we are very stringent about it. Our national standards are never compromised with, and the farmers, the producers, the growers are always expected to adhere to those national standards throughout the entire operations whenever they produce any organic product. There are certification agencies or bodies which are certified by the National Accreditation Board. They are accredited by this body, and they look into and certify the organic products and give them the India Organic Mark. In case there is ever any complaint, APEDA looks into it. The evaluation committee looks into it. They send their report to the NAB. And if there are irregularities, if there are malpractices, if there is any procedural lapse, we tend to suspend the accreditation of those certification bodies to make sure that the standards which are in harmony with the international standards are never compromised with, because India's reputation, we don't want to put it at stake.
Our organic products, I emphasize, sir, are recognized globally. Supplementary. So the quantum of an organic cotton turnover, as per Minister has mentioned, is almost 150 crores, 1,50,000 crores. So 40% of the organic cotton farmers are fictitious. They are giving a false statement. Because of this, the real organic growers are being punished and they are being harassed. When the organic farmers, they are asking for a clarification or they are going for an export for overseas countries, because of the malpractitioner exporters, the entire organic cotton market is being put to an alarm state. Not even for cotton, sir, for even spices and other things, because this is India is a big market for agricultural commodity. So when it goes to international market, if I can give you an example, chili exports, they put our shoe dye, whatever material they use for polishing our shoes is mixed with the chilies. Haldi, turmeric, they use the artificial colors into the haldi. So when these kind of commodities go to international market, the Indian pride goes down. So I request the minister, what kind of activities have you started to curtail this? And also the agencies which are marking them organic, fit for exports, whether they have violated anywhere and have you punished them or degraded? This is my supplementary. I already explained in detail. I would like to repeat that we do not compromise with the reputation of the nation. So the products which are certified as organic by the certification bodies, there are certain standards which they have to adhere to. I want to bring to the notice of the honorable member, there are several certification bodies against which we have taken action. So in 2013, there's Natural Organic Certification Agro Private Limited, the suspension of accreditation under NPOP and termination of accreditation under NPOP, which was for 6 months. Similarly, there is Biocert India Private Limited in 2015, where the accreditation was terminated under NPOP, and 2019 Intertech India Private Limited, the suspension under NPOP and a penalty of 5 lakh rupees for 6 months. So there is a big list of certification bodies. We do not compromise at all. If there is any complaint of any malpractices, we take action. We never refrain from taking action against such bodies. And we have the whole operational structure which is functional to make sure that our products which are going into the global market certified as organic products, they follow certain standards. We have made an operational structure under the NPOP program. So we have the National Steering Committee, which is headed by the Secretary Commerce, and there are 3 other committees which support this committee, under which one of the committees is the National Accreditation Board, which is headed by the Additional Secretary. There's also a technical committee whose job is to look into and revise the standards as and when it is required. There's also an evaluation committee which makes a regular periodic assessment of these bodies to make sure that no standards are done away with. E.T. Mohammad Bashir. No. E.T. Mohammad. Small question. Hello? Small question. E.T. Mohammad Bashir. Sir, thank you very much, sir. Sir, this boosting of this cultivation of organic products is very important. Whether it is cotton or food item, that is to be encouraged. I congratulate the minister for giving a detailed reply on this. But sir, there is a fact. There is an obstacle in front of this organic farming. What is that? That is genetically modified things. A lot of experiments is needed for that, sir. Without that kind of experiment, if that is used in the cultivation side, it's a very dangerous thing, sir. My opinion, sir, without a proper certification of genetically modified food and other things, these cultivators, farmers are misled, sir. I humbly ask the Honorable Minister whether you are aware of this danger. If so, what step you are going to take to address this issue? It's really not related to the mandate of Department of Commerce. As I said earlier, we only come into play when the certification of the organic products is required.
सुरेश दानोकर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे लोकसभा क्षेत्र चंद्रपुर के ज्यादातर किसान कॉटन की फसल उगाते हैं। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि किसानों को ऑर्गेनिक कॉटन उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? माननीय मंत्री जी। सर, आई थिंक देयर इज अ बिट ऑफ अ कंफ्यूजन। ये जितने भी आपने हिंदी में पूछा या इंग्लिश में? आप तो जिसमें जाओ उसमें जवाब दे दो। ऑर्गेनिक कॉटन की खेती के संबंध में जो प्रोत्साहन है वो हमारा जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है वो देता है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की भूमिका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के निर्यात से संबंधित है और उसमें हमारी मुख्य भूमिका है उसके स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करने में और उसके निर्यात के लिए जो तमाम हमें कायदे कानून बनाने हैं उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 385 श्री अब्दुल खालिक जी। Question number 385, sir. Honorable Speaker, sir, a statement is laid on the table of the House. Honorable Speaker, sir, the Information Technology, Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code, Rules 2021, under the Information Technology Act 2000 says, the significant social media intermediary, SSMI, shall enable users to voluntarily verify their accounts by using any appropriate mechanism, including the active Indian mobile number of such users. And where any users voluntarily verifies their account, such users shall be provided with a demonstrable and visible mark of verification. So how can this be a tool for verification? How can a verification of this kind act as a deterrent for those who intends to do unlawful activities on social platforms, when mobile SIM cards are easily cloned or people with ill intention use prepaid SIM cards brought using false documents? Honorable Speaker, sir, as the House is aware and as you are aware, sir, the Digital India program has very effectively harnessed the power of the internet and technology to transform citizens' lives, transform governance, and to create opportunities of investment and entrepreneurship in our country, sir. Today, there are over 80 crore Indians online, and this number is expected to reach 120 crores in the next few years. Government's policies are aimed at, and the honorable member was talking about a deterrence. The government's policies and rulemaking are aimed at making sure the internet is open, safe and trusted, and accountable to its users, all users. To that effect, sir, we have laid out, as the honorable member has said, intermediary guidelines in February 2021, and we will continue to expand the scope of those kind of rulemaking to ensure that the internet is safe and trusted. To his specific question, voluntary verification is not aimed to be a deterrent. It is aimed to be encouraging the intermediaries to do due diligence on those who are using their platforms. Currently, there is no law or rule that allows for mandatory verification of users that use these social media platforms. ये जो मैंडेटरी नहीं है, इसका ही जरूरत है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अध्यक्ष महोदय जो सोशल मीडिया ऑपरेटर्स हैं, इनका निजी स्वार्थ रहते हैं, इनका शेयर, लाइक, सीन, रीच, इससे इनका रेवेन्यू मिलते हैं, और सरकार का जो जिम्मेवारी है वो प्राइवेट ऑपरेटर्स का नहीं है अध्यक्ष महोदय। तो मुझे ये समझ में नहीं आते सरकार क्यों मैंडेटरी प्रोविजन नहीं करते। सरकार आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो या दूसरी किसी से, और जो मोबाइल, जैसे मेरा फेसबुक अकाउंट या ट्विटर अकाउंट, जो मोबाइल वेरिफिकेशन होता है, मैं अगर आपके मोबाइल मेरे पास रहते हैं वो यूज करके मैं वेरीफाई कर सकता हूं। तो इसका भी एक कारण है। जैसे कर्नाटक में हम लोग क्या देखा, एक मुश्ताक अली ने कोई कम्युनल पोस्ट हिंदुओं का खिलाफ कुछ पोस्ट डाला है। जब पुलिस ने कार्रवाई किया तब देखा गया मुश्ताक अली का असली नाम है सिद्धारुदा श्रीकांत निराले, वो भी एक एमएलसी का रिलेटिव है।
ये अरुण साहब का रिलेटिव उसका वर्णन मत करें। अध्यक्ष महोदय मैं रेफरेंस के लिए उल्टा भी हो सकता है अध्यक्ष महोदय, तो सोशल डिस्टर्बेंस, अनलॉफुल एक्टिविटीज ना हो, देश का सॉवरेनिटी भी रक्षा हो, ये सारे मुद्दा देखना सरकार का जिम्मेवारी रहना है। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं मैंडेटरी प्रोविजन क्यों नहीं करते। Sir, I appreciate the honorable members' concerns about safety and trust online, and especially the issue of misuse of social media to create public order problems and law and order problems around the country. Sir, it is true that while the internet and technology has empowered and transformed and been a platform for good, that user harm, criminality and fake news type of issues are also on the rise. तो मैं आप जो कह रहे हैं उसके साथ मैं एम्पथाइज करता हूं, लेकिन हमारा जो अप्रोच है इसको मैंडेटरी बनाना नहीं है। और आप अगर आंसर में देखोगे, as per Rule 4.2 of the intermediary guidelines that were issued in February 2021, a significant social media intermediary is required to identify the first originator of the information for the purposes of prevention, detection, investigation, prosecution or punishment of an offense related to the sovereignty and integrity of India, security of the state, public order or incitement of an offense. ये हमारे रूल्स में है। अगर कोई सोशल मीडिया को मिसयूज करता है, इंटरमीडियरी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो आइडेंटिफाई करे कि किसने ये किया है और कहां से किया है। तो ये हमारे रूल्स में है। ये मैटर आज सबजुडिस है क्योंकि व्हाट्सएप ने इसको चैलेंज किया है दिल्ली हाई कोर्ट में, और हमने ये इस इशू को बड़ा रोबस्टली डिफेंड किया। श्रीकांत शिंदे, डी रवि कुमार। Honorable Speaker, sir, I would like to know whether the government has taken any steps to curb hate campaign in social media, particularly apps like Sully Deals and Bully Boy. They are creating apps like that to harass women from particular religion and community. I would like to know from the minister whether the government has taken any serious steps to curb the hate campaign. Sir, I thank the member for asking that question, sir. This is an issue that we are actively involved with and are actively responding to. The ministry has the powers, as does other departments of the government, to direct intermediaries to take down content and or take down accounts that infringe on, like I said, integrity, sovereignty of India, public order. So any app, any content, we direct the app store and or the intermediary to take down this content. अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, नाम तो इसका सोशल मीडिया है, पर काम ये सारे अनसोशल करता है। Today, social media has been weaponized by governments, by certain political parties, non-state actors, and everybody who has a pernicious agenda in this world. Mr. Speaker, sir, the Minister, Mr. Ashwini Vaishnav and Mr. Rajiv Chandrasekhar were both members of the Data Protection Committee, the Joint Committee of Parliament on Data Protection. I had very, very strongly argued, if they would recall, that there must be mandatory verification of all social media accounts. At that point in time, from the government, it was said that since we have promulgated the Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Codes Rules 2021, this should not find place in the Data Protection Bill. My question to both the ministers is that what stops the government? What prevents the government from making this verification mandatory? And if your argument is going to be that we can do it in India's case, but this can happen globally, then the counter to that is, once the GDPR process has started off, the data protection rules process started off in California, all across the world, why don't you take the first step and make verification of social media accounts mandatory from India?
थोड़ी देर में सारा जवाब भी माननीय सदस्य देने लग जाएंगे आपका। Honorable Speaker, sir, I think this was less of a question and more of a suggestion. And I wish to say that I have no opposition to his particular view, excepting to point out very respectfully that this is one way of approaching this problem. The government is interested in balancing the issues of privacy as well as the interest of safety and trust. This is not an easy balance to achieve, and we believe that this issue of mandatory verification is an issue that is at the intersection of both privacy and this issue of safety and trust. We believe that the rules that were promulgated in February 2021 provides very effectively casts an obligation on the intermediaries to be able to detect and identify the first originator of any criminal activity. That is an obligation that has been cast through the subordinate legislation, sir. And while that matter has been challenged by some intermediaries, the government is robustly defending its position that this anonymity cannot be a blanket one, and first origination should be possible as an obligation on the intermediaries. Question number 386, Sri Sanjay Bhatti ji. 386. Answer is laid on the table, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा लोकसभा क्षेत्र में जो करनाल रेलवे स्टेशन है, ये बहुत ही ऐतिहासिक स्टेशन है, 130 वर्ष पुराना है। ये राष्ट्रीय धरोहर के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम गाड़ियां रुकती नहीं, आधे से ज्यादा गाड़ियां रुकती नहीं है। मैंने माननीय मंत्री जी का जवाब पढ़ा है, जो मैं रेगुलर खुद ट्रेन से ही सफर करता हूँ। आज भी मैं पार्लियामेंट आया हूँ तो ट्रेन से ही आया हूँ। मेरे को ग्राउंड रियलिटी की जानकारी है, जो जवाब आया है वो मेरे प्रश्न के अनुरूप नहीं है। करनाल वाकई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, और मैं मान्यवर सांसद महोदय का जो इमोशन है वो भी समझ सकता हूं। मैं स्पेसिफिक आंसर दूंगा 109 ट्रेन्स करनाल से होते हुए गुजरती है सर। इसमें से 51 ट्रेन्स, जिसमें 46 एक्सप्रेस है और 5 पैसेंजर ट्रेन्स है, वो वहां पे स्टॉप होती है। इस सेक्शन की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो करीब 138% है सर। तो 109 में से 51 वहां रुकती है। इसके अलावा भी मान्यवर सांसद महोदय के अगर और कोई रिक्वेस्ट होंगे तो उसको हम जरूर मिले, मेरे से हम इस पे विचार करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी का। मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। करनाल स्मार्ट सिटी भी चुना गया है और मेरा लोकसभा क्षेत्र में टेक्सटाइल हब है। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का एक्सपोर्ट और थाउजेंड्स करोड़ की डोमेस्टिक मार्केट वहां पर है। उत्तर प्रदेश, बिहार के अनेक श्रमिक वहां पर लाखों की संख्या में काम करते हैं। गरीब रथ वहां पर पानीपत में रुकता नहीं है। और मैं उदाहरण देके एक बात कहना चाहूंगा कि अमृतसर से मुंबई एक ट्रेन दादर एक्सप्रेस, जो 50 साल पुरानी ट्रेन है, बिना किसी कारण के मेरे लोकसभा क्षेत्र में अमृतसर से जब आते हैं तो घरौंडा और तरावड़ी में रुकती है। जब मुंबई से अमृतसर जाती है तो स्टेशन बिना कारण से वो बंद कर दिए गए हैं। और आज तक कोरोना के बाद जो डेली पैसेंजर्स यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में रोज दिल्ली आते हैं, पानीपत दिल्ली के वो डेली पैसेंजर ट्रेन मेरे बार बार कहने के बाद भी चालू नहीं हुई हैं। और मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा जिसमें आपको रिवेन्यू का लाभ होगा। सर, तीन ट्रेनें हैं, श्रम शक्ति एक्सप्रेस, शिव गंगा एक्सप्रेस, प्रयागराज। ये 17 घंटे 10 घंटे दिल्ली स्टेशन पे खाली खड़ी रहती हैं। हमारा पानीपत का जंक्शन है, अगर इसको वहां तक एक्सटेंड कर दिया जाए तो बहुत फायदा होगा रिवेन्यू का। और रिवेन्यू का जो माननीय अध्यक्ष जी, अगर पानीपत स्टेशन और करनाल स्टेशन पर रिवेन्यू लॉस होगा तो जो मुझे पार्लियामेंट के एमपी होने के कारण मिलता है वो मैं सरेंडर कर दूंगा। रिवेन्यू लॉस वो सारा सरेंडर कर दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, स्टॉपेजेस की चर्चा, स्टॉपेजेस का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे वरिष्ठ मंत्री श्री पीयूष जी गोयल जी ने अपने कार्यकाल में एक बहुत ही साइंटिफिक स्टडी कराई थी। देखिए सर, अगर हमें ट्रेन्स को टाइम पे पहुंचाना है
तो सारे के सारे स्टॉपेजेस, सारे के सारे टाइम टेबल, इसको एक रैशनलाइज और साइंटिफिक तरीके में करने की जरूरत है। आज बहुत सारे मान्यवर सांसद महोदय मेरे पास आके बताते हैं कि आज ट्रेन टाइम पे पहुंचती है। तो ट्रेन टाइम पे पहुंचने का एक बहुत बड़ा कारण है जो रैशनल टाइम टेबल एक किया गया है। इसमें IIT मुंबई की भी सहायता ली गई है। इसके अलावा जैसा कि डिस्कशन में डिमांड फॉर ग्रांट्स के डिस्कशन के दौरान चर्चा हुई, जो सुभाष जी बाहेड़िया जी ने, मान्यवर सुभाष जी ने जो सजेशन दिया था, जहां जरूरत होगी वहां पे एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करेंगे और जो उसका रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 387 राजू बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 387। The statement is laid on the table. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मुझे मेरा प्रश्नों का बहुत लंबा और अच्छा उत्तर मिला है, बट मेरा एक जगह थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है सब्सिडी को लेकर के। इसमें कहा गया है कि किसी तरह की सब्सिडी पेंडिंग नहीं है। जितना मैं जानता हूं पिछले 2 साल से टी बोर्ड ने जो सैंक्शन लेटर देते थे वो रोक करके बैठे हैं और इस तरह की कोई गाइडलाइंस मंत्रालय की तरफ से इशू नहीं है। मैं चाहता हूं मंत्रालय एक बार इसको अच्छे से देख लें। सर, दार्जिलिंग चाय उद्योग में एक अपनी शान रखता है, लेकिन आज समस्या ये है उसमें ग्रहण लगा हुआ है, वर्कर भी दुखी हैं और जो टी प्लांटर्स है वो भी बड़ी समस्या में है। मेन तो 2019 में सर मोदी जी के नेतृत्व में कोड ऑन लेबर करके जो श्रमिकों के हित में जो बिल पास हुआ था, आज तक वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्रालय से जानना चाहता हूं कि इस विषय में वो क्या कदम उठा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस सप्लीमेंट्री में 2 विषय उठाए गए हैं। पहला विषय जो है वो सब्सिडीज को लेकर है। इसमें मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि टी बोर्ड की TDPS स्कीम है, टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम। इस स्कीम को हमने 2021 से 21-22 से 25-26 तक जब कंटिन्यू किया तो इसमें हमें 967.78 करोड़ इतना आउटले मिला, जिसमें जो 298.76 करोड़ था वो सब्सिडीज के, पेंडिंग सब्सिडीज के क्लियरेंस के लिए था। उसमें एक जो ऑपरेशनल मोडालिटी है या जो स्कीम गाइडलाइंस है उसमें ये तय किया गया है कि जहां भी एक फॉर्मल सैंक्शन ऑर्डर हो चुका है, जहां हमने कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं दी है या जहां हम एक इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं, तो जहां एक इंस्टॉलमेंट हम दे चुके हैं उसको प्रायोरिटी पर रखते हुए, उसके बाद जहां हमने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी है उसको सीक्वेंस में रखते हुए, जहां भी एक फॉर्मल सैंक्शन ऑर्डर इशू हुआ है, ये हमारा जो 298.76 करोड़ है इसमें सारी हम पेंडिंग लाइबिलिटीज को क्लियर करेंगे। और टी बोर्ड ने इन्फॉर्म किया है कि जितने भी एलिजिबल केसेस हैं वो सारे केसेस में जो हमारे पेंडिंग ड्यूज थे हम उसको क्लियर कर चुके हैं। अभी किसी प्रकार की कोई पेंडेंसी नहीं है। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा वो हमारे टी गार्डन वर्कर्स के वेलफेयर से संबंधित है। अध्यक्ष जी, जहां टी गार्डन वर्कर्स के वेलफेयर की बात है, हमारे TDPS स्कीम में भी एक वेलफेयर कंपोनेंट होता है जिसके तहत हम धनराशि का, रकम का प्रावधान करते हैं। उसके माध्यम से हम ये काम करते हैं, जैसे उनकी एजुकेशन है, हेल्थ है, हाइजीन है और तमाम हाउसिंग फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटीज है, ऐसे बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन मोटे तौर से जो टी गार्डन वर्कर्स का वेलफेयर होता है वो प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 के तहत गवर्न किया जाता है। अब ये हमारे 2 लेबर कोड में सब्ज्यूम हो चुका है, एक जो हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड है और दूसरा हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस कोड है। इस कोड के संबंध में मैं बताना चाहती हूँ कि हम एक गैजेट नोटिफिकेशन 2020 में कर चुके हैं, लेकिन इसको लागू करने में इससे संबंधित जो रूल है उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की एक भूमिका है, क्योंकि लेबर जो है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। तो अभी जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है, ये जो लेबर कोड से संबंधित रूल्स हैं वो वहां की राज्य सरकार को फ्रेम करने हैं और हमारा मंत्रालय निरंतर ये प्रयास कर रहा है कि इससे संबंधित रूल्स पर जो एक्शन लेना है सरकार को वो जल्द से जल्द ले। धन्यवाद सर। जैसे ही ये लेबर कोड बिल लागू होता है तो हमारे श्रमिकों को कम से कम उनको मिनिमम वेज की गारंटी प्रदान करता है। सर, इसी तरह मेरा आपके माध्यम से दूसरा प्रश्न है,
जो 200 वर्ष से ज्यादा समय से चाय बागान में जो श्रमिक रहते हैं उनका अपना घर है, उनका अपना मकान बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक जो है उनका जमीन का पट्टा उनके पास नहीं है। जितना मैं जानता हूं शायद मंत्रालय ने भी कुछ पहल की है इस विषय को लेकर के। मैं आपके माध्यम से ये भी जानना चाहता हूं कि प्रजा पट्टा इश्यूज को लेकर के केंद्र सरकार या मंत्रालय की तरफ से हम कोई कदम उठा रहे हैं क्या? अध्यक्ष महोदय, प्रजा पट्टा का जो विषय है इसे हमारे माननीय सांसद राजू बिष्ट जी पहले भी उठाते रहे हैं। इस संदर्भ में मैं यही सदन को सूचित करना चाहती हूँ कि लैंड स्टेट सब्जेक्ट है और इसमें केंद्र का डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं हो सकता है। बंगाल के या किसी भी राज्य के जो एग्जिस्टिंग लैंड लॉज होते हैं उसके आधार पर वहां की सरकार को तय करना है कि जो टी ग्रोअर्स जो कल्टीवेट कर रहे हैं किसी लैंड को और बहुत समय से उनके पास है, उसके ओनरशिप राइट्स उन्हें देने हैं या नहीं देने हैं। हमने आपके अनुरोध पर पश्चिम बंगाल की सरकार को रिक्वेस्ट किया, 2 बार उनसे हमने पत्र भेजा। 26 फरवरी 2021 को हमने पत्र भेजा और 6 सितंबर 2021 को, लेकिन ये निर्णय राज्य की सरकार ने ही लेना है, लैंड स्टेट सब्जेक्ट है। सुदीप बंदोपाध्याय जी। Tea is a drink next accepted after water in the whole of the world. And the tea board headquarters is in Kolkata city under my parliamentary constituency. I should rather tell it that India was the largest tea exporter. Now it has come to the 4th position after Kenya, Sri Lanka, China, Indonesia. And Darjeeling teas are accepted as one of the best tea in the world. And the conditions of the tea gardens in the North Bengal area mainly are in a very serious condition. Few tea gardens are closed. Ministry of Commerce assured that these tea gardens will be opened under the care of Ministry of Commerce. No step has been taken so far. I want to know how many tea gardens in Darjeeling or in Duars area in North Bengal are closed up till now, and whether Minister is in a keen mood to go and visit the on-spot inquiry about the tea gardens, because this tea imports foreign money in the government exchequer. We should not forget it. अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा विस्तार से इस विषय को रखूंगी। पूरे देश के अंदर आज हमारे पास 1569 इतने टी स्टेट्स हैं जो बंद हो चुके हैं, जिसमें 12 जो है वो हमारे 1569 स्टेट्स हैं जिसमें 12 हमारे बंद हो चुके हैं। इसमें से 9 पश्चिम बंगाल में है और 3 केरल में है। एक टी गार्डन क्यों बंद हुआ, इसका कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं है, इसकी बहुत सारी वजह है। इसकी टी गार्डन की जो यील्ड है वो पुअर है, या वहाँ पर मैनेजमेंट के कोई डिस्प्यूट्स हैं, ओनरशिप के कोई डिस्प्यूट्स हैं, या इंडस्ट्रियल रिलेशंस रेस्ट्रेंड है, या उसका हम मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे तमाम कारण होते हैं। हम जब किसी भी टी गार्डन को क्लोज डिक्लेयर करते हैं तो ये राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर करते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारा टी गार्डन बंद हो जाता है, हमारा जो टी एक्ट है उसके अंदर ये प्रोविजन है कि यदि केंद्र चाहे तो उसको वो अक्वायर कर सकता है, लेकिन ऐसा निर्णय हम बहुत बार लेते नहीं है क्योंकि ये कोर्ट में जाकर चैलेंज हो जाता है या कोर्ट्स का कोई डिफरेंट ओपिनियन होता है। आमतौर से किया यह जाता है कि उसकी ओनरशिप राइट स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रहती है, और अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर है जो उसको चलाना चाहते हैं, 11 साल की लीज पर हम उसे देते हैं और वो उसको रिवाइव करने की कोशिश करता है। ये एक प्रचलन है जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। थैंक यू। राजदीप राय। Thank you, Mr. Speaker, sir. I happen to come from Assam, which happens to be the center of tea activity in the country. Assam produces 70% of the tea in the country, and it has been going on for the last few decades. Through you, I would like to ask the minister whether there is any plan of the government of India to shift the tea board office from Kolkata to Guwahati, which happens to be the center of activity. Why I say you this? May I finish my question? I need your protection, sir. Why I say this? Because प्रश्न क्या है? Whether the government of India plans to shift the tea board office and the headquarter of other tea trading
tea trading multinational companies or other companies to Guwahati from Kolkata? That is my first question. Second question. There are many. मंत्री जी, Sir, एक ही पूछा था, दो नहीं पूछा था। सर, ये प्रश्न से संबंधित नहीं। गौरव गोगोई जी। अध्यक्ष, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। उत्तर में विवरण किया गया है कि कितना बड़ा पैकेज मिला है, तो कहीं लगभग 250 करोड़ का पैकेज का विवरण किया गया है और कहीं 11 करोड़ का पैकेज का विवरण किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा पैकेज वित्त मंत्री ने पिछले साल 2021 में अपने भाषण में घोषित किया था, 1000 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री के नाम पर उस पैकेज का आज कोई विवरण नहीं। वो पैकेज गायब हो गया। उस 1000 करोड़ से एक पैसा भी ना दार्जिलिंग को गया है, ना असम को आया है। तो वो बताएं कि ये वित्त मंत्री का जो ये स्कीम है या वित्त मंत्रालय का जो स्कीम है, इसको लेके आपकी मंत्रालय क्या कर रही है? अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सबसे पहले गौरव जी असम से आते हैं। मैं उनको आग्रह करना चाहती हूं कि सरकार की नीति और नीयत, इस पर किसी भी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। हमने 2021-22 के बजट में 1000 करोड़ के पैकेज की घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने की। खास तौर से जो टी गार्डन में महिला वर्कफोर्स है, उनको और उनके बच्चों को ध्यान में रखकर निश्चित रूप से इसमें समय लगा है और मैं इसको आपको पूरा विस्तार से बताऊंगी। विस्तार से तो आपने देना, समय खत्म हो गया ना, 12 बजे। अध्यक्ष जी, फिर सवाल का उत्तर नहीं होगा। अध्यक्ष जी, सवाल का उत्तर नहीं होगा कि गौरव जी ने प्रश्न। आप कह दें कि सरकार गंभीरता से काम कर रही है। बच्चे अध्यक्ष जी, टी बोर्ड ने 1000 करोड़ का जो पैकेज अनाउंस हुआ, उसके उपरांत प्रधानमंत्री 4 श्रमिक प्रोत्साहन योजना को ड्राफ्ट किया और इसको आगे बढ़ाया। इसमें एक ओपिनियन ये आया कि जो तमाम वेलफेयर के प्रोविजंस हैं, एजुकेशन को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो या अन्य कोई सुविधाएं हो, हमारे भारत सरकार के पहले से ऐसे बहुत सारे मंत्रालय हैं जिनकी कई स्कीम्स के जरिए ये तमाम फैसिलिटीज हम उपलब्ध करा रहे हैं और उनके पास पहले से एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म उपलब्ध है। उसके बाद हमने ये तय किया कि टी बोर्ड बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करेगा और इन मंत्रालयों के तहत इन योजनाओं में हम उनके बजट के ऊपर पैसा देके ये तमाम जो वेलफेयर स्कीम्स हैं इनको पहुंचा सकते हैं। उसमें एक ओपिनियन ये भी आया कि अगर हम चाहें तो एक कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकते हैं, चाहे आंगनवाड़ी केंद्र हो या अस्पताल हो, मेडिकल सेंटर्स हो, आयुष एंड वेलनेस सेंटर्स हो, स्कूल्स हो, कैंटीन्स हो, क्रैश हो, ये तमाम चीजें हम कर सकते हैं। फिलहाल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो एक एक्सपर्टीज है वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के पास नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि जो इन तमाम मंत्रालयों का, जैसे लाइन मिनिस्ट्रीज है, हमारा WCD है या एजुकेशन मिनिस्ट्री है या हमारा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है या यूथ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है, इनके माध्यम से इनको एडिशनल फंड्स उपलब्ध करा के ये कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, जिससे ये सारे वेलफेयर प्रोविजंस हम उस इंटेंडेड बेनिफिशियरी तक पहुंचा सके। लेकिन अभी ये विचाराधीन है, ये हमारा एक प्रस्ताव है जो हमने रखा है, ये विचाराधीन है। इस पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने नहीं, कोई जुमला नहीं है। नो गौरव जी, इट इज नॉट एट ऑल सर, ये कोई जुमला नहीं है, ये कतई जुमला नहीं है। ये सरकार की एक बहुत ही इन-डेप्थ थिंकिंग है, एक इन-डेप्थ प्लानिंग है और बहुत सोच समझकर और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हम सारे लाभ को इंटेंडेड बेनिफिशियरी तक पहुंचाना चाहते हैं। ये जुमला नहीं है, आप इसे समझने से इनकार कर रहे हैं, आप स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं कि सरकार पूरी ईमानदारी के साथ हमारे पश्चिम बंगाल और आसाम के जो भी हमारे टी गार्डन वर्कर्स हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, आप उनके हितों के साथ नहीं है, इसलिए आप सुनना नहीं चाह रहे। आप अगर टी गार्डन की वर्कफोर्स के साथ हैं, अगर आप उनके हितों के साथ हैं तो सुनिए, सरकार बहुत ही व्यवस्थित ढंग से 1000 करोड़ के पैकेज के लिए योजना बना रही है और योजनाबद्ध तरीके से उसे हमारे जो इंटेंडेड बेनिफिशियरीज हैं उन तक पहुंचाने के लिए एक मंथन कर रही है। नहीं, आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते हैं और ना ही आप समझना चाहते हैं। अगर आप समझना नहीं चाहते हैं, अगर आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो हम आपको नहीं समझा सकते। अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट is deeply committed to the interest of the beneficiaries, the women
workers in our workforce, in the tea gardens, the children's welfare. We are deeply committed to it, and you must understand what I'm trying to explain to you in great detail. Thank you, sir. प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न मुद्दों पर माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र शून्यकाल में आइटम नंबर 2 डॉक्टर जितेंद्र सिंह, शून्यकाल में प्लीज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवली की क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। धन्यवाद दादा सुकातो राय जी। आइटम नंबर 3 श्री फग्गन सिंह कुलस्ते। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम पर उल्लेखित कागजात लोकसभा के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरे साथी दानवे साहब के जो नाम के आगे अंकित क्रम संख्या 4 पर जो दस्तावेज हैं वो आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 श्री साध्वी निरंजन ज्योति। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज के संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सभा के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 6 श्रीमती अनुप्रिया पटेल। Your permission, sir, I rise to lay on the table of the House documents mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Thank you. Item number 7, Srimati Darshana Jardosh. Speaker, sir, as per today's revised list of the business, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name, serial number 7, related to textile ministry. Item number 8, Sri Som Prakash ji. I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 8 in the revised list of business for today. Thank you, sir. Item number 9, Sri Debu Singh Chauhan. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentions against my name at serial number 9 in today's revised list of business. Item number 10, Mahasachiv. Sir, I have to report that Rajya Sabha has no recommendations to make to Lok Sabha in regard to the Appropriation Bill 2022 and the Finance Bill 2022. Item number 11, Sri Sunil Kumar Singh. गणेश सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति का चौथा प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 12, डॉक्टर शशि थरूर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने यथा सूचीबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का 36वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 13, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House statement regarding the status of implementation of the recommendations of the 352nd report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on action taken by the government on the recommendations of leak observations contained in the 342nd report of the Committee on the demands of grants pertaining to the Department of Biotechnology in the Ministry of Science and Technology. Thank you, Speaker, sir. Item number 14, Srimati Darshana Jardosh. Speaker, sir, with your permission, I rise to make a statement regarding status of the implementation of the recommendation contained in the 20th report of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development on functioning of National Institute of Fashion Technology, NIFT, pertaining to the Ministry of Textile. Item number 15, Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, with your permission, I rise to move the following. That this House do agree with the 32nd report of the Business Advisory Committee presented to the House on 29th March 2022. प्रश्न ये कि सभा 29 मार्च 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के वक्तव्य से प्रतिवेदन सहमत है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें,
जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। शून्यकाल। श्री DM कतीर आनंद। Honorable Speaker, sir, thank you for the opportunity. Sir, the union government has a lot of dues towards the states, especially towards Tamil Nadu. Sir, Tamil Nadu, around 38 heads, the union government owes money to Tamil Nadu, sir. I can quote, the union government around the GST claims alone comes to around 9,842 crores. And the custom mill rice subsidy comes to 2,023 crores. Mandrega pending is around 1,360 crores. Jal Jeevan Mission 1,086 crores. And PMAY scheme 964 crores. And grants to local bodies also 799 crores. So even the post-matric scholarship is also pending. Like this, lot of monies are pending towards the state government. If I can total it up, it comes to around 20,287 crores. Sir, I want to ask this House, through you, sir, how can a government run the state without the union government allocating any funds at all? Sir, Tamil Nadu is one of a state where the maximum collection of GST revenue is happening. If the GST revenue doesn't happen, the individual organizations, the individual corporates are punished and are facing hell and dogs in the state. So therefore, I request to you, sir, that let the union government look at the state government and let them release the funds. Even the GST, sir, our Chief Minister has asked the union government, put in a request. That is, the GST compensation period is coming to end on June 30th, 2022. The Tamil Nadu government has urged the centre to extend the GST compensation by a couple of years, as the state could face a revenue loss approximately 20,000 crores. And we are asking for extension of another one financial year. Therefore, through you, sir, I request the union government to consider the states and help them with the revenue funds. Thank you, sir. Asit Kumar. Sir, with due respect, I would like to say that there is a Kendriya Vidyalaya at Prantik, adjoining to Shantiniketan in the district of Birbhum, West Bengal. But it is up to 10 class. After passing 10 class, the students have to run to the distance places for admission in the 11th class. As a result of it, both the students and the guardians have to face a lot of troubles year after year. It is a holy place of Kavi Guru Rabindranath Tagore. His any humble prayer is that the Vidyalaya should be upgraded up to 12th class in the honor of Rabindranath Tagore and also in the interest of the students. In this honor, I'd like to draw the kind attention of the Education Minister, Government of India. Thank you, sir. Shri Chandrasekhar Sahu. Chandrasekhar Sahu, Advocate A.M. Arif. Thank you, Speaker, sir. Sir, I wish to register the strong protest on behalf of the people of Kerala over the decision of the government to remove 387 leaders of Malabar Rebellion, including its brave leaders like Vairiyam Kunja Ahmed Haji and Ali Musliar from the Dictionary of Martyrs of India's Freedom Struggle, jointly published by the Ministry of Culture and Indian Council of Historic Research, ICHR. I condemn the move by the government to portray the Malabar Rebellion just as a revolt between two religions for the sake of narrow political gains. Kunja Ahmed Haji was such a fearless leader that even British officers were shocked when his request shot him straight without sight folding. It is a historically recorded fact that being afraid of his martyrdom and grave used as an inspiration for freedom fighters, the Britishers cremated his body and even his mortal ash was destroyed. But even then, the memories of leaders like Kunja Ahmed Haji and Ali Musliar couldn't be destroyed by the British, and they are remembered even now by millions for their fearless fight against the Britishers. India's freedom struggle is adorned by the sacrifice of thousands of such valiant martyrs, as recorded by
our historians are removing a few based only their religion is unacceptable. There is no logic in removing these 387 leaders as they have been officially recognized as freedom fighters by the government of Kerala. Hence, I once again request this government not to distort the history of the ICHR, to reverse its decision to remove the 387 leaders from the list of freedom fighters from the 5th volume of the Dictionary of Martyrs of India's freedom struggle. Thank you, sir. पशुपतिनाथ सिंह। अध्यक्ष महोदय, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषय पर आपने सदन में बोलने का अवसर दिया है। मेरे संसदीय क्षेत्र से देश के महत्वपूर्ण सड़क, ऐतिहासिक सड़क, जिसको सम्राट अशोक ने बनाया था और वह जीटी रोड से जाना जाता था, उसका NH2 आज नामकरण है। वह हमारे क्षेत्र में बरवड्डा से लेकर और मैथन तक पिछले 4-5 वर्षों से 6 लेनिंग बनाने का कार्य चल रहा है, जो आज आधा अधूरा है। ऐसे तो माननीय मंत्री गडकरी जी को जश्न मिला है, पूरे देश में विकास, सड़कों के विकास में उनकी अभिरुचि भी रही और विकास कर भी रहे हैं। लेकिन 4-5 वर्षों से और जितने मोड़ हैं, चाहे वो बरवड्डा मोड़ हो, गोविंदपुर हो, निरसा हो, चौक जितने हैं, वह सब आधे अधूरे के वजह से वहां पर हमेशा ट्रैफिक जाम की भी समस्या रहती है, हमेशा वहां पर एक्सीडेंट होती रहती है। इसलिए सरकार से निवेदन करूंगा कि उस सड़क को भी बनाया जाए और हर एक चौराहे को भी चुस्त दुरुस्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री धैर्यशील संभाजीराव राणे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में अपनी बात रखने का अवसर दिया। एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं सभागृह का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पूरे देश में पिछले साल बाढ़ और कोरोना जैसी हालत बनी रही, जिससे बारिश, बाढ़, चक्रवात, इस तरह के अलग अलग नैसर्गिक आपदाओं से देश की जनता और सरकारी मालमत्ता इंफ्रास्ट्रक्चर का भारी नुकसान हुआ है। इस नुकसान का मुआवजा सरकार के NDRF की तरफ से दिया जाता है, लेकिन NDRF के नुकसान भरपाई का मुआवजा देने का जो प्रावधान है वो 2015 में तय किया गया था, जिसके तहत आज भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या फिर किसानों के लिए जो पैसा दिया जाता है वो आवंटित की जाने वाली राशि बहुत ही कम है। मैं आपका कुछ आंकड़ों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नॉन इरिगेटेड लैंड के लिए 6,800 रुपए मुआवजा दिया जाता है और इरिगेटेड लैंड के लिए प्रति हेक्टर 18,500 रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। ये राशि बहुत ही कम है, जिसके माध्यम से किसानों का उसमें से कुछ भी नहीं हो सकता। हेक्टरी अगर हम इतने कम पैसे दें तो निश्चित रूप से उसकी भरपाई नहीं हो सकती। सरकारी मालमत्ताओं का जो नुकसान हुआ है उसमें भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि कच्चे मकान के लिए अगर किसी का मकान गिरे तो उसके लिए सिर्फ 6,000 रुपए का मुआवजा, मकान अगर पूरा गिर जाए तो उसके लिए 95,100 रुपीज का मुआवजा, और हजारों किलोमीटर रास्ते यहाँ खराब हुए हैं, प्रति किलोमीटर राज्य मार्ग के लिए 1 लाख रुपए सिर्फ राशि दी जाती है। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इसमें 10 गुना बढ़ोतरी की जाए, जिसके माध्यम से देश की जनता को उसमें से बहुत अच्छा उपयोग करना पड़े। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, जो आपने शून्यकाल के दौरान मुझे जनपद शाहजहांपुर में अपनी लोकसभा क्षेत्र में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद शाहजहांपुर में लोकसभा शाहजहांपुर की ओर रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में जो शाहजहांपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग 24 होकर गुजरता है, वर्तमान में इस राष्ट्रीय राजमार्ग बरेली शाहजहांपुर सीतापुर पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिस पे लगातार लगभग 11 वर्षों से कार्य बंद था। माननीय मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि वहां पर रोड स्वीकृत देने का काम किया है। इसी तरीके से मैं दुख के साथ भी कहना चाहता हूं कि वहां के जो इस सड़क निर्माण में कार्यदायी संस्था है,
जो घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके अभियंताओं द्वारा मिली भगत करके निर्माण कार्य कर रहे हैं। मैंने दिनांक 8 मार्च को व्यक्तिगत रूप से मिलकर केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के सचिव महोदय से भी मिला था। मैंने पूरी बात उनके सामने रखा था। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इसकी उत्तरीय जांच कराकर संबंधित अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश में गांव और गरीब के रसोई तक पानी भेजने की जो एक महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन चालू किया गया, उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। एक महत्वाकांक्षी योजना है अध्यक्ष जी, जिसमें कि हर गरीब के घर में सरकार ये प्रबंध कर रही है कि पीने का पानी स्नान के लिए, पूजन के लिए सीधे उसके घर में पहुंच सके। लेकिन बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है अनेक राज्यों में जो पैसा सरकार भेज रही है उसका वहां पर पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा। कहीं पर गुणवत्ताहीन पाइप का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पर नल की टोटी लगाकर नहीं दी जा रही, कहीं पर नाली खोदकर पाइप बिछाए गए हैं पर दोबारा से उन नालियों को बंद करके सड़क को ठीक नहीं किया गया, जबकि प्रावधान नियम में यह है कि वो सब ठीक करके देना है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है, जिस तरह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सेंट्रल मॉनिटर्स का इंतजाम किया गया है, उनके कारण उन सड़कों की गुणवत्तापूर्ण सड़कों को बनाकर रख पाते हैं। वो सेंट्रल मॉनिटर्स ना होते तो शायद प्रधानमंत्री सड़क इतनी बेहतर नहीं बन सकती थी। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन में बड़ा प्रोजेक्ट है, देश में हर घर में पानी भेजने का इंतजाम करने की हमारी व्यवस्था है। सरकार इसमें सेंट्रल मॉनिटर्स बना के जो राज्यों में जाकर, जिलों में जाकर, गांव में जाकर इसकी गुणवत्ता की जांच करती रहे और बेहतर निर्माण होकर पानी एक गुणवत्तापूर्ण स्वच्छ पानी घरों में पहुंच सके। भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के साथ निर्माण के माध्यम से वो जल हमारा गांव-गांव तक पहुंच सके। सरकार इसकी व्यवस्था करेगी, सेंट्रल मॉनिटर्स को उसमें अपॉइंट करेगी, ऐसा आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से आग्रह है। श्री राहुल कसवा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र चूरू में काफी संख्या में जैन धर्म के अनुयायी निवास करते हैं और ये अधिकतर व्यापारी वर्ग से संबंध रखते हैं जो देश विदेश में व्यापार हेतु निवास करते हैं। इस वर्ष जून महीने में जैन धर्म गुरु आचार्य श्री महाश्रमण जी चतुर्मास हेतु छापर शहर में आ रहे हैं। हम सब क्षेत्रवासियों के लिए गौरव की बात तो है ही सर, पर सर एक विडंबना इस बात की है कि छापर जैसा एक बड़ा शहर हमारा, सिर्फ 40,000 से ऊपर की आबादी है, बहुत सी महत्वपूर्ण ट्रेनें जो क्षेत्र से गुजरती है उनका स्टॉपेज यहाँ पे नहीं है। सर अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत हमने रेल के बजट के समय भी बात कही गई थी कि एक विंडो दी जाए 6 महीने की, जहां इतने बड़े बड़े स्टेशन के ऊपर ठहराव ट्रेनों का नहीं होता और छोटे छोटे स्टेशन में ठहराव हो जाता है। ऐसे में आप 6 मंथ्स की विंडो देकर, क्योंकि सर हमारे क्षेत्र के अंदर छापर जैसे बड़े शहर हैं, और मेरा आपसे निवेदन सर 22-421-82 जोधपुर की जो गाड़ियां हैं छापर और पडियारा में उनका स्टॉपेज कराया जाए। एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हमारे क्षेत्र में होने वाला है और 6 मंथ्स की विंडो के साथ में मौका दिया जाए, ताकि अगर आगे रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो तो आप उनका बंद किया सकता है, पर एक मौका अवश्य देना चाहिए। मेरा आपसे ये निवेदन है सर। अधीर रंजन चौधरी जी। सर सन 2014 17 फरवरी स्थान हिंदुस्तान की इस पार्लियामेंट सरकार यूपीए की हमारे नेत्री मैडम सोनिया गांधी जी की नसीहत पर हमारे सरकार ने यह फैसला किया था और ये फैसला सदन के अंदर सुनाई गई थी चिदम्बरम और मनमोहन जी की तरफ से कि कोशियारी कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, कोशियारी कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक हम हिंदुस्तान की हमारे ये फौजी भाई के लिए 1 रैंक 1 पेंशन शुरू कर रहे हैं 2014 की 17 फरवरी। लेकिन जो सरकार और जिस पार्टी हमारे फौजियों की वीरता और बलिदान को लेकर वोट बटोरते हैं, ये असली समय जब ये फौजी को मदद करने की नौबत आते हैं तो ये सरकार से पिछाड़ते नहीं, ये सरकार इनका विरोध करते हैं। ये विरोध हम देखा कहा ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये सरकार हमारे 30 लाखों से ज्यादा हमारे वीर जवानों ने जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सारा जिंदगी गुजार दिए हैं, वो लोग जब 1 रैंक 1 पेंशन के लिए बार बार गुहार लगाते थे सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सरकार पुरजोर इनको विरोध किया और इस विरोध के चलते ये साबित कर चुके हैं
ये फौजी के साथ नहीं है, अरविंद ये सावंत। फौजी के साथ नहीं है, ये अपने स्वार्थ चरितार्थ करने के लिए फौजी की नाम लेकर फौजी को बलिदान। बैठो बैठो। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने एडजस्टमेंट मोशन भी दिया था, लेकिन अभी दोनों विषय थोड़ा क्लब करने की कोशिश करता हूँ। तब नोटबंदी, लॉकडाउन, निजीकरण और श्रमिकों के बनाए हुए कानून के तहत हमारे कर्मचारियों बहुत सारे हताश हैं। बहुत दुर्भाग्य है कि जो कानून में प्रावधान किए जिंदगी भर उसी तनख्वाह पे काम करना है, लोगों को नौकरियां नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है। और उसी में हमारे मुंबई शहर में जो टेक्सटाइल था, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आज हम इतनी अव्यवस्था, जो पिछले कितने सालों से बोल रहे हैं, हम 7 साल से बोल रहा हूं मैं, कि वहां के जो मिल मजदूर है वो बार बार सरकार के पास मांग कर रहे हैं कि मिलों को शुरू करिए। और दूसरी तरफ वो भी मांग हो रही है कि मिलों की जो इमारतें हैं, पुरानी इमारतें सर 100 साल पर ढहने को आई है, उसका पुनर्विकास भी नहीं होता, न मिल शुरू कर रहे हैं। और जो रोजगारी के विषय है, दोनों तरफ से देखेंगे, अगर पुनर्विकास करना इमारतों का, जो निवासी इमारती है और जो मिले हैं उसका भी पुनर्विकास करोगे तो रोजगार उपलब्ध हुआ। दोनों में भी सरकार निर्णय नहीं ले रही है, ना निवासी इमारतों का ले रही, न जो मिले बंद है उसको, थोड़ी चालू थी, अभी कोरोना के समय में थोड़ा डाउन था, कहने लगे धंधा नहीं है, अब धंधा शुरू हुआ तो शुरू नहीं कर रहे। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ, एक दिन किसानों जैसा सब, कल तो 2 दिन हड़ताल तो हुई है, इतना बुरा दिन नहीं आए कि श्रमिक भी रास्ते पर आ जाए। जो कानून बनाए हैं वो कानून से उनकी जीवन में अनिश्चितता आई है। मैं प्रार्थना आपके माध्यम से करता हूं कि नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन की जो मिलें वहां बंद पड़ी है उसका पुनर्जीवित करो, जो इमारतें ढहने को आई हैं उसको भी पुनर्विकास करो। ये मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है। एडवोकेट डीन कुरियाकोस। Sir, while speaking about our health workers' sacrifice to protect our nation from COVID-19 pandemic, we have to address the exact issues what they are facing nowadays. Sir, what they are getting as salaries or honorarium. Only 17,000 rupees for health staff nurse under NHM, 14,000 for lab technicians and pharmacists. Especially in the case of ASHA workers, they are getting only 9,000 in Kerala, 6,000 as state share and 3,000 as central share. Out of that 3,000, 1,000 as the COVID incentive. From the next month, it will not be there. That means only 2,000 from central government part. Sir, it should be increased. What are the works they are doing? That means plus PHC duty, palliative care, immunization, vaccination, everything they are doing. But right to life with dignity is the fundamental right. We have to protect them. So increasement 100% is very necessary. At least 5,000 as central share we needed. That should be necessary. And I urge upon the government, it should be government to increase at least 10,000 per month they should get. Thank you, sir. Pocha Barmaran Reddy. Sir, the soil health card scheme has led to a decline 8 to 10% in the use of chemical fertilizers and also raised productivity by 5 to 6%. The issuance of the soil health card has enabled the farmers to understand the soil health parameters and improve the productivity by judicious application for soil nutrients. But there are some issues attached to the applicability of the scheme. Although the basic structure of the soil health card is uniform, there is a need for provision for states to adopt changes as per their agroclimatic zones and needs. Indicators like cropping history, water resources, slopes and depth of the soil. Soil texture could be changed as per requirements for enhancing testing. There is a need that soil health card should also mention physically and microbiologically indicators such as soil texture, water holding capacity and bacterial counts. As per reports, awareness of the soil. Sri Hanuman Beniwal. I would therefore request the government to address the issue at national level. And मैं आपके माध्यम से राजस्थान के गंभीर विषय की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अलवर जिले में राजगढ़ से कांग्रेस विधायक गौरीलाल मीणा के बेटे पर नाबालिग छात्रा से रेप का आरोप लगा है। मामला दौसा के मंडावर थाने में दर्ज हुआ है। अध्यक्ष महोदय, विधायक के बेटे और उसके दोस्तों ने 10वीं की छात्रा के साथ पहले गैंगरेप किया, फिर अश्लील वीडियो बनाकर उससे लंबे समय तक ब्लैकमेल किया। केंद्र से आपकी मांग क्या है? एक मिनट, डिमांड कर रहा हूँ।
डिमांड कर रहा हूँ। राजस्थान की पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन मैं सदन के माध्यम से भारत सरकार से मांग करूंगा कि इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए, क्योंकि जिस दल की सरकार राजस्थान में उसी पार्टी के विधायक के बेटे पर लगे आरोपों की जांच सरकार नहीं करा पाएगी, नहीं राज्य सरकारी कोई एजेंसी जांच कर पाएगी। इस मामले में केंद्र के जो आयोग है उनसे भी अपील है कि वो सख्ती से मामले में कार्रवाई करें। अध्यक्ष महोदय, अलवर के थानागाजी का चाहे मामला हो, चाहे मूक बधिर बालिका का मामला हो, अध्यक्ष महोदय एक सेकंड मैं बात समाप्त कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय एक सेकंड टाइम बोलो। अध्यक्ष महोदय, ये इनके गृह मंत्री विधानसभा के अंदर कहते हैं कि राजस्थान रेप में इसलिए नंबर 1 है क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। ये सभापति महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, ये राजस्थान की सरकार की हालत है। यहाँ की नेता उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहती है कि बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, तो राजस्थान के अंदर जाके क्यों नहीं ये बात करती? दूसरी सरकारों पर आरोप लगाते हैं। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आनंद जंक्शन गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक प्रमुख जंक्शन है। यह ऐसे रेलवे लाइन पर है जो अहमदाबाद को वडोदरा और मुंबई से जोड़ता है और 1901 में बना था। इस दौरान आनंद जंक्शन बहुत मामूली विकसित हो पाया था, जबकि आनंद डिस्ट्रिक्ट शहर तब से अब तक काफी विकसित हुआ है। अमूल डेयरी और सरदार पटेल साहब की कर्मस्थली होने के कारण यहाँ देश के कोने कोने से पर्यटक आते हैं। आपको ज्ञात ही होगा कि आनंद प्रवासी भारतीयों का गढ़ होने के साथ ही शिक्षा का बहुत हब बन चुका है। करीब 40,000 से ज्यादा आनंद के बाहर के छात्र अपने शैक्षिक भविष्य के दृष्टिगत वल्लभ विद्यानगर आते हैं। विदेश के लोगों के आवागमन, प्रवासी भारतीय का क्षेत्र, शिक्षा और पर्यटक आदि के दृष्टिगत आनंद की शान को बढ़ाने के लिए आनंद जंक्शन को अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन अत्यंत ही आवश्यकता है। महोदय, आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आनंद रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन हेतु आदेश करने की कृपा करें। धन्यवाद। अध्यक्ष श्री सुशील कुमार सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने आज मेरे संसदीय क्षेत्र के एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है। महोदय, एक अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना है जिसका नाम उत्तर कोयल सिंचाई योजना है। ये परियोजना आज से 45 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक अधूरी है। महोदय, इस परियोजना से दोनों राज्यों झारखंड का पलामू जिला और बिहार का औरंगाबाद गया, दोनों जिलों को मिलाकर 1.25 लाख भूमि की सिंचाई होनी है। महोदय, इस परियोजना के अधूरे काम को पूरा करने का शिलान्यास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 जनवरी 2019 को किया था। 30 महीने उस काम को पूरा करने के लिए निर्धारित किए गए थे। काम चल रहा है महोदय, लेकिन जिस गति से काम चलना चाहिए ताकि अपने निर्धारित समय में यह काम पूरा हो जाता, मैं ये बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। और उसका उद्देश्य यह है कि ये परियोजना मेरे संसदीय क्षेत्र की जीवन रेखा है, मेरे किसानों के जीने का आधार है। ये परियोजना, ये तीनों जिले हैं, ये पूरी तरह से नक्सल क्षेत्र हैं, उग्रवाद से प्रभावित हैं। और प्रधानमंत्री जी ने इन तीनों जिलों को, झारखंड का पलामू, बिहार का औरंगाबाद और गया, इनको पिछड़े होने के कारण एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची में भी रखा है। तो हर तरह से हमें ये हक है, हर तरह से हमें ये अधिकार है इस परियोजना को पूरा कराने का, ताकि हमारे किसानों के खेत में उत्तर कोयल नहर का पानी पहुंच सके महोदय, ताकि वहां की अर्थव्यवस्था, वहां के किसानों के जीवन जीने का जो आधार है, ये इस परियोजना के माध्यम से हो। वहां बेरोजगारी भी दूर होगी, नक्सल की समस्या भी खत्म होगी और हमारे किसान खुशहाल होंगे। इसलिए और 5-5 संसदीय क्षेत्रों को ये परियोजना आच्छादित करती है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा पुनः अनुरोध होगा कि जिस तरह से हमारी सरकार गति शक्ति योजना और पुरानी परियोजनाओं को पूरा करने का काम शुरू किया है, इस नॉर्थ कोयल सिंचाई योजना को भी कम से कम समय में पूरा किया जाए। महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्पीकर साहब। आज मैं एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति के लिए बोलने को खड़ा हुआ हूं सर, कि आज इसमें सर सरकार का कोई खर्च नहीं आएगा और हम सबको, सरकार को जो यहाँ बैठे, इनको दुआएं मिलेगी।
सर हमारे आजकल शादियों में इतना बड़ा है इकट्ठ होता है, इतने ज्यादा लोग बुलाए जाते हैं। सर ये मेरे पास एक मेन्यू है सर, इसमें 289 तो इतनी चीजें इस मेन्यू में है और 2500 रुपया इसका एक प्लेट का खर्चा सर है। आपकी मांग क्या है? सर यही कह रहा हूं सर, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमें एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें 50 से ज्यादा बारात ना आए और 50 से ज्यादा लड़की वाले ना हो और 11 से ज्यादा डिशेस उस खाने में ना रखी जाए। आप लोग ऐसा बच है, जाएंगे। आप संसद सदस्य शुरू कर दो इस काम को, देश शुरू कर देगा। सर हमने तो शुरू किया है सर, इसको अगर लोगों को बचाना है हमें यहाँ कानून लेके आना पड़ेगा। कानून से नहीं, ये चलता है अपनी सबकी सर मैं इसके लिए भी सारा देश के सही कह रहे हो, सारे देश के माननीय सांसद ऐसा करने लग जाए, देश करने लग जाए। हम नेतृत्व करते हैं ना अफगानिस्तान पाकिस्तान वहां ये कानून है सर, वहां ये कानून है, लोगों को बचाना है तो हमें ये कानून बनाना पड़ेगा। धन्यवाद। श्री खरेन मुर्मू जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय नागरिक उड़ान का ध्यान मेरे जिले मालदा में हवाई अड्डे के निर्माण की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, मालदा पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण शहर है जहां केंद्र सरकार के कार्यालय, रेलवे डिवीजन, बीएसएफ कैंप, 2 केंद्रीय विद्यालय, एनटीपीसी पावर ग्रिड के अलावा व्यापारिक गतिविधियां भी हैं। जहां के नागरिकों की सबसे बड़ी समस्या वायु यातायात की है। यहाँ से निकटतम हवाई अड्डे बागडोगरा और कोलकाता हैं। मालदा से बागडोगरा का दूरी 250 किलोमीटर तथा कोलकाता का दूरी 350 किलोमीटर है। यहाँ देश में बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं सर महोदय जहाँ किसी एक शहर से हवाई अड्डे इतनी दूरी पर हैं। इसके लिए इमरजेंसी सेवाओं में चिकित्सा हेतु भी इसका परम आवश्यकता है। अतः इन परिस्थितियों में मालदा में हवाई परिवहन सेवा हेतु हवाई अड्डे का निर्माण आवश्यक है। इस हेतु ये सुझाव भी मैं देना चाहता हूँ कि पुराना हवाई अड्डे के नवीनीकरण से भी इस समस्या का समाधान हो सकता है। अतः पुनः आपके माध्यम से मैं मालदा को हवाई यातायात के नक्शे पर जोड़ने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ। श्रीमती रक्षा निखिल खाड़ से। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मी हा शून्यकाळ मराठीमध्ये मांडते इथे। आपने नोटिस दे दिया था? नोटिस दे दिया था सर मैंने पहले। प्रधानमंत्री आवास योजना या योजनेच्या अंतर्गत आपल्या देशाच्या प्रधानमंत्रीजींचं स्वप्न आहे की प्रत्येक गरीबाला घर मिळालं पाहिजे आणि सरकारची पण ही खूप महत्त्वाकांक्षी योजना आहे। पण माझ्या मतदारसंघामध्ये नगरपालिकेमध्ये जो पहिला फेज जो मंजूर झाला त्याचा सेकंड आणि थर्ड इन्स्टॉलमेंट अजूनही त्या लोकांना लाभार्थ्यांना मिळालेलं नाहीये। जेव्हा की आम्ही हे वारंवार पाठपुरावा इथे केंद्र सरकारकडे केला आणि केंद्र सरकारने याचं इन्स्टॉलमेंट राज्य सरकारला दिलेला आहे, पण राज्य सरकार याच्यामध्ये राजकारण करते आणि तो इन्स्टॉलमेंट खाली नगरपालिकांना दिलेला नाहीये आणि याच्या तक्रारी अशा माझ्यासारख्या अनेक खासदारांनी केंद्र सरकारकडे केलेल्या आहे की राज्य सरकार त्यांचा गरिबांचा पैसा हा त्यांच्यापर्यंत पोहोचू देत नाहीये। म्हणून आपल्या माध्यमातून माझी विनंती आहे की केंद्र सरकारने याच्यामध्ये लक्ष देऊन राज्य सरकारकडनं रिव्ह्यू याचं घेतला पाहिजे की किती नगरपालिकांना याचा पैसा दिलेला आहे की नाही। कारण की केंद्र सरकारने 2024 पर्यंत याचं टार्गेट ठेवलेलं आहे की 2024 पर्यंत प्रत्येकाला घर मिळालं पाहिजे। म्हणून याच्याकडे जातीने लक्ष देण्याची गरज आहे। त्याच पद्धतीने प्रत्येक नगरपालिकेला ह्या योजनेला एक्झिक्यूट करण्यासाठी CLTC कमिटी गठीत केलेली आहे की ज्याच्यामध्ये ऑपरेटर आणि इंजिनियर अपॉइंट केले गेलेले आहे। पण ह्या लोकांना सुद्धा अजूनपर्यंत सॅलरी किंवा कोणतेही पेमेंट दिलेलं नाहीये। म्हणून याच्याकडे पण सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे। जर ह्या लोकांना आपण सॅलरी दिली किंवा काही पेमेंट दिलं तर ही योजना व्यवस्थितपणे ते खाली राबवू शकतील, एवढी आपल्या माध्यमातून विनंती आहे। धन्यवाद। मंगुटा श्रीनिवासल रेड्डी। सर, थैंक यू वेरी मच सर।
So the retired employees of BSNL and other central government employees of my Ongole parliamentary constituency are requesting for some time, sir, for sanctioning of CGH, Central Government Health Services Wellness Center in Prakasam district of Andhra Pradesh. There are large number of central government serving and retired employees in my parliamentary constituency, sir. I also written a letter to Honorable Health Minister for the same as the CGHS beneficiaries are facing a lot of problems for their treatment as there is no wellness center in Prakasam district. Another problem is that after bifurcation of Andhra Pradesh, there is no additional director administration and joint director no CGH polyclinic in Andhra Pradesh, which are also creating hurdles for their claim settlements. I request the Honorable Health Minister through you, sir, for sanctioning CGH Wellness Center in Prakasam district, Andhra Pradesh, and also for sanctioning the post of additional director administration and director CGH polyclinic in Andhra Pradesh for the smooth functioning of CGH centers in Andhra Pradesh, sir. Thank you. अनिल फिरोजिया जी। अध्यक्ष जी धन्यवाद, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय शून्यकाल में उठाने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने राइट टू एजुकेशन पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए तो करा है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि 8वीं कक्षा के बाद वो बच्चे के माता पिता उन बच्चों की फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसके कारण उन बच्चों का भविष्य फिर अधर में जा रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 8वीं से 12वीं तक को भी बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन को अनिवार्य कर देंगे तो करोड़ों बच्चों का, इस देश के बच्चों का बहुत बहुत भला हो जाएगा। मेरा आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मनोज कोटक। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पिछले कुछ दिनों में रेलवे के तहत भी 30 से 35 सालों से बसे हुए लोगों को नोटिस देने का काम रेलवे के माध्यम से हुआ। झोपड़पट्टी विकास मंडल इसकी याचिका के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए इन सभी जमीनों के पुनर्वास की योजना करने के लिए रेलवे, राज्य सरकार और स्थानिक प्राधिकरणों को कहा गया। इसके क्लॉज 7 में यह भी कहा गया कि पुनर्वास की योजना पहले बताई जाए, लेकिन रेलवे ने इनको नोटिस तो दे दी है, पुनर्वास की कोई योजना का प्रावधान नहीं किया। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि मध्य रेलवे के लगत घाटकों पर हुआ, विक्रोली हुआ, थाना हुआ, इन सभी क्षेत्र में बसे हुए लोगों के पुनर्वास की योजना के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्राधिकरण, एसआरए, बीएमसी, एमएमआरडी, इन सभी का मिला के एक बोर्ड का गठन किया जाए और इनके पुनर्वास की योजना पहले की जाए, जिसके बाद में आज इनके अंदर भय का वातावरण है। नोटिस मिलने के बाद में सरकार ने इसमें सक्रियता से भाग लेते हुए राज्य सरकार और स्थानिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर इनकी पुनर्वास योजना बनाई जाए। श्री चंद्रशेखर साहू। Sir, in my parliamentary constituency, National Highway 16 starts from Ichapuram to Ramba Junction. Work of one flyover near Haldiapadar New Bus Stand Junction has been under construction since long, and the company or the contractor who executes this work in Ichapuram to Puintala section has not been maintaining standards of construction, timeline fixed for completion, due to which people of my constituency has been facing lot of difficulties. Similarly, the portion from Puintala to Ramba Junction, many subways and flyovers are under construction. However, the progress of work as well as standards of work of almost of all these subways and flyovers are very poor. There has been no inspection by NHI officials responsible for these projects. As per my limited technical knowledge, sir, the material used in construction of this work is not as per the norms of NHI. Moreover, the officials of NHI also not taking any care of this. During my stay in my constituency, sir, I frequently use these sections,
but never seen any of the NHI officials to check the progress and the quality of work of this project. The people have been facing lot of problems, and due to which there has been unrest among people of my parliamentary constituency, and they are ready to draw the attention of the government through democratic way of protest, sir. Shri Mahesh Sahu. ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କର ରିଟାୟାର୍ଡ ଏଜ୍ 65, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି 60 ଇୟର୍ସ। କୌଣସି ଡାକ୍ତର ରହୁନଥିବାରୁ ଜମିହରା ପ୍ରଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେହି ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ସାର୍ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ, ସେଇ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଆଜି ନ ରହିବା ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ବିଏନ୍ଆର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏନ୍ସିଡିସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କୋଇଲା ଖଣି କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ରିଭାଇଜ୍ଡ ପେନସନ ପାଇଁ କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ MCL କୁ ସାର୍କୁଲେଟ କରିସାରିଲା ପରେ MCL ରେ କର୍ମରତ ଯେଉଁ ଅବସର କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ମୋର କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ करे ଏବଂ କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଥିପାଇଁ ରେକର୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ଡେସ୍ପାଚ୍ ବୋଲି ନିଜେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନକୁ ତୁରନ୍ତ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ। विजय बघेल, श्री सुनील कुमार सोनी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना है और छत्तीसगढ़ के अंदर में केंद्र सरकार का पैसा आने के बाद में छत्तीसगढ़ सरकार ने टेंडर किया और छत्तीसगढ़ सरकार ने आरोप लगने के बाद में टेंडर निरस्त कर दिया और वहां पर जल जीवन मिशन के तहत अभी मैंने आंकड़ा मांगा, वो लगभग 18% लोगों तक के पहुंचा है। प्रधानमंत्री जी की योजना 2023 तक के कंप्लीट होना है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक बार छत्तीसगढ़ सरकार की समीक्षा करे ताकि जो हमारी माता बहनें 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से जाकर पानी लाती है उनको ये समस्या से निजात मिले। माननीय मंत्री जी से निवेदन। आपको धन्यवाद। श्रीमती मंजुलता मंडल। धन्यवाद बाचस्पति महोदय, मते शून्यकाल कहवाक सुजोग देथिबारु आपनको आउ थरे धन्यवाद जनाउछि। आपणक माध्यमरे मान्यवर केंद्र महिला शिशु विकास मंत्री को कहवाक चाहे जे 1975 मसीहारू दीर्घ 45 वर्ष धरी चली आसुथिबा समन्वित शिशु विकास सेवा योजनाटी संपूर्ण केंद्र सरकार योजना होइथिया बेले माँ और शिशु मृत्युहार कमाइबा भली एक गुरुत्वपूर्ण कार्य समग्र देश में कार्यरत प्राय 25 लाख ऊर्ध्व अंगनवाड़ी कर्मी एवं सहायिका वर्तमान सुधा सरकारी मान्यता पाई ना। सर सप्तम वेतन कमिशन को सुपारिश क्रमे सर्वनिम्न दरमा 18,000 टंका देवार नियम थिला बेले एमानक क्षेत्र में वर्तमान सुधा यह लागू होई नहीं। महामारी समय निज जीवन को बाजी लगाई देश सेवार निजक नियोजित करी एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका तुलाई। मात्र अति दुख एवं परितापर विषय जे सेमानक जीवन तथा सेमानक परिवार कथा को केंद्र सरकार गुरुत्व देवार आवश्यकता रही, कारण यह संपूर्ण केंद्र सरकार योजना अटे। अनेक समय विभिन्न राज्य से निजर दाबी और राजरास्ता को उल्लाउछन्ति एवं धारणा देउछन्ति। एणु पुनर्बार आपण माध्यमरे मानवर केंद्र महिला शिशु विकास मंत्री को कहबाकू चाहे जे ICDS रे कार्यरत महिला मानकू अवसर। Thank you, sir. This is a very important issue regarding my constituency, Rajampet, sir. The road from Rajampeta to Tirupati has to be taken up under priority, sir. This is long pending, and even the land acquisition has been completed. Through yourself, sir, I request this road to be taken up under priority and the tenders to be expedited, sir. And also the road from Rajampeta to Kadri, sir, which is an important connectivity to Bangalore.
So we have put a request for conversion of this road from state highway to national highway, sir. Even our CM has requested the same. So through yourself, sir, I request the government to expedite taking up this road under national highway and also to start the execution soon, sir. Thank you very much, sir. मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वह अपनी बात 1 मिनट में कह दें और संसद के स्तर की बात रखें। हमें सदन का स्तर ऊपर उठाना है, तो अपनी बात करते समय कम से कम आपके ध्यान में रहे, आपको ये ध्यान में रहे कि आप संसद में हैं। इतना था मेरा कहना है। इम्तियाज जलील जी। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है रेलवे मंत्री साहब यहाँ पर मौजूद थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए रेल मंत्रालय से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं, क्योंकि रेल मंत्री ने राज्यसभा के अंदर लिखित रूप में दिया है कि नई पिटलाइन जो है वो औरंगाबाद में बनेगी, जबकि रेल राज्य मंत्री ने यह स्टेटमेंट दिया है कि नई पिटलाइन जो है वो जालना उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बनेगी। तो यह स्पष्टीकरण उनसे चाहता हूं। साथ ही साथ शिवाजी नगर का एक आरओबी जो है, जो पिछले कई सालों से मांग की जा रही है, ये मुद्दा हाईकोर्ट के अंदर गया। हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास करने के बाद राज्य सरकार ने अपना शेयर तो दे दिया, लेकिन रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से अपना शेयर नहीं मिलने के कारण तकरीबन 5 लाख लोग जो रेल का गेट बंद होने की वजह से हर रोज प्रभावित होते हैं, उनको ये सुविधा मिल पाए, इसके लिए हाईकोर्ट भी इसकी बहुत गंभीरता से दखल लेने के बावजूद भी मैं पिछले 3 सालों से तकरीबन हर 2 सदन अधिवेशन के बाद मैं ये मुद्दे को उठाता हूं, लेकिन अभी तक इसका हल नहीं निकला गया है। मैं आपके जरिए रेल मंत्रालय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि ये दोनों प्रश्नों का हल जल्द से जल्द निकाला जाए। श्रीमती रीति पाठक। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है और देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम योगदान है। मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी के लगभग 70% लोगों का जीवन यापन कृषि पर आधारित है अध्यक्ष महोदय, और आज हर क्षेत्र में उत्तम तकनीक व कुशल प्रशिक्षण के कारण तीव्रता से वृद्धि हो रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र में कृषकों की वर्तमान पीढ़ी प्रशिक्षण तथा कौशल के अभाव में कृषि कार्यों से लगातार पीछे हटती जा रही है अध्यक्ष महोदय। अतः मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी में कृषकों को कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षण देकर क्षमतावान बनाने की आवश्यकता है, और मेरा आग्रह है कि सीधी व सिंगरौली तथा शहडोल जिले के विधानसभा व्यवहारी में कृषि कार्यों हेतु प्रशिक्षण देकर किसान भाइयों और बहनों को कुशल बनाया जाए, जिसके फलस्वरूप वो सम्मान पूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। श्री राजेंद्र अग्रवाल जी। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मेरठ छावनी देश की सबसे बड़ी छावनियों में से एक है। मेरठ के छावनी क्षेत्र में अनेक सड़कों की स्थिति अत्यंत खराब है तथा पेयजल एवं सीवर इत्यादि की व्यवस्था भी समुचित नहीं है। छावनियों में जनसंख्या के निरंतर बढ़ते रहने के अनुपात में संसाधनों का विस्तार नहीं हुआ है। विभिन्न स्थानीय स्रोतों से जो आय छावनी की शिविर पालिका को होती है, वह पालिका के अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन भुगतान इत्यादि पर ही खर्च हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय विकास कार्यों के लिए संसाधनों का अभाव ही रहता है। अध्यक्ष जी, किसी समय श्रेष्ठ नागरिक सुविधाओं वाला छावनी क्षेत्र संसाधनों की दृष्टि से आजकल कठिनाइयों से जूझ रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि छावनी क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत, पेयजल तथा सीवर इत्यादि की नागरिक सुविधाओं के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की कृपा करें तथा इन छावनी क्षेत्रों में नियमित रूप से कार्यों को करने के लिए संसाधन दिए जाने की स्थायी व्यवस्था भी बनाने की कृपा करें। श्री राजमोहन उन्नीथन। Sir, Malabar Rebellion relieves Variam Kunnat Kunyamadi and Ali Musliar and 387 other Mopla Martyrs reportedly to be removed from the dictionary of martyrs of India's freedom struggle. A 3-member panel which reviewed the entries in the 5th volume of the dictionary brought out by the Indian Council for Historical Research is understood to have recommended the deletion. Is felt that the 1921 rebellion was never part of the independence struggle but a fundamentalist movement focused on religious conversion. Sir, the Malabar Rebellion and Wagon tragedy are unforgettable events in the history of India's freedom struggle. The Wagon tragedy was the death of 70 prisoners on 10 November 1921 in the Malabar region of Kerala. The prisoners had been taken into custody following the Mappala Rebellion against British in various parts of Malappuram district.
They are just through apparent negligence and discredited the British Raj and generated sympathy for the Indian independence movement. Sir, one second. The government of India should advise the ICHR to refrain the attempted manipulation of history by deleting Malabar Rebellion leaders, Variam Kunnat Kunyavati and Ali Musliar and 387 other Mapala martyrs from the distillery of martyrs of India's धन्यवाद freedom अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने शून्यकाल में समय दिया। मल्लखांब भारतीय भौतिक संस्कृति का एक प्राचीन पारंपरिक रूप है। एक खेल के रूप में यह न केवल हमारे देश के सभी राज्यों में प्रचलित है, बल्कि विश्व में लगभग 50 देशों में पहुंच चुका है। पहली मल्लखांब विश्व चैंपियनशिप फरवरी 2019 में मुंबई में आयोजित की गई थी। विश्व चैंपियन के रूप में उभरी महाराष्ट्र की मिस हिमानी परब को भी सरकार द्वारा मल्लखांब में पहला अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। जब वह भारतीय रेलवे में नौकरी की तलाश कर रही थी, तो यह आश्चर्यजनक रूप से बताया कि उसे भारतीय रेलवे में शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मल्लखांब रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित खेलों की सूची में नहीं है। इस खेल को प्रोत्साहित किया जाए, जिसे अब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले खेल के रूप में जाना जाता है। जब खेल मंत्रालय विश्व चैंपियन को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित कर रहा है और रेलवे मंत्रालय द्वारा उन्हें नौकरी देने से मना कर दिया गया है, तो क्या यह भारतीय खिलाड़ी को प्रोत्साहन का मजाक नहीं है? जब माननीय प्रधानमंत्री अपने भाषण मन की बात में सहानुभूतिपूर्वक मल्लखांब की घोषणा करते हैं, तो यह उचित समय कि रेलवे जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के अपनी भर्ती नीतियों में संशोधन करना चाहिए और मल्लखांब जैसे स्वदेशी खेल को शामिल करना चाहिए और इस पारंपरिक खेल में विश्व और राष्ट्रीय चैंपियन को सच्चा न्याय देना चाहिए। अतः मैं माननीय रेलवे मंत्री से यह मेरी प्रबल अपील करता हूं कि रेलवे मंत्रालय की स्वीकृत खेलों की सूची में संशोधन करके मल्लखांब को उक्त सूची में शामिल करके मल्लखांब चैंपियन हिमानी परब को जैसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य, आप बहुत बात करते हो। हनुमान जी, मैं कह रहा हूं आपसे, ये श्री पेक्सिको सरदिन्ना जी। Thank you for giving me this opportunity. It's very important. This issue is very important for the state of Goa. Sir, as a representative of South Goa, I want to bring to the kind attention of the central government an important aspect related to coastal department. Goa being a state, we don't have a circle in Goa. It is managed from Bombay. And what happened is we don't have a recruitment center. So many people have brought to my notice. They have been employed on contract basis for 5, 6 years. And after that, they are terminated and replaced by people coming from outside Goa. My point is, sir, charity begins at home. So I want government to set up an office here with the Director General and also to have a recruitment center in Goa. Thank you, sir. Dr. Rajshri Malik. Thank you, Honorable Speaker, sir. Various initiatives are being taken by Honorable Minister Jal Shakti, Social Justice and Empowerment Government of India for water conservation in our country, sir. The scheme aims at water conservation by way of construction new water harvesting structures and preparation of geotagged inventory of all water bodies in the country, followed by detailed scientific plans for water conservation, sir. Sir, in my constituency, there are large numbers of natural drains carrying huge amounts of rainwater and remains flooded during rainy season, sir. It becomes almost dry in rest of seasons. The shape and size of these channels are very large. Large spillover type water retaining structures are visible in these channels to retain the water by formation of reservation in the channels itself. Sir, I would request at least 2 numbers of such natural drains in my area, that is the Hanswa and the river Prachi, for a length of more than 60 to 80 kilometers may be included in such schemes for creation of artificial reservoirs by constructing water retaining structures at 10 to 15 kilometers intervals for greater interest of public, sir. Sir, it will solve multi-dimensional problems like facilitating farmers to cultivate variety crops and vegetables, piscicultures, and act as a source of water supply to iron contaminated areas, and it will prevent depletion of groundwater level, sir. Thank you, sir. Okay. श्री बालकनाथ जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अलवर क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा एक वन क्षेत्र है और उसमें 27 तारीख को वन क्षेत्र में आग लग गई थी।
और लगातार केंद्र सरकार के प्रयासों से आग बुझाने के कार्यों को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। कल केंद्र सरकार की ओर से 2 हेलीकॉप्टर वहां पर भेजे गए थे, जो आज भी लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग जो है कि पहाड़ी क्षेत्र में ऊपर के पहाड़ी के ऊपर आग लगी है और आग बुझाने का और कोई माध्यम नहीं हो सकता, न फायर की गाड़ी जा सकती, न किसी और साधन से वहां पर पानी पहुंचाया जा सकता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को, कि 2 हेलीकॉप्टर और भेजे जाएं ताकि आग पर नियंत्रण जल्दी से जल्दी पाया जा सके और वन्य जीवों की जान बचाई जा सके और भविष्य में भी इस प्रकार की घटना ना हो, उसके लिए भी कुछ सुनिश्चित प्रावधान इसके बाद में आगे चलकर किए जाए। धन्यवाद। श्री DN V सेंथिल कुमार, श्री Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the plight of rare disease patients regarding the current gaps in providing life-saving treatment for these patients. It has been almost a year since the crowdfunding platform was established by the Ministry of Health and Family Welfare. However, a meager amount of only 1,16,000 has been raised so far. There are approximately 250 Group 3 patients registered on the portal for treatment or support, out of which 50 patients are in urgent need of support to start their treatment. According to conservative estimates, 4 of the children have already lost their lives in the last few months. During several pleas to extend the umbrella scheme of Rashtriya Arogya Nidhi as a special one-time provision for treatment of these patients before March 31st, these patients and their caregivers have been left with no option but to wait for the inevitable. Sir, I request upon the government to immediately release the allotment for these Group 3 diseases, especially such as Gaucher disease, Pompe disease, Fabry disease, and MPS1. Thank you, sir. श्याम सिंह यादव। धन्यवाद महोदय। ये अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में राम राज्य 2 आ गया है, राम राज्य 2। पहले उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवर ही घूमा करते थे महोदय, लेकिन अब वहां छुट्टा पुलिस वाले भी घूम रहे हैं। जिसको चाहते हैं, कोई भी कितना भी सम्मानित व्यक्ति हो, वो थाने में बुला के बिठा लेते हैं, उसको हवालात में डाल देते हैं। ठीक है। विषय ये है कि मेरे बदलापुर थाने में केवरिया गांव में पुलिस ने 1 दर्जन महिलाओं को बहुत पीटा, निर्वस्त्र करके पीटा, बहुत बदसलूकी की और बहुत बेइज्जती की। और उनके खिलाफ तो FIR इस शासन में दर्ज होने का कोई सवाल ही नहीं। फिर भी मैं आपके माध्यम से करता हूं कि उन तमाम पुलिस वालों ने जिन्होंने बदसलूकी करी है, दलित महिलाओं के साथ बदसलूकी की है, बेइज्जती की है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। विजय बघेल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं और इनके विकास हेतु माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा निरंतर उनके प्रोत्साहन और उन्नयन के लिए खेल विभाग के माध्यम से अनेक योजनाएं जारी है। बहुतायत राज्य के खिलाड़ी गरीब वर्ग एवं मध्य वर्ग से आते हैं, जिनका प्रतिशत अधिक है। राज्य सरकारें खिलाड़ियों की सुविधाओं हेतु उचित ध्यान नहीं दे पाती है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी सेहत और रेल यात्रा का खर्च वहन करने में भी असक्षम है, लेकिन उनके उसमें भरपूर काबिलियत है। क्योंकि रेल मंत्रालय द्वारा पूर्व में 50% राशि में रेल यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही थी, मगर कोरोना काल के समय से खिलाड़ियों की रेल रियायत यात्रा बंद कर दी गई है, जो तात्कालिक स्थिति में आवश्यक भी थी, मगर वर्तमान में स्थितियां सामान्य हो गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के अनेक राष्ट्रीय स्तर और प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि खिलाड़ियों की रेल यात्रा रियायत को पुनः प्रारंभ किया जाए, ताकि खिलाड़ियों को हो रही आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिले। धन्यवाद। श्री पेंतिलिंगम। नमस्कार सर।
There is two minor ports in Puducherry called Puducherry Port and Karaikal Port. The Puducherry government minor port comes under the Sagarmala program sanctioned in 2018. The works in three phases: capital dredging and container berth of near about 75,000 crores. The approach jetty and main jetty, other facilities are 50,000 crores. The extension of container berth and approach road and bridges all comes under this program. All clearance like EC and CRS are completed. 44 crores are sanctioned by the center, but the work's going very slow. Dredging is only going on. So I request the shipping minister to speed up the program. Then only the container service started in the port. They also reduce the container traffic in the Chennai Ennur port. Already there is an agreement between the Ennur port and Puducherry port. Then only the Ennur port will operate the Pondicherry port. Another private port in Karaikal. Sri Lanka party approached the central government to start a passenger service from Karaikal to Sri Lanka. Minister of Shipping should take interest to clear the proposal and grant permission for this. If it is happen, it will be develop the trading activities in Karaikal. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज अत्यंत गर्व का दिन है। आज आपके और हमारे राज्य राजस्थान का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से सरकार से राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने संबंधी विषय में आग्रह करना चाहता हूं। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं, जिसमें ये तो बताओ, राजस्थान गौरव समृद्धि का प्रदेश है। राजस्थान जहाँ की अमर गाथा है, राजस्थान का गौरवशाली इतिहास, राजस्थान के शक्ति और भक्ति का प्रदेश है राजस्थान। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास से देश और दुनिया भली भांति परिचित है। और जैसा आपने बताया, वहाँ के ऐतिहासिक धरोहर हो, पधारो हमारा देश, वहाँ के रेतीले दोहरे और वहाँ का गौरवशाली इतिहास और वहाँ के मॉन्यूमेंट हो, चाहे वहाँ की झीलें हो, चाहे वहाँ की संस्कृति हो, चाहे वहाँ के पहाड़ हो, ये सब लोग देश और दुनिया के लोग देखने आते हैं। पिछले 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, जिसमें राजस्थानी भाषा नहीं है अध्यक्ष महोदय। पिछले काफी वर्षों से साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी साहित्य लेखन पर निरंतर पुरस्कार और सम्मान दिए जा रहे हैं तथा पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है। राजस्थानी भाषा में राजस्थान राज्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन पर समाचार और कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में सिलेबस में व्यवहार में लाया जा रहा है। महोदय, 2011 की जनगणना के अनुसार 4 करोड़ से अधिक लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं और भाषा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी संवेदनशील है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसका प्रावधान किया गया है कि स्कूली शिक्षा मातृभाषा में हो। राजस्थान की 8 करोड़ जनता लंबे समय से इसकी मांग करती आ रही है और राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा मिले और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो। राजस्थान का अपना गौरवशाली इतिहास और संस्कृति है। हर वर्ष देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक राजस्थान आते और यहाँ की संस्कृति देखकर अभिभूत होते हैं। अध्यक्ष जी, एक सिर्फ आधा मिनट में, इसलिए सरकार से मेरा आग्रह है कि राजस्थान की जनता की भावना को देखते हुए इस पर विचार किया जाए और राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। यही मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्पीकर सर। आई एम स्टैंडिंग with solidarity of a late doctor, sir. Sir, I'd like to bring to the notice of this house, sir, one pathetic incident was happened yesterday at Dausa, Rajasthan, sir. Dr. Archana Sharma, gold medalist and a senior doctor, committed a suicide, sir, by writing a suicide note when cops directly filed a case under section 302, murder without any investigation, sir. After the death of a pregnant lady due to the serious maternal complication PP hit, sir. So one has to understand the difference between the the medical negligence and the complications, sir. Sir, therefore, I urge the government of India to intervene and to take action against the culprit, sir, and formulate stringent laws. Sir, formulate a stringent laws. This kind of, this kind of incident shall not repeat and stop harassing the doctors, sir. Sir, I wanted to read out a few points, sir. Sir, 1 minute, sir. Sir, sir, it shall be eye-opener, sir. It shall be eye-opener for everybody, sir. Sir, in the note, sir, she mentioned, sir. आपका मैं सतपाल सिंह जी सर, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा आभार व्यक्त करता हूं समय देने के लिए। सबसे पहले तो मैं इनका should not feel सतपाल सिंह जी,
सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से बागपत की जनता और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त करता हूं। इस क्षेत्र में उन्होंने कई जो है अच्छी सड़कें दी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि दिल्ली से लोनी से लेकर के मेरे क्षेत्र तक लगभग 20 किलोमीटर की रोड इतनी खराब है कि लोग वहां गाड़ियां टूटती हैं, लोगों की कमर टूटती हैं। रोड पिछले 3 वर्षों से मेरे सारे निवेदन असफल रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं राष्ट्रीय जो है महामार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से निवेदन करना चाहता हूं, इस सड़क को जल्दी से जल्दी इसका पुनर्निर्माण किया जाए। श्री के सुरेश जी। Thank you, Speaker, sir. I am raising very important matter with regard to invitation from the Government of India. So the global pandemic and ongoing war in Ukraine has resulted delivering unintended consequences for a large number of students pursuing medical education from China, Philippines, and Ukraine, as both pandemic and the war has brought the education of 10,000s to stand still with no indication of any resumption. Students who have availed huge loans are on the verge of a disaster as from prolonged travel bans to China and Philippines. The complete destruction of infrastructure in Ukraine had made their future prospect uncertain. Sir, I am not going into details, sir. You are very much aware. The House is also very much aware. So I would like to request Honorable Government, especially External Affairs Minister, give a clarification. What the government is going to do for these students. Last week, thousands of students and parents had a demonstration in the Jantar Mantar to support of government of India. So I would like to request government to make a students education, medical education. माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में चिन्हित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। अक्टूबर 2017 में योजना का नाम बदलकर तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान यानी प्रसाद राष्ट्रीय मिशन कर दिया गया। इसके तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा चिन्हित स्थलों पर पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को केंद्रीय वित्तीय सहायता CFA प्रदान की जाती है। प्रसाद योजना का पूरा नाम तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और अध्यात्म प्रचार अभियान है। मेरे संसदीय क्षेत्र सोलापुर में अनेक प्राचीन तीर्थ स्थल मंदिर हैं। स्वामी समर्थ मंदिर, शिवयोगी सिद्धरामेश्वर मंदिर, पंढरपुर का विठ्ठल मंदिर। मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से नम्र निवेदन करता हूं, सोलापुर जिला में आने वाले तथा सोलापुर से लगे हुए अनेक प्राचीन तीर्थ स्थल का समावेश प्रसाद योजना के अंतर्गत किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष। श्री नरेंद्र कुमार। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के झुंझुनू संसदीय क्षेत्र की चिड़ाव पंचायत समिति के नड़ ग्राम पंचायत में कृषि विज्ञान केंद्र खुलवाने के संबंध में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का किसानों की आय दुगुनी करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। राजस्थान राज्य भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है। राज्य के प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। 14 जिले ऐसे हैं जिनमें 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। मैं झुंझुनू जिले के चिड़ाव पंचायत समिति की नड़ ग्राम पंचायत के कृषि विज्ञान केंद्र खुलवाने बाबत 92 हेक्टेयर भूमि का नरड़ पंचायत के प्रस्ताव लेकर मैंने वर्ष 2020 में कृषि मंत्रालय के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को भिजवा दिया था और ग्राम पंचायत नरड़ की तरफ से 92 हेक्टेयर भूमि की NOC हमें प्राप्त है। ज्यादातर समस्या कृषि विज्ञान खोलने के लिए जमीन नहीं मिल पाती है, जबकि नरड़ ग्राम पंचायत ने 92 हेक्टेयर भूमि की NOC दे दी गई है। इसलिए मैं नरड़ ग्राम पंचायत में झुंझुनू जिले के संसदीय क्षेत्र में कृषि विज्ञान खुलवाने की बी मेहताब जी जरिए निवेदन चाहता हूँ। श्री बी मेहताब जी। Thank you, sir. Sir, I draw the attention normally in 0 hour. Members draw the attention of the government through you, sir. But I draw your attention relating to this issue. This issue relates to Parliament House complex. 205 years ago, in 1817, a general, Bakshi Jagabandhu Vidyadhar, led an armed struggle against the British. And it continued for not less than 15 years.
and that is termed as the first war of independence. Of course, Veer Savarkar in writing 1857 as the first war of independence, and many people also accept it. But the first war of independence against British, I would say, continuous struggle against the British government continued from Battle of Plassey when the subjugation of East India Company started. I would just like to mention here, in the late 90s of last century, perhaps in 1996-97, a resolution was made in the General Purpose Committee to install major equestrian statue. One was of Bakshi Jagabandhu Vidyadhar and the second was of Rani Jhansi Lakshmi Bai. But subsequently, during the UPA regime, after 2004, these two equestrian statue has been stalled. My request to you, sir, is to allow, because the state government of Odisha has agreed to provide, already the statue has been prepared. And the state government of Uttar Pradesh also will be willing to provide Rani Jhansi's equestrian statue. And we have आप वरिष्ठ सदस्य संसद के मामले में एक कमेटी बनी हुई है इसके मामले में, इसलिए आप तो मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं सर, एक लाइन सर, एक लाइन। अभी हाल ही में एक चैनल में विद्रोही नामक एक सीरियल चल रहा है, उसको अगर सारे मेंबर देखें तो से चैनल, विद्रोही चैनल का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, उसको अगर देख ले तो पूरा इतिहास आ जाएगा। जयपंडा का चैनल इतिहास में, हिंदी में, और इसमें पूरा इतिहास आ जाएगा। और ये भी हमारे इतिहास पुस्तक में इतिहासकार को लिखना पड़ेगा कि किस तरह उड़ीसा में स्ट्रगल हुआ था, आर्म स्ट्रगल हुआ था। धन्यवाद सर। राय जी। सर, मैं आपको आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया। आज एडजॉर्नमेंट मोशन में मैंने ये मेंशन किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने दो एजेंसी सीबीआई और ईडी को इस्तेमाल कर रहे विरोधी राज्य सरकार पर। सर, ममता बनर्जी ने, हमारी मुख्यमंत्री, एक चिट्ठी लिखा है। सर, ये पागल है, ये पागल है। नो सदन की कार्रवाई, सर सभा की कार्रवाई, ये शब्द निकाल दो, ये शब्द ठीक नहीं है। जो माननीय सदस्य आपने बोला है, वे माननीय सदस्य हैं और आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नो, गलत। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको इस भाषा का उपयोग नहीं। सभा की कार्रवाई। भूपेंद्र सिंह रावत, कनकमल कटारा, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर बांसवाड़ा राजस्थान जो आदिवासी क्षेत्र है, ग्राम पंचायत हिराता और आसपास के पूरे गांव डूंगरपुर राजस्थान के और बांसवाड़ा के, उनके आसपास के सभी गांवों में बीएसएनएल व अन्य नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं करता, जिससे स्थानीय निवासियों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली वितरकों को व छात्र छात्राओं को बहुत परेशानी होती है। माननीय मंत्री जी से माननीय सदस्य आप चाहता हूँ पूछे ना, आदिवासी वालों के नेटवर्क को मजबूत करने हेतु क्या क्या कदम उठाएंगे? प्रश्नकाल है और माननीय सदस्य लोगों से आग्रह है, प्रश्नकाल को प्रश्नकाल की तरह चलने दें। सप्लीमेंट्री पूछना है तो शॉर्ट में पूछें। सप्लीमेंट्री, हाँ माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, जितने भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरह से 4G कनेक्टिविटी, टावर की कनेक्टिविटी, मोबाइल की कनेक्टिविटी बढ़े, उसके लिए अब तक टोटल 9 स्कीम्स बन चुकी है। सबसे पहले जो स्कीम बनी उसमें 2055 टावर लगाए गए, फिर सेकंड स्कीम आई, उसमें 2542 टावर्स अप्रूव किए, उसका काम चल रहा है। फिर नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशली 2004 टावर्स, फिर नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल और असम के लिए स्पेशली 1511 टावर्स, मेघालय के लिए इसी तरह से 889 टावर्स, लद्दाख और कारगिल के लिए भी 409 विलेजेस को कनेक्ट करने के लिए, और उसके बाद में सर 502 विलेजेस एस्पिरेशनल के
और सबसे बड़ा उसके बाद में 7,287 गांवों को कवर करने के लिए 6,446 करोड़ की स्कीम सर बनाई गई है। इन सब के रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही है। तो माननीय सांसद महोदय का जो एरिया है उस एरिया में भी कंप्लीट कवरेज के रास्ते में बढ़ रहे हैं सर। श्री अरविंद सावंत। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत आभारी हूँ सर। आप खुद जानते हो कि आप भारत संचार निगम लिमिटेड मुंबई और दिल्ली MTNL मुंबई, आज भी हम हवाई अड्डे पर जाएं, हवाई अड्डे क्यों, इनके आप आदरणीय स्पीकर साहब के चेंबर में जाइए, आपको BSNL का नेटवर्क नहीं मिलता। तो ये जो चीजें हो रही है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी विनती है आपसे कि खास करके MTNL दिल्ली मुंबई ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर है, वहां भी ध्यान देने की आवश्यकता है। BSNL के बारे में सर मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, आपने अभी वोडाफोन आइडिया उनके लिए जो लोन है उसको उसके इंटरेस्ट को सरकार इक्विटी करने जा रही है। इसका मतलब सरकार उसमें शेयर होल्डर बनने वाली है। तो सरकार वोडाफोन आइडिया के टावर और BSNL के टावर दोनों इकट्ठे करें तो और ज्यादा अच्छी सर्विस मिल सकती है। क्या सरकार उस बारे में प्रयास करेगी और MTNL के बारे में क्या करने वाली? अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि BSNL और MTNL की सिचुएशन के लिए कौन दायी है और इस सदन में कई बार इस पे चर्चा हो चुकी है। मैं उसके ऊपर क्या स्टेप्स लिए और उसके कारण BSNL आज कई वर्षों के बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पहुंचा है, इस चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए। 2019 के 69,000 करोड़ के पैकेज के बाद में BSNL एक स्टेबल एंटिटी बनाए और अब उसके बाद में सर इस बार बजट में 44,720 करोड़ रुपए का प्रोविजन आया है। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा कि भारत के इंजीनियर्स ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया, अपना 4G, भारत का अपना 4G कोर नेटवर्क, अपना रेडियो नेटवर्क बनके तैयार हो गया है। खूब शीघ्र इसका रोल आउट चालू होगा और पूरी दुनिया में आज लोग इस चीज को आश्चर्य से देख रहे हैं कि भारत ने इतनी जल्दी कैसे अपना 4G तैयार किया और इसी 4G के ऊपर बिल्डअप होता है 5G। तो उसकी भी पूरी तेजी से इस साल के अंत तक करीब साइंटिस्ट जिस तरह से एस्टिमेट लगा रहे हैं वो भी कंप्लीट होगा सर। श्री M. सेल्वराज। Sir, 2018, the Hajas cyclones destroyed in the all PSNL tower in my constituency Nagapattinam. Not only the Nagapattinam, in all coastal area in Tamil Nadu, till now not repairing this tower. The PSNL mobile and telephone not working. I would like the minister, through you, sir, is there any plan to repair the tower in Tamil Nadu? Thank you, sir. माननीय सांसद महोदय ने एक स्पेसिफिक एरिया का पूछा है, मैं जरूर उसके बारे में जानकारी लेके माननीय सांसद महोदय को जानकारी दे। क्वेश्चन नंबर 382 श्री रविंद्र कुशावा। 382 माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल। अन्य सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हमारे यहाँ कृषि उत्पादों का निर्यात निरंतर बढ़ रहा है। देश के दूर दराज इलाकों के किसानों को भी इसका फायदा मिले और वो भी अपना उत्पाद निर्यात कर सकें। जैसे पूर्वांचल के मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सलेमपुर के अंतर्गत देवरिया तथा बलिया कृषि उत्पाद के दृष्टिकोण से काफी समृद्ध है। यहाँ खाद्यान्न के साथ साथ फलों और सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। यहाँ की जमीन काफी उपजाऊ है, जिसके कारण यहाँ फलों और सब्जियों के निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन वर्तमान में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई केंद्रीय दल भेजकर देवरिया और बलिया सहित पूर्वांचल में निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने की ये मंत्रालय की कोई मंशा है? अध्यक्ष महोदय, इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के अपने अंक में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की एक बहुत बड़ी उपलब्धि का उल्लेख किया है।
हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो $400 बिलियन तक पहुंचा और निर्धारित समय सीमा से 9 दिन पूर्व पहुंचा। और इसमें हमारे कृषि निर्यात की एक बहुत बड़ी भूमिका है, एक बहुत बड़ा योगदान है। 2018 में भारत की सरकार एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लेकर आई और हमने तय किया कि हम कृषि उत्पादों को दुगना करेंगे और साथ ही साथ हम किसानों की आमदनी को बढ़ाएंगे और हमारे किसानों के और कृषि उत्पादों को हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेट करेंगे। इस दृष्टि से हमने अपने इंटरवेंशंस को स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले जाने का काम किया है। हमारी एक संस्था एपिडा है जो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। पूर्वांचल का जो उल्लेख माननीय सदस्य जी ने किया है, मैं उनको विशेष तौर से बताना चाहती हूँ कि एपिडा खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश पर इस दृष्टि से ध्यान दे रहा है और वहां पर जो हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एफपीसीज हैं, उनसे संपर्क करके डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट प्लान जो बनाया गया है उसके तहत ऐसा कोई भी कृषि उत्पाद जिसके अंदर निर्यात का पोटेंशियल है उसको आइडेंटिफाई करके उसके निर्यात की दृष्टि से संवर्धन के लिए कार्य कर रहा है। धन्यवाद। आपने जो उल्लेख किया है बलिया या देवरिया का, वहां पर भी जो कृषि उत्पाद है एपिडा के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान में उसको सम्मिलित करा के उसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को देखकर हम वहां के उस उत्पाद को आगे दूसरे देशों में निर्यात करने के प्रबंध करेंगे। ऐसे तो आपका प्रश्न का पूरा जवाब आ गया, तो फिर माननीय मंत्री जी ने रवि किशन जी ओके जवाब दिया है। ओके अध्यक्ष जी रवि किशन जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। जैसे कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है किसानों की आय को दुगना किया जाए और बहुत क्रिस्टल क्लियर उनकी मंशा रहती है हमेशा। इस संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। गोरखपुर एक बहुत बड़ा महानगर है और बहुत फर्टाइल जमीन है, वहाँ फल फ्रूट सब्जियां बहुत होती है, बस उनके निर्यात के लिए आई वांटेड कि एक एक्सपोर्ट हाउस की सरकार की माननीय मंत्री जी की मंशा क्या है और अगर है तो कब तक पूरा किया जाए? मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एपिडा, उसके माध्यम से जो एफपीओज हैं, जो एफपीसीज हैं, उनको पूरी तरीके से जो सहयोग प्रदान करना है वो किया जा रहा है। फार्मर्स कनेक्ट पोर्टल के जरिए से हमारे किसानों को एक्सपोर्टर्स से जोड़ा जा रहा है मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराने के लिए। इसके साथ ही साथ जो आपने गोरखपुर का उल्लेख किया, मैं बताना चाहूंगी कि काला नमक चावल उसका हमने निर्यात इस क्षेत्र से करना प्रारंभ कर दिया है। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी एपिडा की एक भूमिका है और किसी भी प्रकार का एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एपिडा के पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं। आपके यहाँ भी अगर किसी प्रकार के संसाधन की आवश्यकता है तो एपिडा के माध्यम से या हमारे मंत्रालय की एक और स्कीम है टाई स्कीम, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, जिसमें हम 20 करोड़ तक का ग्रांट दे सकते हैं। उसके तहत उस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा सकता है। श्री गिरीश चंद्र जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि किसान कनेक्ट पोर्टल कार्यक्रम किसानों के लिए कैसे काम करता है? क्या किसान इस पर अपनी समस्या या उनके कुछ सुझाव को अमल किया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? क्या इस पोर्टल पर किसान अपनी शिकायत भी कर सकता है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो हमने फार्मर्स कनेक्ट पोर्टल बनाया उसका उद्देश्य यही है कि हमारे देश के किसान बड़ी मात्रा में कृषि उत्पाद पैदा करते हैं, चाहे वो फल फूल सब्जियां हो या अनाज हो, और हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि हम देश के निर्यात में उसका योगदान सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश के किसानों को एक्सपोर्टर्स से कैसे कनेक्ट किया जाए, इसके लिए ये पोर्टल तय किया गया है। तो हमारे जो किसान भाई होते हैं वो उस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, एपिडा उनकी मदद करता है। इसके माध्यम से एक्सपोर्टर्स से उनका संपर्क होता है, उनको मार्केट लिंकेजेस मिलते हैं और एपिडा साथ में साथ किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग करता है कि कैसे वो एक्सपोर्ट के लायक अपने प्रोडक्ट को बनाएं और किसी भी प्रकार के उनकी जो समस्याएं होती हैं, उनकी जो क्वेरीज होती हैं, उनके जो डाउट्स होते हैं, उसके लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है। और इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3,295 किसान और 3,315 एक्सपोर्टर्स हैं जो इस पर रजिस्टर्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 383 श्री कोता प्रभाकर रेड्डी के प्रभाकर रेड्डी। माननीय मंत्री जी। श्रीमती बंगा गीता विश्वनाथ। Thank you, sir. Sir, first of all, I would like to congratulate the Honorable Minister of Science and Technology for organizing a Science Week Vigyan Sarvatra Pujyate on the occasion of National Science Day and also conducting the
with the 75 years of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Sir, the government expenditure and spending of science and scientific research development appears to be very low. In the recent budget for 22-23, had not made extra provision for R&D. Sir, the share of female researchers in India has increased 14% to 19%. Sir, it is very happy, but it is still dismal compared to other countries. Sir, what steps the ministry has taken increase female participation in STEM courses in India? Has the ministry include anything in this regard under Vidyan Sarvatra Vajate? Thank you, sir. Thank you, Honorable Speaker, sir. At the outset, I have to thank the Honorable Member for encouraging us with her complimentary remarks. As you rightly mentioned, one of the purposes of organizing this National Week, which culminated on the 28th of February, and which culminated on the occasion of the National Science Day, which is observed every year on 28th of February, was to highlight the role of the youth and also the women in science. And considering your concern, you will be glad to know when I bring to your notice that since we are observing this as the year of Amrit Mahotsav, as inspired by Prime Minister Shri Narendra Modi, the 75th year of independence, very soon we will be coming out with a coffee table book depicting 75 female scientists who have actually excelled in this field. And as far as encouraging them is concerned, a number of programs have been introduced in the recent few years under Prime Minister Modi. For example, we have an Inspire program for women, we have a Kiran program, and I think the House will be amused to know that the Beating the Retreats, which you saw on the 29th of January, when 1,000 drones were sent up the sky, was also conceptualized by the Science and Technology Ministry, and the 3 youth had led that team, which was again led by a girl called Sarita from Haryana. Similarly, IIT Delhi she worked, but funding was from the ministry. So what fund matters, I think, equally. Similarly, in Gaganyaan, a very important role is being played by some of the leading scientists, female scientists in ISRO. So in the recent few years, female scientists have come forward. We are also encouraging them and also devising special programs. Similarly, you would also appreciate that a new approach has been sought to be adopted, approach which is more integrated to promote science and scientific endeavors, and also an approach which is meant to ensure sustainable growth, and an approach which is targeting youth and women. Considering that the theme of this year's National Science Festival was Sustainable Growth for Youth in India. So I think integrated approach in science and technology for sustainable future. So this all is being planned, keeping in view the next 25 years when these young scientists, including the female scientists, will be known as the architects of India at 100 in 2047. Shashi Tharoor ji. It's precisely on this particular point that the Honourable Minister made that I wish to seek additional clarification. The fact of the matter, sir, is that even though he talked about some of these distinguished women, the truth is that though we have the world's leading figure of 43% in STEM subjects who are female, only 14% of them actually pursue scientific research in universities and institutions. And the government has to look into the question of why it is that women are not going further in larger amounts. The Global Gender Gap Report by the World Economic Forum has shown India has dropped 28 places in its world ranking to 148th in the world when it comes to women in science and technology, sir. Only 29% of all technical roles in the sciences are being held by women in India. And the fact is, sir, that the challenge that the minister has not addressed in his otherwise positive answer is that there is unfortunately serious variations in career attainment between men and women. So the question is, and there's also a Niti Aayog report which points out that women have a problem in persuading employers
2017 Niti Aayog report that they can work longer in STEM. So the question is, sir, can the government take any special measures to improve women's participation in STEM research, in pursuing careers in education? माननीय मंत्री जी, आप जवाब दीजिए. No, while agreeing with what the honourable member Shashi Tharoor ji has pointed out, what I would suggest through honourable speaker is that the issue that he has pointed out is very relevant. We cannot defy the figures and the statistics, but if we take the figures on the whole, you would find same projection happening even among males. So there is a mismatch of preferences at the society level. The issue is too large to be left only to the management of the science and technology, because what will happen is, in fact, I have suggested a study in this regard. If you take class 12 level, you will have 80 to 90% of the students, both boys and girls, who have science as subjects. But very few of them go up to the post-graduation. That means they are taking up those subjects not for science per se as their goal, but for looking for something else. Maybe in class 12, they are looking for a high score to get into NEET, to get into IIT, JEE. If they succeed, well and good. If they don't, then they go in for graduation for a higher score in civil services. Now in civil services, nearly 90% are boys and girls who are coming from the engineering and medical streams. So they don't actually go in for aptitude. So there's a crisis of aptitudinal crisis in the Indian society. I think that is still to be evolved. Absolutely, but it is also equally applicable. I think it requires a larger measure, and the government is very conscious of it. And no, the answer is that there's a mismatch. राजा जी, मैं आपको इजाजत दे दूंगा, लेकिन बेटे-बेटे बोलोगे. As far as the gender gap is concerned, आपको इजाजत अभी दी नहीं है मैंने. Please sit down. No, as far as the gender gap is concerned, the government and the department is very much conscious of it, and that is why new projects and new schemes are being devised each passing day. Being answered, sir. See your question B part. Whether this government is having real intention to promote scientific temper in the mind of the youth. The question is not answered. What does it mean? The government is not ready to give scientific temper to youth in the name of religion. Am I correct? See, Rajaji, if you recall what I answered in the earlier question, I said the present government in the last 3 years, as far as science and technology is concerned, has required a three-pronged approach. A, integration. That is integration of all the science streams plus also industry, academia. B, an approach which ensures sustainable growth. And C, the startups, the youth, so that we can link the startups and the scientific growth with sources of livelihood in order to sustain it. So obviously I agree with you. The focus is on the youth, and during Amrit Mahotsav, youth who have another 25 years of active life to live so that they can celebrate Century India. Question number 384. 3D M. Kathir Anand. Sir, the question is about the organic cotton. The question number 384. Statement is stable. Sir, the question is whether the production and the area of cultivation of organic cotton increased from 300 to 400% after COVID-19. If so, I need the details. The details of India's organic cotton production and the exports in terms of quantity and value. Whether any organic certification agencies violated the National Program of Organic Cotton, the certifications were made, but they violated it. Whether any agency has been suspended by the APEDA, Agriculture Processing and Food Processing Development Authority. If so, the details I seek, sir. Whether the organic certification agency certified those grower groups in the areas, the details I seek, sir. Sir, the honourable member has actually repeated the question. Sir, I request you to refer to the written reply that I have sent. Each and every part of the question has been answered. If you have any supplementaries, I would be happy to answer. Sir, if you want me to repeat, I can repeat the written answer. But it has been answered already in the written reply. नहीं, आपने अगर वर्बली पूछा तो आप जवाब दे दो, उसमें क्या दिक्कत है? सर, मैं इस सदन को बताना चाहती हूँ कि दुनिया में जो हमारा ग्लोबली दी ऑर्गेनिक सर, आपको मैंने इजाजत दी, आपको इजाजत सप्लीमेंट्री में दूंगा. आफ्टर सप्लीमेंट्री allow you.
organic cotton and it is involved with the farmers. If I request the minister to answer in English so that the entire country will be aware of it, sir. I request. Sir. I'm answering in English, sir. So first part of the question, you asked me about the area of cultivation and the production. Both things have increased. The area of cultivation under organic products has gone up by 153% and the production has gone up by 142%. I also want to inform the honorable member that insofar as the area of cultivation and production is concerned, it is the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare which looks into it. Our roles, the role of Department of Commerce comes in when we have to certify the agencies. So the global market for the organic products has grown very big. It is as high as 106.4 billion euros. And the major markets are US, European Union, Canada, and Great Britain. The Indian products globally have been recognized and our organic products have made a mark across the globe. We started the national program on organic production way back in 2001. Since then, our production has also increased and our exports have also gone up. So our exports have increased from 62 crores in 2002-03 post the NPOP to 7,778.50 crores in the year 2020-21. Now, why has this been possible? So this has been possible, such a record growth, because under the NPOP, we frame national standards for the production of organic products. And we are very stringent about it. Our national standards are never compromised with, and the farmers, the producers, the growers are always expected to adhere to those national standards throughout the entire operations whenever they produce any organic product. There are certification agencies or bodies which are certified by the National Accreditation Board. They are accredited by this body. And they look into and certify the organic products and give them the India Organic Mark. In case there is ever any complaint, APITA looks into it. The evaluation committee looks into it. They send their report to the NAB. And if there are irregularities, if there are malpractices, if there is any procedural lapse, we tend to suspend the accreditation of those certification bodies to make sure that the standards which are in harmony with the international standards are never compromised with, because India's reputation, we don't want to put it at stake. Our organic products, I emphasize, sir, are recognized globally. Supplementary. Sir, the quantum of an organic cotton turnover, as per Minister has mentioned, is almost 150 crores, 150,000 crores. Sir, 40% of the organic cotton farmers are fictitious. They are giving a false statement. Because of this, the real organic growers are being punished and they are being harassed. When the organic farmers, they are asking for a clarification or they are going for an export for overseas countries, because of the malpractitioner exporters, the entire organic cotton market is being put to an alarm state. Not even for cotton, sir, for even spices and other things, because this is India is a big market for agricultural commodity. So when it goes to international market, if I can give you an example, chili exports, they put our shoe dye, whatever material they use for polishing our shoes is mixed with the chilies. Haldi, turmeric, they use the artificial colors into the haldi. So when these kind of commodities, when go to international market, the Indian pride goes down. So I request the minister, what kind of activities have you started to curtail this? And also the agencies which are marking them organic, fit for exports, whether they have violated anywhere, and have you punished them or degraded? This is my supplementary. I already explained in detail. I would like to repeat that we do not compromise with the reputation of the nation. So the products which are certified as organic by the certification bodies, there are certain standards which they have to adhere to. I want to bring to the notice of the honorable member, there are several certification bodies against which we have taken action. So in 2013,
There's Natural Organic Certification Agro Private Limited, the suspension of accreditation under NPOP and termination of accreditation under NPOP, which was for 6 months. Similarly, there is Biocert India Private Limited in 2015, where the accreditation was terminated under NPOP, and 2019 Intertech India Private Limited, the suspension under NPOP and a penalty of 5 lakh rupees for 6 months. So there is a big list of certification bodies. We do not compromise at all. If there is any complaint of any malpractices, we take action. We never refrain from taking action against such bodies. And we have the whole operational structure which is functional to make sure that our products which are going into the global market certified as organic products, they follow certain standards. We have made an operational structure under the NPOP program. So we have the National Steering Committee, which is headed by the Secretary Commerce, and there are 3 other committees which support this committee, under which one of the committees is the National Accreditation Board, which is headed by the Additional Secretary. There's also a technical committee whose job is to look into and revise the standards as and when it is required. There's also an evaluation committee which makes a regular periodic assessment of these bodies to make sure that no standards are done away with. E.T. Mohammad Bashir. No. E.T. Mohammad. Small question. Hello? Small question. E.T. Mohammad Bashir. Sir, thank you very much, sir. Sir, this boosting of this cultivation of organic products is very important. Whether it is cotton or a food item, that is to be encouraged. I congratulate the Minister for giving a detailed reply on this. But sir, there is a fact. There is an obstacle in front of this organic farming. What is that? That is genetically modified things. A lot of experiments is needed for that, sir. Without that kind of experiment, if that is used in the cultivation side, it's a very dangerous thing, sir. My opinion, sir, without a proper certification of genetically modified food and other things, these cultivators, farmers are misled, sir. I humbly ask the Honorable Minister whether you are aware of this danger. If so, what step you are going to take to address this issue? It's really not related to the mandate of Department of Commerce. As I said earlier, we only come into play when the certification of the organic products is required. सुरेश दानोकर जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मेरे लोकसभा क्षेत्र चंद्रपुर के ज्यादातर किसान कॉटन की फसल उगाते हैं. मेरा मंत्री जी से सवाल है कि किसानों को ऑर्गेनिक कॉटन उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? माननीय मंत्री जी. सर, आई थिंक देयर इज अ बिट ऑफ अ कंफ्यूजन. ये जितने भी आपने हिंदी में पूछा या इंग्लिश में? आप तो जिसमें जाओ उसमें जवाब दे दो. सर, ऑर्गेनिक कॉटन की खेती के संबंध में जो प्रोत्साहन है वो हमारा जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है वो देता है. मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की भूमिका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के निर्यात से संबंधित है और उसमें हमारी मुख्य भूमिका है उसके स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करने में और उसके निर्यात के लिए जो तमाम हमें कायदे कानून बनाने हैं उसके लिए. क्वेश्चन नंबर 385 श्री अब्दुल खालिक जी. Question number 385, sir. Honorable Speaker, sir, a statement is laid on the table of the House. Honorable Speaker, sir, the Information Technology, Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code, Rules 2021, under the Information Technology Act 2000 says, the significant social media intermediary, SSMI, shall enable users to voluntarily verify their accounts by using any appropriate mechanism, including the active Indian mobile number of such users, and where any users voluntarily verifies their account, such users shall be provided with a demonstrable and visible mark of verification. So how can this be a tool for verification? How can a verification of this kind act as a deterrent for those
who intends to do unlawful activities on social platforms when mobile SIM cards are easily cloned or people with ill intention use prepaid SIM cards brought using false documents. Honorable Speaker, sir, as the House is aware and as you are aware, sir, the Digital India program has very effectively harnessed the power of the internet and technology to transform citizens' lives, transform governance, and to create opportunities of investment and entrepreneurship in our country, sir. Today, there are over 80 crore Indians online, and this number is expected to reach 120 crores in the next few years. Government's policies are aimed at, and the honorable member was talking about a deterrence. The government's policies and rulemaking are aimed at making sure the internet is open, safe and trusted, and accountable to its users, all users. To that effect, sir, we have laid out, as the honorable member has said, intermediary guidelines in February 2021, and we will continue to expand the scope of those kind of rulemaking to ensure that the internet is safe and trusted. To his specific question, voluntary verification is not aimed to be a deterrent. It is aimed to be encouraging the intermediaries to do due diligence on those who are using their platforms. Currently, there is no law or rule that allows for mandatory verification of users that use these social media platforms. ये जो मैंडेटरी नहीं है, इसका ही जरूरत है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अध्यक्ष महोदय जो सोशल मीडिया ऑपरेटर्स है, इनका निजी स्वार्थ रहते हैं, इनका शेयर, लाइक, सीन, रीच, इससे इनका रेवेन्यू मिलते हैं, और सरकार का जो जिम्मेवारी है वो प्राइवेट ऑपरेटर्स का नहीं है अध्यक्ष महोदय। तो मुझे ये समझ में नहीं आते सरकार क्यों मैंडेटरी प्रोविजन नहीं करते। सरकार आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो या दूसरी किसी से, और जो मोबाइल, जैसे मेरा फेसबुक अकाउंट या ट्विटर अकाउंट, जो मोबाइल वेरिफिकेशन होता है, मैं अगर आपके मोबाइल मेरे पास रहते हैं वो यूज करके मैं वेरीफाई कर सकता हूं। तो इसका भी एक कारण है। जैसे कर्नाटक में हम लोग क्या देखा, एक मुश्ताक अली ने कोई कम्युनल पोस्ट हिंदुओं का खिलाफ कुछ पोस्ट डाला है। जब पुलिस ने कार्रवाई किया तब देखा गया मुश्ताक अली का असली नाम है सिद्धारुदा श्रीकांत निराले, वो भी एक एमएलसी का रिलेटिव है, ये अरुण साहब का रिलेटिव है। उसका वर्णन मत करें अध्यक्ष महोदय, मैं रेफरेंस के लिए उल्टा भी हो सकता है अध्यक्ष महोदय। तो सोशल डिस्टर्बेंस, अनलॉफुल एक्टिविटीज ना हो, देश का सॉवरेनिटी भी रक्षा हो, ये सारे मुद्दा देखना सरकार का जिम्मेवारी रहना है। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं मैंडेटरी प्रोविजन क्यों नहीं करते। Sir, I appreciate the honorable member's concerns about safety and trust online, and especially the issue of misuse of social media to create public order problems and law and order problems around the country. Sir, it is true that while the internet and technology has empowered and transformed and been a platform for good, that user harm, criminality and fake news type of issues are also on the rise. तो मैं आप जो कह रहे हैं उसके साथ मैं एम्पथाइज करता हूं, लेकिन हमारा जो अप्रोच है इसको मैंडेटरी बनाना नहीं है। और आप अगर आंसर में देखोगे, as per Rule 4.2 of the intermediary guidelines that were issued in February 2021, a significant social media intermediary is required to identify the first originator of the information for the purposes of prevention, detection, investigation, prosecution or punishment of an offense related to the sovereignty and integrity of India, security of the state, public order or incitement of an offense. ये हमारे रूल्स में है। अगर कोई सोशल मीडिया को मिसयूज करता है, इंटरमीडियरी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो आइडेंटिफाई करे कि किसने ये किया है और कहां से किया है। तो ये हमारे रूल्स में है। ये मैटर आज सब जुडिस है क्योंकि व्हाट्सएप ने इसको चैलेंज किया है दिल्ली हाई कोर्ट में, और हमने ये इस इशू को बड़ा रोबस्टली डिफेंड किया। श्रीकांत शिंदे, डी रवि कुमार। Honorable Speaker, sir,
I would like to know whether the government has taken any steps to curb hate campaign in social media, particularly apps like Sully Deals and Bully Boy. They are creating apps like that to harass women from particular religion and community. I would like to know from the minister whether the government has taken any serious steps to curb the hate campaign. Sir, I thank the member for asking that question, sir. This is an issue that we are actively involved with and are actively responding to. The ministry has the powers, as does other departments of the government, to direct intermediaries to take down content and or take down accounts that infringe on, like I said, integrity, sovereignty of India, public order. So any app, any content, we direct the app store and or the intermediary to take down this content. अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, नाम तो इसका सोशल मीडिया है, पर काम ये सारे अनसोशल करता है। Today, social media has been weaponized by governments, by certain political parties, non-state actors, and everybody who has a pernicious agenda in this world. Mr. Speaker, sir, the Minister, Mr. Ashwini Vaishnav and Mr. Rajiv Chandrasekhar were both members of the Data Protection Committee, the Joint Committee of Parliament on Data Protection. I had very, very strongly argued, if they would recall, that there must be mandatory verification of all social media accounts. At that point in time, from the government, it was said that since we have promulgated the Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Codes Rules 2021, this should not find place in the data protection bill. My question to both the ministers is that what stops the government? What prevents the government from making this verification mandatory? And if your argument is going to be that we can do it in India's case, but this can happen globally, then the counter to that is once the GDPR process has started off, the data protection rules process started off in California, all across the world. Why don't you take the first step and make verification of social media accounts mandatory from India? थोड़ी देर में सारा जवाब भी माननीय सदस्य देने लग जाएंगे आपका। Honorable Speaker, sir, I think this was less of a question and more of a suggestion. And I wish to say that I have no opposition to his particular view, excepting to point out very respectfully that this is one way of approaching this problem. The government is interested in balancing the issues of privacy as well as the interest of safety and trust. This is not an easy balance to achieve, and we believe that this issue of mandatory verification is an issue that is at the intersection of both privacy and this issue of safety and trust. We believe that the rules that were promulgated in February 2021 provides very effectively casts an obligation on the intermediaries to be able to detect and identify the first originator of any criminal activity. That is an obligation that has been cast through the subordinate legislation, sir. And while that matter has been challenged by some intermediaries, the government is robustly defending its position that this anonymity cannot be a blanket one, and first origination should be possible as an obligation on the intermediaries. Question number 386, Sri Sanjay Bhatti ji. 386. Answer is laid on the table, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा लोकसभा क्षेत्र में जो करनाल रेलवे स्टेशन है, ये बहुत ही ऐतिहासिक स्टेशन है, 130 वर्ष पुराना है। ये राष्ट्रीय धरोहर के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम गाड़ियां रुकती नहीं, आधे से ज्यादा गाड़ियां रुकती नहीं है। मैंने माननीय मंत्री जी का जवाब पढ़ा है, जो मैं रेगुलर खुद ट्रेन से ही सफर करता हूं। आज भी मैं पार्लियामेंट आया हूं तो ट्रेन से ही आया हूं। मेरे को ग्राउंड रियलिटी की जानकारी है, जो जवाब आया है वो मेरे प्रश्न के अनुरूप नहीं है। करनाल वाकई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है
और मैं माननीय सांसद महोदय का जो इमोशन है वो भी समझ सकता हूं। मैं स्पेसिफिक आंसर दूंगा 109 ट्रेन्स करनाल से होते हुए गुजरती है सर। इसमें से 51 ट्रेन्स जिसमें 46 एक्सप्रेस है और 5 पैसेंजर ट्रेन्स है वो वहां पे स्टॉप होती है। इस सेक्शन की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो करीब करीब 138% है सर। तो 109 में से 51 वहां रुकती है। इसके अलावा भी माननीय सांसद महोदय के अगर और कोई रिक्वेस्ट होंगे तो उसको हम जरूर मिले मेरे से, हम इस पे विचार करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी का। मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। करनाल स्मार्ट सिटी भी चुना गया है और मेरा लोकसभा क्षेत्र में टेक्सटाइल हब है। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का एक्सपोर्ट और थाउजेंड्स करोड़ की डोमेस्टिक मार्केट वहां पर है। उत्तर प्रदेश, बिहार के अनेक श्रमिक वहां पर लाखों की संख्या में काम करते हैं। गरीब रथ वहां पर पानीपत में रुकता नहीं है। और मैं उदाहरण देके एक बात कहनागा कि अमृतसर से मुंबई एक ट्रेन दादर एक्सप्रेस जो 50 साल पुरानी ट्रेन है, बिना किसी कारण के मेरे लोकसभा क्षेत्र में अमृतसर से जब आते हैं तो घरौंडा और तरावड़ी में रुकती है। जब मुंबई से अमृतसर जाती है तो स्टेशन बिना कारण से वो बंद कर दिए गए हैं। और आज तक कोरोना के बाद जो डेली पैसेंजर्स यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में रोज दिल्ली आते हैं, पानीपत दिल्ली के वो डेली पैसेंजर ट्रेन मेरे बार बार कहने के बाद भी चालू नहीं हुई हैं। और मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा जिसमें आपको रिवेन्यू का लाभ होगा। सर, तीन ट्रेनें हैं, श्रम शक्ति एक्सप्रेस, शिव गंगा एक्सप्रेस, प्रयागराज। ये 17 घंटे 10 घंटे दिल्ली स्टेशन पे खाली खड़ी रहती हैं। हमारा पानीपत का जंक्शन है, अगर इसको वहां तक एक्सटेंड कर दिया जाए तो बहुत फायदा होगा रिवेन्यू का। और रिवेन्यू का जो माननीय अध्यक्ष जी, अगर पानीपत स्टेशन और करनाल स्टेशन पर रिवेन्यू लॉस होगा तो जो मुझे पार्लियामेंट के एमपी होने के कारण मिलता है वो मैं सरेंडर कर दूंगा। रिवेन्यू लॉस वो सारा सरेंडर कर दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, स्टॉपेजेस की चर्चा, स्टॉपेजेस का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे वरिष्ठ मंत्री श्री पीयूष जी गोयल जी ने अपने कार्यकाल में एक बहुत ही साइंटिफिक स्टडी कराई थी। देखिए सर, अगर हमें ट्रेन्स को टाइम पे पहुंचाना है तो सारे के सारे स्टॉपेजेस, सारे के सारे टाइम टेबल, इसको एक रैशनलाइज और साइंटिफिक तरीके में करने की जरूरत है। आज बहुत सारे माननीय सांसद महोदय मेरे पास आके बताते हैं कि आज ट्रेन टाइम पे पहुंचती है। तो ट्रेन टाइम पे पहुंचने का एक बहुत बड़ा कारण है जो रैशनल टाइम टेबल एक किया गया है। इसमें IIT मुंबई की भी सहायता ली गई है। इसके अलावा जैसा कि डिस्कशन में डिमांड फॉर ग्रांट्स के डिस्कशन के दौरान चर्चा हुई, जो सुभाष जी बाहेड़िया जी ने, मान्यवर सुभाष जी ने जो सजेशन दिया था, जहां जरूरत होगी वहां पे एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करेंगे और जो उसका रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 387 राजू बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 387। The statement is laid on the table. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मुझे मेरा प्रश्नों का बहुत लंबा और अच्छा उत्तर मिला है, बट मेरा एक जगह थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है सब्सिडी को लेकर के। इसमें कहा गया है कि किसी तरह की सब्सिडी पेंडिंग नहीं है। जितना मैं जानता हूं पिछले 2 साल से टी बोर्ड ने जो सैंक्शन लेटर देते थे वो रोक करके बैठे हैं और इस तरह की कोई गाइडलाइंस मंत्रालय की तरफ से इश्यू नहीं है। मैं चाहता हूं मंत्रालय एक बार इसको अच्छे से देख लें। सर, दार्जिलिंग चाय उद्योग में एक अपनी शान रखता है, लेकिन आज समस्या ये है उसमें ग्रहण लगा हुआ है, वर्कर भी दुखी हैं और जो टी प्लांटर्स है वो भी बड़ी समस्या में है। मेन तो 2019 में सर मोदी जी के नेतृत्व में कोड ऑन लेबर करके जो श्रमिकों के हित में जो बिल पास हुआ था, आज तक वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्रालय से जानना चाहता हूं कि इस विषय में वो क्या कदम उठा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस सप्लीमेंट्री में 2 विषय उठाए गए हैं। पहला विषय जो है वो सब्सिडीज को लेकर है। इसकी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम, इस स्कीम को हमने 2021 से 21-22 से 25-26 तक जब कंटिन्यू किया तो इसमें हमें
967.78 करोड़ इतना आउटले मिला, जिसमें जो 298.76 करोड़ था वो सब्सिडीज के, पेंडिंग सब्सिडीज के क्लियरेंस के लिए था। उसमें एक जो ऑपरेशनल मोडालिटी सीक्वेंस में रखते हुए जहां भी एक फॉर्मल सैंक्शन ऑर्डर इशू हुआ है, ये हमारा जो 298.76 करोड़ है, इसमें सारी हम पेंडिंग लाइबिलिटीज को क्लियर करेंगे। और टी बोर्ड ने इन्फॉर्म किया है कि किसी प्रकार की कोई पेंडेंसी नहीं है। दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा वो हमारे टी गार्डन वर्कर्स के वेलफेयर से संबंधित है। अध्यक्ष जी, जहां टी गार्डन वर्कर्स के वेलफेयर की बात है, हमारे टीडीपीएस स्कीम में भी एक वेलफेयर कंपोनेंट होता है, जिसके तहत हम धनराशि का, रकम का प्रावधान करते हैं। उसके माध्यम से हम ये काम करते हैं, जैसे उनकी एजुकेशन है, हेल्थ है, हाइजीन है और तमाम हाउसिंग फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटीज है, ऐसे बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन मोटे तौर से जो टी गार्डन वर्कर्स का वेलफेयर होता है वो प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 के तहत गवर्न किया जाता है। अब ये हमारे 2 लेबर कोड में सब्ज्यूम हो चुका है, एक जो हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड है और दूसरा हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस कोड है। इस कोड के संबंध में मैं बताना चाहती हूं कि हम एक गैजेट नोटिफिकेशन 2020 में कर चुके हैं, लेकिन इसको लागू करने में इससे संबंधित जो रूल है उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की एक भूमिका है, क्योंकि लेबर जो है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। तो अभी जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है, ये जो लेबर कोड से संबंधित रूल्स हैं वो वहां की राज्य सरकार को फ्रेम करने हैं और हमारा मंत्रालय निरंतर ये प्रयास कर रहा है कि इससे संबंधित रूल्स पर जो एक्शन लेना है सरकार को वो जल्द से जल्द ले। धन्यवाद सर। जैसे ही ये लेबर कोड बिल लागू होता है तो हमारे श्रमिकों को कम से कम उनको मिनिमम वेज की गारंटी प्रदान करता है। सर, इसी तरह मेरा आपके माध्यम से दूसरा प्रश्न है, जो 200 वर्ष से ज्यादा समय से चाय बागान में जो श्रमिक रहते हैं उनका अपना घर है, उनका अपना मकान बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक जो है उनका जमीन का पट्टा उनके पास नहीं है। जितना मैं जानता हूं शायद मंत्रालय ने भी कुछ पहल की है इस विषय को लेकर के। मैं आपके माध्यम से ये भी जानना चाहता हूं कि प्रजा पट्टा इश्यूज को लेकर के केंद्र सरकार या मंत्रालय की तरफ से हम कोई कदम उठा रहे हैं क्या? अध्यक्ष महोदय, प्रजा पट्टा का जो विषय है इसे हमारे माननीय सांसद राजू बिष्ट जी पहले भी उठाते रहे हैं। इस संदर्भ में मैं यही सदन को सूचित करना चाहती हूं कि लैंड स्टेट सब्जेक्ट है और इसमें केंद्र का डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं हो सकता है। बंगाल के या किसी भी राज्य के जो एग्जिस्टिंग लैंड लॉज होते हैं उसके आधार पर वहां की सरकार को तय करना है कि जो टी ग्रोअर्स जो कल्टीवेट कर रहे हैं किसी लैंड को और बहुत समय से उनके पास है, उसके ओनरशिप राइट्स उन्हें देने हैं या नहीं देने हैं। हमने आपके ऊपर पश्चिम बंगाल की सरकार 21 को हमने पत्र भेजा और 6 सितंबर 2021 को, लेकिन ये निर्णय राज्य की सरकार ने ही लेना है, लैंड स्टेट सब्जेक्ट है। सुदीप बंदोपाध्याय जी। Tea is a drink next accepted after water in the whole of the world. And the tea board headquarters is in Kolkata city under my parliamentary constituency. I should rather, now it has come to the 4th position after Kenya, Sri Lanka, China, Indonesia. And Darjeeling teas are accepted as one of the best tea in the world. And the conditions of the tea gardens in the North Bengal area mainly are in a very serious condition. Tea gardens, few tea gardens are closed. Ministry of Commerce assured that these tea gardens will be opened under the care of Ministry of Commerce. Nothing, no step has been taken so far. I want to know how many tea gardens in Darjeeling or in towards area in North Bengal are closed up till now, and whether Minister is in a keen mood to go and visit the on-spot inquiry about the tea gardens, because this tea imports foreign money in the government exchequer. We should not forget it. अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा विस्तार से इस विषय को रखूंगी। पूरे देश के अंदर आज हमारे पास 1569 इतने टी स्टेट्स हैं जो बंद हो चुके हैं, जिसमें 12
जो है वो हमारे 1569 स्टेट्स हैं, जिसमें 12 हमारे बंद हो चुके हैं। इसमें से 9 पश्चिम बंगाल में है और 3 केरल में है। एक टी गार्डन क्यों बंद हुआ, इसका कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं है, इसकी बहुत सारी वजह है। इसकी टी गार्डन की जो यील्ड है वो पुअर है, या वहाँ पर मैनेजमेंट के कोई डिस्प्यूट्स हैं, ओनरशिप के कोई डिस्प्यूट्स हैं, या इंडस्ट्रियल रिलेशंस रेस्ट्रेंड है, या उसका हम मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे तमाम कारण होते हैं। हम जब किसी भी टी गार्डन को क्लोज डिक्लेयर करते हैं तो ये राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पे करते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारा टी गार्डन बंद हो जाता है, हमारा जो टी एक्ट है उसके अंदर ये प्रोविजन है कि यदि केंद्र चाहे तो उसको वो अक्वायर कर सकता है, लेकिन ऐसा निर्णय हम बहुत बार लेते नहीं है क्योंकि ये कोर्ट में जाकर चैलेंज हो जाता है या कोर्ट्स का कोई डिफरेंट ओपिनियन होता है। आमतौर से किया ये जाता है कि उसकी ओनरशिप राइट स्टेट गवर्नमेंट्स के पास रहती है, और अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर है जो उसको चलाना चाहते हैं, 11 साल की लीज पर हम उसे देते हैं और वो उसको रिवाइव करने की कोशिश करता है। ये एक प्रचलन है जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। थैंक यू। राजदीप राय। Thank you, Mr. Speaker, sir. I happen to come from Assam, which happens to be the center of tea activity in the country. Assam produces 70% of the tea in the country, and it has been going on for the last few decades. Through you, I would like to ask the minister whether there is any plan of the government of India to shift the tea board office from Kolkata to Guwahati, which happens to be the center of activity. Why I say you this? May I finish my question? I need your protection, sir. Why I say this? Because प्रश्न क्या है? Whether the government of India plans to shift the tea board office and the headquarter of other tea trading multinational companies or other companies to Guwahati from Kolkata. That is my first question. Second question. There are many. मंत्री जी, सर एक ही पूछा था, दो नहीं पूछा था। सर ये प्रश्न से संबंधित नहीं। गोगोई जी। अध्यक्ष, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। उत्तर में विवरण किया गया है कि कितना बड़ा पैकेज मिला है, तो कहीं लगभग 250 करोड़ का पैकेज का विवरण किया गया है और कहीं 11 करोड़ का पैकेज का विवरण किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा पैकेज वित्त मंत्री ने पिछले साल 2021 में अपने भाषण में घोषित किया था, 1000 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री के नाम पर उस पैकेज का आज कोई विवरण नहीं। वो पैकेज गायब हो गया। उस 1000 करोड़ से एक पैसा भी ना दार्जिलिंग को गया है ना असम को आया है। तो वो बताएं कि ये वित्त मंत्री का जो ये स्कीम है या वित्त मंत्रालय का जो स्कीम है, इसको लेके आपकी मंत्रालय क्या कर रही है? अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सबसे पहले गौरव जी असम से आते हैं। मैं उनको आग्रह करना चाहती हूं कि सरकार की नीति और नीयत, इस पर किसी भी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। हमने 2021-22 के बजट में 1000 करोड़ के पैकेज की घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने की। खास तौर से जो टी गार्डन में महिला वर्कफोर्स है उनको और उनके बच्चों को ध्यान में रखकर, निश्चित रूप से इसमें समय लगा है और मैं इसको आपको पूरा विस्तार से बताऊंगी। विस्तार से तो आप देना, समय खत्म हो गया ना, 12 बजे। अध्यक्ष जी, फिर सवाल का उत्तर नहीं होगा। अध्यक्ष जी, सवाल का उत्तर नहीं होगा कि गौरव जी ने प्रश्न। आप कहते हैं कि सरकार गंभीरता से काम कर रही है। अध्यक्ष जी, टी बोर्ड ने 1000 करोड़ का जो पैकेज अनाउंस हुआ, उसके उपरांत प्रधानमंत्री 4 श्रमिक प्रोत्साहन योजना को ड्राफ्ट किया और इसको आगे बढ़ाया। इसमें एक ओपिनियन ये आया कि जो तमाम वेलफेयर के प्रोविजंस हैं, एजुकेशन को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो या अन्य कोई सुविधाएं हो, हमारे भारत सरकार के पहले से ऐसे बहुत सारे मंत्रालय हैं जिनकी कई स्कीम्स के जरिए ये तमाम फैसिलिटीज हम उपलब्ध करा रहे हैं और उनके पास पहले से एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म उपलब्ध है। उसके बाद हमने ये तय किया कि टी बोर्ड बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करेगा और इन मंत्रालयों के तहत इन योजनाओं में हम उनके बजट के ऊपर पैसा देके ये तमाम जो वेलफेयर स्कीम्स हैं इनको पहुंचा सकते हैं। उसमें एक ओपिनियन ये भी आया कि अगर हम चाहें तो एक कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बना सकते हैं, चाहे आंगनवाड़ी केंद्र हो या अस्पताल हो, मेडिकल सेंटर्स हो, आयुष एंड वेलनेस सेंटर्स हो, स्कूल्स हो, कैंटीन्स हो, क्रैश हो, ये तमाम चीजें हम कर सकते हैं।
फिलहाल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो एक एक्सपर्टीज है वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के पास नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि जो इन तमाम मंत्रालयों का, जैसे लाइन मिनिस्ट्रीज हमारा WCD है या एजुकेशन मिनिस्ट्री है या हमारा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है या यूथ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है, इनके माध्यम से इनको एडिशनल फंड्स उपलब्ध करा के ये कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, जिससे ये सारे वेलफेयर प्रोविजंस हम उस इंटेंडेड बेनिफिशियरी तक पहुंचा सके। लेकिन अभी ये विचाराधीन है, ये हमारा एक प्रस्ताव है जो हमने रखा है, ये विचाराधीन है। इस पर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने नहीं, कोई जुमला नहीं है। नो गौरव जी, इट इज नॉट एट ऑल सर, ये कोई जुमला नहीं है, ये कतई जुमला नहीं है। ये सरकार की एक बहुत ही इन डेप्थ थिंकिंग है, एक इन डेप्थ प्लानिंग है और बहुत सोच समझकर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हम सारे लाभ को इंटेंडेड बेनिफिशियरी तक पहुंचाना चाहते हैं। ये जुमला नहीं है, आप इसे समझने से इनकार कर रहे हैं, आप स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं कि सरकार पूरी ईमानदारी के साथ हमारे पश्चिम बंगाल और आसाम के जो भी हमारे टी गार्डन वर्कर्स हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, आप उनके हितों के साथ नहीं है, इसलिए आप सुनना नहीं चाह रहे। आप अगर टी गार्डन की वर्कफोर्स के साथ हैं, अगर आप उनके हितों के साथ हैं तो सुनिए, सरकार बहुत ही व्यवस्थित ढंग से 1000 करोड़ के पैकेज के लिए योजना बना रही है और योजनाबद्ध तरीके से उसे हमारे जो इंटेंडेड बेनिफिशियरीज हैं उन तक पहुंचाने के लिए एक मंथन कर रही है। नहीं, आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते हैं और ना ही आप समझना चाहते हैं। अगर आप समझना नहीं चाहते हैं, अगर आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो हम आपको नहीं समझा सकते। अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट इज डीपली कमिटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द बेनिफिशियरीज, द women workers in our workforce, in the tea gardens, the children's welfare. We are deeply committed to it, and you must understand what I'm trying to explain you in great detail. Thank you, sir. प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न मुद्दों पर माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र शून्यकाल में आइटम नंबर 2 डॉक्टर जितेंद्र सिंह, शून्यकाल में प्लीज डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित सदस्य कार्यवली की क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, धन्यवाद दादा सुगत राय जी। आइटम नंबर 3 श्री फग्गन सिंह कुलस्ते। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम पर उल्लेखित कागजात लोकसभा के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरे साथी तानवे साहब के जो नाम के आगे अंकित क्रम संख्या 4 पर जो दस्तावेज हैं वो आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 श्री साध्वी निरंजन ज्योति। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज के संशोधित कार्यसूची क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सभा के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 6 श्रीमती अनुप्रिया पटेल। Your permission, sir, I rise to lay on the table of the House documents mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Thank you. Item number 7, Srimati Darshana Jardosh. Speaker, sir, as per today's revised list of the business, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name, serial number 7, related to textile ministry. Item number 8, Shri Som Prakash ji. I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 8 in the revised list of business for today. Thank you. Item number 9, Shri Debu Singh Chauhan. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentions against my name at serial number 9 in today's revised list of business. Item number 10, Mahasachiv.
Sir, I have to report that Rajya Sabha has no recommendations to make to Lok Sabha in regard to the Appropriation Bill 2022 and the Finance Bill 2022. Item number 11, Shri Sunil Kumar Singh. Ganesh Singh. अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति का चौथा प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। Item number 12, Dr. Shashi Tharoor. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्य सूची में अपने नाम के सामने यथासूचीबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का 36वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। Item number 13, Dr. Jitendra Singh. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House statement regarding the status of implementation of the recommendations of the 352nd report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on action taken by the government on the recommendations of leak observations contained in the 342nd report of the Committee on the demands of grants pertaining to the Department of Biotechnology in the Ministry of Science and Technology. Thank you, Speaker, sir. Item number 14, Srimati Darshana Jardosh. Speaker, sir, with your permission, I rise to make a statement regarding status of the implementation of the recommendation contained in the 20th report of the Standing Committee on Labour, Textile and Skill Development on functioning of National Institute of Fashion Technology, NIFT, pertaining to the Ministry of Textile. Item number 15, Sri Arjun Ram Meghwal. Sir, with your permission, I rise to move the following. That this House do agree with the 32nd report of the Business Advisory Committee presented to the House on 29th March 2022. प्रश्न ये कि सभा 29 मार्च 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पत्र से प्रतिवेदन से मत है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। शून्यकाल। Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over text of the matter at the table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed. Honorable Minister to reply. Thank you very much, sir. From yesterday, we've had this discussion on the chartered accountants, cost and works accountants, and the company secretary's amendment bill. The Minister of State has been seated in this House following the debates, whilst unfortunately I couldn't be here as I had a reply to give on the finance bill in the Rajya Sabha. It was a longish reply in Rajya Sabha. Is that so? Thank you. But there was also very interesting in detailed discussions, sir. So I thought it only right that I give reply for the issues raised by the Honourable Member. And so is the spirit of the discussion on this bill here since yesterday, and I'll seek your indulgence for giving a bit of an elaborate reply because many of the issues have been raised in great detail and calibration. So permit me to be a bit elaborate on my reply. So the current set of amendments for not just one of the institutes, but for three simultaneously. The Chartered Accountants Institute, the Cost and Works Accountants Institutes, and also the Institute of Company Secretaries are being brought in as a consolidated one set of
amendments as one amendment bill. Let me start by addressing that concern which was voiced by one of the members, that how come you're bringing all the three together? Are they going to be governed by all the three together as one act? No, sir, there's no proposal at all to have a single legislation for all the three institutes. They will be governed as they are governed now by their respective acts. There are three separate acts and they will be governed by the three separate acts. Please. Sir, so they will be governed by their respective separate acts. And this is just a consolidated amendments bill. And why should it be in one bill? Because largely, while the acts are separate, three different, they're worded and the spirit of the flow of the acts are comparable. And therefore, the amendments which are brought in so that there's a greater comparability between the functioning of the three, the amendment is being brought in as one separate but one integrated bill. And these amendments have not been brought in as it is without much of a work. Quite some time, different committees have gone into it. Particular and the most recent one being the Meenakshi Datta Ghosh Committee, which had come up with several recommendations. It was formed in 2017, sometime in April, and which had given its recommendation by 2017, September itself. And many of these recommendations given by the Meenakshi Datta Ghosh Committee with minor tweakings have been brought into this act. So why is it that we're bringing it now? And of course, after quite a lot of consultation is, in the last 8 years, we've witnessed considerable change, progress, growth, and also economic development with a lot of legislative support coming in to make it easy for companies, both for entry and for exit. The IBC code and periodically amending the IBC code. As you know, this House is quite aware that we've come periodically to amend the IBC Act and also to make it sure that IBC Act or the Companies Act, which also went through quite a few amendments, and the LLP Act, all of them represent the rapidly changing economic profile and also making sure there's more space given for LLPs, for instance, under which come the startups and so on. So since the LLPs are also gaining a good space in the economy, it was necessary for us to have a robust audit certification from the professionals. Now, it is also important that audit certification and also the quality of audit, therefore, will have to be kept in mind and improved so that there is a favorable investment climate in the country. And above all, when all of us are looking towards greater transparency, better managed, board-driven managed companies, and so on, the sanctity of an audited financial statement gains so much of an importance that we need all the stakeholders, whether they are promoters, whether they are investors, whether they are, the employees, all of them should have greater confidence in the kind of statements which the audited statement is certified by a chartered professional. And therefore, at this time, if there is a necessity for reviewing the SR, the self-regulatory kind of a mechanism with which most of these institutes function, we are only doing it because we'll be globally aligning ourselves. Most of the countries, whether it is the US or the UK or Australia, Canada, South Africa, all of them have such systems. In fact, in the United States of America, every state has its own body, and not just one, there are many bodies within that, and the governor of the state appoints many of these members who regulate these bodies and so on. So the world has moved further and further away to have a greater, transparent, accountable, and also a process in which everybody sits in to judge and also to see how the functioning happens. And therefore, at this time for India to look at how
these three institutions can be, because they are very important pillars of corporate governance, especially together with the board of a company and the management of the company. This would be the third most important pillar for greater professionally managed and efficiently managed companies. And that is why we need to have these amendments brought in, and brought in because also from 2006 globally, you see an international awareness and also a body which now has come together of independent regulators, and it is a big forum. The International Forum of Independent Regulators is also now coming to say what are the guidance that globally we can give to each other, which are the best practices which can be adopted. And therefore, we have thought it fit that at this stage we come up with this consolidated amendment bill. I understand also that concerns have been expressed by members if this is going to compromise the autonomy of these institutions. And in particular, if the coordination committee which is coming in will change the way in which the independent functioning has been affected all these years, will that get affected or will that get compromised? I want to state upfront, sir, that there is no proposal here or no intention here to impinge upon the autonomy of these three institutions. Not at all. There is no proposal, not even a faint intent to dilute the autonomy of these three institutions. The three institutes at present are responsible for all the functions concerning the qualification, licensing, and regulation of their conduct. And they will continue to perform those functions. Let this be recorded. They will continue to perform those functions. As regards the fee from the students, and the institutes had earlier also the full powers, that is also not being touched. So even that will continue. In fact, the council is being given full autonomy to decide fee as regards registration of members and certificate of practice. At present, to increase the fee for registration of members and certificate of practice beyond a limit prescribed in the Act, approval of the government is required. But this is being dispensed with. The council will have full powers to fix even such fees. In fact, that is being given, and the government, which had an indirect role in it, wherein after a point the council had to come back, that is also being given back to the council. The council will also be continuing to administer the funds as per the provisions of Section 18, and there will be no government role in that as well. So there's actually no change even in the composition of the council responsible for the management of the affairs of the institutes. So in the proposed amendment, sir, the council shall continue to constitute these bodies, the Board of Discipline and the Disciplinary Committee, as per the existing practice. Government will not constitute them. I'd like to reiterate that government will not constitute them. So there will also be no change in the number of members in these bodies. However, sir, majority will be of non-members of the institute, which is the global best practice which we want to bring in here. Being elected members, sir, President and Vice President shall not be heading the disciplinary committees, and the council members shall not head the board of discipline to avoid conflict of interest. That probably therefore responds to some of the questions which are being raised even before I've started speaking, sir. So the collaboration and the greater responsibility to the council of the institute
for nomination of experts and persons of eminence has been proposed, and that is through these amendments rather than taking away their powers. So, in a way, it is they who give the names, and it is that which gets appointed. Very quickly, just to get a picture of what we are talking about. So, in the Institute of Chartered Accountants of India, the Board of Discipline, the BOD, existing position since 2006, sir, is the BOD is a 3-member body. There is a presiding member officer who's a council member, 1 member who's nominated by the government, 1 member who's nominated by the council. What we propose in this set of amendments is for the Institute of Chartered Accountants of India, the presiding officer shall be a non-CA nominated by the government from out of the panel prepared and provided by the council itself. 1 member who will be a non-CA nominated by the government, again from out of the panel prepared and provided by the council itself. The other member will be nominated by the council from out of a panel of members of the institute to be prepared by the council. Now, this is the proposal, and this again falls back on the council itself to propose the names, give the panel, from which the government appoints somebody. And having a non-CA as presiding officer is very much in line with the global best practices. And if people have asked a question saying, how will a non-CA understand what the whole thing is about? It's a technical thing. They may not be able to understand. Absolutely not founded at all, sir. It has no, these doubts don't have a basis, because everywhere else in the world, a lay person sits as a chair while the other members are all CAs, and they can always guide the council or the BOD to take a call. And this brings in greater transparency, a greater fresh outsiders approach to the issue. So, in the disciplinary committee, sir, if this is what is on the BOD, the disciplinary committee, which is a 5-member body, the existing composition since 2006 is that the presiding officer is a president or vice president of the council itself. 2 members are nominated by the council. 2 members otherwise are nominated by the government. So that is the existing structure. Now, what we have proposed in this set of amendments is that the presiding officer shall be a non-CA nominated by the government, but from out of the panel prepared and provided by the council. 2 other members are non-CAs nominated by the government again from out of the panel which is prepared and provided by the council. Then 2 members are nominated by the council from out of the panel of members. The institute shall prepare this panel of names being prepared. Sir, I move, similar is the structure for the company secretaries and the cost accountants institutes also. So I very quickly move to the related issue, Honorable Chair, when you from there asked, saying, won't it defeat the purpose of avoiding conflict of interest between the administrative and the disciplinary arm of the institute? A very concerned question. And I wanted to answer this by saying the panel of the presiding officers and the lay members will be prepared by the council in accordance with the regulations which will be framed. So they'll have to go by that. They will be experts in the different fields as mentioned in the bill. So it's not going to result in conflict of interest because the regulations will guide them. The proposed amendments in the 3 acts governing the 3 professional institutes without compromising their autonomy seeks to make the councils or the institutes themselves more responsive and accountable. And therefore these steps are being taken with a conscious attempt to make sure that we are neither undermining the autonomy nor are we bringing a situation of conflict of interest, which is a question which you have very rightly raised, sir. So as regards the coordination committee,
Professor Saugata Roy has been very concerned about it from the minute I started speaking. As per the proposed bill, the coordination committee will comprise of the president, the vice president, and the secretaries of the three institutes, quarterly meeting of which shall be held under the chairpersonship of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs, which is the administrative ministry of all the three institutes. It may be noted here, and I think it's very important for us to seize this fact, that the two other institutes, Institute of Cost Accountants of India and ICSI, have not objected to the constitution of such a committee. After all, when we did stakeholders consultation, all the institutes gave their respective input. The ICSI and the cost accountants did not have an objection. The ICAI, in a meeting dated 23 September 2019, under the chairmanship of the Secretary of Corporate Affairs, had also agreed for the constitution of a coordination committee. Now, the coordination committee, sir, has been proposed for the development and harmonization of the three professions, and therefore, this is not going to undermine them. In fact, if I can move quickly on giving comparable examples, IIMs among themselves have a coordination committee. Indian Institute of Management. IIMs have a committee among themselves, coordination committee. IT also has a coordination committee among themselves. And these have actually been very effective in having greater synergy among these institutes. And in fact, if I may highlight, and it might be time appropriate for me to highlight, that the IT's committee, the coordination committee, is headed by the minister himself. So this worry that, that profession's person with expertise in that field, experience in the field, only can sit as a chairman is completely disproved by the fact that the IT's chairman is the minister himself. So similarly, the point that I would like to highlight here is in the year 2000, the ICSI, that is the Company Secretaries Institute, and the ICAI, Chartered Accountants Institute, and also the Institute of Cost Accountants, among themselves, formed a coordination committee through an MOU. So it's not as if this is the first time they are bringing a coordination committee. In the year 2000, through an MOU, these three institutes formed a coordination committee, but it has not just taken off. Actually, the absence of coordination is what is standing out, despite this having been formed in 2000 through an MOU. So, and again, to highlight for the reference of the honorable members, coordination committee will not be issuing directives at all. It is more to manage the funds of the institute and other things, which people tend to doubt if there will be a direction given by the coordination committee about how resources will have to be used. No, not at all. It's not going to be doing that. And therefore, that aspect, the governance and the management of the resources of the institutes are going to be governed by Section 18, which is the practice which is existing now. Also, sir, a non-standing committee. For us who are constantly referring to standing committee in the parliament, this expression was a bit of a discomforting one for me, but that is it. It is called the non-standing committee of a particular institute which has been proposed by the ICAI, saying you can have a particular institute having a non-standing committee and have this taken care of. When we started talking about the absence of a statutory backing for this kind of a thing, this was suggested, saying a non-standing committee could work in that place. So, in order to make the coordination effective, I think it's important that periodic meetings with a given structure is held, and that is only possible through a very institutionalized framework, and that is why we thought we should go through this route. So there, I move slightly to a different issue, sir, that again, on the composition of the BOD and the DC has been repeatedly raised by all members. I think the global best practice is something which I already mentioned. Globally, the conduct of chartered accountants
particularly who are auditors of public interest entities. Public interest entities being those which have a certain stipulation. If I can just go to take them in specific. What are public interest entities, sir? They are, first of all, listed companies, sometimes even unlisted companies, but which have over 500 crore paid up capital, or which are over 1,000 crores of annual turnover, or those with over 500 crores in terms of loans, debentures, and deposits. So these are the public interest entities. So globally, auditors who deal with public interest entities are regulated by independent regulators. I'll just name a few for it. In the United States of America, it's the PCAOB, the FRC in UK, the ASCII, the ASCI in Australia, the IRBA in South Africa, the CPAB in Canada, all of whom are independent regulators. So even in India, on similar lines, we set up, I think in 2018, the NFRA, the National Financial Reporting Authority. The full-time members of NAFRA at present are not members of the institute. So if NAFRA, which deals with auditors of public interest entities, both listed and unlisted because of the size of the operations, the proposed amendments which aims to bring that independence and autonomy with members who are not members of those institutes also becoming a part of the disciplinary committee, I think we are only matching ourselves with global best practices. And there's nothing to worry if we are undermining our institutions. On the contrary, we'll be strengthening them because greater independence, greater transparency, and greater outsider looking into the affairs of the bodies. As I said earlier, sir, the International Forum of Independent Audit Regulators, which was a body which has come into existence in sometime 2006, have been suggesting these, and we are only aligning ourselves with the global best practice. Also, the guiding principles which have been given by the International Federation of Accountants is also something which is an international NGO, and it's a global advocacy organization. In fact, the ICAI, the Institute of Chartered Accountants of India, are a member of this International Federation of Accountants, and they have given these guidelines. So we are taking that on board. Again, coming to the good work which standing committees of our parliament do in these regards. 2003, sir, the Standing Committee on Finance, whose tenure was between 2004 and 5, in its 11th report, discussed a lot of these amendments. And I would like to quote few sentences from there. Quote, the committee recommend that such a body should be headed by a person not below the rank of a joint secretary belonging to the legislative service. 2 members should be from the council, and 2 shall be outside experts from the field of law and accountancy, unquote. So that's the standing committee of this House sometime in 2005, mentioning the same thing, and it has taken us nearly 15 years to arrive at that step now. As I said earlier, in UK, the United States, South Africa, have all adopted this, and it is not something which we are doing for the first time. So there were questions raised about why a complaint pending completion of inquiry is being kept in public domain, which is also going to be enabled now.
So this is a question which Honorable Member Bhartruhari Mehtabji raised, Adhirji raised, saying putting status of actionable complaints in public domain or entering them into the register of members, would it raise doubts about how the members being treated? Will it be victimizing him? Will there be an element of harassment and so on? That's not the intent at all, sir, and does not intend to victimize the member. The manner and the interval of putting such information out in public domain and also entering in the register of members shall be in accordance with the regulations framed by the council itself. So there cannot be an element of discretion saying, I don't like somebody, so I'm going to put them there and publicly shame them or victimize them. Cannot happen. It may be noted that the two other institutes, which is the company accounts and also the company secretaries, have not at all objected to this proposal. So mind application has happened from the different institutes, and we've gone only in the direction in which majority opinion has emerged. So the rationale for provision of audit by a panel of auditors maintained by CNAG was raised by Honorable Member Supriya Sule. It questioned as to why this should happen. So at present, the ICAI, as per the provisions of the existing Chartered Accountants Act, the Council may appoint any auditor to audit its own annual account. And in this proposed amendment that we are bringing in now, we have provided that the Institute will appoint an auditor from a panel of auditors which is maintained by the constitutional authority, which is the CAG. So you can always pick up an auditor. Maybe that auditor is already in the list of CAG. That's fine. But now we are saying, turn it this way around. Please do pick it up from that panel of auditors which is listed by the CAG, which is a constitutional body, just gives a greater heft to the audit of the institutes. And therefore, it's, I think, a progressive step towards bringing greater transparency. And again, on this matter as well, the Company Secretaries Institute, as a matter of practice, is getting audit done through a panel of auditors maintained by the CAG already. So if one of them is doing it, it might be a best practice the others also adopt. So there were legitimate concern about why the term of the council members, the Chartered Accountants Council, is being reduced, whether it would limit the chances of others and so on. Just for the clarity, sir, at present the term of the council of the Chartered Account, ICAI, is for 3 years, and a member can remain a member for another 3 consecutive terms, which means a total period of 9 years. The ICAI has been demanding to increase the term of the council for a long time. They've been asking for it for a very, very long time. Further, the term of the council in the Company Accountants of India and the ICSI is already 4 years. It's already 4 years. The provision in the CA Act for the ICAI is being aligned with the rest too. So while the term of the council is being enhanced to 4 years, from 3 years, the term of a member is being restricted from 3 terms to 2 terms. So in the place of 9 years, which he was otherwise entitled in the present dispensation, a member can remain in the council only for 8 consecutive years. So 2 terms, 4 plus 4, 8 years, substantial time for doing great service and reform. So there was this distinction made between an auditor, the individual, and an audit firm. Currently, sir, there is no provision for a separate register of firm and proceedings against the misconduct of firms in the 3 acts. Currently, in this consolidated amendment bill that we are placing before the House,
this is now being brought in. So auditors could have been acted upon till now, and they can continue to be acted upon even now per the 3 individual acts. But firms could not be touched. Whereas what we are bringing in here is that provision which will give them the ability to be able to touch the firms as well, not just the audit in case of gross omission and commission, which they may want to take up. So the last few inputs, sir. The Quality Review Board. On that, questions were raised as to why they should recommend cases to the disciplinary directorate. I think it was Rahul Shevale ji who raised this question. I can't see him here. So ICAI, during consultations, wanted this provision. In course of review of quality audit reports, sometimes the QRB comes across irregularities in audit reports. Through this amendment, the QRB may refer such matters to disciplinary directorate to proceed against members in such auditors. So it is a provision which gives one more window for recommendation from the QRB for action to be taken. So I think it was member, I can't see whether he's here, Thomas Harikadan. Oh yes, sorry. He had raised this question, sir, about bar councils and also these institutions now which are getting regulated. Is there a comparison of the disciplinary mechanism of the institutes like Bar Council, Council of Architecture, NMC, and so on? So, bar councils are not a monolith body. Since there are multiple state bar councils having disciplinary committees in each state, unlike the chartered accountants, cost accountants, and the CS institutes. So multiple bodies exist already in them, not here. Moreover, these 3 institutes are performing all the functions together, including students' registration, enrollment, conduct of examinations, registration of members, licensing and regulation of their conduct. Unlike the legal profession where multiple colleges exist, they can recruit, enroll students, train them, put them on, and then they become the member of Bar Council. Whereas here, that function, inclusive of profession, inclusive of discipline, everything is done by this one monolith. That's the essential difference, other than of India is madam. So the Council of Architecture, sir. The Council of Architecture, sir, is constituted by the central government, and the disciplinary committee to inquire into the misconduct of architects has 2 non-elected representatives in it as members and 1 elected member, unlike the Council of CA, the cost accountants, and so on. So it already has that provision. Further, sir, the NMC Act, as was discussed above, prescribes for the NMC Act, sir, which I have explained earlier, prescribes for state regulation and constitution of SMCs and the Ethics and Medical Registration Board to regulate the medical profession by the government. Whereas the CA, CWA, CS Act prescribes for statutory self-regulation. That's the point I said at the very beginning, sir. The SRO, the self-regulatory organizations format itself has gone through rapid change globally. Sir, sure. So, there's this very legitimate question that CA firms should be aspiring to be big. Global Big Four is there. Can India not have a equivalent of a global Big Four? Honorable Prime Minister himself has been
while discussing with the institutions, engaging with them, saying, is it not possible for India to aspire to have one in the Big Four? So the government has enabled institutes to enter into mutual recognition agreements and MOUs of institutes from various different countries through various cabinet approved approvals. The amendments like registration of firms will allow the audit firm to grow. So we have enough facility and provisions which we have brought in, wherein the big global firms can also be matched up by Indian firms which can come into play. Now you can't. I mean, you haven't seen it. You, at least in the last 70 years, we have not even found one large such firm which can compete. हाँ बिल्कुल 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 इसीलिए बिल्कुल आदिर जी आपको बधाई मैं दे रही हूँ नहीं अभी होगा ना ये अमेंडमेंट के द्वारा होगा बधाई दे रही हूँ आपको पूरे कोई जवाब मत दीजिए आप आपका बोलिए सर इस अमेंडमेंट के द्वारा और पिछले 7 साल में सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जितने भी फैसिलिटेशन किया है और मुझे बहुत आनंद हो रही है सर कि विपक्ष के नेता इसका सारांश पूरे समझ गया और ये बोल रहे हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है बिल्कुल मुमकिन है सर माननीय मंत्री जी आप उनके भाषण में अपना बोलते रहो ना आप उनके वक्त पे क्यों सुन रहे हैं नहीं आप मैंने उनको अलाउ नहीं किया अभी तो आप क्यों नहीं आपकी सलाह की आवश्यकता है क्या आदिर जी के आवाज के लिए माइक की जरूरत नहीं है सर मैं तो बैठ जाती हूँ बार बार आपके इंटरफियरेंस होने के बावजूद भी फिर परमिशन लेता हूँ चेयर से मैंने परमिशन नहीं दिया आपको आप तो बोलते रहे मैं कभी भी डंडा हूँ सर इतना गर्माहट के लिए कुछ आवश्यकता ना होती है रनिंग कमेंट्री होते रहते हैं मुझे परवाह नहीं करती हूँ उसको सर इसीलिए आई थिंक आई हैव ट्राइड आंसरिंग द इश्यूज रेज्ड बाय ऑनरेबल मेंबर्स very critical and very crucial points which have been raised मैंने थोड़ा ज्यादा ही elaborate किया आपकी अनुमति लेकर के मैं मानती हूँ ये समय के उचित अमेंडमेंट है इससे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कॉस्ट अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे और देश के इस डेवलपमेंट के रफ्तार में ये सब ऐसे प्रोफेशनली बेटर रहने में हमारे डेवलपमेंट का अच्छा स्पीड मिलेगा C. Thomas ji. Madam, I was referring about the chairman or the man who the member who is heading the disciplinary committee. I was referring that in all the other professional bodies, Bar Council, Council of Architecture, and the medical profession, the disciplinary committee is headed by a member of the profession. But here the proposal is to have somebody else nominated by the government to head the disciplinary committee. That is where we differ. That is where the Institute of Chartered Accountants of India differ. एक साथ देना भगत राय जी Minister gave a very cool and pleasant reply, for which I must thank her. But she did not mention that why in the past so many years, chartered accountancy firms, some with a global reputation, botched up the accounting in case of Satyam Computer. And later, in the case of infrastructure leasing and finance, ILFS. The minister has proposed some steps to discipline the chartered accountant.
The minister has also stated clearly that we shall never be able to produce a Deloitte or a KPMG or a PwC or whatever. That is beyond our capacity. Now, I would like to know from the Honorable Minister, what are the specific steps? This law is not sufficient. The law was earlier also there to prevent chartered accountants from bloating the figures of companies so that they can cheat a trusting public. That harshness towards erring auditors was not audible in the minister's reply. But otherwise, she gave a very cool and reasoned reply, for which I must thank her again. Srimati Supriya Sule ji. Appreciate you talking about the coordination. The question and concern is about the autonomy of this. You gave the example of IIT and IIMs. IIT and IIMs are institutions which are funded by the government, while chartered accountants and company secretaries, these institutions are not funded by the government. It's their own money. So doesn't this take away the autonomy? How can you compare this to IIT and IIMs is my only request. I still feel that the autonomy is being taken away and you should reconsider this point. Thank you. N.K. Premchandan ji. The basic issue which we have raised yesterday regarding the opposition to the bill is as far as the autonomy is concerned. So the conduct of the professionals should be judged by the professionals only. This is the principle which you have followed in almost all the independent professional bodies. But you have changed in National Medical Commission, in National Medical Commission Act of 2019, even then you have changed. There also the majority of the disciplinary committee belongs to the profession, doctor's profession. Similarly, in the case of legal profession, as well as in the case of architecture, everywhere the professionals are judged by the professional. Their conduct is being judged by the professionals only. Why in the case of ICWA, Cost Accounting Institute, as well as Institute of Company Secretaries, why here alone the Ministry of or somebody who is being appointed or nominated by the government of India? So I am an advocate. Yesterday also I mentioned I am an advocate. Suppose my conduct, my qualification to be a member of the Bar Council being determined by the ministry officials means what is the independence and autonomy of an institution? And also I fully support the observation made by Supriya Suleji. That is all other organization Madam has mentioned is funded by the government of India. This is absolutely the fund maintained by them in which the Ministry of Corporate Affairs is coming into and other officials which are being nominated by the government. That is why the question of autonomy is the main issue which we are raising. Kindly respond to that issue. Autonomy has to be protected. This is a suggestion which I would like to make. Thank you very much, sir. माननीय मंत्री आप भी आप तो बोल ली ना सर बात यह कि ऑनरेबल मिनिस्टर वाज रेफरिंग द एग्जांपल ऑफ यूएस यूके साउथ अफ्रीका एटसेट्रा but the other tangible aspects and positive aspects being followed by those countries are not being abided by you in this legislative document. We have been arguing since last day that through this bill, the government has been making a subtle and deliberate attempt to consolidate the power and to snatch away the independence of the institutions by dismantling the autonomous framework of those concerned institutions. I am also, flagging the attention of the minister that there is an inherent flaws in this legislative document. The bill empowers the three councils to constitute multiple boards of discipline and disciplinary committees. However, the bill allows the central government to nominate the same person as presiding officer or members across different boards of discipline and disciplinary committees. This may be incompatible with the objectives of the speedy disposal of cases against members. Appointing the same set of people on multiple boards of discipline
or disciplinary committees may prevent these entities from hearing cases of misconduct simultaneously. Thereby, it would lead delaying in disposal of cases. Madam, at least you should pay heed to us. Madam, at least you should pay heed to us. At least you should have paid. Should I repeat all that you said? I did hear you. Don't worry. Nothing can distract me from Adhir Ranjan Chaudhary. माननीय मंत्री जी, Respected person, that is ओके माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, our contention will be heard by concerned minister. Sir, Honorable Speaker, sir, I want to assure, since he was so careful to watch me talking with the Honorable Home Minister, Home Minister was saying you must address all their concerns, haven't you? In the reply you gave, didn't you reply? Please do it now. So he's taken it up in your favor. So don't worry, I'm going to answer. I'm going to answer. माननीय अध्यक्ष जी, अधीर रंजन जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से व्यवस्था की ही बात कर रहा था। मैंने बोला बिल के प्रावधान पर इतने सारे सदस्य चर्चा के समापन के बाद अगर चर्चा कर रहे हैं तो क्या आपने इसका रिप्लाई नहीं दिया है? इन्होंने कहा मैंने तो रिप्लाई दे दिया, मगर शायद इन्होंने सुना नहीं है, तो मैं फिर से दे दूं। माननीय मंत्री जी, ये आप बाहर थे, आप नहीं थे दानिश, मेरी भी नहीं आते। माननीय सदस्य, आप बैठे बैठे मत बोला करें, आपकी बहुत आदत खराब पड़ रही बीच में, बता दो। नो, मैंने आपको कई बार कहा। सर, मैं संक्षिप्त में सबके जवाब दे देती हूँ। सर थॉमस जी चारीकरण, why should it be a non-professional heading? It's not the case in any other. But I think you also drew the reference. But the National Medical Council, I think the amendment was done in 2019. A medical commission, thank you, Professor, has a non-member. So that is not to worry at all. And non-member is not going to undermine the professionalism. But certainly through this amendment, we are matching up with the global best practices where outsiders, which I've explained during my answer. Professor Saugata Roy, in his typical style, saying ILFS happened, what is the experiences of ILFS, Satyam, you name it. I'll give you as many examples. Where some of the big companies have been involved, action has been in a slow and steady fashion being taken. But even there, a lot is left for all of us thinking it's not up to the mark, more should have happened. Actually, regulatory bodies have not taken enough step is a thought which all of us share. So now, by not just the auditor, who I said for the public interest enterprises, where the NAFRA can do it, now the firms are also getting listed into it, so that if such a thing repeats, this provision, this amendment, which all of you all hopefully will pass, will empower these bodies to be able to bring these firms also to be answerable. And that is why this step is being taken. We are not letting firms move outside of the realm of regulation. This will bring them on board. So no such ILFS-like repetitions will happen. But in case, unfortunately, it happens, action on those who are certifying the accounts, be it the firm, be it an auditor, will be taken. That is the provision here. And I don't know if it was deliberate or if I've heard him wrong. I said we shall never, or something of that kind. I've never said any of that, sir. We shall never give autonomy, or some statement that Professor Saugata Roy, in his usual style, with a great affair. We shall never, that is, we as Government of India under Prime Minister Modi have given up
saying India can never, we shall never have a big four equivalent, something of that kind. I'm sorry, sir, this kind of a cynicism, negativity never governs us. We are hopeful that India will certainly have a big four equivalent company, and these kind of amendments that we are bringing are going to facilitate that. And I'm sure Professor Saugata Roy will make sure that in Bengal there will be good set of auditors who will have firms enough to grow to that size and that quality. I think your energies will be very much required in that direction. So then, Honorable Member Supriya Sule again questioned about autonomy, but I think that comparison is not right. It is, after all, their money. No, madam. If the Parliament of India hadn't passed the Chartered Accountancy Act and given them the authority, like the way Indian Institute of Management, Indian Institute of Technology are all given the authority with autonomy, unless that is given to them, they wouldn't be enrolling students, through which and through the fees that they earn, they have the corpus building up. So what is theirs? They have not put any equity capital into this firm. The Chartered Accountancy Institution is a result of the Parliament's Act. And that has given them all in one basket to enroll students, to train them, to certify them, and then to keep them in as a member to run the practice. All this is enabled by this house. So the money, like the way IITs raise, is a money enabled because of the act of the Parliament. So please, otherwise you wouldn't have the ability to run the place. So 1 minute. If you think, no, I'll come. No, if you want me to quieten down, I'll quieten down. But if you're raising a conflict and also an argument with the 1 minute, Thomas G. If you're raising a point on which you think I am wrong, I want to ask them. So is it that the Institute of Chartered Accountants is a franchise which is given by the Parliament? Not at all. It's a sacred. All right, sir. But I still say, without the Parliament Act giving them the autonomy and the authority, what's wrong if more people come into the business? You have a problem with that? Of course it is that. So their money, they're running it. Why do you come into it? Is the question being asked. I want more such companies to come, more such companies to regulate, more such companies to train students, sir. What is the objection here? Sir, there is no control, sir. आप क्यों बैठ जाती हो? Okay, sorry, sir. Sir, even here, the anxiety is that the disciplinary committee and the board of discipline is getting outsiders come into it. I've already read out details of how we are not getting into fees, management of their resources, enrollments, or even the way in which the elections and the governing body is run. Government is not getting into that. So just where we want to get in, and that is for the discipline, and having given the example which Professor Saugata Roy raised, ILFS, you didn't have any number. Satyam, you didn't have any number of people being under self-regulation punished. So if that body is getting people from outside, so that there can be better, transparent accountability on possible misdeeds, why is there such an agitation? You should welcome it, actually. So, sir, that was I think after that it was Adir Ranjanji saying, N.K. Premchandranji, who also spoke about the autonomy, the conduct that the judgment is being made on the conduct of the members by outsiders. The body also has chartered accountants. Body also has cost accountants to it. And a layperson, 2 laypersons in it. Where is the conflict here, sir? It's not complete group of laypersons sitting and judging a technical body. Just the entry of 1 or 2 is so agitating. Why should it? So the judgment
is first of all a wrong word there. It's a question of deciding on the discipline. And in that, laypersons are also being brought in who are professionals in their own areas of activity. And then the suspicion that it may lead to a regulatory capture because the secretary of the government itself is sitting there of corporate affairs. Sir, we can always infer many things out of everything. Total autonomy was given for self-regulation. And we have honorable members themselves saying, after ILFS, no action. After Satyam, no action. After every big collapse, no action. So self-regulation, has it worked? Hasn't. Global best practices say it hasn't. And therefore, we need to have, I think RBI is doing a good job there, sir. Don't worry. He's the regulator for the bank. Thank you. प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया Back again, sir. They've come to their own pals for whom they gave loans. UPA's time loans were given to all these people, Choksis and Modis, who we are chasing and bringing back today. So Adir ji, back again, don't talk about it. I'll be tempted to talk about the damads and jijajis to whom you've given loans. So please don't tempt me to get back to that. Thank you, sir. प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 से 8 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 12 से 18 विधेयक का अंग बना। के प्रेमचंद्रन जी, संशोधन संख्या 3। Sir, my amendment number 3 is in respect to the principle which I have already enunciated, that the judges shall be, the professional conduct of the judges shall be conducted by or judged by the professionals only, for which I am making an amendment that the institute chairperson should be, disciplinary committee chairperson should be president of one of the organization on rotational basis. That is my amendment. Kindly don't any other government official come in the chairpersons of the disciplinary committee. Kindly accept it, madam, for protecting the autonomy as you have suggested. Please accept प्रश्न ये कि श्री के प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न की खंड 9 से 15 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 9 से 15 विधेयक का अंग बना। श्री के प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 4। Sir, I am moving number 4 because not with the approval of the government. प्रश्न है कि श्री के प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न खंड 16 से 19 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 16 से 19 विधेयक का अंग बना। श्री के प्रेमचंद्र जी, संशोधन संख्या 5 और 6। Sir, 1 second. Sir, disqualification only after giving only after giving a reasonable opportunity of being heard. Only after that the disqualification. That is my amendment. So please accept it, madam. प्रश्न है कि के प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन का 5 और 6 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न खंड 20 से 21 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, 20 से 22 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 20 से 22 विधेयक का अंग बना। श्री के प्रेमचंद्र जी, संशोधन 7 से 11। Sir, moving reasonable opportunity to be given before taking an action. प्रश्न है कि के प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 से 11 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुए।
प्रश्न ये कि खंड 23 से 28 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 23 से 28 विधेयक का अंग बना। एन के प्रेमचंद्रन जी, संशोधन संख्या 12 और 13। Sir, I am not moving the amendments. प्रश्न है कि खंड 29 से 106 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 29 से 106 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 2। Sir, clause 1 of the bill for consideration is what? No, clause 2. Serial Only number 2. So serial number 1 and enacting formula of the bill is also to be amended because of the year. Amendment number 2. Number 2. Clause, I move the amendments. प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन के 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करें। So I move the amendments. प्रश्न है कि मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि अधिनियम सूत्र यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। अधिनियम सूत्र यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाए। So I rise to move that the bill as amended be passed. प्रश्न है कि यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। आइटम नंबर 18 दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022। माननीय मंत्री जी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लेकर इस सम्मानीय सदन के सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। दिल्ली नगर निगम पूरे राजधानी क्षेत्र का 95% हिस्से का सिविक सेवाओं का जिम्मेदारी उठाता है। लगभग 1,20,000 कर्मचारी तीनों निगमों के इकट्ठा होकर इसके तहत काम करते हैं। राजधानी क्षेत्र के होने के कारण राष्ट्रपति भवन भी यहाँ है, संसद भी यहाँ है, प्रधानमंत्री निवास भी यहाँ है, सारे केंद्रीय सचिवालय भी यहाँ है, ढेर सारे राजदूतालय भी यहाँ है और महत्वपूर्ण मीटिंगों का स्थान, अंतर्राष्ट्रीय मीटिंगों का स्थान भी स्वाभाविक रूप से राजनीति बनती है। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जब यहाँ आते हैं तो राजधानी का उनका मुलाकात बहुत स्वाभाविक होता है। उसको दृष्टिगत रखते हुए इस सिविक सेवाओं की जिम्मेदारी का निर्वहन दिल्ली के तीनों कॉरपोरेशन ढंग से उठा पाए, वो बहुत जरूरी है। पहले यहां पर एक ही नगर निगम हुआ करता था, उसका विभाजन कर 3 नगर निगम बनाए गए। माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा पीछे में सदन को ले जाना चाहूंगा। 1883 से पंजाब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट के तहत दिल्ली नगर निगम चल रहा था। 1957 में
दिल्ली नगर निगम की एक्ट के द्वारा स्थापना हुई और 1993 और 2011 में संशोधन हुए और अंततोगत्वा उत्तरी नगर निगम दिल्ली, दक्षिणी नगर निगम दिल्ली और पूर्वी नगर निगम दिल्ली 3 निगमों में इसका बंटवारा हुआ। बंटवारे के कारण, बंटवारे के पीछे की मंशा मैंने पूरे गृह विभाग की फाइलें खंगाली है, बहुत स्पष्टता से मालूम नहीं पड़ती। इसलिए मैं मेरी मर्यादा भी सदन के सामने रखता हूं, क्योंकि मुझे बताना चाहिए था सदन को कि इस निगम का बंटवारा क्यों हुआ था, किस आशय से हुआ था, या ध्येय को सामने रखकर किया गया था। मगर जितना आप तो मंत्री नहीं थे दादा उस वक्त, फाइल मैंने देखी है, ऐसा भी नहीं लिखा है, ऐसा भी नहीं लिखा है। माननीय अध्यक्ष जी, लेजिस्लेटर की मंशा जाने बगैर में आज ये 10 साल के 12 से 22 का अनुभव जो हमारे सामने आया है, इसका एनालिसिस कर कर उसका बारीक विश्लेषण और तथ्य जो सामने आए हैं, इसके कारण इस सरकार ये निर्णय पर पहुंची है कि फिर से एक बार ये तीनों निगमों को एक कर कर पूर्ववत स्थिति की जाए। क्योंकि ये जो बंटवारा हुआ था वो माननीय अध्यक्ष जी आनंद फानंद में किया गया बंटवारा था। मैं नहीं कहता, क्योंकि ऐसा भी मेरे पास प्रमाण नहीं है, कोई राजनीतिक उद्देश्य रहे होंगे, परंतु कोई उद्देश्य जब नजर में नहीं आता है तो विचार जरूर होता है कि राजनीतिक उद्देश्य से इसे किया गया होगा। मगर आज जब ये तीनों निगमों को एक करने की मंशा लेकर सरकार इस महान सदन के सामने आई है, तब मैं निश्चित करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि हम क्यों आए। एक अभी जो तीनों निगमों के 10 साल चलने के बाद चीजें सामने आई हैं, वो ये है कि तीनों निगमों के बीच में नीतियों के बारे में एकरूपता नहीं है। एक ही शहर के 3 हिस्सों में अलग अलग नीतियों से निगम चलते हैं, क्योंकि नीतियों की चलाने की, निर्धारित करने की शक्ति हर एक निगम में निहित है। हर निगम के बोर्ड को अधिकार है कि वो अपने चलाने की नीतियों को तय करे। कार्मिकों की सेवा की शर्तों में और स्थितियों में भी एक रूपता नहीं रही है। ये एनोमली के कारण ढेर सारा असंतोष कार्मिकों के बीच में भी नजर में आया है, और संसाधनों और दायित्वों का जब निगमों को बांटा गया तब बहुत सोच समझकर इसका बंटवारा नहीं किया गया। 3 निगम में से एक निगम तो हमेशा सरप्लस रहेगा उनकी इनकम की दृष्टि से, और बाकी 2 निगमों की लायबिलिटी ज्यादा होगी मगर इनकम कम होगी। तो निगमों को बांटते वक्त भी संसाधन की प्राप्ति और संसाधन के खर्च के बीच के संतुलन की व्यवस्था उस वक्त देखी नहीं गई है। इसके कारण ढेर सारी ऐसी परिस्थितियां खड़ी होती है कि जो लोग चुनकर आते हैं उनको निगम चलाने में बड़ी तकलीफ होती है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी के साथ भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है विपक्ष के मेरे मित्र इस पर सवाल भी उठाएंगे, मुझे पूछेंगे भी, बाद में मुझे जवाब भी देना है, मगर निश्चित रूप से जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार यहां पर स्टेप मदर एटीट्यूड के साथ ये नगर निगमों के साथ व्यवहार कर रही है। एक सौतेली मां जैसा व्यवहार हो रहा है, और इसके कारण ये सारे नगर निगम अपनी ड्यूटियों का, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपने आप को पर्याप्त संसाधनों से लैस नहीं पा रहे। इसलिए
ये जो बिल लेकर मैं आया हूं उसमें इतने उद्देश्य ये बिल के द्वारा मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। जो 3 नगर निगम है इसको एक कर फिर से एक बार दिल्ली नगर निगम एक बनाया जाए। संसाधन और सहकारितावादी और सामरिक योजना के दृष्टि से एक ही निगम पूरे दिल्ली की सभी सिविक सेवाओं का ध्यान रखेगा तो ये उचित होगा। नगर निगम की सेवाओं को और दक्षता के साथ चलाया जाए और पारदर्शिता के साथ चलाया जाए, इस प्रकार के इसके लिए भी कुछ अमेंडमेंट्स इस बिल के अंदर है। दिल्ली के पार्षदों की संख्या को भी 272 से कम कर ज्यादा से ज्यादा 250 तक सीमित करने का भी इसमें प्रस्ताव है। और नागरिक सेवाओं को कहीं भी और कभी भी, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, कहीं भी और कभी भी ये सिद्धांत के आधार पर व्यवस्थित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, जब मेरे साथी मंत्री बिल को सदन में रखे तब मेरे विपक्ष के मित्रों ने कुछ आपत्तियां उठाई थी। कुछ तो संवैधानिक आपत्तियां थी, कुछ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनकी टिप्पणियां थी। उसको मैंने बारीकी से पढ़ा है। फिर भी अगर आज वो ज्यादा स्पष्टता चाहते हैं तो मैं करने के लिए तैयार हूं। मगर मेरा आप सभी सदन के सदस्यों से अनुरोध है कि बिल को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश की राजधानी की व्यवस्था का मामला समझकर बहुत गंभीरता के साथ हमने सोचना चाहिए। और ये बिल पारित होने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि अभी जो स्थिति है इसमें काफी सुधार आएगा। इसके अलावे केंद्र सरकार की इसके पीछे कोई मंशा नहीं है। अतः मैं चर्चा में आप सभी के विचार सुनने के लिए यहाँ बैठा हूं और आपसे भी अनुरोध करता हूं अध्यक्ष जी कि चर्चा मेरिट्स पर हो, इसके लिए आप भी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। तिवारी जी, दादा आपको बोलने का पर्याप्त मौका दूंगा मैं। आपका दल नहीं देगा तो भी मौका दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी ने एक बहुत ही अहम बात आज इस बिल को सदन के समक्ष रखते हुए कही कि जब और कोई मंशा नहीं दिखती तो शक राजनीतिक मंशा पर जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी इस विधेयक की भी है, पर मैं उस पर बाद में आऊंगा। अध्यक्ष जी, वर्ष 1991 में दिल्ली के नागरिकों को जो राजनीतिक स्वायत्ता है वो देने की प्रक्रिया तत्कालीन कांग्रेस की सरकार, स्वर्गीय श्री नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आरंभ की। 1997 से लेकर 1991 तक दिल्ली में एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हुआ करती थी, पर जो केंद्र का नियंत्रण था दिल्ली के ऊपर, वो नियंत्रण पूरी तरह से संकीर्ण रहता था और काफी देर से ये मांग उठती आ रही थी कि दिल्ली को राजनीतिक स्वायत्ता देने की जरूरत है। और 1991 में जो धारा 239 ए है भारत के संविधान की, उसको संविधान में जोड़ा गया, कानून है उसको पारित किया गया और दिल्ली में एक विधानसभा बनी और दिल्ली में जो लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं थी उसको पूरा करने की ओर एक कदम बढ़ाया गया। अध्यक्ष जी, पिछली वर्ष वो जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी का कानून था उसको संशोधित कर केंद्र सरकार ने एक बार दोबारा ये कोशिश की कि जो दिल्ली को नियंत्रण करने की शक्ति है, जो क्षमता है, वो केंद्र सरकार अपने पास वापस ले ले। और आज ये जो दिल्ली एमसीडी को एक बार दोबारा विलय करने का विधेयक इस सदन के समक्ष रखा गया है, ये उसी प्रक्रिया में एक और कदम है। और मैं
इसके तय में और जो बिल के मेरिट्स हैं, जब उसके ऊपर अपना वक्तव्य रखूंगा तो और विस्तार से इसके ऊपर बात करने की कोशिश करूंगा। पर अध्यक्ष जी, जब इस बिल को पुनर्स्थापित किया जा रहा था, उस समय हमने सरकार की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के ऊपर कुछ सवाल उठाए और मैं उन सवालों को विस्तार पूर्वक आज इस सदन में रखना चाहता हूं। सरकार की तरफ से यह दलील है कि जो धारा 239 ए है भारत के संविधान का, कि उसका जो खंड सी है, उसका जो दूसरा प्रोवाइजो है, उस दूसरे प्रोवाइजो के तहत सरकार के पास ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है कि इस विधेयक को इस सदन में लेके आ सकती है। मैं इस सदन के समक्ष वो 239 ए का जो सेकंड प्रोवाइजो है उसको रखना चाहता हूं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस सब क्लॉज शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम इनैक्टिंग एट एनी टाइम एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू द सेम मैटर, including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the legislative assembly. तो अगर इसके शब्दावली को संज्ञान में लिया जाए तो जो सरकार कह रही है वो बात सही है, पर अगर आप पूरी जो धारा 239 ए है उसको अगर आपके संज्ञान में ले तो उसकी मंशा ये नहीं। इस प्रोवाइजो को इस धारा में डालने का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो मकसद ये था कि अगर जो दिल्ली की विधानसभा है या दिल्ली की सरकार है कुछ ऐसा अटपटा कानून बना देती है जिससे कि जो राष्ट्रीय राजधानी है उसकी व्यवस्था में कोई बहुत ही गंभीर विघन पड़ता है, तो इस सदन को अख्तियार दिया गया था कि इस प्रोवाइजो का इस्तेमाल करके वो जो एक इमरजेंसी परिस्थिति है उस इमरजेंसी परिस्थिति को सुधारा जाए। इस प्रोवाइजो का कि कभी ये मंशा नहीं थी कि इस तरह से जिस चीज के ऊपर दिल्ली की विधानसभा का अख्तियार है उसके ऊपर ये सदन कानून बनाए, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली की विधानसभा का अख्तियार क्यों है। अध्यक्ष जी, वर्ष 1993 में जब भारत के संविधान में जो भाग 9 है और 9A जो पंचायतों से और नगर पालिकाओं से संबंधित रखता है उसको जोड़ा गया और पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक अधिकार दिया गया, उस समय ये बात सुनिश्चित की गई थी कि म्यूनिसिपैलिटीज को बनाने का जो अख्तियार है, जो अधिकार है, वो राज्य सरकारों के पास है। और अगर आप संविधान की धारा 243P और 243Q को अपने संज्ञान में लें तो उसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो शब्द इस्तेमाल किया गया है गवर्नर। अब ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे अख्तियार हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं, जो केंद्र सरकार के निर्देश पर वो इस्तेमाल करते हैं, पर अगर आप उस धारा को गंभीरता से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें तो आप पाएंगे कि उसमें साफ साफ जो उसकी मंशा है, जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है, वो लेजिस्लेटिव इंटेंट ये है कि लोकल बॉडीज का जो अख्तियार है वो राज्य सरकार के पास रहना चाहिए। इसके साथ साथ अध्यक्ष जी, किसी भी संविधान की धारा को आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता। जो धारा 239 ए है उसको संविधान की धारा 246 जो 7वां शेड्यूल है उसकी एंट्री 5 के साथ पढ़ने की जरूरत है, और वो एंट्री 5 साफ साफ ये कहती है that the power to constitute municipal corporations lies with the state government. वो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। इसके साथ साथ अध्यक्ष जी, जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स गृह मंत्रालय ने क्रियान्वित किए एनसीटी ऑफ दिल्ली के संदर्भ में, उसकी अगर आप रूल 8 को एंट्री 1 को अपने संज्ञान में लें
उससे भी ये साफ जाहिर होता है कि मंशा यही थी कि लोकल बॉडीज दिल्ली सरकार के अख्तियार क्षेत्र में रहे। जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं एनसीटी दिल्ली के, जो गृह मंत्रालय ने 1 दिसंबर 1993 को क्रियान्वित किए थे, उसकी जो एंट्री 26 है, 26 है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसको अर्बन डेवलपमेंट, जो शहरी विकास मंत्रालय है दिल्ली सरकार का, उसके अधीन रखा गया। और यही कारण था अध्यक्ष जी कि जब दिल्ली एमसीडी के कानून को, जो 1997 में बना था, उसको संशोधित किया गया। उसको 2011 में इस सदन ने संशोधित नहीं किया, पर दिल्ली की विधानसभा ने संशोधित किया था। और इसीलिए मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी सदन को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है इस कानून को संशोधित करने की, वो दिल्ली विधानसभा को है और ना कि भारत की संसद को। ये मैं जो आपत्ति है अपनी इस विधेयक के संदर्भ में बहुत साफ तौर पे दर्ज कराना चाहता हूं। अब मैं इसके मेरिट्स पे आता हूं। ये कहा गया स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में, और गृह मंत्री जी ने भी इस बात का उल्लेख किया कि ये जो तीनों कॉरपोरेशंस बनी थी, इनमें रिसोर्स गैप बहुत ज्यादा है। जो दक्षिणी दिल्ली की कॉरपोरेशन है, क्योंकि आमतौर पे वो एफ्लुएंट एरिया माना जाता है, शायद उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा थे। जो बाकी दो कॉरपोरेशंस है, पूर्वी दिल्ली की कॉरपोरेशन है और उत्तरी दिल्ली की कॉरपोरेशन है, उसके पास रिसोर्सेज कम थे। पर अगर जो आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं उसको आप अपने संज्ञान में दो, तो वर्ष 2014-15 में जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था, तो दिल्ली सरकार द्वारा तीनों कॉरपोरेशंस को 4,380 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया था। ये जो रकम है, ये बढ़कर 2021-22 में 6,172 करोड़ हो गई। तो मैं बहुत ही विनम्रता से अपने आप से ये सवाल करता हूं कि अगर पूंजी का सवाल था, रिसोर्सेज का सवाल था और दिल्ली भारत की राजधानी है, तो केंद्र सरकार सीधे तौर पर जो वो रिसोर्स गैप है कॉरपोरेशंस का, उसको पूरा कर सकती थी, उसकी भरपाई कर सकती थी, उतना पैसा एज अ ग्रांट दिल्ली सरकार को ट्रांसफर कर सकती थी। इसमें ये तीनों कॉरपोरेशंस को विलय करने की क्या जरूरत पड़ गई, ये मुझे समझ नहीं आया। अगर जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट है, सिर्फ हम उस रिसोर्स कंस्ट्रेंट को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा अध्यक्ष जी, अगर आप ये जो विधेयक है इसका क्लॉज 5C6 को अपने संज्ञान में ले, जो सेक्शन 3 को संशोधित करता है, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन से डिलिमिटेशन के बाद, कौन से रायशुमारी के बाद ये जो नई कॉरपोरेशन है ये गठित की जाएगी। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर द डिलिमिटेशन। जहां तक मेरी जानकारी है, जो 2021 की डिलिमिटेशन थी उसको स्थगित कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से। अभी तक कोई इसमें क्लैरिटी नहीं है कि 2021 की डिलिमिटेशन कब होगी, इस वर्ष होगी, अगले वर्ष होगी, या सरकार इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाने के लिए, दिल्ली की नई कॉरपोरेशन को बनाने के लिए 2011 की जो डिलिमिटेशन है उसका इस्तेमाल करेगी। तो इसमें एब्सोल्युटली कोई इसमें क्लैरिटी नहीं है। तो मैं गृह मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ये जो डिलिमिटेशन का जिक्र किया गया है, ये कौन से आंकड़े आप इस्तेमाल करेंगे, और अगर जो 2021 की डिलिमिटेशन है वो 2023 तक पूरी नहीं हुई, तो क्या दिल्ली में अगले 2 साल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन नहीं होगा? इसके ऊपर स्पष्टीकरण जरूरी है। इसके अलावा ये जो क्लॉज 13 है इस विधेयक का, जो सेक्शन 514A को इसमें डालता है, उसमें लिखा गया है कि केंद्र सरकार एक स्पेशल ऑफिसर लगा सकती है जब तक नई कॉरपोरेशन का गठन नहीं होता।
तो इससे ऐसा प्रभावित होता है कि जिस तरह से पिछले वर्ष एनसीटी दिल्ली के कानून को संशोधित करके सारे अख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए गए हैं, उसी तरह से इस एमसीडी के कानून को संशोधित करके और जब तक डिलिमिटेशन नहीं होती 1 साल 2 साल इस स्पेशल ऑफिसर के माध्यम से केंद्र सरकार दिल्ली की म्यूनिसिपैलिटी को चलाना चाहती है। मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी व्यवस्था लोकतांत्रिक प्रणाली में सही है कि केंद्र सरकार सीधे तौर पे, चाहे राष्ट्रीय राजधानी हो या कोई देश का और केंद्र शासित प्रदेश हो, कि जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनको सीधे तौर पर चलाने की कोशिश करे? और क्या ये जो पार्ट 9 और 9A है भारत के संविधान का, उसकी अवमानना नहीं है? जब ये इस विधेयक के ऊपर चर्चा हो रही थी तो ये उम्मीद किया जा रहा था कि बहुत ही बुनियादी कुछ बदलाव दिल्ली के सिविक गवर्नेंस स्ट्रक्चर में ये कानून लेके आएगा, ये विधेयक लेके आया था। अगर दिल्ली में सीधे तौर पर मेयर की इलेक्शन होती, कोई डायरेक्ट ट्रांसफर होता केंद्र सरकार से जो लोकल बॉडीज हैं उसके फंड्स का, कोई नया एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग का स्ट्रक्चर को पुनर्स्थापित किया जाता, तो एक मॉडल बनता। और सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं, इस देश में जो बाकी बड़े शहर हैं, जो महानगरियां हैं, और अगर अध्यक्ष जी आप बाहर देखें, दुनिया के कई मुल्कों में देखें, जो शहर हैं, बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स हैं, वो डायरेक्टली मेयर एंड काउंसिल की से चलाए जाते हैं। हमारे भी कई प्रदेशों में डायरेक्ट मेयर के इलेक्शन होते हैं। तो कुछ इस तरह का अगर बदलाव सरकार लेके आती तो इस बिल का कुछ औचित्य बनता है। आखिरी में अध्यक्ष जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, और मैं किसी पे दोषारोपण नहीं कर रहा, कोई टोका टाकी नहीं कर रहा, पर एक आम जो चर्चा है और जो चीजें सार्वजनिक हुई हैं कि 9 मार्च 2022 को जो दिल्ली की राज्य चुनाव आयोग था, उसने एक प्रेस वार्ता बुलाई थी कि भाई जो तारीखें हैं अगले चुनाव की, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव की, उसको मुकर्रर करने के लिए आखिरी मोमेंट पर शायद उनको कोई खत लिखा गया गृह मंत्रालय द्वारा कि हम ये तीनों कॉरपोरेशंस का विलय कर रहे हैं, आप इसको स्थगित कर दीजिए। तो ये जो हमारी संस्थाएं हैं, जो चुनाव आयोग है, उनकी स्वायत्ता के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है, जिसके बहुत दूरगामी परिणाम भारत के लोकतंत्र पर, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली पे पड़ेंगे। तो इसलिए मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ अपनी बात समाप्त करता हुआ अध्यक्ष ये कहना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं कि ये जो विधेयक है ये इस सदन की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बाहर है, और अगर किसी सदन को अख्तियार था इस विधेयक को संशोधित करने का या दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 को संशोधित करने का, तो वो दिल्ली विधानसभा के पास है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष। रमेश विदुड़ जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे दिल्ली कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 के समर्थन में मैं बोलूंगा उसके लिए आदेश दिया है। अध्यक्ष जी मैं भी बड़ी अदब के साथ कहना चाहता हूं, आदरणीय मनीष जी ने जो बात कही उनके भी, हालांकि ऑनरेबल गृह मंत्री जी उनके जवाब देंगे, पर कुछ के जवाब मैं दे सकता हूं मनीष जी को। भारत के संविधान में वर्ष 1992 में 74वें संशोधन के माध्यम से नगर निकायों की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया था। उद्देश्य था डेमोक्रेसी को ग्रॉस रूट पर लेवल पर मजबूत किया जाए, लोकतंत्र को सशक्त गवर्नमेंट हो। परंतु ये किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि एक खानदान, एक परिवार, एक पार्टी केवल अपने दल का सत्ता भोगने के लिए वो इस प्रकार के निकायों को कमजोर करे। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि मैंने फाइल नहीं पढ़ी, मेरे पास कोई ऐसे तथ्य नहीं है, मैं क्या कहूं। लेकिन मैं अध्यक्ष जी एमएलए था दिल्ली में सिटिंग, जब ये कुकर्म कांग्रेस के द्वारा किया गया था। कांग्रेस में एक परिवार की स्तुति करने वाले लोग हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री एक परिवार की स्तुति करती थी। कांग्रेस में डेमोक्रेसी के तहत
और नीचे से गरीबों के बच्चे निकल कर नेता बनने शुरू हो गए। कॉर्पोरेशन एक थी, एक कॉर्पोरेशन में आधिपत्य उनका हो गया, तो 10 जनपद के एजेंट उनकी ताकत कम होने लगी। तो इसीलिए उनकी ताकत डेमोक्रेटिक सिस्टम से गरीब लोग निकलकर कॉर्पोरेशन में आ गए, मेयर बन गए। वो भी लोकतंत्र में काम करना चाहते हैं। उनके हक को मारने के लिए, ताकत को बांटने के लिए आनन फानन में यह भी नहीं देखा गया नॉर्थ में रिवेन्यू रिसोर्सेज कहां से होंगे, ईस्ट में रिवेन्यू रिसोर्सेज कहां से होंगे, ये नहीं देखा गया। दिल्ली बर्बाद होगी ये नहीं देखा गया। केवल कांग्रेस को केवल कॉर्पोरेशन की ताकत कम हो, एक मेयर की ताकत कम हो, स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन की ताकत कम हो और उसको 3 जगह बांट दो, 3 मेयर बनेंगे, इसलिए वो नेता एक कोने में पड़ा रहेगा। ये मनसा थी मनीष जी इसको अलग करने की। अध्यक्ष जी 2011-12 में जब एमसीडी का राइफिकेशन किया गया तो कांग्रेस की सरकार राज्य में थी, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। इसका उद्देश्य यह था, जो मनीष जी बार बार हवाला दे रहे, एडवोकेट हैं, लर्न्ड है, अच्छी बड़े सीनियर नेता भी हैं, लेकिन देश को सदन के माध्यम से गुमराह कर रहे हैं। जो पूर्ण राज्य हैं, उन पूर्ण राज्य के तहत जो अधिकार निगमों को दिए गए उनका हवाला दे रहे हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है जी। 1991 में जब राष्ट्रीय राजधानी का लॉ बनाया गया था तो कांग्रेस ने बनाया जी, कांग्रेस ने ही ये प्रोविजन रखा गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आज जो पावर है, जिसको आक्षेप है केंद्र सरकार पर लगा रहे कि केंद्र के माध्यम से ये पावर अपना फ्रीज करना चाहते हैं, ये राज्य 1991 में कांग्रेस के ही उस कानून में दिए गए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर को। आज एलजी के पास जो अधिकार दोबारा रिव्यू करके दिए गए वो केंद्र सरकार ने नहीं दिए थे जी, वो कोर्ट ने दिए ऑन बिहाफ ऑफ 1919 अमेंडमेंट एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिए, वो केंद्र सरकार ने नहीं दिए, वो गुमराह करना चाहते हैं जी। अध्यक्ष जी ये 3 एमसीडी बनी। आय के स्रोत को मैंने पहले बता दिया, कांग्रेस की मंशा इसमें क्या थी, ये 3 निगम क्यों बनाए गए। अब कथनी एक और महारथी जी की सुन लो जी, जो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अब उनके कुकर्म सुनिए आप। निगमों में यह तय किया गया था 1991 में, अच्छा होता मनीष जी इसका जिक्र करते, 1991 में जब एक्ट बना था तो यह तय किया गया था कि निगम को चलाने के लिए निगम को दिल्ली वित्त आयोग तय करेगा कितनी फंडिंग कर रही है, ये दिल्ली वित्त आयोग तय करेगा जी। जब केंद्र सरकार दिल्ली में आ गई, जो आज सरकार बैठी हुई है, दिल्ली वित्त आयोग ने कहा कि 40,500 समथिंग रुपया दिया जाना चाहिए निकाय को चलाने के लिए। आज जो लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग बैठे हैं और जो लोकतंत्र की दुहाई देने के उपदेश देश को दे रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने सदन के अंदर यह पास किया कि नहीं, हम वित्त आयोग की बात को नहीं मानेंगे, दिल्ली वित्त आयोग की, हम तो केवल 17,000 रुपए देंगे एमसीडी को चलाने के लिए, केवल 17,000 रुपए, 1/3 सर पैसा वो काट दिया। उससे भी बड़ी और घोर विडंबना देखिए आप, हाउस के अंदर मान लिया उन्होंने कि हम ये पैसा देंगे, हाउस में माना है कि 17,000 करोड़ देंगे, लेकिन दिया कितना अध्यक्ष जी, 6,129 करोड़। वो 17,000 भी नहीं दिया, किस लिए, एमसीडी को डिफेंड करने के लिए। एमसीडी के लोगों को अलग अलग निगम हो गए अध्यक्ष जी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, मैं वो टेबल भी करूंगा सर, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली सरकार को जो पार्लियामेंट में उन्होंने जो निगम में उन्होंने तय किया है वो पैसा लौटाया जाना चाहिए। ये हाई कोर्ट की रूलिंग है सर। वी अकॉर्डिंगली अलाउ दिस एप्लीकेशन एंड डायरेक्ट द जीएनसीटी टू रिलीज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर द रिमेनिंग अमाउंट ड्यू towards BTA to the 3 corporation on the basis of their own revised estimate presented in the budget for the year 2021-22। हाई कोर्ट के देने के बाद भी इस मुख्यमंत्री ने केवल दिल्ली की जनता 2.5 करोड़ लोगों को बर्बाद करने के लिए, अरे केजरीवाल साहब आपका झगड़ा बीजेपी से हो सकता है, आप एक एनजीओ चलाकर ब्लैकमेलिंग करके पैसा इकट्ठे करने वाले लोग थे दिल्ली के अंदर। इन दिल्ली के लोगों ने आपको मुख्यमंत्री मालिक बनाया जी, आप दिल्ली के लोगों से बदला इसका निकाल रहे हैं कि जो झगड़ा बीजेपी से है ना, बीजेपी से झगड़ा करिए आप, दिल्ली के 2.5 करोड़ को लोगों के हक को आप क्यों मारना चाहते हैं। इसलिए अध्यक्ष जी हाई कोर्ट के कहने के बाद भी वो पैसा नहीं दिया गया। ना देने के बाद अध्यक्ष जी इसमें अन्याय, और इसके बाद क्या होता है केजरीवाल साहब के माध्यम से सर, उसके बाद दिल्ली के अंदर एसडीएमसी के फंड
की जो स्थिति बनाता हूं केवल एसडीएम की, जिसको जहां से मैं सांसद हुई, एक्चुअल जो रिवाइज विजय इनका बजट एस्टिमेट था 1005 करोड़ रुपए का था जी। उसके बाद वो पैसा दिया 741 करोड़। 2021-22 का था 1052 करोड़, वो दिया 674 करोड़ केवल। 600 करोड़ रुपए उसमें से भी निकाल लिए जी। उस 6000 के बाद भी उस पैसे को रोक लिया, क्योंकि केजरीवाल साहब 7 वर्षों में अपने किसी वादे को पूरा नहीं कर पाए। 70 नहीं सर, बहुत बहुत कुछ है सर, नाम नहीं लूंगा सर आगे, सॉरी आगे नाम नहीं लूंगा। 7 वर्षों में अपने किसी भी वादे को, यू आर ऑल्सो आतंकवादी, किसी वादे को पूरा नहीं किया। अपनी दादा सुन लो ना, अपनी दादा सुन लो तो आपको तो अपनी विफलता छुपाने के लिए यह, अरे बैठो ना भाई, बैठ जाइए, बहुत हो गया, बैठ जाइए आप। अपनी विफलता छुपाने के लिए वे यह आरोप लगाते रहे कि एलजी काम नहीं करने दे रहा। अपने दोष छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप ज्यादा से ज्यादा बढ़ते रहो। ये पद्धति है दिल्ली के मुख्यमंत्री की। दिल्ली वो फेल, एमसीडी फेल, एमसीडी में भ्रष्टाचार, एमसीडी में ये। आज जहां कश्मीर बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, उसी प्रकार से दिल्ली को भी बंगाल, ये विषय वैसे आपका नहीं है, पर मैं जानकारी देना चाहता हूं, दिल्ली को भी बंगाल बनाने की कोशिश है। घुसपैठियों को जमीन, टेंट, बिजली फ्री में दी जा रही है। ओखले में जाकर चेक करा लेते जी, इसी मुख्यमंत्री के द्वारा, कि जहां हिंदू सुरक्षित न रहे। ये मुख्यमंत्री से, ये दिल्ली देश की राजधानी है अध्यक्ष जी, इस मुख्यमंत्री से बचाने के लिए ओखले एरिया में सर्वे कर सकते हैं सर। एमसीडी उनको रोकती है, एमसीडी जब रोकती है कि फ्री में चीज नहीं दी जाएगी, तो इसलिए उनको चुभता है अध्यक्ष जी। दूसरी तरफ निगम जो निगम है इन तीनों निगम ने अपना जो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 3 प्रपोजल दिए दिल्ली सरकार को सर। पहला प्रपोजल था कॉमर्शियल टैक्स से संबंधित प्रस्ताव 2020 में दिए थे। हम कॉमर्शियल टैक्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपना रेवेन्यू बढ़ा लेंगे। परमिशन नहीं दी दिल्ली गवर्नमेंट ने। आदरणीय मनीष जी भी जो बोल रहे थे, पार्किंग के द्वारा हम आय बढ़ा लेते हैं अपनी। ये प्रपोजल भेजा दिल्ली सरकार को, हमें इजाजत दे दीजिए, नहीं दी दिल्ली सरकार ने सर। फिर निगम ने कहा, तीनों ने, हम अपने बॉन्ड जारी कर देते हैं, हमें उसकी इजाजत दे दो। वो भी पेंडिंग डाल रखा है। अगर निगम अपना भी अर्निंग लेना चाहती है, रेवेन्यू लेना चाहती है, उसको भी दिल्ली का मुख्यमंत्री देना नहीं चाहता। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है उन सफाई कर्मचारियों का? क्या गुनाह है उन अध्यापक टीचरों का जो स्कूल में पढ़ाते हैं? क्या गुनाह है उन रिटायर्ड हुए अधिकारियों का? बेचारे, उनको पेंशन नहीं मिलती, उनको सैलरी नहीं मिलती टाइम के ऊपर। 6-6 महीने की सैलरी टीचरों की नहीं मिली। अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर क्या गुनाह है उन लोगों का कि जो विधवा बहनें हैं, जो ओल्ड एज है, उनकी पेंशन, उनके पेट को काटकर ये मुख्यमंत्री अपनी राजनीति करना चाहता है। लानत है ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर सर, जो इस प्रकार की घृणित राजनीति करता है जी, कि पैसा रोककर और उन लोगों के, गरीब लोगों के पैसे को रोकने का काम करता है। जो लोग अरे दादा हटा देंगे, आप चिंता मत करो। जो लोग रोजी रोटी कमाने के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बाहर से दिल्ली में आकर बसे हुए हैं, जो लोग झुग्गियों में रहते हैं, उन लोगों का क्या पक्का मकान नहीं होना चाहिए? वो लोग बीमार हो जाए, उन्हें आयुष्मान भारत योजना से लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्या गुनाह है उन लोगों का जो दिल्ली में आकर 20 साल 30 साल पहले बस गए? अध्यक्ष जी, उन लोगों को आज तक 7 वर्ष में एक व्यक्ति को एक मकान नहीं दिया। केंद्र सरकार ने 3 करोड़ लोगों को, लैंडलेस लोगों को मकान दे दिए। दिल्ली में भी अगर इस प्रकार की सरकार चलाने वाला व्यक्ति ठीक होता, तो क्या उन गरीब लोगों को उनका हिस्सा नहीं मिलता? क्या वो जो झुग्गी में नौजवान रहते हैं, उनका सपना नहीं हो पायलट बने, उनका सपना नहीं होता इंजीनियर बने? उन्होंने पाप कर दिया गरीब की। अगर मां के पेट से वो पैदा हुए तो क्या उनको अधिकार नहीं मिलने चाहिए थे? उनको अधिकार ना मिल जाए, निगम ना दे दे, जे केजरीवाल इस काम के अंदर लगे रहते। सॉरी सर, मैं नाम डिलीट कर दे प्लीज। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री इस काम के लिए लगे रहते हैं सर। मैं आपके सामने इसके बावजूद निगम के, तीनों निगमों ने जो डेवलपमेंट के काम किए अपने रिसोर्सेज से, केवल मनीष जी ने कहा था कि जब 14-15 में राष्ट्रपति शासन था तो 4000 करोड़ रुपया दिया गया था। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मनीष जी को जानकारी देना चाहता हूं, वो 4000 करोड़ रुपए जो रिलीज हुआ था, वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए रिलीज किया था जेटली साहब ने,
और ये 6,129 करोड़ जो है ये 5 वर्ष के लिए दिया मनीष जी, ये भी स्टडी कर लेना आप, ये 1 वर्ष के लिए नहीं दिया। तो 6,000 में 3 निगम 5 साल कैसे चलाई जा सकती है, आप इमेजिन कर सकते हैं अध्यक्ष जी इस बात को लेकर जी। तो अध्यक्ष जी अब इसके बदले में जो एमसीडी ने काम किया, डिस्पेंसरी, पार्क, स्ट्रीट लाइट, सफाई के क्षेत्र में दिल्ली का बजट है 1 साल का 75,800 करोड़ दिल्ली का जी, और एमसीडी का बजट जो इसने माना 17,000, मुख्यमंत्री जी ने दिया केवल 6,000। उसके बावजूद भी एमसीडी के पास स्कूल हैं 1616 जो बच्चों के नींव मजबूत करने का काम करते हैं, और दिल्ली सरकार के पास स्कूल है 1026 छठी क्लास से 12वीं क्लास तक। तीनों निगम 8 लाख बच्चों को मुफ्त में खाना देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, बुक्स देते हैं निगम के माध्यम से। और इनके जो स्कूल हैं उन स्कूल के अंदर आज भी जो दुनिया में डंके पीट रहे हैं एडवर्टाइजमेंट कर करके, आज भी उन स्कूलों में जो केवल 1000 स्कूल हैं, 392 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 363 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, स्कूलों में है ही नहीं सर, वो हायर सेकेंडरी के स्कूलों में इतना बजट लेने के बाद भी। और मैं सर दावा करता हूं केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो तो सर इसको मान लिया जाए कि जो नाम लिया जाए उसको डिलीट करते रहो केजरीवाल का। तो सर जो अध्यक्ष जी आपसे निवेदन कर रहा हूं आपसे, तो सर मैं सर वो तो क्या राजनीति छोड़ेंगे। मैं एक विचारधारा को लेकर 25 साल से विद्यार्थी परिषद से लेकर और भारतीय जनता पार्टी में एक विचारधारा के साथ काम कर रहा हूं। वो तो एक नौटंकी करके एनजीओ चलाकर गुमराह करके आए थे, वो क्या राजनीति छोड़ेंगे। आप केजरीवाल, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री से सर्वे करवा लीजिए सर, कोई थर्ड एजेंसी से मनीष जी आप सर्वे करवा लीजिए कि दिल्ली के लोग सेंट्रल स्कूलों में दाखिला लेना चाहते हैं, दिल्ली सरकार के स्कूलों में लेना चाहते हैं। मैं दावा करता हूं अगर 90% लोग सेंट्रल स्कूल के ना करें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली हाउस के सामने कहता हूं, दिल्ली के स्कूलों में लोग दाखिला नहीं लेंगे, केवल लिपाई पुताई पेंटिंग करके उनकी फोटो जारी करके 15-20 स्कूलों की, और वो एडवर्टाइज के माध्यम से देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं सर एमसीडी के स्कूलों में 2020 में एनरोलमेंट जो हुई थी 7,20,000 बच्चों की थी, और 2022 में अब जो एनरोलमेंट हुई है 8,71,000 की हुई है सर एमसीडी के स्कूलों में। इसके बावजूद भी, इसलिए एमसीडी के लोगों से लोग ज्यादा खुश हैं, लेकिन एमसीडी के 3 मेयर हैं, अलग अलग सोच है, प्रेस वो कर नहीं सकते, जानकारी दे नहीं सकते। इसके कारण से महाशय जी ने क्या वायदा किया था जी, 500 नए स्कूल बनाऊंगा, 30 कॉलेज बनाऊंगा, 7 अस्पताल बनाऊंगा। एमसीडी ने 8 नए स्कूल केवल ईस्ट लिए एमसीडी ने नए स्कूल बनाए सर 8। और मैं एक टेबल करना चाहता हूं अध्यक्ष जी, ये आरटीआई के माध्यम से मैं बता रहा हूं, टोटल स्कूल तो बनाए सर 95 ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं सर। और इनकी आरटीआई का जवाब है, मैं इसको टेबल करना चाहता हूं। दिल्ली सरकार की से आरटीआई लगाकर पूछा गया कि बताएं मुख्यमंत्री जी कि पिछले 7 वर्ष में दिल्ली में कितने नए स्कूल बने, 1 नए स्कूल अलॉट हुआ, 1 नए स्कूल बना। ये आरटीआई का दिल्ली सरकार का जवाब है सर, मैं इसको टेबल करूंगा सर, इस पेपर को मैं टेबल करने के बजाता हूं। मैं इसलिए मैं कुकर्म बताना चाहता हूं। एसडीएमसी ने 95 बिल्डिंगें बनाई और दिल्ली सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है सर, भाजपा की रिपोर्ट नहीं है, उन्होंने जवाब दिया दिल्ली सरकार ने केवल 20 नई बिल्डिंग बनाई और एसडीएमसी ने 95 नए स्कूलों की बिल्डिंग बनाई जो कच्चे टीआरएन टिप्पण के स्कूलों में चला करते थे। हॉस्पिटल के मामले में ले लो सर, आज वो कहते हैं, अभी दादा भी बोल रहे थे, अपनी तो मामला खत्म हो गया, बहन जी बड़ा दौरा लगा के घूम रही पूरे देश के अंदर, नेता बनुई, अब टाइम फिक्स हो गई, वो आ गई जी। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये भी कह रहे हैं आप इलेक्शन टालना चाहते हैं, अगर केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री कि हम स्कूल, मैं नेगेटिविटी में नहीं बोल रहा जी, हम चुनाव से डर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, डायबिटिक होने के बाद भी गृह मंत्री जी छतरपुर के अंदर 10,000 बेड की हॉस्पिटल कोविड में बनाई थी, 1,000 बेड की हॉस्पिटल वहां दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में बनाई थी। वो तो अपने घर में छुपे बैठे थे, वो दौरा कर रहे थे, तब उन्होंने कभी नहीं कहा। गृह मंत्री जी के माने प्रधानमंत्री जी के इस विचारधारा के मन में दिल्ली का दर्द है, इसलिए इसको एक करना चाहते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के माध्यम से 497 मोहल्ला क्लिनिक बने जी अभी तक, और दिल्ली एमसीडी की डिस्पेंसरी 311 पक्की काम कर रही है सर, 497 7 साल में 311। ये कंपैरिजन बता रहा हूं जी, दिल्ली सरकार के कोविड के दर जो बताते थे मैं 30,000 बेड बनाऊंगा, दिल्ली सरकार के टोटल बेड
12,400 हैं दिल्ली के अंदर, और एमसीडी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बेड अगर हम दिल्ली के अंदर करेंगे तो 15,744 बेड दिल्ली के अंदर है सर। और दिल्ली की हेल्थ फैसिलिटीज कौन देख रहा है? वाहवाही कौन लूटता है? वो मुख्यमंत्री अपना चेहरा लगाकर, और ये कहता मैंने दिल्ली में हेल्थ व्यवस्था ठीक कर रखी है। 3,000 बेड सेंट्रल और एमसीडी की दोनों अस्पतालों के उससे ज्यादा है। 7 नए अस्पताल बनाने का वादा, एक पालम के अंदर सेक्टर 9 में वो 13 की नींव रखी हुई है, और एक अंबेडकर नगर में जो हॉस्पिटल 400 बेड का है, इसी 14-15 के बजट में माने जेटली जी ने 50 लाख रुपए अर्नेस्ट मनी देकर वो हॉस्पिटल सैंक्शन किया था अंबेडकर नगर में। 7 वर्ष में 2 हॉस्पिटल बने हैं, तो दोनों पुराने कंस्ट्रक्शन के कर रहे हैं। इन महाशय जी ने एक स्कूल नहीं बनाया पिछले 7 वर्ष के अंदर। इसलिए ये इसलिए मैं एमसीडी की अन्य सुविधा बता देता हूं। 15,067 पार्क, जिनमें 2,019 पार्कों में ओपन जिम और 3725 पार्कों में झूले बच्चों के लिए लगा रहे, एमसीडी के माध्यम से लगाए गए। ये दिल्ली सरकार के माध्यम से नहीं है। 5,82,000 एलईडी लाइट दिल्ली को रोशन कर रहे हैं, जो एलईडी की व्यवस्था की गई है। 402 कम्युनिटी सेंटर बताएं दिल्ली सरकार। पूछना चाहता हूं, राज्यसभा में उनके लोग हैं, वो बोलेंगे, बताएं कितने कम्युनिटी सेंटर 7 साल में बनाए। और एमसीडी के माध्यम से 402 सामुदायिक भवन, जिनमें गरीबों के बच्चों की शादी, जन्मदिन, कुआं पूजन, वो अपने काम कर सकते हैं, उनका 1.5-2 लाख रुपए में ना लूटना पड़े। ऑटो टिप्पर 2339 ऑटो टिप्पर हैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के जो मैनेजमेंट घर घर जाकर दिल्ली में कूड़ा उठाने का काम करते हैं, ये एमसीडी ने काम किया है। 14 फ्लाईओवर के नीचे 150 जगहों में जो वर्टिकल पार्क आपको नजर आएंगे, वो रोड पीडब्ल्यूडी की है, लेकिन दिल्ली सड़ रही है, लोग गाली देंगे। इसीलिए एमसीडी ने उन पार्कों का सौंदर्यीकरण किया हो, जो वर्टिकल गार्डन बने हुए, वो एमसीडी के द्वारा डेवलप किए हुए हैं सारे के सारे। एमसीडी के द्वारा 600 शौचालय का काम जो चालू है दिल्ली के अंदर, एमसीडी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। जहां तक उन्होंने कहा था, मैं सभी एलडीसी, चपरासी, चौकीदार, टीचर सबको परमानेंट करूंगा। 2014-15 में कहा था उन्होंने, सबको परमानेंट करूंगा। बताइए कितने आंगनवाड़ी की बहनें मामूली सा वेतन लेकर बेचारी काम करती है, धरने पर बैठ गई है अध्यक्ष जी इनके घर के सामने। उस पे 1,000 आंगनवाड़ी की बहनों को निकाल दिया नौकरी से इसी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। और एमसीडी ने 12,599 कर्मचारियों को जो टेम्परेरी थे, उनको परमानेंट किया है पिछले 5 साल के अंदर, स्टैंड ओवर के अंदर। और इन्होंने एक कर्मचारी को परमानेंट नहीं दिया कि सरकार ने, जो बैठने वाले लोग कहते हैं कि हम चुनाव से लड़ने के लिए भाग रहे हैं। ये भोली सी सूरत बनाकर खूब करता है वो लोगों के जख्मों का इलाज। वो भोली सी सूरत बनाकर खूब करता है लोगों के जख्मों का इलाज। कुरेद कर देख लेता है और फिर कहता है अभी समय लगेगा। फिर ये बोलता समय लगेगा। 2013-14 में कहा था नल से जल दूंगा दिल्ली के लोगों को। 2017 में निगम का चुनाव आ गया, और समय दे दो। 2019 में नल से जल दे दूंगा दिल्ली के लोगों को। 2019 में नहीं दिए, फिर कहने लगा 2020 में दे दूंगा। इस प्रकार के वो नौटंकी और नारेबाजी करते रहे, क्योंकि 20 नए कॉलेज बनाने थे, 2 लाख पब्लिक टॉयलेट बनाने थे, 500 नए स्कूल बनाने थे, टैंकर खत्म कर दूंगा माफियाओं को। वो डबल हो गए, 1200 आज दिल्ली के अंदर टैंकरों से पानी जाता है। बिजली का बिल आधा कर दूंगा, ऑडिट कराऊंगा। जल बोर्ड का आज तक ऑडिट नहीं कराया, क्योंकि जल बोर्ड 60,000 करोड़ के घाटे में चला गया है। बिजली के ऑडिट कराने वाला हमको कहता था हम अंबानी के आदमी है, हमको और कांग्रेस मिलकर अंबानी के साथ काम कर रही है, बिजली कंपनियों को भगा दूंगा। आज उसी कंपनी, बिजली कंपनी के साथ में वो काम कर रहे हैं, और वहां पर काम करते हुए आज उनको एक दिन नजर नहीं आ रहा कि वो अंबानी जी अब पैसे ले रहे हैं, अब वो उनका रिश्तेदार बन गए जी। हर गांव को दिया जाएगा एक विशेष फंड, गांव के माध्यम से निवासियों के फैसले के अनुसार विकास करूंगा, ये कहा था उन्होंने अपने मैनिफेस्टो 36 नंबर पे। 55,000 नई वैकेंसी निकालूंगा लोगों को नौकरी देने के लिए। आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से देश को बताना अनिवार्य है अध्यक्ष जी कि वो कितना बड़ा नटवर लाल है। उस नटवर लाल के झांसे में आने के बाद 1-2 साल बाद तो लोग रह सकते हैं खुश, लेकिन उसके बाद क्या हालत होगी, वो दिल्ली की पीड़ा को देखने के बाद लोगों को जानकारी मिलेगी। 5,000 नई बस खरीदूंगा, ये कहा था, 5,000 नई बस खरीदूंगा। एक नई बस नहीं खरीदी सर, और 11,000 करोड़ रुपए के घाटे में डीटीसी चल रही है 7 साल के अंदर सर। 11,000 करोड़ रुपए के घाटे से। अनियमित कॉलोनी के बारे में अगर माननीय प्रधानमंत्री पीएम उदय योजना लेकर ना आते तो 2-2 साल तक यही कहते रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने चिट्ठी भेजी सर उनको 2016-17 में, आप हमें इसके बाउंड्री कराकर दीजिए, हम कॉलोनी पास करना चाहते हैं। 2019 में यूडी मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी उनको। 2019 में कहता है हमने तो अभी एजेंसी अपॉइंट नहीं की, हमें और 2 साल का टाइम दे दो। यूडी मिनिस्टर ने कहा आपको 14 से, हमने 15 से 17 तक का टाइम दिया, 17 फिर टाइम मांग रहे हो।
सब इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया जो आज निगम के बारे में लेने जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से जो अधिकार 1991 में कांग्रेस ने जब एक्ट बनाया था उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिकार दिए थे, उसका उपयोग करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दिल्ली के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के 36 लाख लोगों के कॉलोनियों के मकानों को पक्का किया जो उनके ऊपर तलवार लटकती रहती थी डिमोलिशन की, उससे उन लोगों को मुक्ति दिलाई, वरना उन अनौतरित कॉलोनी के लोगों का क्या हाल होता। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आपके ज्यादा ना बोलते हुए आपसे केवल एक ही बात कहकर मुझे याद आ रही है ये बातें देखकर कि जो सपने दिखाते हैं कि आंखें भी, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि केवल सूरज निकलने से अंधेरा नहीं चला जाता, केवल सूरज निकलने से अंधेरा नहीं चला जाता, अंधेरा भेजने के लिए तो आंखें भी खोलनी पड़ती है सुबह उठने के बाद, वरना आंखें के सामने अंधेरा नजर आता है। ये जो आंखें खोले बगैर ये कुछ लोग उनके गोरू गवाह बनकर और यहाँ पर उनके वक्तव्य की बात कर रहे हैं, वहां पर एक दूसरे को गाली देते हैं, यहाँ पर एक हो जाते हैं सदन के अंदर आकर, वहां पर दोस्त रहते हैं, यहाँ पर कुश्ती करते हैं। इनको भी जानकारी देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर एम्बेसीज है, दिल्ली के अंदर सभी राज्यों के हाउस है, दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल लेवल के डेलीगेट्स आते हैं, दिल्ली देश की राजधानी है। आज जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश और दिल्ली का नाम पूरी दुनिया में नंबर 1, नंबर 2, 3 के ऊपर आया हुआ है। आज बड़े लोगों को, एनसीटीपी के नेता को, सुप्रिया जी के नेता को कहना पड़ा कि मोदी जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है, इसके बारे में चिंता करनी चाहिए, हमें उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। आज दिल्ली अगर कूड़े का ढेर रहेगी, आज दिल्ली अगर गंदी रहेगी, आज दिल्ली के अंदर बीमारियां फैलेंगी, आज दिल्ली में पॉल्यूशन फैलेगा, तो उन चूहे साहब को, गिरगिट साहब को कोई नहीं पूछेगा जी। मोदी जी की बदनामी होगी कि देश के प्रधानमंत्री की राजधानी में पॉल्यूशन के कारण इतने लोग मारे जाते हैं। इसलिए दिल्ली का इसका एकीकरण करने के बाद एमसीडी का उसका फंड जो होगा, जो साउथ एमसीडी से मिलकर आता है, और मेयर भी अगर एक होगा तो मिलकर निर्णय लेगा, और निर्णय लेने के बाद वो अपने अधिकार जो दिल्ली के लोगों के उनको मजबूती के साथ रख सकता है लोकतंत्र की दृष्टि में, और अगर वो मजबूती के साथ रखेगा तो उसके निर्णय को लोग मानेंगे भी, एप्रिशिएट करेंगे। केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री के झांसे में लोग नहीं आएंगे, और दिल्ली के जो 2.5 करोड़ लोग हैं उनकी इच्छा के अनुसार दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट के काम होंगे। इसीलिए ये चुनाव से, बीजेपी चुनाव से भागने वाली है। अरे धारा 370 हटाने पर नहीं किसी से डरे, भगवान श्री राम का मंदिर बनाने से किसी से नहीं डरे। ये क्या करेगा, इस सेंटर का चुनाव में भागेंगे। और उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, गोवा, मिजोरम, वहां पर भी तो चुनाव लड़ाया था उन्होंने, हर जगह जमानत जब्त हो गई। मीडिया के बंधुओं से भी कहता हूं, तुम एक पंजाब तो नजर आता है, वहां हम नहीं थे, वहां 70 साल से देश को लूटने वाले लोग बैठे हुए थे, उनको डिफीट मिली है। हम 4 राज्यों में थे, चारों राज्यों में इसकी जमानत जब्त हुई है जी। ये मीडिया के बंधुओं को सोचना चाहिए, ये नहीं दिखाना चाहिए कि पंजाब के अंदर उन्होंने जीता है तो हमें हरा कर नहीं जीता, हम तो पंजाब में थे नहीं अध्यक्ष जी। इसलिए मैं इतना निवेदन करते हुए, माने गृह मंत्री जी इस बिल को लेकर आए हैं, इस बिल का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, और दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों के विकास के लिए ये बिल लाया जा रहा है, और यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पी कलानिधि। Thank you very much, sir, for giving me an opportunity to participate in this Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022. Sir, it is very sad to see the treasury benches always complaining about the Congress party for whatever problems are being faced in the country now. I think it is almost more than 7 years since this new government has been in place. And I feel that probably this is a time where you have to look forward, saying how best we can take the country forward, rather than to look back and say that Congress has been the root cause for all evil in this country. So we have to understand that Congress has done some amount of development for the since freedom, till you came to power. And in between there was Vajpayee government also, which was there. And subsequently now you are here with a huge majority, sir. I wish to congratulate you on that. But having said that, we have to see how we can go forward instead of complaining about how the Congress government has ruined it. In fact, one of my friends I have a few friends in BJP also, while we were sitting and talking casually, he said during the COVID, we were talking about the COVID and the management of the COVID by this government. And surprisingly, he said the cost for COVID in India is because of the Congress. So for a second, I was taken aback, surprised, shocked. I was wondering, what is he talking about? So I asked him, what are you saying? Where did the coronavirus come from? He said, it came from China. I said, how did it come in? It came through the flights. So who is controlling the government operating these flights? The BJP.
then how do you say it's the Congress government which is the root cause for all this? Who built the airports? So he says the Congress government built the airports, and that's why the coronavirus has come into India. So this is the way, if you are going to be talking, I turned 50 in 2019-20, sir. And I think probably even Rahul ji also would have turned, and our Honorable Prime Minister also would have turned 70. There are times when I get a doubt, probably we would not have turned 50 or 70 had it not been for the BJP. Maybe I would have been hanging on at 49 till the Congress, I mean, like as long as the BJP government hadn't come. So this is the kind of conversations are we trying to have. And this bill, the way it has been brought, and the content of this bill, this shows the government's total apathy towards, I mean, like any kind of norms which have to be followed, sir. Every other bill, there may be an argument, there is probably a reason and a good intention behind the bringing of this bill. But in this particular bill, the way it was brought, on March 9th or so, there was an announcement from the Delhi Election Commission stating that he is calling for a press conference. On the same day, he gets a letter saying that this election should be postponed because we are planning to bring in a bill this way. So what is the urgency to bring in a bill in this form? When the election is supposed to be happening in April 2022, what is the urgency or the necessity to do it in such a fashion where 1 month before, in a kind of, this is a kind of a semi-emergency, sir. You are bringing in a rule where you are saying that the elections are not going to happen, and if the elections do not happen, the reason why it is not going to happen is because BJP has been ruling this corporation for more than 15 years. And probably the election results may not be in the favor of the BJP, and that is the reason, there is a suspicion that that is the reason why this bill is being brought. Because if this bill is brought, and delimitation has to be done. Because in this bill, the main things that you are talking about is, you are reducing the number of seats from 272 to 250. So there is an assumption that this government is planning to increase the number of members of parliament in the country. But whereas when you're trying to do that, probably you are justified in doing that. But what is the justification we can find for reducing the number of councillors who are existing from 270 to 250? What was the need to reduce when the whole country, the population is increasing and we need probably more representatives for a given set of population? We are reducing the number of councillors. Is in no way we can understand why it is happening. There is absolutely no logic in this, sir. And the other one is the bill which made the possibility of trifurcation of this this corporation was brought in by the EMCA, by the Delhi Legislative Assembly, sir, in 2011. It's hardly 10 years now, and within the 10 years, again we are going back. The Supreme Court had already made an observation saying that this government is bringing in bills without putting much thought into it, which is causing a lot of confusions and recalling of bills. Even the farm bills, we were forced to recall because of the huge protest by the farmers. Similarly, when the Delhi government had trifurcated it, I feel that there probably must have been a reason why they trifurcated. Has anybody looked into that? I will give you a small example about my corporations. When I am in Chennai, we have 3 parliamentary constituencies in that, but it's a single corporation. But the fund allocation, which was close to 1,900 crores for Chennai, I will say that during the previous ADMK government, 1,000 crores was spent on South Chennai, about 850 crores was spent on Central Chennai, and North Chennai had only about 25 to 50 crores of funding allocated for this. This was a very unjust way, and we had made several representations because my constituency is the most economically and socially backward. So similarly in Delhi, they have brought in a situation where they had 3 corporations, and they had an understanding where there will be an officer who will be coordinating with these 3 corporations to make sure the toll tax collections will be equally distributed and all those things. And also the powers of the Delhi government. Through this bill, the powers which have been removed are the total number of seats and the reservation of seats was with the Delhi government, division to zones and wards and delimitation, relating to salaries, allowances, leave of the commissioner. And the main thing in this is building regulation. Do you want to say that the union government wants to take the powers of a corporation also and keep running that also? And the other fear that we have, if you are going to set a precedent of taking up this corporation now,
What assurances do we have that this is not going to happen to other corporations throughout the country? There are several corporations all over the country, and what will give us the confidence that you will not take up any of these corporations in future? And also, it has been shown that the delimitation process takes a minimum of 16 to 18 months. Already, as my earlier speaker, Mr. Manish Tiwari had spoken, he had said by delimitation, what statistics are we going to take? Are we going to take statistics from the 2011 census, or are we going to say that we are going to wait for the 22-23 census and then go forward? That way, I feel that the parliament elections may happen even before your Delhi corporation elections can happen. So I think this is a very unjust way and a cruel way of treating the people of Delhi. And 2024, even then, we do not know for sure whether the elections ever will be conducted in the Delhi corporation ever again. So the bill also omits for the provision of director for local bodies, sir. So the role of the director was to coordinate between the corporations, framing recruitment rules for various posts, toll tax collection and sharing, sir. This special officer is not mentioned at all, and till further election, only the special officer is going to be there. There is no provision for a role of a director, and it has not been defined at all. Sir, I will tell you, in Tamil Nadu, we went through a phase where for 4 years, we did not have our corporation local body elections. And though the people were asking for it, because the councillor, sir, 1 minute, sir, 1 minute, sir, I'll just finish. Sir, for 4 years, we did not have elections. And one of the problems is, if there is a special officer, funding from the union government to the individual wards may be an issue. So in these kind of situations, for the government to have taken a decision 1 month before the scheduled elections are supposed to happen, that you have brought this bill and you are thwarting the whole election process is actually very, very sad and pathetic, sir. Sir, the other one is from... So regarding the funding also, Manish Tiwari also had mentioned about this. Between 2010 and 2011, 1,465 crores was provided for the Delhi Corporation. Between 2014 and 2015, 4,380 crores was provided. And during 2021-22, the amount provided under the Aam Aadmi Party government is 6,172 crores, sir. So when the government has already provided a substantial amount, if you felt that the amount needed for the local bodies was not adequate, it would have been easily possible for you to provide that allocation. You could have made an extra allocation of whatever funds was needed. In fact, in earlier one of my speeches also I was talking about, I don't know about the Delhi corporation, but several corporations in the country, the elected representatives are working without a salary. So I would request that the government take this opportunity to see if the salaries for the local bodies across the country can be paid by the union government substantially, say about 70 or 80%, and the remaining percentage can be paid by the local governments from the state, sir. They are working without salary, yes. I am saying that they also should be provided salary. Sir, Yes, sir, the other question is about the garbage, sir. If you look at all the municipal corporations, sir, 1 minute, sir, 1 minute. Sir, the intervention of the minister during the debate is good. The House. Sir, normally ministers are not intervening. That is a problem. Sir, intervention of the ministers during the debate so as to give more clarification is good. Thank you, sir. Sir, the other one is every municipal corporation, I mean like every state have their municipal corporations and they have their own host, which is one of the biggest problems which they face is their garbage dump yards, sir. In fact, look in Delhi and even in Chennai, there will be acres of garbage piled up to about 13 or 14 floors high. So I feel that the government of India can create a separate fund for modernization of these garbages, because when I approached the union government to help on this, using a process called as biomining, 600 crores is the budget required. As an individual parliamentary constituency, the government cannot, or as an MLA constituency or as a ward,
We will not be able to fund it unless the union government steps in over here, sir. So the BJP government, which has been ruling the Delhi Corporation for more than 15 years, the achievement, what they have done is leaving 3 garbage mountains at the entrance of Delhi, dilapidated government hospitals which are not being adequately cared for, selling government property at throwaway prices, sir. So I totally oppose this bill, and I hope that the government will withdraw this bill and ensure that fair elections are held next month to ensure that democracy is saved, sir. Thank you very much. Thank you, Sri Kalanidhi. Next, Srimati Mahomaitra ji. Honorable Chairperson, sir, I'm very disappointed. The Honorable Home Minister was here only a minute ago. I hope him seeing my name on the list of speakers had nothing to do with him going inside. I hope he's listening wherever he is. 2 ministers are there. Yes, but I'm talking about the Home Minister. I'm very disappointed he's gone. Doesn't matter, sir. I'm only disappointed. No problem, sir. I'm very happy you're here. I'm only disappointed. I don't know why he ran away, but okay. एक रोज अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है. Sir, let me finish, sir, please. एक रोज अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो यूं जवाब में कह गई, ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान. Honorable Chairperson, I rise today to oppose the Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2002 as introduced on March 25th in this House, seeking the unification of the 3 municipal corporations of South Delhi, East Delhi and North Delhi, which had previously been trifurcated by the Delhi Municipal Corporation Amendment Act of 2011, which was passed in the State Assembly. The ostensible motive of the Union government, as stated in paragraph 5 of the Statement of Objects and Reasons, is to bring about greater transparency, improved governance, and more efficiency in delivery of civic services. However, the timing of introduction of this bill in the backdrop of the delay by the Union government in conducting the municipal elections in Delhi tells a rather contradictory tale. The state government of Delhi had moved the Supreme Court only 1 week prior to this bill's introduction in this House, seeking expeditious municipal polls in Delhi and alleging brazen influence and flagrant meddling by the central government in election matters. Rajaji, please, Supriya ji, please. Immediately on the heels of the enactment of the Government of NCT of Delhi, GNC-TD Act 1992, the Delhi Municipal Corporation Act 1957 was amended with effect from October 1st, 1993. The salient feature of the 1993 amendment was that it vested control of the corporation in the elected government of Delhi, that is the state government of Delhi. The insidious nature of this Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022 is that under the garb of unifying the 3 corporations, the central government is seeking to usurp the power of superintendents hitherto vested in the government of the NCT of Delhi and assuming this power in itself. The central government has arrogated unto itself the task of taking decisions on behalf of the citizens of Delhi in blatant disregard of both the scheme of the constitution and its statutory framework. But remember this is Delhi, the heart and soul of India. जनाब कैफ, ये दिल्ली है, मीर और गालिब की. यहाँ किसी की तरफदारियां नहीं चलेगी. What is wrong with the Amendment Bill 2022? This is once again a consistent pattern of blatant disregard of cooperative federalism by the Union government. The seemingly innocuous substitution of the word government, which currently means the government of NCT of Delhi, with the word central government, strikes a blow to federalism and accountability. Under Section 221A of the Delhi Municipal Act 1957, the government means the government of the NCT. But now this Amendment Bill 2022, Section 2C, in Sections 1, 3A, 5, 6, 32A, 55, 56, 57, 193, 330A, and 499, for the word government, wherever it occurs, the word central government shall be substituted. Section 3 of the old Act said corporation to be notified by the government, maximum of 272 seats, and number of reserved seats to be determined by the government of the NCT. Section 5 of the new bill amends Section 3 of the old Act and says the corporation is to be notified by the central government, not the government of the NCT, a maximum of 250 seats, that is a reduction of 22 seats, and the number of reserved seats is to be determined by the central government. But there is no clarity, as Mr. Manish Tiwari Pomi said, there is no clarity on when this delimitation will be done. Section 479 of the old Act says any notification under Section 3A to be laid before the Legislative Assembly of Delhi, which is altering the number, name, area of any zone or ward. The new bill of 2022 requires that such notifications are now to be laid before Parliament.
The powers of the state government now taken over by the centre include division of the area into zones and wards, delimitation of wards, power to alter or amend delimitation orders, declaration of assets by councillors, salaries and allowances of ward commissioners, power of the corporation to consolidate loans, and lots of other powers. Under the scheme of the Constitution of India, the power for unification, trifurcation of the municipalities of Delhi vests with the Legislative Assembly of the state and not with the union government. Article 243P, Article 243R, and Article 246S of the Constitution of India, read with Rules 8 and 9 and Entry 1 of the Schedule to the Transaction of Business of the Government of the National Capital Territory of Delhi Rules, 1993, very clearly assigned the power to constitute municipal corporations to the state. Yes, you can say that Article 239AA of the Constitution allows the union government to legislate on this, but it must pass the test of constitutional morality. The Constituent Assembly Debates 1948, Volume 738, lays out that constitutional morality means to bow down to the norms of the Constitution and not to act in a manner which would become violative of the rule of law. The central government in bringing this bill is in clear breach of constitutional morality. In addition, this bill is in violation of Article 243U of the Constitution of India vis-a-vis the delay in conducting municipal polls in Delhi. The polls were supposed to be in April 22. The State Election Commission had come out and even said that they would be on track when suddenly this bill was brought in. Article 243U deals with the duration of municipality and says clearly that any election to constitute a municipality shall be completed before the expiry of its duration specified in Clause 1. It is the classic example of the hypocrisy of the ruling party and of the central government that after years of crying crocodile tears for the lack of statehood for Delhi, today the same party, the same rulers seek to do away with the last vestiges of autonomy for Delhi citizens and for its state assembly. Let us examine the timeline. 1996, BJP's election manifesto, full statehood for Delhi. 1998, under Madan Lal Khurana, the former Delhi CM, the BJP raised the pitch for full statehood for Delhi. 1998, BJP's election manifesto. One of the proposed constitutional reforms was full statehood to Delhi, along with the abrogation of Article 370 and separate states for Chhattisgarh and Uttaranchal. 1999, BJP's election manifesto for the Lok Sabha elections, full statehood to Delhi. 2003, the State of Delhi Bill, introduced by the BJP-led NDA government under Prime Minister Vajpayee, Deputy Prime Minister Banerjee, sent to Shri Pranab Mukherjee, who was then head of the Standing Committee for Home Affairs, for consideration. June 2013, the BJP supported full statehood for Delhi in the political resolution accepted by the party at its two-day national executive meeting in Goa when the Delhi BJP president was Vijay Goel. 2014, BJP's vision document referred to full statehood for Delhi. Please note the about turn today. There are some holy men in the ruling party who say that they cannot tell a lie. There are some unholy men who seem to not be able to tell the truth. But the majority seem not to be able to tell the difference between the lie and the truth. That is a sorry situation today. Let us examine the allocation of funds to Delhi. The collection of direct taxes from Delhi alone in 2009-10 was 13,500 crores, and in 2021 was 70,800 crores. Despite a five-fold increase in the collection of direct taxes alone in Delhi over this period, disbursement from the union government to the GNCT of Delhi remains pegged from the year 2002 at only 325 crores. All the other states get enhanced share in central taxes, not Delhi. The 15th Finance Commission allocated grant in aid of rupees 4,36,300 crores for local bodies for the award period 2021-26, the 5-year period. But as per this, the GNCT of Delhi, the local bodies of Delhi were omitted on the principle that only states are covered under this award scheme and Delhi is a union territory. The centre has frozen the allocation of direct taxes to Delhi at 323 crores for more than a decade, whereas more than 40% of direct tax is contributed by Delhi alone. When it comes to funds, all other municipal corporations receive grants in terms of the Central Finance Commission recommendations, but Delhi is denied on the faulty excuse of it being a union territory. This bill replaces the government of NCT of Delhi with the central government. It does away with the position of the director of local bodies to assist the government, and instead allows the central government to appoint a special officer to exercise powers and discharge functions of the corporation until the day which the first meeting is held. This bill has no place in Parliament. The State Assembly of Delhi alone is the competent authority to legislate on this matter. After Part 9A was inserted into the Constitution of India with effect from June 1st, 1993,
The power to constitute municipalities lies with the state governments in terms of Articles 243P and 243R of the Constitution of India. Secondly, as per Article 246, read with the 7th schedule, entry 5 of the state list, powers to constitute municipal corporations is with the state. Now I ask you this question. Modi hai to mumkin hai. We accept it. You have just won 4 states. No problem. Go ahead, call the elections in Delhi, win the state, call the municipal elections, win the municipal elections, and then bring this to the state assembly. Who's stopping you? Nobody's stopping you. Do it the right way. Don't do it by the back door. You don't have the competence to legislate on this. Only the states. Mirza Asadullah Beg Khan, to remind the central government, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था. Everyone thinks they are God when they sit on the throne, but don't fall into this trap. Do the right thing. Send this back. Thank you so much. Thank you, Malhotra ji. Shri Dileshwar Kamaiti. महोदय, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा के लिए आपने जो मौका दिया उसके लिए धन्यवाद. मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं. महोदय, निगम के आंकड़े बताते हैं कि पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम का सालाना बजट घाटा करीब 2000 करोड़ रुपया, तो साउथ एसीडी का बजट घाटा 500 करोड़ रुपये हैं. तीनों निगमों में करीब 1,20,000 कर्मचारियों का सालाना 8,900 करोड़ रुपये खर्च होते हैं और तीनों निगम जो खुद को सालाना रेवेन्यू पैदा करते हैं वे 6,700 करोड़ रुपये हैं. अनुमान है कि एकीकरण के बाद करीब 200 करोड़ रुपये बचेंगे. नॉर्थ, साउथ और ईस्ट एमसीडी के आर्थिक हालात और एमसीडी में कार्यरत हजारों कर्मचारियों के वेतन की समस्या हल करने के लिए केंद्र सरकार एमसीडी का एकीकरण कर रही है, जो सराहनीय है. महोदय, गत 64 वर्ष के सफर के दौरान नगर निगम के हाथ से अनेक महत्वपूर्ण अधिकार चले गए हैं. वहीं कांग्रेस शासित सरकार के द्वारा 13 जनवरी 2022 को दिल्ली नगर निगम का विभाजन का भी सामना करना पड़ा. इसके अलावा उस पर नेताओं अधिकारियों का इतना भार बढ़ गया कि उसे उठाने में उसकी कमर टूटती जा रही है. वर्ष 1958 के दौरान 11 स्थानीय निकायों और 1 दिल्ली जिला बोर्ड का विलय करके नगर निगम का गठन किया गया था. उस समय नगर निगम के पास बिजली, पानी, डीटीसी, अग्निशमन जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे. महोदय, वर्ष 2012 में नगर निगम को 3 हिस्सों में बांट दिया गया और उसके पास गली नलियों का निर्माण कराने के साथ साथ सफाई व्यवस्था का कार्य ही मुख्य तौर पर बचा. इसके अलावा शिक्षा के नाम पर उसके पास प्राथमिक शिक्षा ही बची हुई है और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डिस्पेंसरी और कुछ अस्पताल हैं. एक होने से नगर निगम के अधिकार और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी. इससे निगम की कार्य क्षमता बढ़ेगी. उम्मीद है कि सुविधाएं बेहतर होगी और इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा. महोदय, इस विधेयक से नगर निगम को भी राजस्व के मामले में केंद्र एवं दिल्ली सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. नगर निगम को प्रतिवर्ष करीब 12,000 करोड़ रुपए राजस्व के तौर पर प्राप्त होने की संभावना रहेगी, जबकि उसका खर्च 10,000 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है, क्योंकि नगर निगम का मुख्यालय होगा और तमाम विभागों में प्रमुख अधिकारियों के साथ साथ अन्य अधिकारियों की संख्या कम होगी. एकीकरण एमसीडी से अलग अलग डिपार्टमेंट हेड के वेतन और उनके भत्ते में बचत होगी. वर्तमान में 3 एमसीडी के 3 कमिश्नर हैं. एमसीडी में जो अलग अलग 36 डिपार्टमेंट हैं उनमें 108 हेड ऑफ डिपार्टमेंट है. तीनों एमसीडी के 3 मेयर और प्रत्येक का लंबा चौड़ा स्टाफ है, जिसके वेतन और अन्य सुविधाओं पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं. यूनिसेफिकेशन के बाद सिर्फ 1 कमिश्नर, 1 मेयर, उनका थोड़ा सा स्टाफ होगा. इसके अलावा 36 विभागों के लिए 36 हेड होंगे. ऐसे में हर साल करीब 200 करोड़ रुपए जो इनके वेतन और भत्तों पर खर्च होता है उसमें बचत होगी. कर्मचारियों के बकाया वेतन की
जो समस्या कुछ सालों से है वो लगभग खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में करीब 2 करोड़ लोगों को समान रूप से किसी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ होगा। इसके अलावा सिटीजन सर्विसेज भी बेहतर होंगे। स्वास्थ्य सेवाएं जो अस्थिर है वो बेहतर हो जाएगी। महोदय, केंद्र सरकार दिल्ली को एक बेहतरीन नगर निगम देने जा रही है। एकीकरण के कारण देश की राजधानी को एक मजबूत नगर निगम मिलेगा। फिजूल खर्ची पर लगाम लगेगी और जनता तक नागरिक सुविधाएं सुलभ तरीके से पहुंचेगी। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लाभ कृष्णा जी। Thank you, sir. Thanks for giving me the opportunity to speak on this. This is the second time we are redrawing the maps. The last 3 years. First time was, at least while I'm here, the first time was state of Jammu and Kashmir was bifurcated into 3 different territories. Now, 3 municipalities are trying to be unified and brought under one municipality. So it is Amit Shah's habit to change maps. So, coming to the reasons quoted for this bill, the number one reason was the trifurcation of erstwhile Municipal Corporation of Delhi was very unscientifically done. And prosperous South Delhi Municipal Corporation with a minimum population and had greater resources, while East Municipal Corporation with sparse resources has maximum population. That was one of the reasons that has been given. Even the minister has, Honorable Minister has mentioned that. And the second reason that they mentioned was this bill will remove bottlenecks in the delivery of public services and welfare. And the third reason that they given was issues like pending salaries and civic projects stuck in the financial limbo will be completed. These are the reasons that the minister has given, and those are the reasons mentioned in the bill as well. But when we go through all these things, I can only draw parallels with what happened to Andhra Pradesh. When I read the words unscientific bifurcation and all those things, because we were also in 2014, Andhra Pradesh, state of Andhra Pradesh has been unscientifically bifurcated. Hyderabad, which has the higher revenues, and a capital city of Hyderabad has gone to a new state that has been formed, which has never happened, but only for Hyderabad has happened, and we as Andhra Pradesh was left with no capital at the same time. Promises made to Andhra Pradesh in the AP Reorganization Act as well is not fulfilled as of now, even though it has to be fulfilled in the 10 years. And issues like revenue deficit and national projects like Polavaram are moving at a very snail's pace. So if the government, if the union government believes a wrong has been committed on Delhi, and this bill will correct all of that, and why not? The same logic apply. Why not that same logic doesn't apply for Andhra Pradesh as well? Because Andhra Pradesh has been bifurcated in 2014 itself, and the promises that have been made in this house, I have to mention it because these are the parallels I can only draw from reading this bill. Anyways, coming to the bill, we want to make some suggestions as well as we need some clarifications on this. Suggestion number 1. Division of power at 3 tiers of government is not only an important exercise in transparency, it is necessary to prevent the concentration of power at the top and bring democracy to the grassroots. That's what been our forefathers have mentioned many a times about it, how we should strengthen the democracy at the grassroots level. So I suggest the union government to introspect if this bill is achieving that and upholding the federal structure of the country. Suggestion number 2. With this bill, union government wants to discharge functions such as division of area of corporators into zones and wards, delimitation of wards, matters such as salary and allowances. These powers are with the state government till now. And my esteemed colleagues have also mentioned about this earlier on. I'm sure this move was made by the union government after a lot of serious consideration. If they could disclose that the reasoning behind this, it would be helpful for the people to understand lead up to such a drastic step. Because my friends from Mumbai or Chennai or other cities from Kolkata and all, they are really worried because next they may think about implementing the same thing in their own in the other municipal corporations as well. So if we can give the reasons behind it. They have the constitutional power. They can do it only for Delhi, not for Calcutta. We will see about that, but if they can give the clarifications regarding to that, it will be very helpful, and so that they'll be at ease, sir. And coming to the
clarifications. Clarification number one, land holding urban bodies such as Delhi Development Authority, the new Municipal Council, New Delhi Municipal Council and Delhi Cantonment are already under the central government, and this amendment might bring parallel body in Delhi, further complicating and creating a lot of confusion. I request the government to clarify on this issue. And clarification number two, this bill adds a new position regarding a special officers, which has been mentioned by Kalanidhi as well. The special officer will exercise powers of corporation until first meeting of corporation is held after the commencement of this bill. So the clarity we need is whether this special officer will be appointed in consultation with the state government or not. If he is appointed, until when his term is there. So we need this clarification from your side. So I request the government to clarify on these two, sir. And I keep repeating myself that the BJP has the best mechanism to get the unfiltered feedback from the ground. The results in the elections have been showing for the last 7 or 8 years that you have one of the best mechanisms, but they have also faulted in some of the decisions that have been made. Some decisions without taking the opinion from the people, like farm laws. Sometimes we have to face the brunt of it, and you have faced the brunt of it. So I request, humbly, I would request that you use this strength, wherein you get the unfiltered feedback from the people. So use this strength and try to listen to the people, and don't make the decision in the haste and threaten the sanctity of the federal structure, sir. Thank you very much. Next, thank you, Shri Arvind Savanji. चेयरमैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण विधेयक इस देश की नीति राजनीति की दिशा बताने वाला विधेयक है। ये दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 अब ये राजनीति है या सामाजिक नीति है? सामाजिक नीति पर तो समर्थन करने की बात आती है, लेकिन जब राजनीति सामने आती है तो ध्यान में आती है आप कभी भी बिना राजनीति कुछ भी नहीं लाते हो। ये आपकी ये विशेषताएं है, क्योंकि जब महानगर पालिका का कार्यकाल समाप्त होने आ रहा है और आप जानते हो कि वहां चुनाव लग रहे हैं, हाल ही में पंजाब में उन्होंने क्या पराक्रम किया वो भी आपको याद है। पिछली विधानसभा चुनाव में भी वहां क्या हुआ वो भी आपको याद है। हो सकता है उसके डर के मारे होगा तो ये लाया होगा, लेकिन पहले मैं आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो बात की उसके ऊपर बात करता हूं। सर, ये जो विधेयक लाया ये ठीक है, एक क्लॉज लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में 239A में, एक छोटा सा 2 लाइन का पैराग्राफ है। वो कहता है कि यू आर एम्पावर्ड टू ओवरराइड द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। उसका आप दुरुपयोग कर रहे हो। अगर मैं यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट जो है ना उसमें आपको ही पढ़ा देता हूँ, आपने ही लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। उसमें आपने लिखा है ए कॉर्पोरेशन चार्ज विद द म्युनिसिपल गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली was established under the said act as a municipal corporation of Delhi in 2011. The said act was amended by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi by the Delhi Municipal Corporation Amendment Act 2011, leading to trifurcation of the said corporation into 3 separate corporations. Who has done it? Assembly has done it. Who is doing it right now? Parliament is doing it right now. Who is overriding? ये जो स्ट्रक्चर हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको आप धक्का दे रहे हो, और मुझे उसी में दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अच्छा भी लगा थोड़ा। सच बताता हूँ, आदरणीय गृह मंत्री जी क्या बोले पता है कि आपको? उन्होंने कहा हमें सौतेलापन होता है वहां। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हमारे साथ सौतेलापन कर रहे हैं। चलो ये भी तो आपको महसूस हुआ। ये आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा, आप रिकॉर्ड पे लीजिए, रिकॉर्ड पे लीजिए। मैं हार जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। देखो मैं हार जाऊंगा, बुरा मत मानना। राय सर बुरा मत मानो।
उन्होंने कहा, अभी यही बात मैं कहता हूँ, यही सौतेला नहीं, होली नहीं है, ये सच्चाई है। होली में तो सारा झूठ भी चलता है, होली में तो सब कुछ झूठ चलता है, सच्चाई है। उन्होंने कहा, मुझे अच्छा भी लगा, मैं बता रहा हूँ। चलो ये तो महसूस हुआ, हम लोग भी ऐसे महसूस करते हैं कि सौतेलापन क्या है, हम भी महसूस करते हैं अरविंद सावंत जी, और इसलिए मैं ये बिल का अनुभव कर नथिंग एक्सेप्ट ये सौतेलापन। राय साहब, मैं बोल चेयरमैन सर, आप इधर एड्रेस करो, आप इधर एड्रेस करो। व्हाट इज गोइंग ऑन? नो प्लीज वेदर यू आर परमिटेड टू इंटरेक्ट, वेदर यू आर परमिटेड टू इंटरेक्ट विद नो इफ यू आर रीडिंग ये मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहा हूँ। मुझे एक लगा कि उन्होंने सौतेला बोला, यही सौतेलापन बहुत सारे राज्य भी अनुभव कर रहे हैं। अब हमारे आंध्र प्रदेश के मित्र जो बोले ना, उनको पूछिए सौतेलापन क्या होता है, और महाराष्ट्र को पूछिए सौतेलापन क्या होता है, पश्चिम बंगाल को पूछिए सौतेलापन क्या होता है, सभी को पूछिए। तो ये इसीलिए मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से कहूंगा, आपने अच्छी बात किया। मुझे कल परसों सुप्रिया जी बोली, गृह मंत्री जी सबसे अच्छी बात है कि आप सच्चा बोलते। उन्होंने बोला कि आप इतने अच्छे प्रामाणिक हो कि आपने बोला जुमला किया, ओपनली बोल दिया, हाँ हो गया जुमला किया। आज भी आपने ऐसे ही बोला सौतेलापन है, मैंने महसूस किया, बोला अच्छा हो गया, हम लोग भी सौतेलापन महसूस कर रहे हैं। तो ये जो सौतेलापन है अच्छा हुआ। लेकिन एक मैंने अभी आपके आने के पहले कहा, अगर सामाजिक दृष्टिकोण से स्वागत है, मैं जानता हूँ क्या हालत है वो, ऐसे 3 कॉर्पोरेशन के क्या होगा, अपने सही बताया, रिसोर्सेस कम है, एक को ज्यादा भी। हमारे मुंबई में आया था प्रस्ताव, ये 3 करे महानगर पालिका की कॉर्पोरेशन, साउथ मुंबई तो प्रॉफिट में रहती, फिर पूर्व उपनगरों का क्या हालत होता। वो यही इश्यू लेकर आपने जो लाया है, फिर मेरा एक ही कहना है कि वी आर ओवर राइडिंग द पावर्स ऑफ द असेंबली, शुड नॉट डू दैट। Why not ask the assembly? और वो भी कभी किया आपने जब चुनाव लगने के बाद में। अब चुनाव लगने के बाद में आप कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटर बैठाएंगे, अब एडमिनिस्ट्रेटर बैठेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर कारोबार करेगा। अब हमारा उसमें कहना है कि अगर वो लाना है तो एक कमेटी बनाओ, दोनों भी विपक्ष की और आपके साथ में मिलकर चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा, जब चुनाव आएंगे तब आएंगे। लेकिन ये करते समय आपने ये ध्यान में नहीं लाया कि नगर उसमें 250 की आपने क्यों पाबंदी लगाई। आप जानते हैं कि हमारा संसद में भी एक बार हमने किया, इसीलिए तो आंकड़ा पकड़ के बैठे, आबादी बढ़ रही है, वो तो 272 से 250 करोगे, फिगर मत कहिए, मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि आप करोगे, मुझे क्या है उसमें, तो दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन अगर पॉपुलेशन, इट शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट, व्हाई इट शुड बी रिड्यूस। The corresponding population has to be there. Think of a total population, divide then say standardize it. भाई 30,000 के पीछे एक प्रतिनिधि होगा, 25,000 के एक प्रतिनिधि होगा। हमारी मुंबई तो 50 और 60,000 के प्रति एक प्रतिनिधि है, हमारा महानगर पालिका का प्रतिनिधि। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है। बाकी दूसरी जो बातें हैं कि मैंने आपके इसमें ही पढ़ा दिया, अभी आप नहीं थे तो मैंने बताया कि ये ट्राइफर्केशन जब किया था सर, आपने जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में दिया है, वो ट्राइफर्केशन असेंबली ने किया था। तो ये अगर वो असेंबली के राइट है तो हम क्यों ओवरराइड कर रही है, मेरा सवाल है आपसे। ठीक है, इच्छा अपनी इंटेंट इज नॉट दैट बैड, आई एम सेइंग इट, बट लेकिन इसमें और भी एक बता देता हूँ। अपने एक क्लॉज में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 5 इन द प्रिंसिपल एक्ट इन सेक्शन 3, उसमें बी में इन सब सेक्शन 2 फॉर द वर्ड गवर्नमेंट, द वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। That means permanently you will be empowered in that. ये कानून आपको अधिकार देगा कि दिल्ली महानगर पालिका में आगे चलकर इंटरवीन करने का अधिकार है, ओवरराइड करने का अधिकार क्यों बार बार करना है। तो ये तो और भी कर देंगे हम कि हम लोग इसमें करने का अधिकार में है। और ये जो 250 की बात मैंने अभी की आपसे, मैं 239 AA में वो भी प्रावधान आपके लिए है। और थैंक यू अरविंद सावंत जी। एक सेकंड, स्पेशल ऑफिसर के बारे में मेरी एक ही बात है, ये जो आप कर रहे हो ना, उसमें जरा सा आप थोड़ी सावधानी बरसे, क्योंकि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर का वो वही झमेला हुआ, वो भी तो लोग कहते हैं उससे सौतेलापन हमें महसूस होता है। तो अभी जब कोई एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, सम यू कैन से कुछ एक ऐसी नई नीति बनाओ कि जिसके कारण लोगों को लगे कि जनतंत्र को आधार लेकर ये सिर्फ राजनीतिक निर्णय नहीं, ये सही में सामाजिक निर्णय ऐसा लगे, ऐसा उचित कदम आप उठाएंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद सभापति। धन्यवाद। श्री चंद्रानी मुर्मू जी।
Thank you, sir, for giving me the opportunity to speak on the Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022. Sir, I, on behalf of my party, Biju Janata Dal, welcome the Delhi Municipal Corporation Amendment Bill. However, we have some points that needs to be addressed. Sir, my leader, Honorable CM Naveen Patnaik ji, is always for the autonomy of urban local bodies. Recently, my leader bravely announced the direct election of mayor and chairman of all the corporations and municipalities of the state, and people of Odisha welcomed it, and my party got 90% of the municipalities and 100% of the corporations in the urban elections of the state. However, as far as the bill is concerned, we are impartially analyzing all sides, and I seek to underscore the points we appreciate and what we consider has larger ramifications. Sir, the Delhi Municipal Corporation Amendment Bill seeks to unify the three municipal corporations into a single integrated and well-equipped entity to ensure a robust mechanism for synergized and strategic planning and optimal utilization of resources, which will bring about greater transparency, improved governance, and more efficient delivery of civic services for the people of Delhi. This is a welcoming step taken by the government. So the Act, as was amended in 2011, empowered the Delhi government to decide various matters under the Act. These included total numbers of seats of councillors and number of seats reserved for members of the scheduled caste, division of the area of corporations into zones and wards, delimitation of wards, matters such as salary and allowances and leave of absence of the commissioner, etc. Similarly, the Act mandated that the Commissioner would exercise his powers regarding building regulations under the general superintendence and directions of Delhi government. The bill instead empowers the central government to decide these matters. So the Act provides that the number of seats in the three corporations taken together should not be more than 272. The 14th schedule to the Act specifies 272 wards across the three corporations. The bill states that the total number of seats in the new corporation should not be more than 250. Sir, reducing the number of seats means a new delimitation exercise will have to be conducted, which experts say will take at least 3 months, but is more likely to take much longer, which means the municipal elections would be delayed further. The previous delimitation, which had been taken place before the 2017 MCD election, had taken approximately 18 months. It is also noteworthy that unlike the previous bill that clearly specified which year's census should be used to carry out the delimitation exercise, the current bill is silent on the use of specific census data, which gives scope for further postponement of MCD elections if the government decides to use the 2023 census data for delimitation. During this period, the MCD will be ruled by a nominated special officer instead of democratically elected representatives. Sir, the Act provides for a director of local bodies to assist the Delhi government and discharge certain functions, which include coordination between corporations, farming recruitment rules for various posts, etc. But this bill, sir, omits this provision for a director of local bodies. The bill provides the central government may appoint a special officer to exercise powers of the corporation until the first meeting of the corporation is held after the commencement of the bill. So the bureaucratization that is happening is a great matter of concern. Sir, all powers is being assigned to central government, sir, which is not viable totally. Sir, the bill adds that obligatory functions of the new corporation will include establishing an e-governance system for citizen services on anytime, anywhere basis for betterment, accountable and transparent administration, which is a really good step and we totally appreciate it. The another thing that is very concerning is the
change in the replacement of the word government with central government in all places of the bill. The bill hence seeks to curtail the powers of the elected government of New Delhi by introducing central hegemony. Some of the operational areas from which the bill proposes to keep out the Delhi government includes funds, the demarcation of municipal zones, consultations in case of a delimitation exercise for municipal wards, providing recommendations and approval for building bylaws, and the power to hold councillors, officers, and municipal employees accountable for loss, waste, or misapplication of money or property owned by or vested in the corporation. Sir, this is a direct encroachment on the facet of federalism as enshrined in the Constitution. Sir, my last point, according to the recommendations of 14th Finance Commission's report, which was accepted by the Union government in February 2015, the center is supposed to give a grant of rupees 2.87 lakh crore to state governments every year, of which rupees 87,144 crore is meant for municipalities. But Delhi, being a union territory, doesn't get this fund. Funds for these three corporations are therefore released by the Delhi government under the basic tax assignment to pay for salaries. It is the Delhi government which decides what proportion of the BTA will be assigned to the corporations as per the current law. Thank you. By removing the Delhi government from a position of power for any sort of intervention in the affairs of the civic bodies, the Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022 proposes to make the Unified Municipal Agency dependent solely on central government for funds. Sir, the central and state government should not try to encroach the powers of the municipal corporation because people's immediate day-to-day needs shall only be fulfilled by the elected bodies of the corporation. With this, I would like to conclude, sir. Thank you so much. Thank you very much, Sri Danish Ali. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल पर बोलने का मौका दिया। सर, जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने बिल की प्रस्तावना रखते वक्त कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आते हैं, दूसरे देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स आते हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का कंट्रोल दिल्ली पर होना चाहिए और है। दिल्ली की एक बड़ी यूनिक स्थिति है कि यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ पर केंद्र सरकार के सारे दफ्तर हैं, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष वगैरह आते हैं, जहाँ पर फॉरेन मिशंस हैं, वो एरिया न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जिसका डायरेक्ट कंट्रोल एक ब्यूरोक्रेट के हाथ में होता है, केंद्र सरकार के हाथ में होता है। सेम चीज जब एयरपोर्ट से निकल के आएंगे तो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड है, वहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई दखल नहीं है, ना नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कोई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का दखल। लेकिन उसके बावजूद हमें इससे आपत्ति नहीं है कि आप इसको ट्राइफरकेशन को यूनिफिकेशन में बदलना चाहते थे। 2011 में जब ट्राइफरकेशन हुआ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, तो वो दिल्ली की असेंबली ने किया। दिल्ली की असेंबली, मतलब हमारा ये मानना है कि जो राज्यों के अधिकार हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट असेंबलीज को जो अख्तियारात दिए गए हैं, उन पर लगातार हमला मौजूदा केंद्र सरकार करती रहती है। अभी मेरे से पहले शिवसेना के नेता माननीय अरविंद सावंत जी बोल रहे थे कि साहब 272 वार्ड से आपने घटा करके जो बिल में 250 वार्ड रखे हैं, इसका नंबरिंग नहीं देनी चाहिए थी।
अरविंद जी शायद आप भूल गए, नंबरिंग दी ही इसलिए है। अगर 272 ही होते तो फिर डिलिमिटेशन करने की जरूरत ही क्या थी? दिल्ली में चुनाव नहीं कराना है आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, जैसा कि जम्मू एंड कश्मीर के जब स्टेट का बाइफर्केशन किया, ट्राइफर्केशन किया, इसी सदन में माननीय गृह मंत्री जी ने वादा किया था कि बहुत जल्द हम जो है दिल्ली जम्मू कश्मीर की विधानसभा का चुनाव कराएंगे, लेकिन इन प्रिटेक्ट ऑफ डिलिमिटेशन का बहाना लेकर के लगातार जम्मू कश्मीर की विधानसभा के गठन को रोका जा रहा है। क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव नहीं कराना चाहती, और ये सच्चाई है कि पंजाब का कुछ असर देखने को मिल रहा है दिल्ली में आपको, और इसीलिए आपने, अरे भाई अगर है तो फिर डरे क्यों? हम तो 4 स्टेट जीत के आए आप, तो फिर डरे क्यों आप? आज 4 बजे माननीय सभापति जी, स्टेट इलेक्शन कमीशन 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन डेट्स की अनाउंसमेंट का, और चंद घंटे पहले केंद्र सरकार से फरमान जाता है कि नहीं आपको ये डेट्स अनाउंस नहीं करनी है क्योंकि मन बदल गया है केंद्र सरकार का। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि आप जो है, देखिए साहब, आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मैं जो है जब डिस्टर्ब करने खड़ा हूंगा तो फिर आपको तो दिक्कत होगी, मैं बता रहा हूं आपको। मैं इस माननीय सभापति जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप चुनाव आपसे क्यों भाग रहे हैं? आपके पास सारी चीज थी। ये कोई जो जिस क्राइसिस की, फाइनेंशियल क्रंच और क्राइसिस की बात आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली में आज कर रहे हैं, ये तो आपको मालूम है, पिछले 7 साल से आप केंद्र सरकार में बैठे हैं। तो ये क्या आपको जब उसका इलेक्शन का टर्म पूरा हो गया था, जिस दिन चुनाव की डेट अनाउंस होनी थी, उस दिन आपको सपना आया कि साहब इसका यूनिफिकेशन करना है? पहले से इस प्रक्रिया को कर सकते थे, और फिर आप दिल्ली सरकार से ये अख्तियारात क्यों छीन रहे हैं? मेरा आपके माध्यम से मैं चाहूंगा, जब माननीय गृह मंत्री जी जवाब देंगे तो ये यहां पर बताएं, माननीय गृह मंत्री जी, क्या आपने इस यूनिफिकेशन के पहले दिल्ली गवर्नमेंट से कोई चर्चा की? क्या आपके प्रतिनिधि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उन्होंने चुनी हुई दिल्ली सरकार से कोई चर्चा की? क्या जिस स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करने की बात इस बिल के अंदर है, क्या वो स्पेशल ऑफिसर दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि के साथ आप इन कंसल्टेशन ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेंगे या नहीं? मैं इसके साथ साथ कुछ क्लैरिफिकेशन भी मैं चाहता हूं माननीय सभापति महोदय। मुझे 1-2 मिनट और आप दें, क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, तो 2 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं, हाँ, मैं कुछ चीजें लाना चाहता हूं उनके संज्ञान में। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आप रन कर रहे थे, माननीय सभापति, आजकल एक चीज और हो गई है कि ये सरकार और इनकी पार्टी ये तय करने में लग गई है कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, आपको किस दिन क्या खाना है, आपको मंगल में क्या खाना है, आपको सोमवार को क्या खाना है, आपको बुधवार को क्या खाना है। दिल्ली कॉरपोरेशन में, साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन ने बाकायदे ये नोटिस निकाला, जो स्मॉल वेंडर्स हैं, जो रेहड़ी लगाने वाले, जो छोटे दुकानदार हैं, जो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उनको जो है पाबंदी लगाई कि आप यहाँ ये नॉनवेज नहीं बेच सकते, आप यहाँ मछली नहीं बेच सकते। ये क्या तरीका? माननीय सभापति जी, आप जानते हैं ये जो है कॉरपोरेशन, आप देख रहे हैं आजकल कर्नाटक के अंदर क्या चल रहा है कि वहां पर भी रोज यही हो रहा है कि आप जो है, आप कोई दुकान, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों पे पाबंदी लगाई जा रही है कि आप जो है उस प्रीमिसेस के अंदर अपनी दुकान नहीं लगाएंगे, आप सामान नहीं खरीदेंगे। ये देश के लिए, सभापति, आई एम कंक्लूडिंग जस्ट, ये देश के लिए
बहुत खतरनाक है। माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपके इंटरवेंशन चाहूंगा इस पे, क्योंकि अगर हम यहाँ ये करते हैं इसका इफेक्ट बहुत दूरगामी होता है। ऐसा नहीं है कौन किससे खरीदेगा, कौन किसको बेचेगा चीज, इस पर आप सख्ती करिए। जो स्टेट गवर्नमेंट से जो जहां पर ऐसा हो रहा है, और खासतौर से आपकी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कर्नाटक के अंदर, आप यहां से डायरेक्शन भेजिए कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होती है देश की, कि हमारे देश में रिलीजन के आधार पर ऐसा हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी इसका क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञानेश जी। गौरव गोगोई जी। धन्यवाद सभापति महोदय। दिल्ली है दिल वालों की, लेकिन अफसोस की बात है कि इस बिल के चर्चा में सब पक्ष से अभी तक माननीय गृह मंत्री ने अपनी बात रखी और एक वरिष्ठ सांसद ने अपनी बात रखी, लेकिन दिल्ली वालों की और दिल्ली की समस्याओं के बारे में उन्होंने कुछ विवरण नहीं किया। विभिन्न प्रकार के समस्या आज दिल्ली राज्य में है। अभी कुछ महीने में गर्मी का समय आएगा, गर्मी के महीने आएंगे और दिल्ली के लोगों के पास पीने का पानी नहीं मिलेगा। टैंकर आएंगे, टैंकर माफिया चलेंगे, पावर कट होंगे, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसे ऐसे समस्या आएंगे। कूड़ा का तो समस्या है ही। आज ईस्ट दिल्ली में जो गाजीपुर पर जो कूड़ादान है, वेस्ट माउंट है, वो शायद एक टाइम पे कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंचा होने वाला है। सैनिटेशन की बात नहीं करेंगे। स्वच्छ भारत का नारा तो निकाल लिया, लेकिन स्वच्छ भारत में महिलाओं के लिए जितना टॉयलेट होना चाहिए, आज के तारीख में दिल्ली में टॉयलेट नहीं है। एमसीडी को लेके आज भी बहुत से कंप्लेंट्स आ रहे हैं। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को लेके कंप्लेंट आ रहे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके कंप्लेंट आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के स्टे एनिमल्स को लेके कंप्लेंट आ रहे हैं, सुएज, ड्रेनेज, टॉयलेट्स, लाइसेंसेस को लेके कंप्लेंट आ रहे हैं। और खास करके धरना और घेराव करना, ये इसके बाहर कोई विकल्प नहीं रहा दिल्ली के एमसीडी कर्मचारियों के लिए। हर साल, हर महीने कोई ना कोई एमसीडी का कर्मचारी धरना पे बैठा हुआ है, घेराव कर रहा है, अपनी मांग रख रहा है। वो चाहे डॉक्टर हो, टीचर हो, ड्राइवर हो। और इनके ये जो कहते हैं कि ये सिर्फ राज्य सरकार की विफलता का कारण है, ये बात नहीं है। आज आप डॉक्टर, कर्मचारी जितना मांग राज्य सरकार से करते हैं, उतना ही मांग केंद्र सरकार से भी करते हैं। हम सबने देखा है, कोरोना समय में जब सेकेंड वेव आया था, दिल्ली के अस्पतालों में कितना दुर्दशा था। क्या कुछ तो आज बोलते? एमसीडी अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं था। पूरी तरीके से दिल्ली, जो देश की राजधानी है, कोविड के समय कोलैप्स हो गया था। एम्बुलेंस आ रहे थे, पर एम्बुलेंस समय पे लोगों के पास नहीं जा रहा था। इसका विवरण होना चाहिए था आज कि किस प्रकार से ये यूनिफिकेशन के द्वारा दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव आएगा। लेकिन आज भी डॉक्टर और नर्सेस को, जिन्होंने कोरोना समय में इस केंद्र सरकार ने कोरोना योद्धा का उनका दर्जा दिया, लेकिन उनके जो वेतन है, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल ये निकाल नहीं पा रहे। इनका रुचि कहां है? इनका रुचि सिर्फ राजनीतिक कुश्ती में है, पॉलिटिकल अपमैनशिप में है। दिल्ली की राज्य सरकार और यहां की केंद्र सरकार, इन दोनों के राजनीतिक कुश्ती में हिस रहा है आम दिल्ली वाला। इन दोनों सरकारों के राजनीतिक कुश्ती में दिल्ली, जो हमारी भारत देश की राजधानी है, तो जिस प्रकार से चमकनी चाहिए, हर प्रकार, हर समय कहीं ना कहीं कोई समस्या है। गर्मी के मौसम में पावर कट, बारिश के समय में वाटर लॉगिंग, और फिर विंटर के समय में वायु प्रदूषण। ऐसा साल का कोई महीना नहीं है
जब हम दिल्ली को जो उसकी सौंदर्य है, सुंदरता है, वो नहीं देख पाते। बार बार डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स, अनेक एम्प्लॉयज एसोसिएशंस है जो अपनी कंप्लेंट कर रहे हैं। और सर, इनके कुछ भी मैं बातें सुन रहा था, इन्होंने बातें बताई कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी 2011 में चाहती थी कि एमसीडी का बंटवारा हो। तो मैं बड़े अदब से पूछना चाहूंगा, क्योंकि गृह मंत्री के पास सारे तथ्य हैं, क्या 2001 में आदरणीय वीके मल्होत्रा जी ने, उनकी कमेटी थी, क्या उस कमेटी में उन्होंने म्युनिसिपल बॉडी का विभाजन 5 अंग में होना था, ये बात उन्होंने रखी थी कि नहीं रखी थी? आपके ही नेता ने 2006 में, विपक्ष के नेता जो आप थे, जो इस समय में असम के गवर्नर हैं, क्या उन्होंने एमसीडी के 5 कॉर्पोरेशन में होना चाहिए, क्या ये मशवरा उन्होंने 2006 में दिया था कि नहीं दिया था? आपके इतिहास में जाइए, आपके ही वरिष्ठ नेतागण, मैं नाम सबका नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बार उन्होंने ही कहा था कि दिल्ली का एमसीडी का विभाजन होना चाहिए, विशेष रूप से ईस्ट दिल्ली का, क्योंकि ईस्ट दिल्ली, वहां पे छोटे गलियां हैं, गांव हैं। ईस्ट दिल्ली की जो मांग है वो दक्षिण दिल्ली से नहीं मिलती। तो आपके अपने इतिहास में अपने बड़े दिग्गज नेताओं का भाषण देखिए, वहां पे आपको मिलेगा कि ईस्ट दिल्ली के लिए आप लोग एक सेपरेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मांग कर रहे थे। आप आज अपने ही इतिहास पर एक यूटर्न मार रहे हैं, यूनिफिकेशन की बात करते हैं, पर यह अभी भी पूरी तरीके से यूनिफिकेशन नहीं है, क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड अलग है अभी भी, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल अलग है अभी भी। ये सिर्फ नॉर्थ, ईस्ट और साउथ का है, लेकिन अब भी 3 बॉडीज हैं। अभी भी कंटोनमेंट बोर्ड अलग होगा, अभी भी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल अलग होगा, अभी भी आपकी ये एमसीडी यूनिफिकेशन के बाद ये अलग एक बॉडी होगी। तो दिल्ली की जो विकास की जो समस्या है कि मल्टीपल एजेंसीज हैं, वो विकास की समस्या आज भी रहेंगे। आपने बजट की बात की, आपने कहा कि जिस समय कांग्रेस ने एमसीडी का विभाजन किया, तो हमने नहीं देखा, हमने नहीं परखा कि ईस्ट दिल्ली की बजट इतनी नहीं होगी, नॉर्थ की बजट इतनी नहीं होगी, हमने नहीं देखा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने देखा है अभी क्या है हालत? तीनों कॉर्पोरेशन डेफिसिट में है, साउथ भी डेफिसिट में है, ईस्ट भी डेफिसिट में है, नॉर्थ भी डेफिसिट में है। साउथ का डेफिसिट 2019-20 से लगभग 1000 करोड़ तक जा चुका है। ईस्ट का डेफिसिट लगभग 500 करोड़ का है। नॉर्थ का डेफिसिट 2020-21 में 319 करोड़ का है। आपका तो यही लॉजिक है कि तीनों एक साथ हो जाएंगे और जो साउथ में इतना रेवेन्यू जनरेट होता है वो ईस्ट और नॉर्थ को भी सब्सिडाइज करेगा। ये बात सही नहीं है। आप आज भी डेफिसिट में है और इस यूनिफिकेशन के बाद भी ये कॉर्पोरेशन केंद्र सरकार के पास आएगी पैकेज मांगने के लिए। क्या गृह मंत्री बोलेंगे कि इसके बाद ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वित्तीय परिस्थिति इतनी सशक्त होगी कि केंद्र सरकार से उनको बजट नहीं चाहिए होगा, कोई स्पेशल पैकेज नहीं चाहिए होगा? ये स्पेशल पैकेज जो विभिन्न समय में इतिहास में केंद्र सरकार देती थी, राज्य सरकार देती थी, क्या ये बंद हो जाएगा? नहीं। तो ये जो मंशा, ये जो आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग इससे अब बेहतर नहीं होने वाला, अभी भी डेफिसिट में है। और डेफिसिट क्यों में है? आपके पहले प्रवक्ता ने तो पूरा राज्य सरकार पे आपने पूरा अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आउटसोर्स कर दिया। एमसीडी कौन चला रहा है? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सत्ता पक्ष की पार्टी चला रही है। क्यों आप अपने टैक्स कलेक्शन में आप अपने आप को सुधार नहीं लाते? क्यों बार बार वहां पे करप्शन की वहां पे हमको खबर आती है? सर, आज समय है कि विभिन्न जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो गुहार लगाते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सिर्फ लफ्जों में नहीं अपने कर्मों में दिखाए, लेकिन दिखता नहीं है। और उसका टाइमिंग की बात तो सभी लोगों ने बोल दिया। मैं भी अपने रिकॉर्ड में बोलना चाहूंगा, क्योंकि अगर इलेक्शन के लिए लगभग बस 2 महीने हैं, अगर उनको लगता है कि यूनिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी है तो पिछले साल करते, या 2 महीने के निर्वाचन के बाद
आप उस ले आते केंद्र सरकार से निर्वाचन का फलाफल का नतीजा जो भी हो, अभी क्यों लाए? और ऐसे एक जाल में डाल दिया डिलिमिटेशन के द्वारा, ऐसे एक जाल में डाल दिया जिससे कि निर्वाचन ना हो। तो अंत में जाके भुगतेगा कौन? भुगतेगा दिल्ली का नागरिक, भुगतेगा शाहदरा का आदमी, भुगतेगा हमारा नजफगढ़ के लोग कि जब उनके पास पानी की समस्या होंगी तो क्या वो स्पेशल ऑफिसर के पास जाएंगे? क्या वो गृह मंत्री के पास जाएंगे? क्या गृह मंत्रालय आज ईस्ट जोन में कहां गलियां हैं, साउथ में कहां ट्रक से पानी पहुंचाया जा सकता है, क्या ये आप लोग देखेंगे? आज आप एक जो 2272 कॉर्पोरेटर्स है यहाँ पे, इनके अंदर ये लोग भी आज ढंग से काम नहीं कर पाते, क्योंकि 35 IAS ऑफिसर्स देखना होता है, विभिन्न उनका डिमांड्स देखना होता है। जब 272 ऑफिसर्स आर नॉट इनफ to handle the problems and the amount of responsibilities that they have, how will 250 be sufficient? I have never heard of this logic कि as per जनसंख्या आपका लोगों का बढ़ना चाहिए, पर अब नहीं देख पा रहे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि एक विस्तार रूप से यहाँ पे चर्चा हो। हमारे वरिष्ठ सांसद मनीष तिवारी जी ने उल्लेख किया है आर्टिकल 239AA का, तो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स पे भी चर्चा होना चाहिए कि किस प्रकार से ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन 239AA का जो मूल अर्थ है उसको डाइल्यूट किया जा रहा है। सर, आज आपने देखा कि इस बिल में उन्होंने एक डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज उसको भी हटा दिया है। क्यों हटाने की जरूरत पड़ी? डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज का जो जिम्मेवारी है कि है वो तीनों बॉडीज के बीच में वो कोऑर्डिनेशन करे, वो कोऑर्डिनेशन अब वो हटा देंगे। तो कहीं ना कहीं सर एक तो होगा, लेकिन मांगे जो ईस्ट को, जो मैंने पहले बोले, ईस्ट के डिमांड अलग होते हैं, वेस्ट के डिमांड अलग होते हैं। मुझे विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे नहीं लगता कि आपने अभी जो ढांचा बनाया है इससे भी सारे समस्या समाधान हो जाएंगे। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप बता दीजिए अपने उत्तर में कि पानी की समस्या, सैनिटेशन की समस्या, फाइनेंशियल डेफिसिट की समस्या आपके नए डिजाइन में जो आपका जो संकल्प है उसमें कैसे ये हो जाएगा? मैं आपके उत्तर के लिए मैं इंतजार करूंगा। सर, दूसरी बात यह है कि इससे पहले राज्य सरकार हमने भी चलाया है। जब हमने दिल्ली में कांग्रेस की राज्य सरकार थी, इनके भी MCD भाजपा की सत्ता पक्ष की होती थी, लेकिन उसके बाद भी जैसे मंत्री महोदय ने अपने बात में रखा, हम भी दलगत राजनीति के ऊपर उठकर, कांग्रेस की सरकार ने भी अपने समय में 2010 में वित्तीय पैकेज दिया है। हमने ये नहीं देखा कि MCD किसका है। अगर जरूरत पड़ी तो हमने, दिल्ली सरकार ने रास्ते बनाए और MCD के द्वारा वहां पे स्ट्रीट लाइट लगाई। हमने अपनी जिम्मेदारी में भागीदारी ली, भाग किया। यही तो है, इससे ही तो प्रशासन चलता है। ना आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकेले दिल्ली चला सकती है, ना राज्य सरकार अकेला दिल्ली चला सकता है, ना केंद्र सरकार, ना गृह मंत्रालय अकेला दिल्ली चला सकता है। तो सर, मैं ज्यादा वक्त आप लोगों का लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन विभिन्न प्रकार की कमेटी बैठी है। 1989 में भी बालाकृष्णन की कमेटी थी, उन्होंने भी विभाजन की बात की थी। 2001 में भी वीरेंद्र प्रकाश की कमेटी थी, उन्होंने भी विभाजन की बात की। पर बात विभाजन या एकजुट करने का नहीं है, बात है शासन की, बात है दिल्ली के कर्मचारियों के बारे में, बात है दिल्ली नागरिकों के विकास के बारे में। अगर आपके इस मॉडल से होगा तो हम इसको स्वागत करेंगे, लेकिन ये सिर्फ निर्वाचन को ढकेलने के लिए और आपके राजनीतिक कुश्ती, राजनीतिक तूतू करने के लिए अगर ये है, तो सर इससे दिल्ली नागरिकों का विकास नहीं होगा। हम उठे हैं हमेशा कि हमको सत्ता हमारे साथ हो दिल्ली में या ना हो, लेकिन दिल्ली लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के लोग थक चुके हैं, पक चुके हैं इन दोनों सरकारों के राजनीतिक कुश्ती के साथ। इसी के साथ मैं आशा करूंगा कि अलग प्रकार के, आज भी सर इस बिल आने के बाद भी मेन जो प्रॉब्लम रहेगा वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगा। तो इसके बावजूद भी, इस बिल के बावजूद भी केंद्र सरकार आने वाले समय में कोई स्पेशल पैकेज लाए, फाइनेंशियल पैकेज लाए सैलरीज के लिए अलग प्रकार से। जैसे उन्होंने स्टेट्स को वो अराउंड 438 रुपीज देते हैं पर पर्सन, दिल्ली के लिए भी, इवन दो इट्स यूटी, बट दिल्ली इज अ नेशनल कैपिटल। डोंट ट्रीट दिल्ली लाइक एन ऑर्डिनरी यूटी, डोंट ट्रीट दिल्ली ऑन द सेम par as other UT. Delhi is a national capital, so show some flexibility, pay
give some part of your resources per person as you do to municipalities of other states. And again, central allocation should be revised every 5 years to adjust for inflation. With that, sir, thank you very much for giving me this time and allowing me to raise these important questions. Thank you very much. Thank you, Gogoi ji. Next, Sri Parvesh Sahib Singh ji. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आज दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 का समर्थन करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब देश के अन्य राज्यों से सांसद आकर दिल्ली के बारे में चिंता करते हैं, क्योंकि हम 365 दिन में से 200 दिन दिल्ली में बिताते हैं। और मैंने कई बार कहा है इससे पहले भी कि क्योंकि हम ज़्यादातर समय दिल्ली में बिताते हैं, जब पार्लियामेंट नहीं भी चल रहा होता तब भी यहाँ पर कमेटी के अपना कार्यक्रम करने आते हैं, इसलिए कम से कम अपने सांसद निधि में से 1-1 करोड़ रुपया सभी को दिल्ली में देना चाहिए। सर हम यहाँ पर दिल्ली नगर निगम को कैसे मजबूत हो। दिल्ली नगर सबका है, दिल्ली वासियों की सबका है। दिल्ली नगर निगम कैसे मजबूत हो, हम इसके बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर आज हम किसी पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं खड़े। ये बिल किसी पार्टी को मजबूत नहीं करता, ये बिल दिल्ली नगर निगम को मजबूत करता है। अभी चुनाव आने वाला है, दिल्ली की जनता तय करेगी कि वो चुनाव में किसको जिताएगी। दिल्ली में बीजेपी भी जीत सकती है, जो बाकी और कुछ पार्टियां हैं वो भी जीत सकती है, दिल्ली की जनता तय करेगी। और जो भी जीत कर आएगा, ये एमसीडी अगर मजबूत होगी तो उसको फायदा होगा, ये दिल्ली की जनता तय करेगी। हम यहां पर पार्टी को मजबूत नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर एमसीडी को मजबूत कर रहे हैं। और मैं जो भी प्रश्न मेरे से पहले बोलने वाले स्पीकर ने उठाए, सबका जवाब हमारे गृह मंत्री जी तो देंगे ही। और क्योंकि अभी जो अपना मनीष तिवारी जी बोल रहे थे और चाहे अपना गौरव जी बोल रहे थे, सभी अपना प्रश्न भी कर रहे थे और खुद ही उत्तर भी दे रहे थे। मनीष तिवारी जी ने बोला कि ये बिल आज ये केंद्र में क्यों आ रहा है, दिल्ली सरकार को लाना चाहिए था, क्योंकि 2011 दिसंबर में दिल्ली सरकार लाई थी। और उसी के साथ में उन्होंने उसका उत्तर भी दिया कि 239 AA में C में ये अपना प्रावधान है कि भारत सरकार कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में कर सकती है। अब ये इमरजेंसी सिचुएशन कैसे बनी, हम ये वही तो समझा रहे हैं आपको कि जो अभी गृह मंत्री जी ने बोला, सौतेले मां की तरह जो दिल्ली सरकार एमसीडी के साथ में व्यवहार कर रही थी, वो सौतेला व्यवहार हमको यहां तक लेकर आया। वरना हमने इसको 2017 में क्यों नहीं किया अमेंड। 2017 में देश में हमारी सरकार थी, 2017 में दिल्ली में तो आज सरकार है, वही सरकार थी। अगर हमको इसको कोई हमारी पार्टी को मजबूत करना होता तो हम इसको 2017 में करते, आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि शायद दिल्ली सरकार सुधर जाए, शायद वो जो एमसीडी का बकाया पैसा है वो दे दे। सर, मैं दिल्ली के बारे में बताना चाहता हूं, जो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि दिल्ली राजधानी है और दिल्ली को पूरा देश देखता है, पूरी दुनिया देखती। अब ऐसे में जहां पर सारी सफाई का काम एमसीडी के ऊपर है, दिल्ली को सुंदर बनाने का काम एमसीडी के ऊपर है, ऐसे में अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं रहेगी, अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर होती रहेगी, तो दिल्ली सुंदर कैसे बनेगी सर? दिल्ली को हम साफ कैसे रख सकेंगे? भारत पूरे दुनिया में टोक्यो के बाद भारत की राजधानी दिल्ली सबसे घनी आबादी वाली राजधानी है। और दिल्ली में
दिल्ली एमसीडी केवल शहर का काम नहीं करती, बाकी आप देखेंगे राजधानी में तो सारी जो लोकल बॉडीज होती हैं वो केवल शहर का काम करती है, मगर दिल्ली की एमसीडी शहर को भी संभाल रही है, दिल्ली की एमसीडी गांव को भी संभाल रही है, दिल्ली की एमसीडी जो हमारे प्रधानमंत्री जी अनऑथराइज कॉलोनी पास करी उसको भी संभाल रही है, दिल्ली की एमसीडी जे क्लस्टर, सारे स्लम सभी को संभाल रही है। 2011 में अभी गौरव जी कह रहे थे कि आपने 1 साल पहले क्यों नहीं किया ये? अरे भाई, आपने कब किया था? जब 2012 में चुनाव हुए एमसीडी के, आपने उससे 2 महीना पहले ही तो किया। 3 हम 1 महीना पहले कर रहे हैं, हम अपना 3 महीना पहले कर रहे हैं, या हम 1 महीना पहले कर रहे हैं? आपने कब किया? आपने कोई 1 साल पहले किया था क्या? जब आपने किया 2011 दिसंबर में और चुनाव हुए 2012 फरवरी में। और अगर आपने इतना अच्छा किया था दिल्ली के लिए तो 2012 में एमसीडी में बीजेपी कैसे जीत गई? उस समय की मुख्यमंत्री ने कहा था बहुत बड़ा रिफॉर्म कर रहे हैं, 1 की 3 कर दी, तो फिर बीजेपी कैसे जीती? मतलब दिल्ली की जनता भी नहीं चाहती थी 1 की 3 हो, और भारतीय जनता पार्टी भी इसका विरोध करती रही कि 1 की 3 नहीं होनी चाहिए। अब इनका दूसरा सवाल यह था, इनका दूसरा सवाल था कि हमारे नेता का नाम लेकर इन्होंने कहा कि मल्होत्रा कमेटी ने यह रिकमेंड किया था। खाली मल्होत्रा कमेटी ने नहीं, 5 कमेटियां बनी, सबने यह कहा था कि 1 की 3 होनी चाहिए। किसी कमेटी ने नहीं कहा कि 1 रहनी चाहिए, सभी ने कहा, मैं कह रहा हूं। मगर उस कमेटियों ने और क्या क्या कहा था? खाली 1 की 3 करना नहीं कहा था। उस मल्होत्रा कमेटी ने यह भी कहा था कि जब ये 3 होंगी तो जो दिल्ली में सेल टैक्स का 15% वो एमसीडी को जाना चाहिए। क्या गया? नहीं गया। तो आप ये कमेटियों का एक जो उनका अपना सिफारिश था उसको तो आप बता रहे हैं। मैं अभी आपको जब अभी शुरू कर रहा हूं आपको सारे तथ्य बताऊंगा और केवल जैसे गृह मंत्री जी ने कहा मेरिट के ऊपर बताऊंगा कि हम ये 1 की 3 कर क्यों रहे हैं और इसका फायदा क्या है दिल्ली को। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, 3 की 1 कर रहे हैं। हम अपना यूनिफाइड कर रहे हैं, जैसे पहले सिस्टम था वैसे ही आज कर रहे हैं। अगर ये सिस्टम पहले अच्छा चल रहा था और आज वो खराब चल रहा है, हम उस सिस्टम को ठीक कर रहे हैं गौरव जी, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का यहां पर कोई सांसद नहीं है। आज दिल्ली में शराब बहुत आजकल बिक रही, तो हमारे पार्लियामेंट के अंदर ही उसका प्रचार करते थे। आज वो पंजाब के मुख्यमंत्री बने। आज कोई सांसद नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगा जब हमारी बहन महुआ मित्रा जब बोल रही थी तो मुझे लगा कि कल आम आदमी पार्टी के लोगों ने उनसे संपर्क किया होगा, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री आजकल भाई बहन बने हुए। उन्होंने संपर्क किया होगा टीएमसी पार्टी से कि भाई हमारा तो कोई है नहीं, तो ये पॉइंट है, आप जरा बोल दीजिए। तो वो ऐसा बोल रही थी, ना तो आपको दिल्ली में चुनाव लड़ना, ना आपका कोई यहां पर सीट आती है। आप कहेंगे देश का है सांसद तो हम क्यों नहीं उठाएं? उठाइए, मगर स्वार्थ नहीं, हित देखिए दिल्ली का। जिस दिल्ली में आप 200 दिन रहते हैं, जिस दिल्ली में आप घूमते हैं, आपका कोई ना कोई दूसरा मकान भी प्राइवेट होगा, उस दिल्ली का तो जो है हित देखिए। सभी का घर है प्राइवेट में, जानता हूं सर। केंद्र को पूरा अधिकार प्राप्त है संविधान के मुताबिक कि आज वो बिल यहां पर आ रहा है, और वो क्यों आ रहा है, किन स्थिति में आ रहा है, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली में जब ये 3 कॉरपोरेशन हुई तो होना क्या चाहिए था सर, कि जब
एक अपना फ्रेश स्टार्ट करते हैं तो हम उनको पैसा देते हैं कि आप ये पैसा लीजिए अपने अकाउंट में और एक अच्छा काम करिए। मगर जब 3 कॉरपोरेशन हुई तो उनके बैंक बैलेंस में 1831 करोड़ रुपए का डेफिसिट था। दिल्ली सरकार ने उनको पैसा देना चाहिए था, ग्रांट इन एड देना चाहिए था, मगर 1831 करोड़ रुपए देकर उनकी विदाई करी। खाओ भैया अब तुम अपना काम करो। उसके बाद में जब 2012-2013 में 4th फाइनेंस कमीशन बैठा, 4th फाइनेंस कमीशन ने बोला कि तो जब वो 4th फाइनेंस कमीशन बैठा तो उस की रिपोर्ट में कहा गया कि 11,323 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को एमसीडी को देना चाहिए और दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। जब 5th फाइनेंस कमीशन बैठा और इन्हीं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने बिठाया, वो फाइनेंस कमीशन ने कहा कि 40,561 करोड़ रुपया, सर जो हमारा 74th जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो क्या कहता है कि बार बार उसकी दुहाई दे रहे थे। वो 74th अमेंडमेंट ये कहता है कि देश में सारी लोकल बॉडीज को अधिकार प्राप्त होना चाहिए और उनका देखभाल, उनका रख रखाव ये वहां की विधानसभा का जिम्मेदारी है। ये जो वहां की राज्य सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि वो सारी लोकल बॉडीज की चिंता करे। अब केवल 3 करने से तो काम नहीं बनता ना, आपको उनको पैसा देना पड़ेगा। जब फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में आ रहा है कि 40,561 करोड़ रुपया देना है, तो दिल्ली सरकार कितना दे रही है? दिल्ली सरकार अपनी विधानसभा में 17,000 करोड़ रुपया पास कर रही है, यानी कि 23,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने एमसीडी को दिया नहीं। अब कैसे चलेगी एमसीडी? गौरव जी कह रहे थे कि 1831 करोड़ रुपए का लोन था, आज वो 6,000 हो गया। होगा ही, जब तीनों एमसीडी का जो रेवेन्यू है वो तो है 6,900 करोड़ रुपया और उसके एक्सपेंसेस है 8,200 करोड़ रुपया, तो हर साल 2,000 करोड़ रुपए का लॉस तो बढ़ ही रहा है और उसके ऊपर में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो आज वो 10 सालों के बाद में 10,000 करोड़ रुपए का बोझ है एमसीडी के ऊपर। अगर दिल्ली सरकार ये 40,000 करोड़ रुपया एमसीडी का दे देती, आज ये बिल लाने की जरूरत नहीं थी। आज एमसीडी अच्छा काम करती, एमसीडी अच्छा काम कर रही है, वो और अच्छा काम करती। सर जब ये 3 हुई तो एक बनी साउथ कॉरपोरेशन, एक बनी नॉर्थ, एक बनी ईस्ट। साउथ दिल्ली को हम सब जानते हैं, ग्रेटर कैलाश, वसंत विहार, वसंत कुंज, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर पोर्श इलाके हैं। नॉर्थ को हम देखें तो वहां पर गांव है, अनऑथराइज कॉलोनी है। अगर हम ईस्ट को देखें वहां पर भी अनऑथराइज कॉलोनी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार वो अनऑथराइज कॉलोनी निकलता है, मगर वो अनऑथराइज रेगुलराइज कॉलोनी। जब ये हुआ तो जो हमारे टैक्स पेयर हैं वो हमारे ईस्ट दिल्ली में केवल 2,88,000 करोड़ रुपया टैक्स देते हैं, 2,88,000 लोग, और नॉर्थ में 3,35,000 लोग अपना टैक्स देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स। साउथ में 4,75,000। तो ईस्ट और साउथ में 2 लाख ज्यादा लोगों का डिफरेंस है। साउथ में 2 लाख ज्यादा लोग अपना टैक्स दे रहे हैं। दिल्ली एमसीडी को टैक्स कहां से मिलता है? उनके रेवेन्यू सोर्सेस क्या है? दिल्ली एमसीडी को मिलता है, एक तो प्रॉपर्टी टैक्स मिलता है, एक जो वो अपना एडवर्टाइजमेंट जो देखते हैं केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के बड़े बड़े इश्तेहार झूठे झूठे, वो सब वहां से मिलता है। और जो उनको इनडायरेक्ट टैक्स मिलते हैं जो दिल्ली सरकार कलेक्ट करती है, प्रोफेशनल टैक्स और वो ट्रांसफर ड्यूटी और उनका पार्किंग टैक्स, ये एमसीडी के रेवेन्यू सोर्सेस। अगर एमसीडी तो तब चलेगी जब दिल्ली सरकार ये पैसा उनको देगी कि जो टैक्स वो कलेक्ट करते हैं उसमें भी अपना कमीशन, अपना सर्विस चार्ज को काट कर एमसीडी को टैक्स देते हैं। दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री को लगता है कि अगर एमसीडी को मजबूत कर दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एमसीडी में बीजेपी बार बार जीत रही है।
सर, 5th फाइनेंस कमीशन में क्या क्या रिकमेंडेशन थी मैं वो बताना चाहता हूं और क्या क्या दिल्ली सरकार ने नहीं मानी। 5th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि एजुकेशन के लिए दिल्ली सरकार को एमसीडी को पैसा देना चाहिए, दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। वो रिपोर्ट में कहा गया कि लोन को वेव करना चाहिए, दिल्ली सरकार ने नहीं किया। उसमें कहा कि इंटरेस्ट रेट को कम कर दीजिए, नहीं किया। उन्होंने कहा ट्रांसफर ड्यूटी और ये वो सारी जो आपने कमीशन बताए, सारी कमेटी बताई, उन्होंने भी कहा कि ट्रांसफर ड्यूटी को 3% से 5% कर दीजिए, दिल्ली सरकार ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि सैनिटेशन का खर्चा वो आपको देना पड़ेगा, दिल्ली सरकार ने नहीं दिया। सर, मिड डे मील, दिल्ली में एमसीडी 8 लाख गरीब बच्चों को पढ़ाती है, बिना पैसे लिए पढ़ाती है, उनको दोपहर का भोजन देती है। उस मिड डे मील का जब पैसा दिल्ली सरकार से मांगा तो मैं सदन को बताना चाहता हूं और आप सबको निंदा करनी चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वो पैसा कहां खर्च किया। जब वो तेलंगाना में सरकार बनी थी तब हमने सुना था कि वहां के मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ रुपए अपना घर में लगाया। क्या आपको पता है कि दिल्ली में जिस मुख्यमंत्री ने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज वो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री अपने सरकारी घर में 21 करोड़ रुपए का टेंडर करवाया है मिड डे मील के पैसों से। आज मुख्यमंत्री के घर में स्विमिंग पूल बन रहा है। आप हैरान मत होइए, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, टेंडर हुआ है 21 करोड़ रुपया। सिंह जी, प्लीज अवॉइड पर्सनल। सर, पर्सनल क्या है इसमें? मैं तो बता रहा हूं कि सरकारी खर्च वो अपना खेती, दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना खेती करके गेहूं बेच के नहीं लाए, वो दिल्ली का टैक्स पेयर का 21 करोड़ रुपया अपने घर में क्या वो स्विमिंग पूल बनाएंगे? उन्होंने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, 21 करोड़ रुपया लग रहा है। और कौन सा पैसा लग रहा है? तो दिल्ली के गरीब बच्चों का मिड डे मील का पैसा था, वो पैसा वो लगा रहे। उसके बाद में ये सारी कमेटीज ने कहा प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दीजिए, पार्किंग टैक्स बढ़ा दीजिए, प्रोफेशनल टैक्स बढ़ा दीजिए, दिल्ली सरकार ने नहीं बढ़ाया। जब एमसीडी ने कहा कि हम कुछ पैसा के लिए अपना बॉन्ड से ले आए क्या, तो दिल्ली सरकार ने कहा नहीं नहीं, ये भी आपको परमिशन नहीं। मगर खुद दिल्ली में शराब के ठेके खुल रहे क्योंकि उनको विज्ञापन करना, उनको विज्ञापन की भूख है, झूठे विज्ञापन। उसके लिए 1000 ठेके दिल्ली में खोले गए हैं, मगर एमसीडी को पैसा नहीं देना, मिड डे मील का पैसा नहीं देना, अपने विज्ञापन की पूरी चिंता है, पूरा जुगाड़ कर रहे हैं। केस परवेश सिंह जी चाहिए सर, आधा घंटा और। तो अगला स्पीकर भी है बीजेपी में सर, तो ट्राई टू कंक्लूड प्लीज। आपको सर, हमारा तो बहुत समय पार्टी समय है, आपको पार्टी के मेरे बाद में आपको हैरानी होगी, सदन को और देश को हैरानी होगी, और देश आश्चर्यचकित होगा कि जब कोविड की सेकेंड वेव आई मार्च 2021 में, तो उस मार्च के महीने में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कितना पैसा खर्च किया विज्ञापन पर? 92 करोड़, 92 करोड़, एक दिन का 1.25 करोड़ रुपया। जब दिल्ली में डॉक्टर को सैलरी नहीं दे रहे थे, नर्स को सैलरी नहीं दे रहे थे, ऑक्सीजन प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, वो ले नहीं रहे। हमारे गृह मंत्री जी अस्पताल खोले जा रहे हैं, उनको वेंटिलेटर दिए जा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? अपना बड़ा बड़ा फोटो लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के पीएम, प्रधानमंत्री जी के वेंटिलेटर पर अपना फोटो चिपकाकर अखबार में फोटो दे रहे हैं और केवल उपदेश देने का काम कर रहे हैं। तब डॉक्टर और नर्स हाई कोर्ट गए, उन्होंने कहा सर हमें कोई सैलरी नहीं मिल रही, हमसे काम करवाया जा रहा है 24-24 घंटे, हमारे लोग मर रहे हैं। तब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि इनको पैसा दीजिए, तब उनको पैसा मिला। सर, आज ये बिल लाने की जरूरत पड़ी है क्योंकि
हमें एमसीडी को मजबूत करना है। हम ये बिल आज क्यों लेके आए, अब लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो हमसे विपक्ष कह रहा है कि डर गए चुनाव से, चुनाव आ रहा था डर गए। 2017 में तो नहीं डरे हम, आज हम डर गए क्योंकि आज उनको लगता है कि पंजाब में वो जीत गए और थोड़ी बहुत सीटें आ जाएंगी। अगर 4 महीने बाद चुनाव होगा तो ये भी नहीं आएंगी और 4 महीने में उनकी पार्टी पंजाब में एक्सपोज हो जाएंगी, इसलिए वो डर रहे हैं। इसलिए वो कह रहे नहीं आज ही चुनाव कराओ। गौरव जी ने कहा पहले चुनाव करवा लो, 2 महीने के बाद में इसको यूनिफाइड कर दो। तो जब ये यूनिफाइड होगा तभी दोबारा चुनाव करवाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है चुनाव करवा लो उसके बाद में यूनिफाइड कर दो। हम नहीं डरे सर। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम लोग डर गए। क्या दिल्ली की जनता पर उनको भरोसा नहीं है कि आज दिल्ली की जनता जिसको वोट देगी तो 4 महीने के बाद भी तो उसी को देगी? क्या 4 महीने में वो अपना जो है मन बदल लेगी? तो हम नहीं डरे सर। हम ये बिल इसलिए लेके आए हैं और 6 महीना पहले इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि किसी भी इलेक्टेड बॉडी को उसका टर्म कंप्लीट करने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। जो सारे निगम पार्षद 5 साल के लिए चुन के आए हैं, हम उनको 6 महीना पहले हटा दें क्या? उनको पूरे 5 साल का टर्म पूरा नहीं करने देंगे। जो आने वाली दिल्ली में एमसीडी की सरकार होगी उसके पार्षद भी 5 साल का टर्म पूरा करेंगे। केवल ये जो बीच का गैप है इसमें एक स्पेशल ऑफिसर दिल्ली की चिंता करेगा जब तक ये पूरा डिलिमिटेशन नहीं होता। तो हम ये इसलिए लेके आए हैं कि पहले वाली एमसीडी अपना 5 साल का पूरा टर्म कंप्लीट करे और आने वाली एमसीडी अपने 5 साल का पूरा टर्म कंप्लीट करे। इसलिए हम ये बिल लेके आए। 6 महीना पहले जब कोई विपक्ष का राज्य में कोई चुनाव आने वाला होता है और जब भारत सरकार वहां पे 1 हफ्ता पहले उसको लगता है कि भंग कर देते हैं, तब तो पूरा देश चिल्लाता है, विपक्ष चिल्लाता है कि ये तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। क्या एमसीडी का कोई लोकतंत्र नहीं है? उनको हम 6 महीना पहले कैसे भंग कर सकते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एमसीडी को क्यों नहीं करने दिया और यहां पर भी हमारे दोस्त कह रहे हैं एमसीडी को क्यों नहीं करने दिया। जब 2011 में 1 से 3 हुई थी तो क्या दिल्ली सरकार ने एमसीडी की राय ली थी? नहीं ली थी, क्योंकि दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी और भारत में भी कांग्रेस की सरकार थी, मगर दिल्ली बीजेपी में एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी। क्या उनसे पूछा गया था जिनको 1 से 3 कर रहे थे? नहीं पूछा गया था। आज दिल्ली सरकार की इस बिल में सारी शक्तियां खत्म कर रहे हैं और हमने एमसीडी से पूछा है और एमसीडी तैयार है। एमसीडी में जो पार्टी है उनसे पूछा, वो भी तैयार है। तो जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा दिल्ली का काजी? दिल्ली के काजी को क्यों अपना चिंता हो रही? हम दोनों तैयार हैं, एमसीडी तैयार है, दिल्ली की जनता तैयार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं एमसीडी में भ्रष्टाचार बहुत है। हां बहुत है। कर कौन रहा है? उप मुख्यमंत्री के विधानसभा में उन्हीं की पार्टी की विधायक, नाम ले सकता हूं यहां पे क्या? नहीं। उन्हीं का पार्टी की विधायक गीता रावत, निगम पार्षद, अभी 1 महीना पहले सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा रिश्वत लेते हुए। कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? उन्हीं का पार्टी का निगम पार्षद जो दिल्ली के दंगे का मास्टरमाइंड है, जिसने खुद कबूल किया है ताहिर हुसैन ने कि हां मैं दिल्ली के दंगे का मास्टरमाइंड हूं। वो कौन है? आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है। कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? कौन दंगा कर रहा है? और सोचिए अगर ऐसे लोगों के हाथ में दिल्ली एमसीडी आ जाए क्या होगा? दिल्ली में दंगा होगा, दिल्ली में भ्रष्टाचार होगा। और पार्षद क्यों ना करे जब मालिक ही ऐसा है।
पार्षद भी लगे हुए हैं, विधायक भी लगे हुए हैं, राज्यसभा की टिकट भी बिक रही है। जो उनके साथ लगे हुए थे वो सब छोड़ के जा रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं। जब मालिक की हैसियत है तो निगम पार्षद क्यों नहीं करेंगे? सर, मैं पूरे निधन से आज, पूरे अपने सदन से आज हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि 2 दिन पहले सबने सुना था कश्मीर हिंदुओं के ऊपर में जब वहां की मां, बहन, बेटी, पत्नी का बलात्कार हुआ, जिंदा औरतों को काटा गया, वहां पे युवाओं के सर पर गोली मार दी गई, सबको घर छोड़कर आना पड़ा और दिल्ली का मुख्यमंत्री विधानसभा में उनकी मौत पर, उनके नरसंहार पर हंसता है, उसके ऊपर ठाके लगाता है और कहता है ये झूठ है, ये फिल्म झूठ है, ये कश्मीर हिंदुओं का नरसंहार ये झूठ है। क्या एक मुख्यमंत्री आजाद इतिहास में इससे निंदनीय कोई बात हो सकती है? पूरे सदन को इसकी निंदा करनी चाहिए। और इनका दोगलापन देखिए सर 5 मिनट चलिए, 10 मिनट और दीजिए सर। इनका दोगलापन देखिए, अब मैं थोड़ा स्पीड करता हूं। इनका दोगलापन, आप दोगला रेपिटेशन अवॉइड करो ना, समाप्त कीजिए। सर, इनका दोगलापन देखिए कि ये बोलते हैं कि कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री क्यों करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का ट्वीट पढ़ के बताता हूं। नील बटे सन्नाटा इज ए ग्रेट मूवी, यू मस्ट वॉच इट, ही हैव मेड इट टैक्स फ्री। और कौन सी मूवी उन्होंने टैक्स फ्री करी? सांड की आंख, नील बटे सन्नाटा। अगर जब कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की बात है तो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसमें उनके वोट बैंक की बात आती, उनके वोट बैंक को नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो इसको टैक्स फ्री नहीं कर रहे। वरना वो पहला दिन का देखने वाला मुख्यमंत्री और अभी तक कश्मीर फाइल्स नहीं देखी। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक और बहुत ही घिनौनी बात करी। उन्होंने विधानसभा में कहा हमारे प्रधानमंत्री से अच्छा तो हिटलर है। प्लीज अवॉइड द कोटिंग्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव। हमारे प्रधानमंत्री से अच्छा तो हिटलर है। क्या आजाद भारत के इतिहास में हिटलर को कोई अच्छा बताएगा प्रधानमंत्री? और क्या प्रधानमंत्री केवल हमारे? अवॉइड द कोटिंग्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा का प्रोसीडिंग्स इधर क्या प्रधानमंत्री केवल हमारे? क्या प्रधानमंत्री पूरा देश के नहीं है? और वो हिटलर अच्छा है प्रधानमंत्री से, ऐसा बोलेंगे? सर, इस बिल के फायदे क्या हैं? और प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बात और कही कि प्रधानमंत्री जी डायरेक्टर के पैरों में पड़े। पैरों में कौन पड़ा सबको मालूम है ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सारे नेताओं के ऊपर में पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कोर्ट में केस किए, फिर लंबा पैरों में लेटकर उनसे रिटर्न में माफी मांगी। तो पैरों में पड़ना हमारी आदत नहीं है, पैरों में पड़ना दिल्ली के मुख्यमंत्री की आदत है। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं हमने बहुत स्कूल बनाए, सबने सुना होगा, हमने बहुत स्कूल बनाए, बहुत हॉस्पिटल बनाए, बहुत कॉलेज बनाए, बहुत फ्लाईओवर बनाए, सबने सुना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं बनाए, मैं कह रहा हूं बनाए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं हमने ऐसा काम किया जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। नहीं हुआ आज तक, क्योंकि वो सारे हॉस्पिटल, वो सारे कॉलेज अदृश्य, इनविजिबल, दिखते नहीं है। ऐसा टेक्नोलॉजी आई है कभी दुनिया में? बताइए, कभी आएगी ऐसा? जिसको हॉस्पिटल में दाखिला इलाज करवाने वो यूट्यूब पर जाए और इलाज करवा ले, जिसको कॉलेज में एडमिशन चाहिए यूट्यूब पर जाए और एडमिशन करा ले, जिसको स्पोर्ट्स का दाखिला चाहिए स्टेडियम यूट्यूब पर डाले, स्टेडियम में जाए और दाखिला। ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो केवल दिल्ली की सरकार कर सकती है। सर, इस बिल के फायदे बता रहा हूं, अब तो खत्म हो गया। सर, इस बिल के फायदे बता रहा हूं, देखिए, सब मेरी बात से सहमत होंगे। पहले एक मेयर था, एक कमिश्नर था,
22 विभाग थे, 3 होने के बाद में 3 मेयर हो गए, 3 कमिश्नर हो गए, 66 विभाग हो गए, उनके और सारे अधिकारी सारे ट्रिपल हो गए, सबकी गाड़ियां ट्रिपल हो गई, सबके घर ट्रिपल हो गए, सबके ऑफिस 3 हो गए, सबकी बिल्डिंग 3 हो गई। ये बोझ क्यों उठाई दिल्ली की जनता? तो कांग्रेस ने गलत काम किया, हमारा तो काम यही रह गए कि गलत काम कर इन्होंने इतना कर दिया कि हमारी सरकार इनके कामों को ठीक करने में लगी हुई है। तो ये सारे खर्चे कम होंगे, 200 करोड़ रुपए एमसीडी का हर साल बचेगा सर। हमारा बराबर का रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 3 एमसीडी की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 12 जोन तो पहले से ही है। जब 12 जोन है, 12 डीसी है, तो काय को 3 एमसीडी चाहिए सर। इस बिल लाने की जरूरत इसलिए पड़ी जब भारत सरकार दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करना चाहती है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री उसको रोक देते हैं। जब भारत सरकार दिल्ली में हृदय और हमारे टूरिज्म सर्कल और हमारा उज्ज्वला योजना, जन औषधि योजना जब वो लागू करना चाहती है एमसीडी के माध्यम से, तो दिल्ली सरकार उसको रोक देती है। इसलिए बिल लाने की जरूरत पड़ी। मैं अगर एमसीडी की सर अब समाप्त कीजिए सर। एक मैंने पिक्चर देखी थी सर, उसमें शशि कपूर बोलते हैं अमिताभ बच्चन को, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है और अकाउंट बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तो अमिताभ बच्चन बोलते हैं मेरे पास माँ है। तो केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते हैं एमसीडी को मैंने कॉलेज बनाए, मैंने स्कूल बनाए। अच्छा उल्टा है। हाँ, अमिताभ बच्चन शशि कपूर को सर 2 मिनट आपने 5 मिनट मांगा, 5 मिनट। अमिताभ बच्चन बोलते, सॉरी उल्टा हो गया। अमिताभ बच्चन बोलते शशि कपूर को गाड़ी बंगला ये सब, शशि कपूर बोलते हैं मेरे पास माँ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते हैं हमारी एमसीडी को कि मैं स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, स्टेडियम बनाए, तुम्हारे पास क्या है? तो एमसीडी बोलती है मेरे पास एड्रेस है, एड्रेस मेरे पास पता है जहां मैंने बनाए, जो मैंने 2 हॉस्पिटल बनाए तिलक नगर में और कालकाजी में, उसका एड्रेस है। आपके पास तो अदृश्य है, वो केवल होर्डिंग पर दिख रहे हैं, यूट्यूब पर दिख रहे हैं, विज्ञापन में दिख रहे, टेलीविजन पर दिख रहे और कहीं नहीं दिख रहे। सर गौरव जी ने एक बात और कही, गाजीपुर लैंड फिल की हाइट कुतुब मीनार तक हो रही है। नहीं, 11 मीटर एमसीडी ने कम कर दी। गौरव जी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए और पढ़कर आना चाहिए। आप समाप्त कीजिए। सर गृह मंत्री जी को मैं कुछ अपने सुझाव देना चाहता हूं बिल के ऊपर। उस सजेशन के बाद कंक्लूड करो। बिल्कुल। पहला सुझाव मेरा है कि दिल्ली में कुछ हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, उनको एल्डरमैन कहा जाता है। पहले 10 होते थे, दिल्ली सरकार ने उसको 30 कर दिए क्योंकि जीत के तो आ नहीं सकते, तो उन्होंने कहा नॉमिनेट ही करो। जिस जोन में उनको मेजोरिटी नहीं मिलती है वहां पर वो 10-10 एक ही जोन में बना देते हैं। मेरा ये सुझाव है कि दिल्ली में 12 जोन है तो 12 ही नॉमिनेटेड मेंबर एल्डरमैन होने चाहिए और एक जोन में केवल 1 होना चाहिए। मेरा दूसरा सुझाव है, और इसकी ताकत या तो एलजी बनाए या मेयर बनाए। दूसरा मेरा सुझाव है, तीसरा कि जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को सख्ती से लागू होना चाहिए। तीसरा सुझाव है कि काउंसिलर को कम से कम निगम पार्षद को एक सफाई कर्मचारी जितना बेसिक अलाउंस तो मिलना चाहिए। आज 1 रुपया भी नहीं मिलता। जो सफाई कर्मचारी को 15-20 हजार रुपए जितना मिलता है उतना निगम पार्षद को मिलना चाहिए। चौथा मेरा सुझाव है, जैसा एमसीडी में पहले होता था, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विद्युत बोर्ड और फायर, टूसिप, डीटीसी, ये सारा एमसीडी का अधिकार था। अगर हम इसको यूनिफाई कर रहे हैं तो अगर हम इसको पहले वाली एमसीडी ही कर दें और ये सारे अधिकार भी एमसीडी को दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा। और जो दिल्ली सरकार टैक्स कलेक्ट करती है वो उनको कहा जाए कि 7 तारीख तक हमें मिलना चाहिए एमसीडी को। अभी ये बोल रहे हैं सर एक लाइन लास्ट समाप्त कर रहा हूं। दादा बोल रहे हैं कि मस्जिद बोल रहे हैं, हाँ वो कुछ नहीं सर बोला। आपको मालूम है ये पैसा कहां जा रहा है एमसीडी का? 5 साल में 55 करोड़ रुपया दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मस्जिद के मौलवियों को तनख्वाह देने में दिया है, मगर मंदिर के पुजारी को नहीं दिया और गुरुद्वारे के ग्रंथी को नहीं दिया। समाप्त कीजिए। केवल
ये एमसीडी का पैसा अपना स्विमिंग पूल, मस्जिद के मौलवी, धन्यवाद, इन सब में लगा रहे हैं। तो ये जो सर, मैं एक बार इसका अपना समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं विपक्ष को कि पार्टी को मजबूत करने का बिल नहीं है, कि एमसीडी को मजबूत करने का बिल है। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्रीमती सुप्रिया सुले जी, 1 मिनट। सुप्रिया सुले जी, एक मिनट प्लीज। Now the time is already 6. If the House unanimously agree, we will extend the House up to 7, as directed by the Honorable Speaker. The House is extended up to 7. Please. Sir, I like to I appreciated the lines of started his speech on the introduction of the bill, where he said this will be a very academic discussion and let's not making. What he said was let's rise above politics and have a healthy debate. And it's very unfortunate that both the Treasury bench speakers have only spoken politically. Very unfortunate. And I really felt that I appreciate the Honorable Home Minister because he was probably looking for some good discussion, good suggestions where we could really, truly make a difference in the city where we all owe a lot to. This city gives us our second home. We come here and being the capital of India, it definitely is something that we need to all contribute to. Parvesh Verma as well as the earlier speaker both made very interesting comments. They both kept talking about the glorious work done by their party and their representatives. So I stand perplexed and confused that does MCD have money or doesn't have money? I'll give you an example. Sir, mid-day meal के बारे में बोला, बहुत अच्छी schools बनाई, बहुत अच्छे programs बनाए, फिर ये सब अगर हो रहा है और अच्छा चल रहा है, and one more thing he said कि स्कूल, मेडिकल सिस्टम्स घर दिए और आंगनवाड़ी सेविका को परमानेंट भी कर दिया। तो इतना सब अच्छा चल रहा है तो बुरा क्या है इसमें? तो जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। So MCD is doing a very good job. So then where is the problem? So if debt is the problem, then I want to ask one question. Meenakshi Likhi, I'm glad you replied me. In December 2021, the leader of the three corporations approached the Union Finance Minister seeking for payment of salaries. The request was denied by the Finance Minister. This is what the Court of Government of India is, sir. So how does this thing change? I'm happy to yield. Has increased. 5 times the municipal corporation revenue should have also increased. It has not. And as per the Finance Commission, even that has not been paid. Totally agree with Meenakshi ji. Meenakshi ji, then there's another solution I can give you on the same ground that you're saying, that according to the rules of this land, which we follow is by the Constitution of India. Now, according to the Constitution of India, which also Parvesh Verma mentioned in his speech, what he said was that this money deserves to come to us and this unification is going to solve the problem. Well, I'm buying the argument. I'm sure the intention of the government is very noble in doing so. I'm not doubting their intention. I'm doubting the way it's directed. What did he say, sir? It's the timing. हम लोग 1 साल पहले कर. I will come to your point, Meenakshi, for sure. But just let me finish Parvesh's point. What he said first was, it's the timing, sir, of this. He says 5 साल पहले. Now, the election was, this decision was taking of unification on the day the Delhi Municipal Corporation election was going to be announced. That's where the first doubt in my mind came as a normal citizen. That if you are announcing, the State Election Commission is announcing the election, what happens 5 hours before that they suddenly felt, no, we want to go for unification. If they think unification is a solution and if it's for the betterment, so be it. It's a good suggestion. No harm in trying it. You tried a tri-party thing, you think it didn't work, you want to unify, nothing wrong. Change is inevitable in any administration. So I have no problem in either way going forward. But the point is, it's the timing of it. And not just timing, sir. He is talking that हम लोग 5 साल पूरा करने
Very good. I'm happy you wanted to complete, but if delimitation was a suggestion, why did they not start the process of delimitation before the election? हमारे महाराष्ट्र में जब कॉर्पोरेशन की इलेक्शन है, अरविंद सावंत जी जानते हैं, जब delimitation करना चाहते हैं, उसका प्रोसेस इलेक्शन का टर्म खत्म होने के पहले करते हैं, because we do not want to delay anything. Why should a prashasik come? We are here elected members to run. Think about it, Meenakshi ji. If tomorrow delimitation ab baad mein kare, to 5 saal it's not about it. It's not about this. It's an academic point I'm making. This is not about UPA versus NDA. Some things have to rise above politics, and we need to have some deliberated. Like you all are doing debate. हमारे यहाँ पूना में, पूना भी एक corporation है. पूना municipal, पिंपरी चिंचवड़ एक अगला corporation है. So we made two completely separate bodies. So is that a solution you could have thought of, looking at PMC and PCMC? Now could that be an option? Because you are looking, अमित शाह जी ने भी उनके शुरुआत में कहा कि वो number of corporators कम कर रहे हैं, और हमारे महाराष्ट्र में और जैसे दिल्ली में है, हर जगह लोक संख्या बढ़ी जा रही है. So actually the pressure, it's like my constituency, sir. Now it's increased much more. Now is it manageable? And it's not only for me, it's applicable for every मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. लोक संख्या जब बढ़ती है तो जो 5 करोड़ रुपया, जो 1 करोड़ रुपया परवेश भाई भी मांग रहे थे, अभी पूरे 5 करोड़ मिले भी नहीं, और एक कहाँ से दूं? बहन के नाते दे भी सकती थी अगर आपकी सरकार मुझे 5 करोड़ पूरा दे देती थी. That's not the point we are arguing here. On a lighter note, I was saying that, but on a very serious note, when you do delimitation, isn't increasing the number better than decreasing? What is the logic of reducing the corporators? क्योंकि जो डेंसिटी होगी नंबर ऑफ वोटर्स की, वो फिर बढ़ेगी. फिर वो एक नगर सेवक जो होगा वो कैसे मैनेज कर पाएगा? बिकॉज नंबर ऑफ citizens or population is clearly going up in any city, और दिल्ली में तो हो ही रहा है सर. So what is the theory behind this government doing this? Now coming back to your point, Meenakshi ji, I appreciate what you're saying. My only limited point was that the right of this, according to the constitution, which Parvesh Verma was saying, what happens in this is, according to what he said, which his contradiction was, in the part 9 and 9A, because of the 73rd and 74th amendment, which is said, according to this, the enactment of this, the position has changed. The original enactment was that the central government could have done it. But when the bifurcation, the trifurcation happened, we debated it, you know better than me, that it happened in the Delhi Assembly. So why are we not doing this in Delhi Assembly, and why are we debating municipal issues यहाँ? कोई जरूरत नहीं है, आज बात कर लेते वहाँ पे. And according to this, I am not sure whether this is going to really work. कोई कोर्ट में चला जाएगा और चक्कर हो जाएगा. What are we going to achieve by this? And I urge this. This is India's parliament. We are here to make country, not discuss corporations. ऐसे तो कल ऐसे आपने तो गोवा और जम्मू कश्मीर का तो एक तो बिल ला लिए, but दिल्ली का आप ला लिए, because then this is when we feel there's a contradiction and there's a hidden agenda. Why only Delhi? Because there is a administrator or power government today which is not of your ideology. There, Daman and Diu, same issue. Why is they not discussed here? Why is Goa not discussed here? Why Jammu Kashmir is not discussed here? Same logic is applicable, no? So give us an argument to that. So I think this is purely technical, and I think you should think about the timing. Like they said, the State Election Commission had an official invite to the press conference at 5 o'clock, and then this decision was taken. That's the reason we are saying, and we feel that kuch gadbad. I'm not saying, I'm sure your intent is very good, but delaying is not going to help anybody. An administrator being there, आज जो आम आदमी है दिल्ली वाला, कहाँ जाएगा? वो कॉर्पोरेटर के जाता है. अगर उसका डीपी जल जाता है, उसका गटर का प्रॉब्लम होता है, पानी का प्रॉब्लम होता है, किसको जाएगा मिलने अभी वो? He'll have to run to his MLA, but corporator is something जो 24/7 आपके सुख दुख में रहता है. That's why this whole distribution of power is in the constitution, and I think that's the whole idea. Decentralization of power. And I'm not saying Honorable Modi ji n number of times has talked, and I have his quotes which I can come back to if I'm given that kind of time. The other thing I was talking about is autonomy. A lot has been talked about autonomy. We even discussed earlier about autonomy. I think the problem with all this government bill after bill which is coming, which is actually taking autonomy away from the states and cooperative federalism. जब अरुण जी यहाँ बैठते थे, मुझे 200 बार ही must have quoted. I can tell you quotes of cooperative federalism. There is no cooperative federalism. It's becoming lesser and lesser is the feeling I'm getting while working here. Excessive centralization of powers. I'll give you an example, sir. That you said that the Congress got the
LG to bring more power. Now, two wrongs straight away. You can't selectively like the Congress and dislike the Congress, Meenakshi. Because your first speaker said Delhi ki to sari powers LG ko usne di thi. Now, 2 minutes. Now, if Parvesh can speak so long, just 2 minutes. I'm not criticizing. I'm only giving honest feedback because I genuinely love this country and I truly want to make a difference by being here, by contributing, not just criticizing them for the sake of criticizing. But how do you selectively use the LG powers? When it suits you, the LG is a good man. The Congress kare, to bura aisa nahi hota na. Administration has to be better. See, governance is continuity. One day you're sitting here, one day we will sit there. But that doesn't mean we misuse the power. It is here. Why is the governor here? Not to make life miserable of the administrative people who are elected. I am suffering that in my state. I will tell you some other day what problems there are. When the governor starts, because all good work that you want to do is hampered by these kind of interventions. And look at the legacies of governors. In my state, what kind of tall leaders we have had as governors. Very, very big people. Ali Awar Jung, Latif ji. What kind of people? PC Alexander. These are legacies of governors that we have had. So what is the problem? I can't understand. And even talking about cooperative federalism, it's very, very important to leave the states alone. Doesn't matter. आज केजरीवाल जी की सरकार है, कल आपकी भी आ सकती है दिल्ली में. But by doing all this, this is not the way it's going to solve all our legislative problems. You want to make Delhi MCD. Like that anyway, Amit Shah ji controls that entire thing. So this is something completely out of. So how, I just want to know the mechanism by merging all this. Sir, if you in your reply can explain to me, what is the big magic difference is this conversion going to bring? To me, it doesn't matter whether there are 3 parts or 1 part, as long as people get better service is my point. All the recommendations, I still remember Modi ji talking about cooperative federalism when he was chief minister. I still remember his words. This actually he said when he was the prime minister. He said that Baba Saheb gave a constitution to a federal structure to strengthen our unity. Sadly, UPA's intent was striking the core ideas. What are you doing today? You at that time said that UPA was doing this. Today, what else is cooperative? And again, Modi ji in 2012 said, Modi ji said in a Times of India, sir, cooperative is not coercive federalism for a strong republic. This is what his thinking was. He said cooperative federalism, our government is about attitude of cooperation instead of confrontation. What are these speeches? These speeches were only about confrontation. We want cooperativism. So if there are any solutions that, and UTs, look at, there are so many examples I can give about UTs. Look what's happening in Lakshadweep. Twice I have met the Honorable Home Minister for these issues. Our lady, she's unfortunately not here, Mrs. Delkar. I know what she went through. She lost her husband. And that same gentleman who was managing that UT has now moved to Lakshadweep and making people's life miserable in Lakshadweep. And the Honorable Home Minister has been very kind and indulged us with time, and he's assured us that he will find a solution to make sure Lakshadweep works very peacefully. Kindly conclude. So I am concluding, sir. I just request to you that in governance, there are differences of opinions, there are differences of governments. But from election to election, we can definitely have, but we can't just have jugglery of institutions. Institutions must be maintained. There can be debate and discussions, but I think my only request to this government is, please do not bring assembly issues to parliament. Do not bring what needs to corporation ka jo kaam hai, wo parliament nahi aana chahiye. Parliament is a larger role in policy making for government of India. I think it's about nation building, not corporation buildings. So I urge that please let's send it to the assembly, let the assembly debate it, and let's do what is for the betterment of this country. So I urge this, please believe in cooperative federalism. There was a time Arun Jaitley ji used to constantly talk about it. After Arun ji, I hear that word seldom. And I'm looking forward to build a better India. You take Baba Saheb Ambedkar's name. Please walk the talk, follow the constitution, and respect cooperative federalism. Thank you so much. Thank you very much. Sri Abdul Samad Samdani ji. Sir, for permitting me to take part in this very relevant discussion. सर, दिल्ली को हजरत दिल्ली कहा गया है. It is such a very respectable city, honorable city, laudable city, celebrated and renowned city, the capital city of our country. Sir, when I take part in this discussion, I am reminded of a couplet of Amir Khusro, the Delhiite poet of India,
who is described as the Tooth-e-Hind, the parrot of India. Hazrat Delhi is an emblem of justice and charity. A garden of heaven flourishes and will remain forever. But sir, this legislation, this amendment of the bill, which the government is coming forward with, I don't think it is a move in accordance with justice. It is an attempt to make the states and the union governed territories at the charity of the central government. Sir, Delhi is not only a city of power and privilege, it is the city of our diversity, vividity, and plurality. So, sir, the most important thing, the most important point that we have to think when we take part in the discussion is, no doubt, it is the lack of the competence of this august house for this kind of a legislation. Sir, it is beyond the domain of the parliament to pass a law aimed at the merger of civic bodies. A unified municipal corporation of Delhi, it's a very good idea. That is maybe very beautiful for the ears. But sir, it is an attempt to make parallel governments, a clear interference in the affairs of Delhi. It is equal to giving complete control of the civic body to the center. Sir, why we oppose this? Our Honorable Law Minister is also present in this house. Why we oppose this? Because it negates and nullifies the federal character of the Constitution. Sir, democratization is based on decentralization. So this legislation, this amendment will no doubt will affect the decentralization. So, sir, this is a bill that has to be discussed in the Delhi Assembly. Sir, it has replaced in this bill, the replacing the word government by the words central government is self-explanatory. It is going to be replaced at least 11 sections of this act, this bill. 11 sections. Instead of government, the word central government is used. It is self-explanatory. So, sir, there is the power to make municipal bodies lies with the state governments. One of the highlights of this legislation, our Honorable Home Minister's statement also says, it is one is regarding the resources. Our Honorable Law Minister himself knows better ways, better methods, better devices to distribute the resources into the states and to the union governed territories by even avoiding this kind of a legislation. And this is, sir, this special officer, no doubt, he is going to be a kind of governor. That is, it is said in this bill, he will be discharging the power of the corporation until the date of the first meeting of the corporation. So, sir, appointing an officer, giving a kind of speciality is no doubt, it is a clear interference in the affairs of the elected body. So, sir, I see there is a kind of symbolic significance in this bill. There is a kind of symbolic significance because, sir, even Delhi is described as the miniature India, the miniature of India. So our apprehension is that in future, the government may be tending to make or amend this kind of laws. And sir, I can't understand the number of the seats. It is fixed by the government as 250. Sir, the number of the seats depend upon the population of Delhi. How can the central government say it has to be this number or that number? Sir, there is the section number 388. I have to make a kind of suggestion because it is regarding the conditions of the service of the sweepers employed for doing house scavenging. I don't think that this clause is in the interest of those brothers and sisters who are 2 minutes, sir, who are compelled. In 1 minute, 1 minute. 1 minute. Yes, sir. Sir, so this bill curtails the freedom of the civic body. So I have to remind the government about the couplet of the Bahadur Shah Zafar, who is a poet of Delhi, who actually was one of the outstanding leaders of the first struggle for freedom. कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए,
दो की जमीन भी न मिली कुए यार में. So they stood for freedom, and this bill curtails the freedom of the elected body, the civic body. So I would like to request the honorable government and the minister to withdraw this and to give this to for Thank you very discussion much. to the Delhi Thank you Assembly. very much. Thank you, sir. Thank you. Sri A.M. Arif ji. Thank you, Speaker, sir. Sir, I stand here on behalf of CPIM on the Delhi Municipal Corporation Bill, Amendment Bill 2022. At the outset, I strongly opposed the bill. Sir, before entering to the merit of the bill, we could have taken our Honorable Home Minister words into confidence, as he is doing in good faith. If he has been done in accordance with the promise given in the August House about the Kashmir election at the time of abrogation of the Article 370. Now I am remembering his speech on 5th August 2019. The elected assembly will be constituted in Jammu and Kashmir without any delay. So after 2.5 years, till this time, the appropriate time has not come. The delimitation of the assembly constituency is going on till this time. Sir, here, no doubt, merging of the three corporations into one only for the right time for BJP can win. Sir, through this bill, the BJP government has shown how the democratic process can be twisted and distorted at the cost of federal principle of which our constitution rests. Have we ever heard of a statutory body like State Election Commission being dictated by the union government to cancel the press meet call for the announcing the election to a local body? Have we ever heard bill being introduced to completely change the structure of a local body on the verge of holding elections? Sir, under this government, we need to expect much more than this. Sir, no government in the history of our country has undermined constitutional bodies, including election commission, making the puppets in their hands. Sir, if the government failed to get defeated in any of the states, what is the surety that this House would not witness introduction of a bill to club two states legislatures and postponing the election? Sir, if this bill has been introduced with the intention of strengthening the local governance of Delhi, we would have welcomed the wholeheartedly. But disappointingly, this bill has been introduced only to protect the political interests of the BJP, as it fears to lose the municipal election if held now. Sir, we are living in the era of decentralization of power, which has been recognized worldwide for efficient bottom-to-top planning approach. What is envisaged in this bill? Sir, in this bill gets passed, three municipal corporations of North, South and East would cease to exist and one single body would emerge out. But the result is the combined strength would come down from the present 270 to 250 councillors. Sir, already some the municipal ward have 60,000 to 70,000 voters, which is more than the number of voters in assembly constituency in a smaller states. How come a ward councillor would be able to meet the day-to-day demands of the much voters? Don't the people of Delhi deserve a much wider representation? This bill is full of ambiguities, purposefully included by this government to derail the democratic process. So I request the government at this juncture, please replace the state government of Delhi instead of central government wherever it is mentioned in the bill. So through this bill speaks of delimitation of wards, it has not specified what would be the basis of such delimitation process. If the government decides to use the upcoming census data on the basis when the election would be held, we all know it would take at least 2 years. And what would happen in the interim period? The biggest concern of the bill lies in the creation of a superpower structure in the name of superpower structure in the name of the special officer to govern the administration till the election are held. Sir, we all know how this government is using the lieutenant governors of Delhi, Pondicherry and the Lakshadweep and state of the other union territories to impose the anti-people policies of the government.
So we have no doubt that the special officer is appointed for sabotaging the people's mandate and making the mockery of the democratic institutions. Sir, this is nothing but abuse of power and gives a clear message that this government has no hesitation to go the extreme to capture power and hang it on till the last breath. Hence, I oppose the anti-democratic provision of the bill and wish the government gets the wisdom to withdraw the bill in the interest of the people of the Delhi. I conclude my speech. Thank you very much. Sri D. Ravikumar ji. பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு விவாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிற இந்த மசோதா 2011ஆம் ஆண்டிலே டெல்லி மாநில அரசு கொண்டு வந்த சட்டத்தை திருத்துகிறது. இதன் மூலம் ஒன்றிய அரசு தன்னுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி மாநில அரசு கொண்டு வந்திருக்கிற சட்டத்தை ரத்து செய்கிறது. இது டெல்லிக்கு மட்டுமல்ல, பாஜக அல்லாத கட்சிகள் ஆட்சி செய்கிற மாநிலங்கள் எல்லாவற்றிலுமே ஆளுநர்களை பயன்படுத்தி அங்கே இருக்கிற நிர்வாகத்தில் தலையீடு செய்வது என்பதை இந்த அரசு ஒரு வழக்கமாக வைத்திருக்கிறது. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலே மிக சிறப்பான ஆட்சியை தந்து கொண்டிருக்கிற திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமையிலான அரசு இயற்றிய 19 சட்டங்களுக்கு இதுவரை ஆளுநரும் குடியரசுத் தலைவரும் அனுமதி அளிக்காமல் அந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் செய்ய வேண்டிய பணிகள் எல்லாம் முடக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஒருபுறம் இப்படி முனிசிபல் கார்ப்பரேஷன் மசோதாவை கொண்டு வந்து டெல்லி யூனியன் பிரதேச அரசை முடக்குகிற இந்த அரசு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநில அரசுகளை ஆளுநர்கள் மூலமாக முடக்குகிற பணியையும் செய்து கொண்டிருக்கிறது. இது நம்முடைய கூட்டாட்சி தத்துவத்துக்கு முரணானது என்பதை நான் இங்கே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். அடுத்து, இந்த சட்ட மசோதாவிலே கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிற பல திருத்தங்கள் குறிப்பாக ஏழை எளிய மக்களுக்கு உரிய அடிப்படை வசதிகளை செய்து தருவதை தடுப்பதாக இருக்கின்றன. இந்த மசோதாவில ஏற்கனவே பல உறுப்பினர்கள் சுட்டிக்காட்டியது போல கவுன்சிலருடைய எண்ணிக்கை 272 250 குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதன் மூலம் மக்களுக்கு கூடுதலாக கிடைக்க வேண்டிய பிரதிநிதித்துவம் என்பது குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டுமல்லாமல் ஏற்கனவே 2011 சட்டத்திலே இங்கே இருக்கிற தெரு கூட்டுகிறவர்கள் ஸ்வீப்பர்ஸ் அவர்களை பணி நீக்கம் செய்வது என்றால் 14 நாட்கள் அவர்களுக்கு நோட்டீஸ் அளிக்க வேண்டும் என்று ஒரு அம்சம் இருந்தது. இந்த சட்ட திருத்தத்தில் அது நீக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே இங்கே இருக்கின்ற சிவிக் உரிமைகள் வசதிகள் மிக மோசமாக இருக்கின்றன என்பதை எல்லோருமே அறிவோம். அப்படி இருக்கும்போது தங்களுடைய உயிரை பணயம் வைத்து இந்த பணிகளை செய்கின்ற துப்புரவு தொழிலாளர்களை நினைத்த போது பணி நீக்கம் செய்வதற்கு வசதியாக இந்த சட்டத்தில் வழிவகை செய்யப்பட்டிருப்பது என்பது மிகவும் கண்டனத்துக்குரியது. அது மட்டுமல்லாமல் இந்த சட்டத்தின் மூலமாக நியமிக்கப்படுகிற அதிகாரிகள் அவர்கள்தான் இந்த டெல்லியை நிர்வாகம் செய்வார்கள். புதிதாக கார்ப்பரேஷன் அமைப்பும் வரை அவர்களிடத்திலே தான் அதிகாரம் இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதன் மூலமாக மக்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் இங்கே முற்றாக மறுக்கப்படுகிறது. இது மக்களாட்சி தத்துவத்துக்கு எதிரானது என்பதை நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். அது மட்டுமல்லாமல் இந்த சட்டத்தின் மூலமாக இங்கே நடைபெற வேண்டிய உள்ளாட்சி தேர்தல் என்பது ஒத்தி போடப்பட்டிருக்கிறது. அதன் மூலம் ஏறத்தாழ 2 ஆண்டுகளுக்கு இங்கே உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த முடியாத ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. இது மிக மிக துரதிருஷ்டவசமானது. எனவே இந்த சட்ட மசோதாவை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. Thank you very much. Professor Saugat Roy ji. धन्यवाद सर. सर, मैं ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 को विरोध करता हूं. सर, माननीय गृह मंत्री का नाम मैं
देने चाहता हूं मैप रीड्रॉअर, वो सब मैप को चेंज करने चाहता है। पहले तो जम्मू कश्मीर में किया, जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया, लद्दाख को अभी दिल्ली में भी बदल लाने चाहता है। ये लोगों को एक तो मन में होता है, ये साइकोलॉजिकल डिजीज कि कंट्रोल फ्रीक, हम सब कुछ नियंत्रण करने चाहते हैं, सब अपने हाथ में चाहते हैं। दिल्ली भी आप चाहते हैं हाथ में, और कितना पावर चाहिए आपको? आप 4 राज्यों में जीत गया सर, 4 राज्यों में जीत गए, हिंदुस्तान का दिल्ली में आपको हुकूमत है, तो दिल्ली छोड़ देने से आपको क्या फर्क पड़ता है? काइंडली एड्रेस टू द चेयर, काइंडली एड्रेस टू द चेयर। दिल्ली छोड़ने से क्या फर्क पड़ता? ये मतलब कागज कहाँ गया? क्या फर्क पड़ता मुझे पता नहीं सर। ये जो बीमार है, इसको दूसरा भी एक नाम है, इसका नाम है जाइंटिसिज्म। बहुत बड़ा एक तो कॉरपोरेशन बनेगा, कितने लोग होगा? 250 मेंबर होगा सर। हम कलकत्ता उतना बड़ा शहर, हम लोग को 144 काउंसिलर्स है, हम मैनेज नहीं कर पाते। यहाँ माला राय है, वो चेयरमैन है कॉरपोरेशन, और ये 250 लोग लेके ये कॉरपोरेशन करता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है यू रीच द गवर्नमेंट टू द पीपल, लोगों के पास पहुंचाना है, और आप बड़ा कर रहे हैं इसको। बीमार ये है, इसका नाम है जाइंटिसिज्म। आपको ये जाइंटिक चीज पसंद होता है सर। सुप्रिया सुले जी मेंशन किया, अमित शाह बोल रहे थे यहाँ राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री का भवन है, पार्लियामेंट है, ये सब पूरा तो एनडीएमसी इलाका में है, और एनडीएमसी तो एक आईएएस ऑफिसर का अंडर में होता, पूरा आप ही का पावर है। तो आप एनडीएमसी पूरा लिया, पूरा दिल्ली भी आप कब्जा करने चाहते, क्यों? मुझे पता नहीं। हाँ, मुझे पता है कि यहाँ एनडीएमसी इलाका में आपको मूल पावर सेंटर है, ईडी है, सीबीआई का हेडक्वार्टर है, इसी को लेके आप चलते हैं, राज्यों पर हमला करते हैं, बंगाल में भी करते हैं, महाराष्ट्र में भी करते हैं, करिए सर। मैं इतना कहने चाहता हूं, ये 1 महीना बाद दिल्ली में 3 कॉरपोरेशन का चुनाव होने वाला था। जल्दीबाजी क्या था? जिस दिन कॉरपोरेशन का अनाउंसमेंट होना था, तीनों कॉरपोरेशन का, उस दिन आप अनाउंस कर दिए, क्यों? ये इसका जवाब क्या है सर? दिल्ली का सीएम चैलेंज किया है बीजेपी को, मैं तो उनको पार्टी के नहीं हूं, लेकिन वो बोला कि आप चुनाव कराइए, चुनाव में मैं हार जाऊंगा तो मैं दिल्ली में भी हुकूमत छोड़ दूंगा। ये चैलेंज, अमित शाह जी इतना ताकतवर आदमी है, इतना साहसी है, आप क्यों नहीं उनका चैलेंज ग्रहण किया? बोला ठीक है केजरीवाल, तुमको हम हराएंगे दिल्ली में। ये बोलने का साहस नहीं है। फिर आप एक तो कानून लाए, फिर कब चुनाव होगा ये आप फिर बोल रहे हैं। अमित शाह जी, ये हाउस में हम लोग दिल्ली राइट का चर्चा किया, आप उस दिन थे, मैं भी वक्ता था। आप बोले दिल्ली राइट में जो भाग लिया उसको चुन चुन के मैं पनिशमेंट दूंगा। आज आप बताइए, दिल्ली में राइट में जो इन्वॉल्व थे, कितने लोगों को आप अभी देख देख के पनिशमेंट दिया, ये आप हमें बताइएगा। सर, मैं बताने चाहता हूं कि दिल्ली छोटा सा जगह है, इसका विधानसभा में 70 लोग हैं, और ये कॉरपोरेशन बना रहे 250 लोगों को लेके। कहां पर 250 लोग बैठेंगे? दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी में इतना बड़ा जगह नहीं है। क्यों ये करें? क्यों ये बिल? जो सवाल सब लोग पूछे, अमित शाह जी, दिल्ली असेंबली में अगले बार ट्राइफर्केशन का फैसला हुआ था,
क्यों नहीं आप दिल्ली असेंबली में ये बिल भेजा कि तुम करो? नहीं, आप पार्लियामेंट में वो जो 349A में 239A में जो पावर है उसको लेके अब देखो, पार्लियामेंट में मैं 303 हूं, मैं पार्लियामेंट में पास करूंगा। मैं जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया, मैं दिल्ली में भी पूरा पावर अपना हाथ में लेंगे। सर, ये जो टेंडेंसी है, ये पावर पूरा हाथ में लेने का, इसको भी एक नाम है। ये कुछ लोग करते हैं, उसको कहते हैं कंट्रोल फ्रीक, सब कुछ कंट्रोल करने चाहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। इसका और भी आजकल एक नाम हुआ है, ये नाम है पुटिनाइजेशन। पुटिन जैसा पूरा हुकूमत हाथ में ले लो। अभी तक उतना तक नहीं गया, लेकिन उसी डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हैं। तो एक सवाल कल सुप्रिया जी पूछ रही थी कि हिडन एजेंडा क्या है, सरकार क्या चाहते हैं? इतना हुकूमत के इतना पावर के बाद और भी चाहते हैं, सब हाथ में लेने चाहते हैं। लेकिन दिल्ली, सर लास्ट पॉइंट, सर आप तो अहमदाबाद के हैं, आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आप जानते हैं अहमदाबाद का रिवर फ्रंट मोदी जी बहुत अच्छा किया है, देखने का लायक है। दिल्ली में क्यों नहीं रिवर फ्रंट बनाए? 3 कॉर्पोरेशन को उनका अधीन में था। आप गए हैं कभी दिल्ली का झुग्गी झुपड़ी कॉलोनी में? आप देखे हैं कैसा ओपन सीवर है? उसको इम्प्रूवमेंट नहीं करके कानून लाया, इसलिए मैं इसको खिलाफ हूं। मैं भी ये देश का नागरिक हूं, मैं तो कलकत्ता से आता हूं, ये शहर लेके, मेरा शहर लेके मुझे गर्व है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली, सारा देश के लोग यहाँ आते हैं, यह कानून नहीं, हुकूमत नहीं, ताकत नहीं, पावर नहीं, कंट्रोल नहीं, लोगों का इम्प्रूवमेंट को। कृपया समाप्त कीजिए, कृपया समाप्त कीजिए। जोन में आराम से रहते हैं, बाहर जो रहते हैं सर नरक है। दिल्ली में जो झुग्गी झुपड़ी कॉलोनी नरक है। अब छोड़ देते केजरीवाल को, वो करके दिखाए, वो मोहल्ला क्लिनिक किया, स्कूल किया। थैंक यू। अगर लोग नहीं चाहते उसको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरा चीज हाथ में लेने चाहते हैं। मैं तो सर जब तक कि हाउस में हूं तब तक ये कंट्रोल लेने का हिडन एजेंडा को। प्रोफेसर बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मनोज तिवारी जी, खुलकर मनोज तिवारी जी विरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं समझता हूं ये बिल दिल्ली वासियों के लिए एक मानवता का उपहार है। इस बात को समझने के लिए जो हमारे साथी यहां बोल रहे हैं, उनको वो दर्द देखना पड़ेगा जब एक शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते महीने बाद वेतन के लिए धरने पे बैठता है। उसके अपने बच्चों के दूध पिलाने और उसके शिक्षा के लिए भी समस्या आती है। ये इस बिल को समझने के लिए उनको जा करके देखना होगा, यहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं वो कैसे हर 2-3 महीने बाद कूड़ा दिल्ली के मुख्यमंत्री के दरवाजे फेंकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सभापति महोदय, इस बिल को समझने के लिए शायद हमारे यहां बैठे उन साथियों को जो दिल्ली की गलियों में एनडीएमसी से बाहर नहीं गए हैं, वो इस बिल के महत्व को नहीं समझ सकते। सर, मैं बड़ी विनम्रता से बोलना चाहता हूं। तड़पते कराहते रोते बिलखते जो हजारों कर्मचारी हैं, लगभग 1,20,000, वो कैसी स्थिति देख रहे हैं, इसको समझने के लिए मैं 2016 में दिल्ली की गलियों में झोपड़पट्टी में 34 रात गुजार करके उनकी समस्या को समझा हूं। सभापति महोदय, 34 रात उनके बीच रहा। आज हमारे गृह मंत्री जी ये बिल लेके आए हैं, तो वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके एक इशारे से कि जाओ झुग्गियों को समझो। मैं गया था सर, 2017 का चुनाव सामने था। 2015 में यहां एक पार्टी 70 में 67 सीट लेके आई थी। 70 विधानसभा की सीट में से 67
जब हमने दिल्ली के उन लोगों के, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के, यहाँ के कर्मचारियों के, सफाई कर्मचारियों के, शिक्षकों के, डॉक्टर्स के, जब हम उनके दर्द समझने के लिए उनके पास बैठे, थोड़ा समय दिए, तो उनका एक ही मांग था कि एमसीडी के वित्त को नियमित करवाइए, किसी भी तरह से इसके वित्त को डायरेक्ट करवाइए, इसके वित्त को ऐसा कराइए कि हम अपने बच्चों के दूध के लिए हमें सड़कों पे न बैठना पड़े, सभापति महोदय। और उसके बाद जब 17 में हम मैनिफेस्टो बना रहे थे, तभी हमने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम इस वित्त डायरेक्ट हो, वित्त की समस्या न हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो का 2017 का पहला ये बिंदु था। और सभापति महोदय, आपको बताते हुए मुझे, पूरे सदन को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि जो दिल्ली की गलियों से आवाज निकली थी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, 70 में 67 सीट लेकर के जो 15 में आई थी सरकार, उसको 272 में 67 पार्षद नहीं मिल पाए थे इसी दिल्ली में। 272 में 67 पार्षद भी नहीं मिले, इतना गुस्सा हो चुका था। लेकिन ये जो शब्द है ना गुस्सा, सभापति महोदय, ये गुस्सा का ही ये लोग प्रयोग करते हैं, अलग अलग करके एमसीडी को। ये चाहते हैं हर विधानसभा के 2.5 साल बाद एमसीडी का चुनाव होता है, तब तक इतना गुस्सा हो चुका होता है दिल्ली सरकार से जनता को कि वो बीजेपी को जिताती है। और इनको पता है, हाँ जी हाँ बिल्कुल, स्वागत था, मैं आपकी बात पे ही आ रहा था। फिर 2.5 साल में ये एमसीडी की ऐसी स्थिति कर देते हैं, पंगु बना देते हैं कि वही गुस्सा उनको फायदा करता है। यही तो मैं कहना चाहता हूं। और उसी चीज को हम बदलने के लिए अपने गृह मंत्री जी का, गृह मंत्रालय का, नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। इसलिए ये मानवता का उपहार है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं सर। आज दिल्ली की गलियों में खुशी बन रही है, सफाई कर्मचारियों में, शिक्षकों में, डॉक्टर्स में, उनके घर में आज होली दिवाली जैसी स्थिति है। और ये उपहार कोई पहली बार नहीं दिया है केंद्र सरकार ने दिल्ली को। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, देखिए इस बिल को समझने के लिए 2-3 पॉइंट्स पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। दिल्ली में एक ऐसी सरकार है, अगर उसको पता चल जाए कि दिल्ली के कुछ लोगों को, उनको तिल तिल तड़पाने से भी हम बीजेपी पे आरोप लगा सकते हैं, तो ये दिल्ली की वर्तमान जो सरकार है प्रदेश की, वो तिल तिल तड़पाएगी। कितना निष्ठुर हो चुकी है, क्योंकि जिसको एक बात का फायदा लेना है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र पे आरोप लगाएंगे, हम बच जाएंगे। सभापति महोदय, याद रखना चाहिए इस बिल को समझने के पहले कि प्रधानमंत्री जी ने यहां पे जो एक सड़क थी जहां से निकल के लोग दिल्ली एनसीआर में जाते थे, NH24 बोलते हैं, जहां 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम में धुएं युक्त सड़कों पे जो यात्रा करते थे, ऐसा ही एक उपहार दिया गया था। उस 2 घंटे की यात्रा को 20 मिनट की सुहानी यात्रा बना दिया गया है। ये भी याद है, सबको पता है। यहां सभी सांसदगण, हमारे साथीगण आते हैं, उतर के एयरपोर्ट से उनको धौला कुआं का जाम मिलता था। ऐसी समस्या का निदान केंद्र सरकार ने किया सर। और यहां के 70 लाख लोग एक ऐसा अनऑथराइज का धब्बा लेकर के अपने माथे पे जीते थे, सभापति महोदय, उसकी कल्पना शायद जो दिल्ली में नहीं रहता है वो नहीं समझ सकता। उसका घर कब टूट जाए, कब उसको तोड़ने के लिए कोई मशीनरी आ जाए, कब दिल्ली सरकार जानबूझ के किसी एसडीएम को लगा के, किसी डीएम को लगा करके उसको तोड़ने का उपक्रम कर दे, और उस समय गरीब व्यक्ति किसी तरह जो 50 गज 25 गज का घर बनाता था, उसको लाखों रुपए दे करके जान बचानी पड़ती थी। हमें यह भी याद रखना पड़ेगा, केंद्र सरकार ने तब भी अनऑथराइज कॉलोनी का धब्बा दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले 70 लाख लोगों का हटा दिया सर। उसको संबद्ध करके देखा जाना चाहिए। ये मानवता का उपहार मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं आपको मैं। और ऐसा ही एक बिल ये भी है जो अभी आया है। मैं आपको बड़ी
विश्वास और विनम्रता के साथ बताना चाहता हूं कि आज मैं जब निकल रहा था संसद के लिए तो मेरे पास सफाई कर्मचारियों के एसोसिएशन से लोग आए थे और वो कह रहे थे कि हमें एचएम साहब का समय दिलवा दीजिए, हम 40,000 लोग उनका सम्मान करना चाहते हैं। ये दिल्ली के गलियों की आवाज है सर। सभापति महोदय, नहीं, मैं समझता हूं ना उस दर्द को शायद आप नहीं समझ सकते यहां बैठ के, आपका दोष नहीं है, क्योंकि आप समझ ही नहीं सकते हैं। उसको समझने के लिए दिल्ली में जाना पड़ेगा। अब कल्पना ही कर दीजिए कि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, हम केवल एक बिंदु बताएंगे, अभी मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, 2-3 मिनट में खत्म करूंगा सभापति महोदय। इतने 2012 में साजिश हुई थी, 2012 में वो केवल एक एमसीडी को 3 भाग नहीं किया गया था, ये बड़ी साजिश थी। और उस साजिश के तहत फिर भी 10 साल हम लोगों ने देख लिया कि कितनी साजिश करके भी एमसीडी में तो आए नहीं। कई साथियों ने कहा कि डर गए, भाग गए, यहां गए, वहां गए। जब से सरकार केंद्र में आई है बीजेपी की, दिल्ली में 6 चुनाव हुए हैं सभापति महोदय, और 6 में 4 बीजेपी जीती है। किस बात का डर है हमें? और अगला चुनाव भी जब भी होगा, आप विश्वास कर लीजिए, आज उनकी नीतियों से इतना दिल्ली त्रस्त हो चुकी है, इतनी त्रस्त हो चुकी है। उसका 1-2 एग्जाम्पल हमारे वैसे रमेश बिधूड़ी जी ने जितनी बातें कही, उसमें बहुत सारी चीजें जो हमको कहना था वो आ चुकी है। आई डोंट वांट टू रिपीट सभापति महोदय, लेकिन हम आपको इतना जरूर बताना चाहते हैं कि इन्होंने क्या किया। इनके समय में अभी कई साथी बोल रहे थे पानी का कैसे लॉगिंग दूर करेंगे, आपने वो सीवर, अभी 100 गद्दा बोल रहे थे सीवर क्यों नहीं किया, कोई कह रहे पॉल्यूशन ठीक नहीं। ये सब दिल्ली सरकार का विषय है महोदय, नहीं है 100 गद्दा। यही तो बोलता हूं, आप मेरे साथ चलो, थोड़ा झोपड़ों में रहो थोड़ा समय, आपका मन बदल जाएगा और आप जोर से गृह मंत्री जी की तारीफ करेंगे इस बिल को लाने के लिए। ये सारे विभाग दिल्ली में दिल्ली सरकार के पास है, हेल्थ उनके पास है। नहीं, निश्चित रूप से वो हमको ले जाएंगे, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताना चाहता हूं महोदय, देखिए, मैं जैसा प्रवेश ने कहा मैं उसको भी बताता हूं, जो दिल्ली में कूड़े के पहाड़ का निस्तारण कब होगा? निस्तारण अब होगा जब ये बिल पास होगा, तब निस्तारण होगा सर। उसी निस्तारण के लिए बिल आया हुआ है। और अभी भी 13,000 करोड़ बकाया है, 13,000 करोड़। ये अरविंद सावंत सर बोल रहे थे, अरे उनके यहाँ बीएमसी का 46,000 करोड़ बजट है सर, हमको 6,000 करोड़ कहा, वो भी नहीं दिया। ऐसी स्थिति के बावजूद भी कई लोग कहते हैं प्रशासक लगा दिया। आज भी महाराष्ट्र में कई जगह प्रशासक लगे हुए हैं। कहां बताया जाए, हम उस पर जाना नहीं चाहते, हमारे गृह मंत्री जी बताएंगे आपको। लेकिन हम इतना जरूर बताना चाहते हैं कि इतने विरोध और डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद आप देखिए हम क्या क्या कर रहे हैं। घर घर से कूड़ा उठा रहे हैं। आज दिल्ली में ढलाव घर जहां कूड़ा फेंके जाते थे, हम केंद्र से पैसा लेकर के आके कॉम्पैक्टर मशीन लगाए हैं। आज ढलाव घर मुक्त दिल्ली हो रही है। आपको सड़कों पे अक्सर कूड़ा नहीं दिखेगा महोदय, ऐसा काम करके हमने दिया है। हम लोग 47 नवनिर्मित विद्यालय बना चुके हैं, बाकी नवनिर्माण में है। हम 500 वर्ग मीटर प्लॉटों के लिए ऑनलाइन स्वीकृति दे रहे हैं। हम महिलाओं के लिए विभिन्न मार्केट में पिंक टॉयलेट्स बना रहे हैं, टॉयलेट ब्लॉक्स बना रहे हैं। और अगर गृह मंत्री जी ने हमारे शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, अगर हमारे साथी भारत वंदना पार्क में जाएं तो उनको दिल्ली के इस केंद्र सरकार पे और दिल्ली एमसीडी पे गर्व होगा सर। भारत वंदना पार्क, ऐसा पार्क जिसमें आना चाहिए आप सबको। ऐसा ही हम पूरी दिल्ली क्यों नहीं बना सकते? किसी साथी ने कहा एनडीएमसी तो है, बड़ा अच्छा है, क्या कर रहे हो? पूरी दिल्ली अच्छा क्यों नहीं होना चाहिए? पूरी दिल्ली सुंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारे गृह मंत्री जी शुरू में कह रहे हैं दुनिया आती है, देश की राजधानी है, देश का फेस है, देश का फेस खराब क्यों होना चाहिए सर?
अगर ये चिंता हुई है तो इसी को मैं समझता हूं ये दिल्ली के लिए मानवता का उपहार है। वरना दिल्ली में क्या है, जमुना जी भी इतनी गंदी हो चुकी है। 1700 किलोमीटर बहने वाली जमुना जी सिर्फ 42 किलोमीटर दिल्ली में ही गंदी क्यों है? पीछे छठ आई थी, इतना एडवर्टीजमेंट से सारा छुपा के रखा था। छठ में जाके एक बहन नहाने लगी, सारी मीडिया टूट के पड़ गई। आपने भी देखा होगा अमोनिया फास्फोरस। दानिश भाई कभी इसकी बात करो, इसकी चिंता करने की जरूरत है। अरविंद सावंत जी ने कहा था ये राजनीतिक है या सामाजिक है। सर ये सामाजिक ही नहीं, ये सामाजिक के चरम उत्कर्ष पे आया हुआ बिल है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। इसके दिल्ली वासियों का निराकरण होना चाहिए। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पोल्यूशन में नंबर 1 दिल्ली, गंदे पानी में नंबर 1 दिल्ली। 5 साल से पेंशन बंद हो गया दिल्ली में। आपको कैसा लगेगा अगर आपके क्षेत्र में किसी भी स्टेट के लोग हैं, अगर आपके क्षेत्र में पेंशन बंद हो जाए? यहां 5 साल से पेंशन बंद है। कोविड आया, प्रधानमंत्री जी ने फ्री राशन भेजा। सर आपको जान करके आश्चर्य होगा, यहां 7 साल से नया राशन कार्ड नहीं बना है। गरीबों को राशन गया नहीं, स्कूलों में रखा रखा सड़ गया। क्या ऐसी सरकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये तो मैं बहुत बोलता हूं, ये केंद्र सरकार बहुत दयालु है। केंद्र सरकार बहुत ही संभाल के चल रही है, सबका साथ सबका विकास में है। वरना जो कृत्य यहाँ पे दिल्ली में जो प्रदेश की सरकार है उसने किया है, उसके लिए तो उसको सजा होनी चाहिए। तो दे दीजिए ना, कौन बोला है कि मत दीजिए? आप सोचिए किसने रोका है? अपना राशन खरीदो, दे दो। हम जो राशन देना चाहते हैं उसको ऐसा कई बार रोकने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई बहन, हमारा विषय भटकना नहीं चाहिए। मैं आप सबको इतना ही बता सकता हूं, कई बातें तो आ गई हैं, लेकिन जब हमारे एमसीडी के लोग कोविड काल में जाकर के सभापति महोदय जब लोगों को दवाइयां बांटते थे, जब जाके लोगों को इतने कठिन समय में उनको संभालते थे, ऐसे लोगों में जिनकी मौत हो गई, घोषित करने के बावजूद भी दिल्ली सरकार ने उनको मुआवजा नहीं दिया। इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है। अभी कोई हमारे साथी बोल रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं कि निश्चित रूप से मानव का जन्म लेते ही पहला काम निगम से पड़ता है। हर कार्य निगम से शुरुआत होती है। और निगम, जैसा गांधी जी ने सोचा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सोचा कि सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का जो संस्था सेवा कर रही है, आप उसी संस्था को कमजोर बनाना चाहते हैं, आप उसी संस्था को बुलडोज करना चाहते हैं। तब हम आपके समक्ष इस बात को कह सकते हैं कि हमारे इस दिल्ली में इस समय इस बिल की बहुत आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी वादा किया था दिल्ली के दुखों को दूर करेंगे। ये दुखों को दूर करने वाला बिल है गृह मंत्री जी द्वारा। मैं समझता हूं इससे अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी। निगम अपने कार्य योजना के फैसले स्वयं ले सकेंगे, उनके क्रियान्वयन का रास्ता साफ होगा। दिल्ली को मजबूत निगम की प्रशासनिक व्यवस्था होगी। निगम के लाखों कर्मचारियों को वर्तमान अराजक शासन से मुक्ति मिलेगी और दिल्ली के लोग पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और विकास कार्यों को मजबूत करने वाली निगम की सेवाएं मिल जाएंगी। वर्षों से लंबित योजनाओं को गति मिलेगी। किसी निगम कर्मचारी को महीने तक अपने वेतन के लिए किसी सीएम के दरवाजे घुटने नहीं टेकना पड़ेगा। यहाँ के 3 मेयर, सभापति महोदय, 3 मेयर 15 दिन तक कड़ाके की ठंड में दिल्ली के मुख्यमंत्री के दरवाजे बैठे रहे और वहां से निकल के बात करने के लिए 10 कदम नहीं आ सके दिल्ली। सर पूरे देश में निगम के साथ जो भेदभाव यहां हुआ है वैसा कहीं और नहीं मिलता है। मैं समझता हूं लाखों कर्मचारियों के तरफ से, दिल्ली के निवासियों की तरफ से बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था एवं मजबूत नगर निगम देने वाले इस बिल का समर्थन करते हुए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। शत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अधीर रंजन चौधरी जी। That I rise to strongly oppose the legislative document under the title the Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022. The crux
of this legislative document is clearly indicating that this government has been hell-bent upon encroaching the jurisdiction of the state and undermining the cooperative federalism. There is no denying in this fact. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय की कमी है, मुझे जानकारी है। 19 तो आराम से बोलेंगे। बड़े धन्यवाद सर, कह दिया मंत्री जी, कोई समय की कमी नहीं है। अच्छा किया 1989 में बालाकृष्णन कमेटी, 2001 में वीरेंद्र प्रकाश कमेटी, इनका रिकमेंडेशन क्या था? इनका रिकमेंडेशन ये थी कि इसको टाइफरकेशन किया जाए। टाइफरकेशन के मतलब से 3 नहीं, उसके अलावा भी और 2 रह गए, एक कैंटोनमेंट और एक दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। तो ये आज की नहीं बल्कि 1989, 2001 ये 2 कमेटी की ये रिकमेंडेशन थी। आज आप घुमा फिरा के फिर रीयूनिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए, हर चीज में दुनिया की एक टाइम एंड स्पेस डायमेंशन होते हैं। ये टाइम एंड स्पेस डायमेंशन ये बताते हैं, ये आपका ये जो निर्णय, इसके पीछे एक राज छुपा हुआ है। ये राज ये है कि आप नहीं चाहते कि 5 राज्यों में चुनाव की नतीजा निकलने के बाद दिल्ली में चुनाव हो और बीजेपी का मुंह में चूना लग जाए, ये आपका मनसा नहीं था, ये मुझे पता है। इसीलिए कभी हिंदुस्तान में ऐसा हुआ, मैं गृह मंत्री जी को पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान में कहीं ऐसा हुआ कि स्टेट इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के जो चुनाव की ऐलान करने जा रहे हैं, 1 घंटा पहले गृह मंत्रालय से फोन आते हैं कि चुनाव को स्थगित किया जाए क्योंकि हमें ये दिल्ली म्युनिसिपैलिटी को रीयूनिफिकेशन कराना है, मार्जर कराना है, 3 म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को मार्जर कराना है। ये हिंदुस्तान में कहीं हुआ न कहीं कभी होगा। सर, मैं अमित शाह जी को पूछना चाहते हैं, अरे कम से कम राम नाम की शपथ लेके कहिए, कसम लेके कहिए कि आपका नियत और ईमान साफ है। सब जानते हैं, ये किसी में कोई इसमें कोई राज नहीं है, सब जानते हैं, इसमें कोई छुपा कुछ नहीं है। सब जानते हैं कि आपकी हालात दिल्ली में ठीक नहीं है, आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रहे हैं, इसलिए आप ये रास्ता अपनाया। अगर देखिए, ऐसा ही करते करते आपने इस सदन में कभी जम्मू कश्मीर में 370 को खारिज करते हुए यहां वादा किया था कि मैं अभी स्टेट को भंग कर रहा हूं, अभी स्टेट को भंग करके यूनियन टेरिटरी बना रहा हूं, कुछ ही महीनों के अंदर वहां चुनाव होगी, डिलिमिटेशन होगा, लेकिन होगा ना होगा, कभी होगा न कभी हुआ, कुछ नहीं देखा। तो यह आपकी जुबान इस सदन में किया था, फिर अभी आके दोबारा ये करने लगे हैं कि हाँ यहाँ चुनाव होगा, कोई चिंता नहीं। अब बताइए, 2017 साल में जब चुनाव हुआ था उसके पहले डिलिमिटेशन हुई थी और डिलिमिटेशन में 17 महीना लगी थी। आप खुद देखो। तो अगर इस बार फिर आप चुनाव कराने की अगर बात करें तो इसका सेंसस किस आधार पे होगी? सेंसस 2023 के आधारित होगी या जो है उस पर आधारित होगी? दूसरा बात, अब कितने समय लगेगा यह दोबारा चुनाव कराने के लिए? क्योंकि 2017 में 18 महीने गुजर गए थे सिर्फ डिलिमिटेशन में, इस बार कितने महीना आपको जरूरत होगी ये आप बताइए। यह हमें जानने की जरूरत है, इसलिए कि हमें पता चलेगा। आपकी कथनी और कहनी में अंतर तो हम दिन रात देख रहे हैं, इसलिए भरोसा हमें एकदम कम है, ना कि बराबर होती है। एक चीज और देखिए with the removal of the word government from section 3A, which refers to division of Delhi into zones of the Delhi Municipal Corporation Act
1957, the center unilaterally can alter, increase or diminish the area or any zone. इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप सदन के अंदर ये स्पष्टीकरण करें कि आपकी मंशा क्या है। सर बात यह है कि कुछ 2 मिनट उसको दे दो बिट्टू को। सर और सर 2 मिनट देंगे सर। सर अमित शाह जी ने खुद कहा कि आप जितना समय जरूरत है कहते रहिए। हाँ तो सर मैं कानून की बात बोलो सर, कानून की बात करते हैं। कानून की बात यह है सर कि एक जो कॉर्पोरेशन रहते हैं, ये कॉर्पोरेशन का जो टेन्योर होते हैं, मियाद होते हैं, उसको खत्म करने के बाद चुनाव कराना मैंडेटरी है। इसका मतलब यह है कि यहाँ जो कॉर्पोरेशन का विलय कर रहे हैं, वो विलय करने के बदले आपको चुनाव कराना जरूरी था स्टेट इलेक्शन कमीशन को, लेकिन ये स्टेट इलेक्शन कमीशन आपकी उंगली की इशारे पे चलते हैं। इसलिए जो आप कहते हो वही इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा दिक्कत है हमारे। ये मैंडेटरी है। ये आर्टिकल 243U of the Constitution mandates that the election to constitute a municipality shall be completed before the expiry of the duration of the existing municipality. This is a mandatory provision which needs to be complied with by the election commission under all circumstances. मैं नहीं, इलेक्शन कमीशन की ये कानून है। That the Delhi Municipal Corporation DMC Act 1957 was passed by Parliament. Before that, the municipal affairs of Delhi were run by multiplicity of agencies, leading to problems. This act created a unified body called DMC. In 2011, the corporation was trifurcated. This was done by amending the act in the Legislative Assembly of Delhi and not Parliament. Through that though that trifurcation was preceded by public debate and citizen demand. आपने ये कोई कभी किए हैं या नहीं? जो नहीं सर, वो नहीं किया सर। ये बताना जरूरी है क्या सर? आर्टिकल 246(4) किसी ने नहीं कहा सर। आर्टिकल 246(4) of the Constitution empowers Parliament to legislate for a union territory on a matter which is in the state list. Delhi, as a part of C state, had an assembly and an CM, Chaudhry Brahma Prakash, from 1951 to 1956. Thereafter, Delhi became a union territory and the assembly was abolished. It was brought back only in 1992. So the parliament was the sole legislative body for Delhi in 1957 when the DMC Act was enacted. मैं सर बस हो गया सर। मैं हमारे ये यहाँ बैठते थे सर PD आचार्य जी, हमारे सेक्रेटरी जनरल। ये अभी जो बोले ना अंतिम वाक्य एक बार फिर से पढ़ लीजिए जरा। So Parliament जरूर पढ़ते हैं। Parliament has the general power to legislate on a matter in the state list for a union territory under Article 246(4). But this is a general provision. After the enactment of Part 9 and 9A in the Constitution, the position has changed. This is made clear by Article 243(ZB). आपका लीगल जो एडवाइजर है पूछ लीजिए। Article 243(ZB), which says the provisions of this part shall apply to the union territories. The only caveat is that the president can, through a public notification issued under this article, make modifications or exceptions in the provisions contained in Part 9A. As far as is known, the president has not made any such modification or exception in those provisions with respect to their application to the Municipal Corporation of Delhi. Thus, Part 9A is in the entirety applicable to those corporations, and only the Delhi Assembly has the power to legislate on all matters, including the reconstitution or reunification of the Municipal Corporation of Delhi. An important point to note that the provision contained in our Part 9A
are special in nature, whereas Article 246, which empowers Parliament to legislate for a UT, is a general provision. Mind it, one of the rules of interpretation of statutes is that special provision prevail over general provision. Therefore, it is a state legislature which is constitutionally mandated to legislate on the reorganization of municipal corporation. आप आपका लीगल एडवाइजर पूछ लीजिए सर। इसलिए मैं ये बिल को विरोध करते हुए ये सरकार की जो मंशा, ये सरकार की मंशा और इरादा इसमें खोट है ये बताते हुए माननीय सदस्यगण देता हूँ। धन्यवाद। यदि सभा की सहमति हो तो इस विधेयक को पारित होने तक की सभा का समय बढ़ाया जाए। Only 2 minutes. थैंक यू स्पीकर साहब। सर यहाँ आज बहुत ही एक नई पार्टी आम आदमी जो पंजाब में जीती है, कईयों ने उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें की हैं, उस पर सर मैं बाद में आता हूं। सर ये मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से सर एक मेरी गुजारिश है सर, कोई भी सर अगर मेंबर पार्लियामेंट है, एमपी है, चीफ मिनिस्टर है, मेयर है, सर अगर वो 5 साल के लिए रहता है, उसे पता होता है भी मैं 5 साल मेरी टर्म है, तो वो कुछ कर पाता है। सर यहाँ पे जो है एक साल में एक कई रिजर्व सीट है, कोई लेडीज है, तो उसको पता है भी एक टर्म के बाद 5 साल के बाद वो चेंज हो जानी है। तो मेयर को पता है मैंने 1 साल जो अगर प्रोजेक्ट कोई शुरू कर रहा हूं तो वो 1 साल के बाद मैं मेयर नहीं रहूंगा। तो सर वो कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पा रहा है। कोई ऑफिसर है जो पता है भी आज एक दिन खत्म हो गया तो थोड़े दिन इसके अगले साल को रह गए हैं, तो इसके लिए बड़ा कारण सर फेल होने का ये रहा है कॉर्पोरेशन का। पार्टी को दो, पार्टी को अगर हाँ 50% आपने रिजर्वेशन लेडीज की रखनी है, वो पार्टी अपने कैंडिडेट को टिकट ही उस तरीके से दे। ऐसी कोई रिजर्व सीट है सर, उसे पता है भी अगले साल ये मतलब 5 साल बाद जनरल हो जानी है, तो उस तरीके से उसे पता होता है मुझे छोड़नी है ये अगली जगह जाना है, तो वो लोग इसके लिए सर असर मेन लोगों पे पड़ता है। दूसरी बात सर, आपने सर बात यहाँ पे आम आदमी की मॉडल की सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हो, आज अरे अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, उनके अंडर आती है सर। ये दया दृष्टि दिल्ली पे केंद्र की है सर। आप बताइए यहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वो फंडेड केंद्र से हैं, जितने हॉस्पिटल हैं वो केंद्र से फंडेड हैं, और उससे ज्यादा अगर ये एमपी राज्यसभा में भी आए आम आदमी के अभी नए, और यहाँ मान साहब भी थे जो हमारे सीएम हैं सर, अगर इनका मॉडल स्कूलों का इतना अच्छा है तो जो 10 कूपन मिलते हैं केंद्रीय विद्यालय के, वो उठा के क्यों घूमते हैं रोज? अगर इनके इतने अच्छे दिल्ली वालों के स्कूल होते, मॉडल अच्छा होता, तो सेंट्रल स्कूल की क्यों बात करते? इसलिए सर वो सेंट्रल स्कूल दिल्ली में सबसे अच्छे हैं और देश में भी अच्छे हैं। तो इसलिए ये मॉडल, ये हम कांग्रेस वाले वहां पे लड़के, हमारा कसूर है सर। आम आदमी कहीं लोगों की पसंद नहीं थी। हमने, आप अगर कह रहे थे भी इलेक्शन के मारे डर के इलेक्शन, तो फिर पंजाब में इलेक्शन क्यों हुई? अगर ये पता होता, अगर ये बात होती तो पंजाब में इलेक्शन कैंसिल हो जाती, वो जीत रहे हैं। इसलिए डेमोक्रेसी लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। आज उनका टाइम आया है। 6 महीने के बाद आप देखिए, 6 महीने के सर, वहां पे ना तो एग्रीकल्चर महकमा है दिल्ली में, ना इरिगेशन महकमा है। किसी यहां दिल्ली में किसी किसान को बिजली फ्री है? पंजाब में तो हमने दे के रखी। अगर यहां एग्रीकल्चर इरिगेशन हो फिर पता चले सर। यहां तो हर चीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से करके मॉडल दिल्ली जरूर 550 करोड़ रुपया मीडिया पे अपनी फोटो केजरीवाल सारे पंजाब में लगा के रखी है। उसकी सर पहले तो इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं होम मिनिस्टर जी से मांग करूंगा कि जो पैसा मिसयूज पंजाब में हुआ है, अब सर पंजाब का पैसा गुजरात में मिसयूज होगा। वहां पे इनका इंचार्ज जो है गुजरात का, वो पंजाब को इंचार्ज बना दिया गया है। भी जो वहां से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बड़ा पैसा है वो गुजरात में अब ये शिफ्ट करेंगे। इनके इंक्वायरी जो है वो होम मिनिस्ट्री करे, बाकी मॉडल की बात छोड़े। थैंक यू सर। माननीय मंत्री जी, और 2-3 मिनट में बात खत्म कर देना आपकी। 7 मिनट बोलूंगा सर। सर नहीं कोई जानबूझ के सर, मैं मतलब आप ये मानते हो कि मैं किसी भी सदस्य से कुछ भी बुला सकता हूँ क्या? आप ऐसे क्यों सोचते हो? मेरे लिए तो सब बराबर हैं सर, सब समान है मेरे लिए तो। सर, मैं इस देश के मजबूत गृह मंत्री सरदार पटेल के बाद जिन्होंने अपनी मजबूती दिखाई,
गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आए हुए इस एमसीडी बिल के समर्थन में खड़ा हुआ। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नीति भी है, नियत भी है और ऐसा नेतृत्व है जिसके कारण पूरे अपोजिशन को मैंने डरते हुए देखा है। इस देश में सर भूलने की बीमारी है। आप ये समझे सर कि लगातार मैंने सारे अपोजिशन के नेताओं को बैठो दानिश, अरे बैठो ना, हम किसान के बेटे हैं, हम नहीं डरते। बैठो। तो चोर होगा वो डरेगा, हम नहीं डरते सर। इस देश में लगातार हुआ कि हम चुनाव से डर रहे हैं। अभी बिट्टू जी कह रहे थे आम आदमी पार्टी, मैं लगातार लेकर आया सर, किससे डर रहे हैं आप? डर रहे होगे, आपको वो नेता अच्छा लगता होगा क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो लोग हैं ना, उनका हमेशा से रहा है इतिहास, जो कि बिट्टू जी बोल रहे थे कि जो देश तोड़ने वाले तत्व हैं, जिनको किस देश की डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोग हैं, उनके साथ आपने समय समय पर समझौता किया है। यही देश का इतिहास है, यही कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थित पार्टी का इतिहास है। और मैं बताऊं आपको अध्यक्ष महोदय कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मैं बिल पर ही बोल रहा हूं सर, कि मैं क्यों लड़ूंगा, मैं क्यों डरूंगा? जिस पार्टी को अध्यक्ष महोदय 0.38% वोट मिलता है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ाई करना चाहेगी या उससे डर जाएगी? जिस दिन चुनाव होगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ने को तैयार है, लड़ाने को तैयार है और हम एमसीडी नहीं, एमसीडी से पूरा लोकसभा भी जीत कर आएंगे। लेकिन भूलने की बीमारी है सर। मैं आपको बताऊं कि मैं जिस राज्य से आता हूं, मैं जो बात कहना चाहता हूं सर, झारखंड राज्य से आता हूं। यहां एमसीडी का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी डर गई, चुनाव नहीं हो रहा है। मेरे यहां देवघर जहां से मैं आता हूं सर, 1.5 साल से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं हो रहा है। 1.5 साल से वहां का सीईओ उसको चला रहा है। आप मुझे अपनी नीति दिखाते हो, आप स्थिति दिखाते हो, आप म्युनिसिपलिटी की बात करते हो, आप रिजर्वेशन की बात करते हो। यहां जम्मू कश्मीर की बहुत बात हुई सर, आप कहते हो कॉन्स्टिट्यूशन एकदम पूरा खतरे में आ गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ गया। जम्मू कश्मीर में जब 370 था, आपको शेड्यूल कास्ट याद ही नहीं आ रहा था, शेड्यूल ट्राइब याद नहीं आ रहा था, ओबीसी याद नहीं आ रहा था, वहां का जो लोकल बॉडी का इलेक्शन था वो याद नहीं आ रहा था। माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जब हमने 370 खत्म किया तो एससी को भी रिजर्वेशन, एसटी को भी रिजर्वेशन, ओबीसी को भी रिजर्वेशन और लोकल बॉडी का इलेक्शन। आपने कहा कि राज्यपाल ऐसा कर रहा है, राज्यपाल वैसा कर रहा है। यहां जगदम्बिका पाल जी थे, हमारे पार्टी के सांसद हैं, आप ही बताएं कि ये किस परिस्थिति में मुख्यमंत्री बनाए गए, इनको किस तरह से गुमराह करके कांग्रेस ने और रमेश भंडारी ने बनाया। आप वो इतिहास भूल गए? आपने एनटी रामाराव को किस ढंग से हटाया, वो इतिहास भूल गए? आपने बुल साहब को कश्मीर में किस तरह से मुख्यमंत्री बनाया, वो इतिहास भूल गए? रातों रात हरियाणा के राज्यपाल जेडी तपासे ने भजनलाल जी को पूरी की पूरी पार्टी एक साथ एकत्रित कर दी, वो इतिहास भूल गए? आप 100 चूहे खा के दिल्ली चले हज को बात करने आएंगे? आप क्या बात करना चाहते हैं? मैं नगर निगम पर ही बोल रहा हूं। आप लोगों ने ये बातें कही, आप लोगों ने कहने को मजबूर किया। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम इस देश की बात करते हैं, नेतृत्व की बात करते हैं। आप ये बताएं सर कि आज जो इस देश का माहौल है, इन लोगों ने कुछ नहीं देखा दिल्ली में सर। मैं एक ऐसा लड़का हूं जो शुरू हुआ टैगोर गार्डन से, हकीकत नगर में रहा, दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा, वो महिपालपुर में रहा, सैनिक फार्म जैसी एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी में भी रहा सर। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी की कृपा से आज ये ल्यूटेन दिल्ली में रह रहा है। कभी आपने देखा है हकीकत नगर की स्थिति क्या है, वसुंधरा इनक्लेव की स्थिति क्या है, सैनिक फार्म की स्थिति क्या है? आप लोगों ने देखा है? बिजली नहीं आती है, सड़क नहीं है, सीवर नहीं है। और आप जो है अल्ट्रा लेफ्टिस्ट पार्टी के नाम पर एक नोशन क्रिएट किए हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है सर कि भारतीय जनता पार्टी किसी से नहीं डरती,
किसी की परवाह नहीं करती, अपने दिल से पराये दिल का। आपने गवर्नर के आधार पर हमारी सरकार को बर्खास्त किया था, आपने कल्याण सिंह को बर्खास्त किया, आपने शांता कुमार को बर्खास्त किया, आपने भैरव सिंह शेखावत को बर्खास्त किया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे गृह मंत्री ने जिस तरह से कि बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं को आपने चुन चुन कर मारा, एक बाबरी मस्जिद डिमोलिशन होने के कारण 92 में यदि कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त होती है, हमारे तो कार्यकर्ता मरे, आपने महिलाओं का रेप किया, बच्चों की हत्या की, आज रामपुर हाट में लोगों को जला दिया, उसके बाद भी हमने न 355 लगाया न 356 लगाया। आज आपको जगदीप धनखड़ बर्बाद लगते हैं, यदि खराब लगते हैं, भगत सिंह कोश्यारी लगते हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि ये सरकार जो बिल लेकर आई है, अच्छा बिल लेकर आई है, और कभी भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि 0.3% वोट लेकर आने वाली आम आदमी पार्टी के बारे में चर्चा नहीं कीजिए। और मैं आपको भी आगाह कर देना चाहता हूं कि आप लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिलीव करिए, किसी अल्ट्रा लेफ्ट को साथ नहीं दीजिए, उसके आधार पर नोशन नहीं बनाइए और इस बिल का साथ दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। मुझे लगता है आपको समस्या है माननीय गृह मंत्री जी, आपको मैं सभापति महोदय, इस सदन में आज विषय पर और विषयांतर पर दोनों प्रकार की चर्चाएं हुई है। खैर, मेरा दायित्व है, मैं बिल को पायलट कर रहा हूं, तो विषय की भी जवाब देना पड़ेगा, जिन्होंने विषयांतर करा है उसका भी जवाब मुझे देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अगर चर्चा विषय पर होती तो मेरा जवाब भी विषय पर सटीक तरीके से विषय के दायरे में ही रहता, मगर ये सदन देश की सबसे बड़ी पंचायत है। 130 करोड़ की आबादी सदन में जो चर्चा होती है इसको देखती है, क्योंकि बिल पर बोलने में थोड़ा दायरा विस्तृत होता है। लोकसभा के कार्यवाही के नियम बिल पर बोलने में थोड़े लचीले होते हैं। इसका उपयोग कर बहुत सारे सदस्यों ने ढेर सारी बातें कही है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, सबको सब बात करने का अधिकार है। मेरा एक ही विनंती है कि मेरी बात भी जरा ध्यान से सुन लेना। अभी शुरू नहीं हुए दादा, ध्यान से सुन लेना। मैं सबसे पहले जो 20 सदस्यों ने आज की चर्चा में हिस्सा लिया है, पक्ष और विपक्ष के मिलकर सभी ने अपने अपनी दृष्टि से बिल के बारे में अपने विचार रखे हैं। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस बिल को इतने ध्यान से पढ़ा, इसकी गहराइयों में जाने का भी प्रयास किया, इसके साथ जुड़े हुए राजनीतिक पहलुओं को भी सोचा और अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपनी समझ के हिसाब से यहां पर विषय रखने का प्रयास किया। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले एक बहुत बड़ा विषय आया, संघीय ढांचे पर अतिक्रमण का, और दूसरा राज्यों के अधिकार हम छीन रहे हैं इसका। मनीष भाई भी बोले, विपक्ष के कांग्रेस के नेता भी बोले, दादा भी बोले, कई सारे लोगों ने बोला। मैं सबसे पहले इस गृह के सामने इस विषय को स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये विधेयक जो मैं लेकर आया हूं, माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के अनुच्छेद 239 ए के प्रदत्त संसद की शक्तियों के अनुरूप में लेकर आया हूं। अगर किसी को पढ़ना है तो मैं पढ़ भी सकता हूं, मैं संविधान को भी लेकर आया हूं कि पुनर्स्थापित करते वक्त भी ये मुद्दे उठाए गए थे, उस मुद्दों का जवाब भी दिया गया, तो फिर से आज ये मुद्दे उठाए गए। अनुच्छेद 239 ए 3B के अनुसार संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी विषय पर
कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यहां एक अलग प्रकार से बात की जाए, राज्यों के अधिकार, राज्यों के अधिकार, राज्यों के अधिकार। केजरीवाल साहब भी इसकी दुहाई देते हैं, राज्यों के अधिकार, राज्यों के अधिकार। मैं इसलिए एक शब्द पर भार दिया, किसी ने नहीं सुना, दिल्ली संघ राज्य। ऐसा विधेयक मैं महाराष्ट्र में नहीं ला सकता, ऐसा विधेयक मैं गुजरात बंगाल में नहीं ला सकता, ना केंद्र सरकार ला सकती। मगर राज्य और संघ राज्य का अगर अंतर मालूम नहीं है तो मुझे लगता है कि ध्यान से संविधान को पढ़ना चाहिए। अभी जो मैं विधेयक लेकर आई हूं मान्यवर, वो संघ राज्य के संबंधित है और राज्यों के अधिकार, राज्यों के अधिकार, धारा 246, ये सारी चीजों का आप उपयोग कर इसको गुमराह करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, ये विधेयक हम बिल्कुल संविधान प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप लाए हैं और पूर्णतया संवैधानिक विधेयक, क्योंकि दिल्ली संघ राज्य है और संघ राज्य की किसी भी बात पर, दिल्ली संघ राज्य की किसी भी बात पर लेजिस्लेशन लाने का भारत सरकार का अधिकार, और ये अधिकार का उपयोग क्यों किया, इस पर भी सवाल उठाए गए, इस पर भी मैं बाद में जवाब दूंगा। मैं थोड़ा आगे कहता हूं, एक बात बताई गई 2011 में ये विधेयक दिल्ली सरकार में पारित किया गया था, संशोधन, और अब आप इसको कैसे अमेंड कर सकते हो या तो कैसे बदल सकते हो। संविधान के अनुच्छेद 239A3C के तहत इस देश की संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसके स्वरूप बदलने का या तो उसको निरस्त करने का अबाधित अधिकार है। और जो लोग हम पर आरोप करें, मैं उनको बताता हूं, ये हमारे समय में नहीं हुआ है। अधीर रंजन भी सुन ले, ये हमारे समय में नहीं हुआ है। ये संविधान के अंदर प्रोविजन ऑलरेडी है। संविधान को मेरे जैसे सादे चश्मों से दिखोगे तो दिखाई पड़ता होगा, राजनीतिक चश्मों से देखोगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा। चश्मे साफ करने का सवाल है माननीय अध्यक्ष जी। बाकी तो बहुत स्पष्ट लिखा है और सब भाषाओं में है। जो हिंदी पढ़ते हैं उसके लिए हिंदी में है, बंगाली पढ़ते हैं उसके लिए बंगाली में है, अंग्रेजी पढ़ते हैं उसके लिए अंग्रेजी में, मराठी पढ़ते हैं उसके लिए मराठी में है, सब भाषाओं में है। हाँ, गुजराती में मैं इसी से पढ़कर आया हूं, आप पढ़कर आइए, इतना ही कहता हूं। मान्यवर, अनुच्छेद 246 आर का जो उल्लेख किया गया वो निर्वाचन की विधा के संबंधित है। इस बिल में ध्यान से जिसने देखा होगा उसको मालूम होगा, निर्वाचन की कोई प्रक्रिया के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की। उल्टा सुझाव आया कि डायरेक्ट चुनाव कर लेते हैं। अरे भाई, हम नहीं कर सकते हैं, संविधान हमें नहीं परमिशन देता है। माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ा भ्रांति फैलाने का जो प्रयास हो रहा है, मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं। ये पूर्णतया संविधान प्रदत्त शक्तियों से लाया गया विधेयक है। इसमें संघ राज्य की शक्तियों पर कोई अतिक्रमण नहीं है और ना हम करना चाहते। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा, मैं एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं। एक जस्टिफिकेशन था कि भाई राज्य करे, राज्य करे। संविधान के अनुच्छेद 239A3C के पहले परंतु के आधार पर टीएमसी अधिनियम 1957 में संशोधन करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित किया। अगर दिल्ली सरकार करती भी है तो उसको राष्ट्रपति की सहमति चाहिए, मतलब कैबिनेट की चाहिए।
इसके अलावा संसद के पास केंद्र शासित प्रदेश जीएनसीटीडी के लिए किसी भी मामले अर्थात तीनों सूचियों में कोई भी मामला के संबंध में कानून बनाने का समवर्ती शक्तियां प्रदत्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 239 ए 3C के दूसरे प्रावधान के तहत भले ही संशोधन अधिनियम को सहमति दी है, संसद किसी भी समय एक ही समान मामले के संबंध में कोई भी कानून बना सकती है, जिसमें कानून में संशोधन करना, अलग अलग करना, निरसन करना सब शामिल है, जो राज्यसभा की विधानसभा के द्वारा ही बनाया। मान्यवर, ये मैं एक नोटिंग पढ़ रहा हूं और कांग्रेस के मित्रों की जानकारी के लिए ये नोटिंग जब 2011 का एक कानून आया तब देश के गृहमंत्री, तत्कालीन गृहमंत्री और विद्वान धाराशास्त्री पी चिदम्बरम ने किया हुआ नोटिंग है। उनका भी इंटरप्रिटेशन यही कहता है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी दादा कह रहे थे कि अमित शाह जी सब जगह सरकार बनाना चाहते हैं, इनकी पार्टी सब जगह सरकार बनाना चाहती है। पावर मतलब सरकार बनेंगे तभी तो आएगा, वैसे कैसे आएगा पावर? पावर तो लोकतंत्र में सरकार चुनकर आएगी तभी आएगा। तो मैं गृह में कहना चाहता हूं कि हाँ, हम चाहते हैं हर जगह हमारी सरकार बने, इसीलिए तो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव क्यों लड़ना? आप क्यों गोवा में गए भला बताइए? आप क्यों त्रिपुरा जा रहे हैं बताइए भला? आपको भी अधिकार है, मैं ना नहीं बोलता, आप भी जाइए, आप भी जाइए। हर पार्टी ने हर जगह अपनी आइडियोलॉजी, अपना स्टैंड, अपने कार्यक्रम, अपनी सरकारों के परफॉर्मेंस को लेकर जाना चाहिए। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसमें आपत्ति क्या होती? हर जगह पे कोई पार्टी विचार करे कि हमारे लोग चुनकर आए, हमारे कार्यक्रम के आधार पर, हमारी विचारधारा के आधार पर, हमारे नेता की लोकप्रियता के आधार पर, तो इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? लोकतंत्र में आपत्ति उनको हो सकती है जिनको सत्ता छीनने का डर है, लोकतंत्र के पुरोधाओं को नहीं हो सकती। मैं अभी भी कहता हूं दादा, हम चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रमों के आधार पर, हमारी विचारधारा के आधार पर, हमारे नेतृत्व की लोकप्रियता के आधार पर और हमारी सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर हम सब जगह चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना भी चाहते हैं। मगर हम सत्ता विपक्षी कार्यकर्ताओं को मारकर हथियाना नहीं चाहते दादा, सीरीज ऑफ खून कर हथियाना नहीं चाहते, कार्यकर्ताओं की पत्नियों और बहनों पर बलात्कार कर हम नहीं चाहते सत्ता लेना। ये हमारी संस्कृति नहीं है दादा। और लोकतंत्र का क्या थी? कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, बाकी सारी पार्टियों के नाम देना नहीं चाहता, जो अपनी पार्टी में परिवार के आधार पर पार्टी चलाते हैं, कई सालों तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकते हैं, वो देश के लोग पार्टियों के नाम देना नहीं चाहता, जो अपनी पार्टी में परिवार के आधार पर पार्टी चलाते हैं, कई सालों तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकते हैं, वो देश के लोकतंत्र की चिंता कर। अरे भले अपने कार्यालय में तो चुनाव करा लो भाई, पहले अपनी पार्टी में तो करा लो, देश की बात में बात करना। माननीय अध्यक्ष जी, एक विषय आया विशेष अधिकारी की नियुक्ति। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि विशेष अधिकारी संक्रमण काल के लिए ही नियुक्त होता है, उसके बाद में चुनाव होता है और उसके बाद में चुनी हुई बॉडी आती है। और विशेष अधिकारी का दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 490 में इसका प्रोविजन पहले से है, तो कांग्रेस के समय में बनाई गई। जब आप उपयोग करोगे तो बहुत लोकतांत्रिक, और जब हम करेंगे तो लोकतंत्र का हनन हो गया। किस तरह से देश चलाना चाहते हो? आत्मचिंतन करोगे क्या? आईने में अपने आप को देखोगे क्या? देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? 490 भी कौन लेकर आया?
हम तो आज उपयोग कर रहे हैं, उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी। और मैं आज कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, फिर से सबसे ज्यादा राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दो बार मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत, 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। एनडीए के साथी हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। हमें कोई शौक नहीं है सत्ता, माननीय अध्यक्ष जी, ना हम चाहते। माननीय अध्यक्ष जी, सुप्रिया जी ने कहा कि चुनाव के एन मौके पर क्यों लेकर आए विधेयक। सुप्रिया जी, ओबीसी का बदलाव, ओबीसी सीटों का प्रोविजन का बदलाव महाराष्ट्र सरकार ने कब किया? महाराष्ट्र सरकार में कितने साल से एडमिनिस्ट्रेटर है? कितने कॉरपोरेशन में एडमिनिस्ट्रेटर है? क्यों चुनाव वहां नहीं होते हैं? और करना चाहते थे तो पहले क्यों नहीं किया? मैं भी पूछ सकता हूं। मगर जब अपने अपने राज्य में होता है, जैसे मेरे साथी सांसद निशिकांत जी ने कहा कि झारखंड में 5 महीने से एडमिनिस्ट्रेटर, 1 साल से एडमिनिस्ट्रेटर, मगर चूंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, आप नहीं बोलोगे। तथ्यों को पारदर्शिता के साथ इस सदन पर रखना चाहिए। इस सदन को पूरा देश देखता है। माननीय अध्यक्ष जी, मनीष तिवारी जी जवाब दे रहे थे। मनीष जी, नरसिम्हा राव जी का नाम दिया है, देखना भाई, जरा ध्यान रखना हम आगे क्या होता है। जरा संभल कर बोला करो यार, भावुक होकर इतना मत बोलो। हाईकमांड भाषण सुनता है। नरसिम्हा राव जी का नाम आपने दे दिया और बिट्टू भाई ने भी पंजाब की गलती को स्वीकार कर लिया। चलो अच्छा ही है, देर सबेर स्वीकार कर लिया आपने। दादा ने कहा दिल्ली दंगों को मैंने कहा था कि सबको जेल में डालेंगे। दादा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन, पुलिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है। मैं सदन पर रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, दिल्ली में अब तक 2473 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, 409 चार्जशीट कर लिए गए हैं और सिर्फ 83 लोगों की बेल हुई है। 2 साल हो गए दादा, जेल में ही है, जेल में ही है। ये बंगाल नहीं है, यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो कानून तोड़ेगा उसको सजा। माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीर के चुनाव के लिए भी रेफरेंस आया। मेरा भाषण सदन के रिकॉर्ड पर है, कोई भी उठाकर देख सकता है, फिर से सुन सकता है, यूट्यूब पर भी है, आप भी उपलब्ध करा सकते हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट कहा था कि पहले पंचायत के चुनाव होंगे, उसके बाद में डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद में चुनाव होंगे और उसके बाद में पूर्ण राज्य का स्टेटस वापिस दें। पंचायत के चुनाव हो चुके हैं, कोई हिंसा के बगैर जिला पंचायत के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। डिलिमिटेशन समाप्त होने के कगार पर है और मैं फिर से सदन पर कहता हूं, गृह में कहता हूं कि डिलिमिटेशन होने के बाद सभी दलों से चर्चा कर हम तुरंत चुनाव कराएंगे। हमें कोई शौक नहीं है राष्ट्रीय। माननीय अध्यक्ष जी, एक रेफरेंस आया कि कैंटोनमेंट बोर्ड भी यहाँ है, एनडीएमसी भी यहाँ है। आपने कहा कि राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास, संसद भवन सब एनडीएमसी में आता है। मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं थोड़ा डिटेल में बताता। मेरा कहने का उद्देश्य ये था, एक माहौल जो बनता है राजधानी का, वो सिर्फ एनडीएमसी से नहीं बनता है। और कैंटोनमेंट बोर्ड हम नहीं मिला सकते हैं। गौरव जी कहते थे अभी है नहीं, परंतु देश भर में कैंटोनमेंट बोर्ड अलग ही है। ये कोई दिल्ली की व्यवस्था नहीं है, देश भर में अलग है और कुछ कारणों से अलग रहना भी चाहिए। अगर इस पर पुनः विचार होगा और इस पर कानून बदला जाएगा तो यहां का भी होगा। हाँ, तो होता ही है, अभी चुनी हुई बॉडी ही है, वहां पर चुनाव हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और ढेर सारी कमिटियों के रिपोर्ट को यहां पर रखा गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहता हूं कि कमिटियों को रिपोर्ट जब जब भी आए
हर सरकार ने इस पर चर्चा करी, ये फाइलें भी उपलब्ध है। और चर्चा के बाद ये सारे प्रश्न जो अभी उपस्थित हुए थे, ये प्रश्नों को नजर में रखते हुए ही निर्णय नहीं लिए गए, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट सिर्फ 3 निगम बनाना नहीं था, इसके साथ ढेर सारी चीजें थी। रेवेन्यू शेयरिंग का पावर, रेवेन्यू शेयरिंग की फॉर्मूला थी, कुछ एक्स्ट्रा अधिकार देने की बात थी। ये सारी बातों पर एक साथ अगर कोई एक पैकेज होता है तो ये 3 निगम मैं भी मानता हूं आज भी वायबल हो सकते हैं। जैसे एक रिपोर्ट में है, पहले सेल टैक्स था, जीएसटी शेयरिंग की बात है, अब एक करे बगैर हम कैसे निगम चलाएं? नहीं चल सकता। और देख लिया कर 10 साल तक देखा है। और जिन लोगों ने कहा कि भाई पहले क्यों डिलिमिटेशन नहीं करा, काफी सांसदों ने, 3 सांसदों ने कहा, मैं इनको बताता हूं कि एकीकरण करने के पहले डिलिमिटेशन हो ही नहीं सकता। नया यूनिट बनता है, उसके बाद में सीटों का बंटवारा होता है, वार्डों का बंटवारा होता है। डिलिमिटेशन करेंगे तो किस अधिकार के तहत करेंगे? क्योंकि निगम तो 3 अलग हैं। जब तीनों निगम एक होंगे, एक निगम होगा, उसके बाद ही डिलिमिटेशन हो सकता। और इतनी सारी चीज पर इतनी शंका करने की जरूरत क्या है भाई? देश के बहुत बड़े हिस्से पर भारतीय जनता पार्टी का शासन बहुत बड़े हिस्से पर है। और ये दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां पर भी हमारे निगम जाएंगे, आप पार्टी के नहीं जाएंगे। हमारे निगम की जब तिथि समाप्त हो जाएगी तब हमारे निगम चले जाएंगे, हमारे काउंसिलर घर पर बैठेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, स्पेशल ऑफिसर आएगा। सीटों का सवाल उठाया गया। दादा कहते थे कि सीटें 250 बहुत ज्यादा है। दादा मैं तो 272 से 250 कर रहा हूं, 250 बढ़ाई नहीं है, जो ज्यादा थी नहीं, मगर ज्यादा थी इसको कम कराए। पहले समझिए, कम कर रहा हूं, आप समझे ही नहीं हो बिल्कुल। मुंबई के अंदर वार्डों की संख्या 227 है। अब 2 करोड़ की आबादी वहां है, यहां पर आबादी इतनी है, हमने 250 करी है। क्या ज्यादा कर लिया? थोड़ी आबादी मुंबई से ज्यादा ही है, और आपके यहां भी 227 वार्ड है। तो सीटों की संख्या पर भी शंका करना। कहते हैं कि सीट का आंकड़ा कहां से लाए? चलो भाई, मैं मान लेता हूं कहां से लाए, मैं बताता हूं कहां से लाया। मगर 2011 में 272 कहां से लाए? ज्योतिषी को पूछकर लाए थे क्या? वो ऐसे ही एक्ट में आया था। संसद की संख्या बढ़ेगी इस हिसाब से, तो जहां में बैठने की बात नहीं कर रहा भैया, की होते हैं ना ना तो एक नहीं होता है। मैं चुने हुए आबादी जब बढ़ते हैं तो सीटों की संख्या भी बढ़ेगी, मतलब वार्ड भी बढ़ेगी। 272 तो ज्यादा होना चाहिए। अरे बैठिए बैठिए अधीर रंजन जी, बैठिए 2 मिनट बैठिए आप। नहीं, मैं आपको और ज्यादा समझाता हूं जिससे आप समझ पाओ। मैं कर रहा हूं कि आपने सवाल उठाया, विपक्ष के कुछ मित्रों ने, कि 272 की संख्या, 250 की संख्या कैसे तय की? तो मेरा इतना ही पूछना है, 272 कैसे तय की थी? इतनी ही बात मैं करता हूं। भाई वो ठीक है, मगर 3 में भी 272 सदस्य नहीं थे उस वक्त 272 नहीं थे। आंकड़ा कैसे आया? ऐसे ही अनुमान से आता है, कोई आंकड़ा तो रखना पड़ेगा। परंतु हमने ऐसा क्या है कि एक आइडियल एक्ट भेजा गया है, उसमें 225 की संख्या है। अगर 2 करोड़ से नीचे आबादी है, यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा ही है, इसलिए हमने 250 लिया। जस्टिफिकेशन आपको बता देता हूं। गौरव गोगाई जी ने कहा कि दिल्ली में कितनी दुर्दशा है, ये है वो है, और स्पेशली उन्होंने यहां पर कोरोना का जिक्र किया कि दिल्ली में कोरोना था तब क्या हुआ, ये हुआ। मुझे मालूम नहीं है गोगाई साहब कहाँ रहते थे, यहाँ थे या आसाम में थे, अपने क्षेत्र में थे या दिल्ली में रहते।
उनको मालूम नहीं है मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई है, इसमें इसकी पूरी दुनिया भूरी भूरी प्रशंसा है। 130 करोड़ की आबादी को टीका लगाना, सबको अपने मोबाइल पर इसका सर्टिफिकेट मिल जाना, 2 टीका लगने के बाद कंप्लीट वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिल जाना, 9 दिन के अंदर ऑक्सीजन के उत्पादन को 12 गुना बढ़ाना, दुनिया भर से क्रायोजेनिक टैंकर लाकर उसको हवाई जहाज और स्पेशल ट्रेन से हर देश के कोने में भेजना और लाखों लोगों की जान बचाना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं अधीर रंजन जी को इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी सरकारों ने भी, मैं ही वीडियो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करता था, हर मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी का धन्यवाद किया है। हर मुख्यमंत्री इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, और मोदी जी ने भी हर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। दानिश जी, डर आपके जहन में हो सकता है, सबके जहन में नहीं हो सकता है। सब कुछ डर कर नहीं होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, और प्रयासों को, विरोधियों के प्रयासों को, राजनीतिक विरोधियों के प्रयासों को भी सराहने की स्पिरिट भी होती है। और इस स्पिरिट के तहत मुख्यमंत्री जी ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी सभी मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया है कि आपने बहुत अच्छा कहा, और एक बहुत अच्छे माहौल में। और ये कह रहे थे कि आप पार्टी को, गौरव भाई कह रहे थे आप पार्टी को काम नहीं करने दिया। गौरव भाई, आपको मालूम नहीं है, मुख्यमंत्री ने मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया था। मैं गया था लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के अंदर, लाशों के ढेर लगे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री सब, आप पार्टी को नहीं करने दिया बोले है। भाई, मैं लिखता हूं ना, दिल्ली में कौन था तो आप पार्टी, मतलब नहीं, काम नहीं करने दिया। आप बैठिए, अब हो गया। अरे अधीर रंजन जी, रजिस्टर हो गया, बैठिए। लाशों के ढेर लगे थे, अंतिम संस्कार नहीं होते थे, वैक्सीनेशन का फॉर्मूला नहीं था, अस्पतालों के रेट तय नहीं किए गए थे। ये सारा मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किया, क्योंकि हम मुक्त दर्शक बनकर नहीं बैठ सकते, और हमने कहीं पर नहीं किया। जिक्र निकाल दिया तो मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि गुरु का जो रिकॉर्ड है वो सालों सालों तक रहता है, अजरा अमर होता है, आने वाली पीढ़ियां इसको पढ़ती है। इसलिए मुझे बोला, इतने सारे भाषणों में, चुनावी भाषणों में, कोई प्रेस इंटरव्यू में मैंने आज तक कभी नहीं कहा, मगर यहां पर इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, इसका एक रिकॉर्ड बनता है। माननीय अध्यक्ष जी, हमें कहा गया कि चुनाव से डरकर हमने ये बिल लेकर आए। भाई, हम तो डरे नहीं है चुनाव से। सुनिए, अधीर रंजन भी बोले। नहीं, मैं आपको कह ही नहीं रहा हूं, कहा गया ऐसा कर बोला हूं। चुनाव से डरने का स्वभाव हमारा नहीं है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, तो इसी का निरीक्षण कर रहा हूं। सुनिए ना, मगर मैं चुनाव से डरकर कैसे काम होता है वो बताता हूं। इंदिरा जी का चुनाव इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। उसके बाद रातों रात जिस प्रधानमंत्री को इस सदन में वोट देने का अधिकार नहीं था, वो प्रधानमंत्री ने देश भर के सारे लोकतांत्रिक अधिकार छीनकर इमरजेंसी डाली। इसको डर कहते हैं, इसको डर कहते हैं।
लोकसभा की मियाद 1 साल बढ़ा दी, इसको डर कहते हैं। और सुनिए सुनिए, अभी सुनिए ना, सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, इमरजेंसी डर कर लाई गई थी। सारे लोकतांत्रिक पार्टियों के नेताओं को, लाखों लाखों लोगों को डर कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। सारे अखबारों के एडिटोरियल यहां से तय होते थे। आकाशवाणी पर एक प्रसिद्ध गायक की आवाज को बैन कर दिया गया था। ड्यूएट गाने भी सिंगल आवाज में आते थे। इसको डर कहते हैं। और क्या होगा मैं बताता हूं। जो लोग कह रहे हैं ना कि डर चुनाव के लिए, चुनाव के कारण डर से ये टाला गया है, वो डरते हैं। तो 6 महीने बाद चुनाव होगा, क्यों डर है भाई? जनता ही करेगी। अगर जीतने का विश्वास है तो अभी क्यों चुनाव चाहिए? मैं देता हूं बाद में क्यों किया इसका जवाब भी। अगर जीतने का विश्वास है तो क्यों अभी ही चुनाव चाहिए? अच्छे काम किए तो 6 महीने बाद भी चुनाव जीत सकते हो। डर इसको कहते हैं कि अभी चुनाव करा लो, आनंद फानंद में जीत जाए। मगर माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहने आया हूं कि अगर किसी को डरना है तो किसको डरना है? 5 राज्यों के चुनाव का हवाला देकर कहते हैं कि परिणामों से भारतीय जनता पार्टी डर गई और आप पार्टी से डर गई। उत्तर प्रदेश में आप पार्टी 349 सीटों पर चुनाव लड़ी, सभी पर जमानत जब्त। उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, 68 सीटों पर जमानत जब्त। गोवा में 39 सीटों पर चुनाव लड़ी, 35 सीटों पर जमानत जब्त। पंजाब में अच्छा परफॉर्म करा, मणिपुर गए नहीं। हम किससे डरे भाई? मैंने सुना था, आपका भी बताता हूं, बैठो बैठो बैठो, कांग्रेस का भी बताता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर भी मैं अब मैं सुनिए ना, सुनिए। कांग्रेस पार्टी के काफी सांसद बोले डरना। भाई हम क्यों डरे? हमें डरने जैसे परिणाम ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी 454 सीटों पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस पार्टी 575 सीटों पर चुनाव लड़ी, 475 सीटों पर जमानत जब्त। अब डरना किसको है भाई? डरना किसको है? माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है। हमने 4 राज्यों में सरकार बनाई है और हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जहां पर भी चुनाव आएगा हम निश्चित जीत कर आएंगे। हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। और भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, हम तो जब 2 थे तब भी नहीं डरते, अब तो 302 है। और यहां से उस वक्त तंज कसे जाते थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा नेता का, वरना पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाएंगे, मगर तंज कसे जाते थे। हमारे दो उस पार्टी का आज विपक्ष के नेता का स्टेटस भी नहीं। हम नहीं डरते। चुनाव से डरना क्या हार जीत होती रहती है? जनता का फैसला है, हमने स्पिरिट है।
हाँ, मैंने यही कहा। आप ट्रांसलेशन मिस्टर सुरेश, मैंने ये ट्रांसलेशन मोड पर रखिए। आप ट्रांसलेशन मोड पर रखिए। मैंने यही कहा है कि हम 2 थे तब भी नहीं डरते थे, आज 302 है, क्यों डरे? ना अहंकार की बात है, ना गमी का विषय है। जनता का फैसला, लोकतंत्र में सबको स्वीकारना चाहिए और ये स्पिरिट भी, इसमें डर का कोई सवाल नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अब बिल क्यों लेकर आया, इसका सवाल बार बार पूछा गया, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ये 3 निगम एक निगम को 3 निगम में बांटने के बाद बहुत अच्छे स्पिरिट से शायद किया गया होगा। उस वक्त दोनों सरकारें एक ही पार्टी की थी, मगर उसके बाद यहां शासन बदला। 5वें दिल्ली के वित्त आयोग ने 3 नगर निगमों को 5वें वित्त आयोग 40,561 करोड़ रुपया, दादा सुनिए काम में, 40,561 करोड़ रुपया 5वें वित्त आयोग में, दिल्ली के वित्त आयोग ने देने के लिए अनुशंसा की थी। दिल्ली सरकार ने 7,000 करोड़ से कम दिया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 40,561 करोड़ रुपया वित्त आयोग की सिफारिश थी कि तीनों नगर निगमों को आबादी के प्रोरेटा में दिया जाए सिविक सर्विस अपग्रेडेशन के लिए। स्टेट में दिल्ली के वित्त आयोग की बात करें, उसमें से 7,000 करोड़ से कम दिया। अब कहते हैं कि निगम नहीं चलते, हमारे सांसदों ने बताया, फिर भी निगम ने उनसे ज्यादा अच्छा काम किया है। अस्पताल भी ज्यादा बनाए, स्कूल भी ज्यादा बनाए, मगर ये घाटा कैसे भरा जाए? और मैं यह बात बताना चाहता हूं कि निगम इतने बनने के बाद आज जो घाटा है वो 11,000 करोड़ का, और 32,000 करोड़ नहीं दिया गया। अगर ये 32,000 करोड़ देते तो 11,000 करोड़ का घाटा भी न होता और 20,000 करोड़ सरप्लस होता, लोगों के काम होते। किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी? इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, राजनीतिक से ऊपर उठकर इसको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। 40,000 करोड़ के सामने 7,000 करोड़ से कम दिया, 30,000 करोड़ कम दिया, फिर भी नगर निगम के तीनों मेयरों को मैं शाबाशी देना चाहता हूं कि सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए का घाटा है। अगर पूरा दे देते तो 33,000 करोड़ में से 11,000 करोड़ निकाल दे, 22,000 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता की सुखाकारी के लिए है। और इसके बाद भी माननीय अध्यक्ष, इसके डिटेल में जाने जैसा है। 5वें वित्त आयोग की सिफारिश की बात छोड़िए, इसके बाद राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण अनुशंसाएं जो नगर निगम ने कर भेजी, ऋण माफी, शिक्षा क्षेत्र व्यय की पूर्ण प्रतिपूर्ति, स्वच्छता पर व्यय के लिए वित्त पोषण, जो दादा कह रहे थे सीवरेज का, बकाया ऋणों पर ब्याज दर को दिल्ली सरकार कम करे, एक भी सिफारिश नहीं, एक पैसा ज्यादा नहीं दी। धन की कमी की वजह से निगमों ने अपने राजस्व को ठीक करने के लिए कई दरखास्तें भेजी दिल्ली सरकार को, परंतु इसको या तो अस्वीकार कर दिया गया या तो लंबित कर दिया गया। आज तक एक का भी जवाब नहीं दिया है। उसमें से कुछ मैं कहना चाहता हूं, जैसे व्यवसायिक कर के संबंध में वर्ष 2020 में, मार्च 2020 में एक दरखास्त भेजी, आज हम मार्च 2022 में, पंजाब से शायद आ गए अब कर। इस प्रकार से एक बार की पार्किंग प्रभारों को बढ़ाने के लिए हमने दरखास्त भेजी, कोई जवाब नहीं, रिजेक्ट कर दिया।
एसडीएमसी ने के स्थानांतर शुल्क के संशोधन के लिए भी प्रस्ताव भेजा, आज तक लंबित है। विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बॉन्ड लेने के लिए जिसकी आरबीआई की परमिशन थी, वित्तीय समावेशन के हिसाब से परमिटेड मात्रा में ऋण करने की परमिशन थी। बॉन्ड लेने के लिए हमने दिल्ली सरकार का परमिशन मांगा, बॉन्ड लेने के लिए परमिशन हमारा नगर निगमों का रिजेक्ट कर दिया गया। और अनुमोदित बजट जो होता है राज्य सरकार का, उसमें भी कटौती कर दी। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि नगर निगम कैसे चलेंगे, किस प्रकार से चले, क्या चाहते हैं कि दिल्ली की जनता त्राहिमाम हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाए? जो ऐसा सोचते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, सत्य को कभी कोई ढक कर नहीं रख सकता। हजारों सूर्य की तरह दीप्यमान होकर बाहर आ जाए। झूठ लंबा नहीं चलता, झूठ के पैर नहीं होते, टिक नहीं पाएगा झूठ। हमारी आज चर्चा हुई, हमारे सांसदों ने जो कहा है, जो मैं कह रहा हूं, क्या दिल्ली के वासी नहीं सुनते होंगे, हिसाब नहीं मांगेंगे? और मैं समझ सकता हूं कि दिल्ली सरकार के पास कमी हो सकती है, कि 30,000 करोड़ की कमी, तो फिर एडवर्टाइज के पैसे कहां से आते? इतनी सारी नियुक्ता अपने कार्यकर्ताओं की असंवैधानिक तरीके से कहां से होती? अगर राजनीति ही करनी है तो देश के फेडरल स्ट्रक्चर को हम नहीं तोड़ रहे हैं, जो तोड़ रहे हैं वो आपके साथ बैठे, हम नहीं तोड़ रहे हैं। क्या किस फेडरल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन इसको जस्टिफाई करेगी? क्या आप नगर निगम का आर्थिक रूप से गला ही घोंट दोगे? इस तरह से कोई सहन नहीं कर सकता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, डेफिसिट इसलिए है कि हमें संसाधन बढ़ाने से भी रोका गया, हमारे अधिकार के संसाधन दिए भी नहीं। और मान्यवर दादा ने कहा कि सब अच्छा चल रहा है तो फिर क्यों इकट्ठा कर रहे हो? दादा और अच्छा करने के लिए कर रहे, अच्छा करने का संतोष नहीं होना चाहिए, अच्छा ही चल रहा है। हमारे सांसदों ने जो कहा है, एक एक चीज रिकॉर्ड पर है, परंतु इससे भी अच्छा हो सकता है, इसलिए मैं हम करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एकीकृत नगर निगम करने से 3 मेयरों की जगह 1 मेयर होगा, 75 समितियों की जगह 25 समितियां होगी, 3 म्युनिसिपल कमिश्नर की जगह 1 म्युनिसिपल कमिश्नर होगा, 3 मुख्यालय की जगह 1 मुख्यालय होगा। निर्णयों में समानता रहेगी, एकरूपता रहेगी। एक ही शहर में 2 प्रकार के कर के स्ट्रक्चर नहीं रहेंगे, वित्तीय स्थिति भी अच्छी रहेगी और लगभग 150 करोड़ का खर्च सालाना से कम होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत सरकार मुख्य प्रेक्षक बनकर नहीं रह सकती। दिल्ली देश की राजधानी है, देश की राजधानी की नगर निगम से यहाँ की सिविक सेवाओं के कारण पूरी विश्व भर में देश की छवि बनती है। अगर इतनी ओछी राजनीति दिल्ली राजधानी क्षेत्र के अंदर हो रही है तो हमें इंटरवीन करना ही चाहिए। न करते तो गलत था, इसलिए और उचित समय पर क्योंकि 5 साल निगम के थे, समय समाप्त होगा तब तो एकीकरण करेंगे। चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार कैसे ले लेंगे? नहीं ले सकते। और सवाल उठाया जा रहा है परिणामों के बाद, पहले इसलिए नहीं किया था भाई, 3 महीना पहले के कहते कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया, आप पार्टी को दबाने के लिए किया। हमने चुनाव की राह देखी, अब इसमें भी आपको अच्छा नहीं लगा, हम क्या कर सकते हैं? और मैं अभी भी कहना चाहता हूं, सारे सांसद बहुत स्टडीड सांसद है, सबको कहना चाहता हूं कि जब भी बिल पर कोई आपके मन में, निरंजन जी ने कहा हमें शंका है, एक फोन उठाकर निरंजन जी मेरे साथ बात कर देते, मैं तो निरसन कर देता शंका। इतने बड़े फ्लोर में आप ऐसा क्यों बोले? भी मुझे भी फोन कर लेते। मैं टाइम का ही जस्टिफिकेशन दिया।
भाई मैंने टाइम का ही जस्टिफिकेशन दिया। अरे भाई ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ये घोषणा करने की थी, आप उसको चुनाव की समझ बैठे। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ये घोषणा करने की थी। ये सब गलत है सर। तो आप ऊपर में बोल के क्यों रिकॉर्ड में लाते हैं? रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। माननीय सदस्यगण जो ये बोलते हैं ना, न तो रिकॉर्ड में जाता है न टीवी में जाता है। माननीय आप बोल के और टीवी में ला देते हो। अंत में मैं बताना चाहता हूं कि बिल को हम दिल्ली नगर निगम की सेवाओं को चुस्त दुरुस्त करने के एकमात्र उद्देश्य से लाए, ढांचागत सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए लाए, नगर निगमों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाए, नगर निगमों को स्वावलंबी बनाने के लिए लाए हैं, और जब चुनाव समाप्त हो जाए जो भी पार्टी जीत कर आए आत्मसम्मान के साथ दिल्ली जनों की सेवा कर ले, इसलिए आए। अतः मैं सभी लोगों को निवेदन करूंगा कि पक्षा पक्षी से ऊपर उठकर बिल को सर्वानुमत से आप लोग सहयोग दीजिए, ऐसा मेरा आप सभी से प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी, संशोधन संख्या 9। Sir, just 2 seconds. Sorry. Sir, just 2 seconds. Sir, just 2 seconds. I didn't get the opportunity to speak on the bill. So, the Honorable Minister has replied in detail, and the constitutional propriety and the legislative competence of the bill also explained. I would like to seek on simple clarification. You have talked about Article 239, 246, and I would like to draw your attention to Article 243(ZB). After Part 9A of the Constitution, there is a clear provision in which also the Government of India or the Parliament is having the legislative authority to legislate on the issues of the Union Territory. But there is a proviso. There is a proviso that the President, His Excellency, the President has to give the exemptions or the modifications of this Part 9A. I would like to know from the Honorable Minister whether the President has given any exemption or modification of Part 9A of the Constitution which is applicable to the Delhi Union Territory. That has not been explained in your reply. So this is a constitutional competence so that this can be legislated by the Parliament. I am seeking the clarification. So the Honorable Minister is ready to respond it. Sir, please, this is an academic question. Sir. प्रश्न ये है कि एन.के. प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बना। सोगत राय जी, संशोधन संख्या 1, 3 और 6। Sir, I beg to move that in page 2, omit lines 31 and 32. यहाँ पर बोला कि for the word government, central government shall be substituted. मैं चाहता हूँ कि ये निलंबित कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। प्रश्न है कि श्री सोगत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1, 3 और 6 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। अब्दुल खलीक जी, संशोधन संख्या 2 और 5। अमेंडमेंट। प्रश्न है कि श्री अब्दुल खलीक द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 और 5 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ है। श्री अधीर रंजन जी चौधरी, संशोधन संख्या 4।
सर मैंने एक छोटा सा एक क्लैरिफिकेशन मांगे सर, एक छोटा सा बात यह कि ये 272 से घटाकर 250 किया गया, ये डिलिमिटेशन की सुविधा के लिए। मेरा सवाल ये है कि कब तक ये डिलिमिटेशन खत्म होगी और चुनाव कराया जाए। प्रश्न ये कि श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। NK प्रेमचंद्र जी संशोधन संख्या 10 से 15। मूविंग द अमेंडमेंट्स। प्रश्न है कि NK प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन के 10 से 15 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 5 और 6 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 5 और 6 विधेयक का अंग बना। NK प्रेमचंद्र जी संशोधन संख्या 16। Sorry, 8 sentences, ma'am. Sir, this is regarding the employees issue, because when the consolidation of all trifurcation becomes unification, a proviso is to be added that the tenure, remuneration and terms and conditions and service of officers and employees shall not be altered to his disadvantage, because employees' interests have to be protected. This is a proviso to be added. That is the amendment which I am proposing. I am moving, sir. प्रश्न ये कि NK प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न खंड 7 से 12 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 7 से 12 विधेयक का अंग बना। श्री अधीर रंजन चौधरी संशोधन संख्या 7। सर page 4 line 3. After central government, I would like to insert the in consultation with the leader of the opposition for the people. Or where there is no such leader of के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। अब्दुल खलीक जी संशोधन संख्या 8। श्री NK प्रेमचंद्रन जी संशोधन संख्या 17 से 19। Yes, मूविंग। प्रश्न है कि NK प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 से 9 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 13 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 13 विधेयक का अंग बना। NK प्रेमचंद्र जी संशोधन संख्या 20। Not moving. There is no use. प्रश्न है कि खंड 14 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 14 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई गुरुवार 31 मार्च 2022 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 7 today and are desirous of laying them may personally hand over to The legacies of governors in my state. What kind of tall leaders we have had as governors? के झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग डायमेंशन होती है। ये टाइम एंड स्पेस डायमेंशन ये बताते हैं, ये आपका ये जो निर्णय इसके पीछे एक राज छुपा हुआ है। ये राज ये है कि आप नहीं चाहते कि 5 राज्यों में चुनाव की नतीजा निकलने के बाद दिल्ली में चुनाव हो और बीजेपी का मुंह में चूना लग जाए। ये आपका मंशा नहीं था, ये मुझे पता है। इसीलिए कभी हिंदुस्तान में ऐसा हुआ, मैं गृह मंत्री जी को पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान में कहीं ऐसा हुआ कि स्टेट इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के
जब चुनाव की ऐलान करने जा रहे हैं 1 घंटा पहले गृह मंत्रालय से फोन आते हैं कि चुनाव को स्थगित किया जाए क्योंकि हमें ये दिल्ली म्युनिसिपैलिटी को रीयूनिफिकेशन कराना है, मार्जर कराना है, 3 म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को मार्जर कराना है। ये हिंदुस्तान में कहीं हुआ न कहीं कभी होगा। सर, मैं अमित शाह जी को पूछना चाहते हैं, अरे कम से कम राम नाम की शपथ लेके कहिए, कसम लेके कहिए कि आपका नियत और ईमान साफ है। सब जानते हैं ये किसी में कोई इसमें कोई राज नहीं है, सब जानते हैं इसमें कोई छुपा कुछ नहीं है। सब जानते हैं कि आपकी हालात दिल्ली में ठीक नहीं है, आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रहे हैं, इसलिए आप ये रास्ता अपनाया। अगर देखिए ऐसा ही करते करते आपने इस सदन में कभी जम्मू कश्मीर में 370 को खारिज करते हुए यह वादा किया था कि मैं अभी स्टेट को भंग कर रहा हूं, अभी स्टेट को भंग करके यूनियन टेरिटरी बना रहा हूं, कुछ ही महीनों के अंदर वहां चुनाव होगी, डिलिमिटेशन होगा, लेकिन होगा ना होगा, कभी होगा न कभी हुआ, कुछ नहीं देखा। तो यह आपकी जुबान इस सदन में किया था, फिर अभी आके दोबारा ये करने लगे हैं कि हाँ यहाँ चुनाव होगा, कोई चिंता नहीं। अब बताइए 2017 साल में जब चुनाव हुआ था उसके पहले डिलिमिटेशन हुई थी और डिलिमिटेशन में 17 महीना लगी थी। आप खुद देखो। तो अगर इस बार फिर आप चुनाव कराने की अगर बात करें तो इसका सेंसस किस आधार पे होगी? सेंसस 2023 के आधारित होगी या जो है उस पर आधारित होगी? दूसरा बात, अब कितने समय लगेगा यह दोबारा चुनाव कराने के लिए? क्योंकि 2017 में 18 महीने गुजर गए थे सिर्फ डिलिमिटेशन में, इस बार कितने महीना आपको जरूरत होगी ये आप बताइए। यह हमें जानने की जरूरत है, इसलिए कि हमें पता चलेगा। आपकी कथनी और कहनी में अंतर तो हम दिन रात देख रहे हैं, इसलिए भरोसा हमें एकदम कम है, ना कि बराबर होती है। एक चीज और देखिए with the removal of the word government from section 3A, which refers to division of Delhi into zones of the Delhi Municipal Corporation Act 1957, the center unilaterally can alter, increase or diminish the area or any zone. इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप सदन के अंदर ये स्पष्टीकरण करें कि आपकी मंशा क्या है। सर, बात यह है कि तो कुछ 2 मिनट उसको दे दो बिट्टू को। सर, और सर 2 मिनट देंगे सर। सर, अमित शाह जी ने खुद कहा कि आप जितना समय जरूरत है कहते रहिए। हाँ, तो सर मैं कानून की बात बोलो सर, कानून की बात करते हैं। कानून की बात यह है सर कि एक जो कॉर्पोरेशन रहते हैं, ये कॉर्पोरेशन का जो टेन्योर होते हैं, मियाद होते हैं, उसको खत्म करने के बाद चुनाव कराना मैंडेटरी है। इसका मतलब यह है कि यहाँ जो कॉर्पोरेशन का विलय कर रहे हैं, वो विलय करने के बदले आपको चुनाव कराना जरूरी था स्टेट इलेक्शन कमीशन को, लेकिन ये स्टेट इलेक्शन कमीशन आपकी उंगली की इशारे पे चलते हैं, इसलिए जो आप कहते हो वही इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा दिक्कत है हमारे। ये मैंडेटरी है, ये आर्टिकल 243U of the Constitution mandates that the election to constitute a municipality shall be completed before the expiry of the duration of the existing municipality. This is a mandatory provision which needs to be complied with by the election commission under all circumstances. by नहीं, election commission की ये कानून है। That the Delhi Municipal Corporation DMC Act 1957 was passed by Parliament. Before that, the municipal affairs of Delhi were run by multiplicity of agencies, leading to problems. This act created a unified body called DMC. In 2011, the corporation was trifurcated. This was done by amending the act in the Legislative Assembly of Delhi and not Parliament. Though the trifurcation was preceded by public debate and citizen demand. आपने ये कोई कभी किए हैं या नहीं?
जो नहीं सर, वो नहीं किया सर, ये बताना जरूरी है क्या सर? आर्टिकल 246(4) किसी ने नहीं कहा सर। आर्टिकल 246 (4) of the Constitution empowers Parliament to legislate for a union territory on a matter which is in the state list. Delhi, as a part of C state, had an assembly and then CM Chaudhry Brahma Prakash from 1951 to 1956. Thereafter, Delhi became a union territory and the assembly was abolished. It was brought back only in 1992. So the parliament was the sole legislative body for Delhi in 1957 when the DMC Act was enacted. मैं सर बस हो गया सर। मैं हमारे ये यहाँ बैठते थे सर PD आचार्य जी, हमारे सेक्रेटरी जनरल। ये अभी जो बोले ना अंतिम वाक्य एक बार फिर से पढ़ लीजिए जरा। So Parliament जरूर पढ़ते हैं। Parliament has the general power to legislate on a matter in the state list for a union territory under Article 246(4). But this is a general provision. After the enactment of Part 9 and 9A in the Constitution, the position has changed. This is made clear by Article 243(ZB). आपका लीगल जो एडवाइजर है पूछ लीजिए। Article 243(ZB), which says the provisions of this part shall apply to the union territories. The only caveat is that the president can, through a public notification issued under this article, make modifications or exceptions in the provisions contained in Part 9A. As far as is known, the president has not made any such modification or exception in those provisions with respect to their application to the Municipal Corporation of Delhi. Thus, Part 9A is in the entirety applicable to those corporations, and only the Delhi Assembly has the power to legislate on all matters, including the reconstitution or reunification of the Municipal Corporation of Delhi. An important point to note that the provision contained in our Part 9A are special in nature, whereas Article 246, which empowers Parliament to legislate for a UT, is a general provision. Mind it, one of the rules of interpretation of statutes is that special provision prevail over general provision. Therefore, it is a state legislature which is constitutionally mandated to legislate on the reorganization of municipal corporation. अब आपका लीगल एडवाइजर पूछ लीजिए सर। इसलिए मैं ये बिल को विरोध करते हुए ये सरकार की जो मंशा, ये सरकार की मंशा और इरादा इसमें खोट है, ये बताते हुए माननीय सदस्यगण देता हूँ। धन्यवाद। यदि सभा की सहमति हो तो इस विधेयक को पारित होने तक की सभा का समय बढ़ाया जाए। रवनीत सिंह बिट्टू, ओनली 2 मिनट। थैंक यू स्पीकर साहब। सर यहाँ आज बहुत ही एक नई पार्टी आम आदमी जो पंजाब में जीती है, कईयों ने उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें की हैं, उस पर सर मैं बाद में आता हूं। सर ये मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब से सर एक मेरी गुजारिश है सर, कोई भी सर अगर मेंबर पार्लियामेंट है, MP है, चीफ मिनिस्टर है, मेयर है, सर अगर वो 5 साल के लिए रहता है, उसे पता होता है भी मैं 5 साल मेरी टर्म है, तो वो कुछ कर पाता है। सर यहाँ पे जो है एक साल में एक कई रिजर्व सीट है, कोई लेडीज है, तो उसको पता है भी एक टर्म के बाद 5 साल के बाद वो चेंज हो जानी है। तो मेयर को पता है मैंने 1 साल जो अगर प्रोजेक्ट कोई शुरू कर रहा हूं तो वो 1 साल के बाद मैं मेयर नहीं रहूंगा। तो सर वो कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पा रहा है। कोई ऑफिसर है जो पता है भी आज 1 दिन खत्म हो गया तो थोड़े दिन इसके अगले साल को रह गए हैं, तो इसके लिए बड़ा कारण सर फेल होने का ये रहा है कॉर्पोरेशन का। पार्टी को दो, पार्टी को अगर हाँ 50% आपने रिजर्वेशन लेडीज की रखनी है, वो पार्टी अपने कैंडिडेट को टिकट ही उस तरीके से दे। ऐसी कोई रिजर्व सीट है सर, उसे पता है भी अगले साल ये मतलब 5 साल बाद जनरल हो जानी है, तो उस तरीके से उसे पता होता है मुझे छोड़नी है, ये अगली जगह जाना है, तो वो लोग इसके लिए सर असर मेन लोगों पे पड़ता है। दूसरी बात सर, आपने सर बात यहाँ पे आम आदमी की मॉडल की सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हो आज
अरे अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, उनके अंडर आती है सर। ये दया दृष्टि दिल्ली पे केंद्र की है सर। आप बताइए, यहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वो फंडेड केंद्र से हैं, जितने हॉस्पिटल हैं वो केंद्र से फंडेड हैं, और उससे ज्यादा अगर ये एमपी राज्यसभा में भी आए आम आदमी के अभी नए, और यहाँ मान साहब भी थे जो हमारे सीएम हैं सर, अगर इनका मॉडल स्कूलों का इतना अच्छा है तो जो 10 कूपन मिलते हैं केंद्रीय विद्यालय के, वो उठा के ये क्यों घूमते हैं रोज? अगर इनके इतने अच्छे दिल्ली वालों के स्कूल होते, मॉडल अच्छा होता, तो सेंट्रल स्कूल की क्यों बात करते? इसलिए सर वो सेंट्रल स्कूल दिल्ली में सबसे अच्छे हैं और देश में भी अच्छे हैं। तो इसलिए ये मॉडल, ये हम कांग्रेस वाले वहां पे लड़के, हमारा कसूर है सर। आम आदमी कहीं लोगों की पसंद नहीं थी। हमने, आप अगर कह रहे थे भी इलेक्शन के मारे डर के इलेक्शन, तो फिर पंजाब में इलेक्शन क्यों हुई? अगर ये पता होता, अगर ये बात होती तो पंजाब में इलेक्शन कैंसिल हो जाती, वो जीत रहे हैं। इसलिए डेमोक्रेसी लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। आज उनका टाइम आया है। 6 महीने के बाद आप देखिए, 6 महीने के सर, वहां पे ना तो एग्रीकल्चर महकमा है दिल्ली में, ना इरिगेशन महकमा है। किसी यहां दिल्ली में किसी किसान को बिजली फ्री है? पंजाब में तो हमने दे के रखी। अगर यहां एग्रीकल्चर इरिगेशन हो फिर पता चले सर। यहां तो हर चीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से करके मॉडल दिल्ली जरूर 550 करोड़ रुपया मीडिया पे अपनी फोटो केजरीवाल सारे पंजाब में लगा के रखी है। उसकी सर पहले तो इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं होम मिनिस्टर जी से मांग करूंगा कि जो पैसा मिसयूज पंजाब में हुआ है, अब सर पंजाब का पैसा गुजरात में मिसयूज होगा। वहां पे इनका इंचार्ज जो है गुजरात का, वो पंजाब को इंचार्ज बना दिया गया है। भी जो वहां से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ा पैसा है वो गुजरात में अब ये शिफ्ट करेंगे। इनके इंक्वायरी जो है वो होम मिनिस्ट्री करे, बाकी मॉडल की बात छोड़े। थैंक यू सर। माननीय मंत्री जी, और 2-3 मिनट में बात खत्म कर देना आपकी। 7 मिनट बोलूंगा सर। सर नहीं, कोई जानबूझ के सर, मैं मतलब आप ये मानते हो कि मैं किसी भी सदस्य से कुछ भी बुला सकता हूँ क्या? आप ऐसे क्यों सोचते हो? मेरे लिए तो सब बराबर हैं सर, सब समान है मेरे लिए तो। सर, मैं इस देश के मजबूत गृह मंत्री सरदार पटेल के बाद जिन्होंने अपनी मजबूती दिखाई, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आए हुए इस एमसीडी बिल के समर्थन में खड़ा हुआ। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नीति भी है, नियत भी है, और ऐसा नेतृत्व है जिसके कारण पूरे अपोजिशन को मैंने डरते हुए देखा है। इस देश में हम नहीं डरते, बिल्कुल नहीं डरते, कोई नहीं डरता। इस देश में सर कौन डरता है? भूलने की बीमारी है। आप ये समझे सर कि लगातार मैंने सारे अपोजिशन के नेताओं को, बैठो दानिश, अरे बैठो ना, हम किसान के बेटे हैं, हम नहीं डरते। बैठो। तो चोर होगा वो डरेगा, हम नहीं डरते सर। इस देश में लगातार हुआ कि हम चुनाव से डर रहे हैं। अभी बिट्टू जी कह रहे थे आम आदमी पार्टी, मैं लगातार लेकर आया सर, किससे डर रहे हैं? आप डर रहे होगे, आपको वो नेता अच्छा लगता होगा, क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो लोग हैं ना, उनका हमेशा से रहा है इतिहास, जो कि बिट्टू जी बोल रहे थे कि जो देश तोड़ने वाले तत्व हैं, जिनको किस देश की डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोग हैं, उनके साथ आपने समय समय पर समझौता किया है। यही देश का इतिहास है, यही कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थित पार्टी का इतिहास है। और मैं बताऊं आपको अध्यक्ष महोदय कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मैं बिल पर ही बोल रहा हूं सर, कि मैं क्यों डरूंगा? जिस पार्टी को अध्यक्ष महोदय 0.38% वोट मिलता है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ाई करना चाहेगी या उससे डर जाएगी? जिस दिन चुनाव होगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ने को तैयार है, लड़ाने को तैयार है, और हम एमसीडी नहीं, एमसीडी से पूरा लोकसभा भी जीत कर आएंगे। लेकिन भूलने की बीमारी है सर। मैं आपको बताऊं कि मैं जिस राज्य से आता हूं, मैं जो बात कहना चाहता हूं सर, झारखंड राज्य से आता हूं। यहां एमसीडी का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी डर गई, चुनाव नहीं हो रहा है। मेरे यहां
देवघर जहां से मैं आता हूं सर, 1.5 साल से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं हो रहा है। 1.5 साल से वहां का सीईओ उसको चला रहा है। आप मुझे अपनी नीति दिखाते हो, आप स्थिति दिखाते हो, आप म्यूनिसिपैलिटी की बात करते हो, आप रिजर्वेशन की बात करते हो। यहां जम्मू कश्मीर की बहुत बात हुई सर, आप कहते हो कॉन्स्टिट्यूशन एकदम पूरा खतरे में आ गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ गया। जम्मू कश्मीर में जब 370 था, आपको शेड्यूल कास्ट याद ही नहीं आ रहा था, शेड्यूल ट्राइब याद नहीं आ रहा था, ओबीसी याद नहीं आ रहा था, वहां का जो लोकल बॉडी का इलेक्शन था वो याद नहीं आ रहा था। माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जब हमने 370 खत्म किया तो एससी को भी रिजर्वेशन, एसटी को भी रिजर्वेशन, ओबीसी को भी रिजर्वेशन और लोकल बॉडी का इलेक्शन। आपने कहा कि राज्यपाल ऐसा कर रहा है, राज्यपाल वैसा कर रहा है। यहां जगदम्बिका पाल जी थे, हमारे पार्टी के सांसद हैं, आप ही बताएं कि ये किस परिस्थिति में मुख्यमंत्री बनाए गए, इनको किस तरह से गुमराह करके कांग्रेस ने और रमेश भंडारी ने बनाया। आप वो इतिहास भूल गए? आपने एनटी रामाराव को किस ढंग से हटाया, वो इतिहास भूल गए? आपने बुल साहब को कश्मीर में किस तरह से मुख्यमंत्री बनाया, वो इतिहास भूल गए? रातों रात हरियाणा के राज्यपाल जेडी तपासे ने भजनलाल जी को पूरी की पूरी पार्टी एक साथ एकत्रित कर दी, वो इतिहास भूल गए? आप 100 चूहे खा के दिल्ली चले हज को बात करने आएंगे? आप क्या बात करना चाहते हैं? मैं नगर निगम पर ही बोल रहा हूं। आप लोगों ने ये बातें कही, आप लोगों ने कहने को मजबूर किया। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम इस देश की बात करते हैं, नेतृत्व की बात करते हैं। आप ये बताएं सर कि आज जो इस देश का माहौल है, इन लोगों ने कुछ नहीं देखा दिल्ली में सर। मैं एक ऐसा लड़का हूं जो शुरू हुआ टैगोर गार्डन से, हकीकत नगर में रहा, दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा, वो महिपालपुर में रहा, सैनिक फार्म जैसी एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी में भी रहा सर। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी की कृपा से आज ये ल्यूटेन दिल्ली में रह रहा है। कभी आपने देखा है हकीकत नगर की स्थिति क्या है, वसुंधरा इनक्लेव की स्थिति क्या है, सैनिक फार्म की स्थिति क्या है? आप लोगों ने देखा है? बिजली नहीं आती है, सड़क नहीं है, सीवर नहीं है। और आप जो है अल्ट्रा लेफ्टिस्ट पार्टी के नाम पर एक नोशन क्रिएट किए हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है सर कि भारतीय जनता पार्टी किसी से नहीं डरती, किसी की परवाह नहीं करती, अपने दिल से पराये दिल का। आपने गवर्नर के आधार पर हमारी सरकार को बर्खास्त किया था, आपने कल्याण सिंह को बर्खास्त किया, आपने शांता कुमार को बर्खास्त किया, आपने भैरव सिंह शेखावत को बर्खास्त किया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे गृह मंत्री ने जिस तरह से कि बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं को आपने चुन चुन कर मारा, एक बाबरी मस्जिद डिमोलिशन होने के कारण 92 में यदि कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त होती है, हमारे तो कार्यकर्ता मरे। आपने महिलाओं का रेप किया, बच्चों की हत्या की, आज रामपुर हाट में लोगों को जला दिया। उसके बाद भी हमने न 355 लगाया न 356 लगाया। आज आपको जगदीप धनखड़ बर्बाद लगते हैं, यदि खराब लगते हैं, भगत सिंह कोश्यारी लगते हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि ये सरकार जो बिल लेकर आई है, अच्छा बिल लेकर आई है। और कभी भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि 0.3% वोट लेकर आने वाली आम आदमी पार्टी के बारे में चर्चा नहीं कीजिए। और मैं आपको भी आगाह कर देना चाहता हूं कि आप लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिलीव करिए, किसी अल्ट्रा लेफ्ट को साथ नहीं दीजिए, उसके आधार पर नोशन नहीं बनाइए और इस बिल का साथ दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। मुझे लगता है आपको समस्या है माननीय गृह मंत्री जी। आपको मैं सभापति महोदय, इस सदन में आज विषय पर और विषयांतर पर दोनों प्रकार की चर्चाएं हुई है। खैर, मेरा दायित्व है, मैं बिल को पायलट कर रहा हूं, तो विषय की भी जवाब देना पड़ेगा, जिन्होंने विषयांतर करा है उसका भी जवाब मुझे देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अगर चर्चा विषय पर होती तो मेरा जवाब भी विषय पर सटीक तरीके से विषय के दायरे में ही रहता। मगर ये सदन देश की सबसे बड़ी पंचायत है। 130 करोड़ की आबादी सदन में जो चर्चा होती है इसको देखती है, क्योंकि बिल पर बोलने में थोड़ा दायरा विस्तृत होता है। लोकसभा के कार्यवाही के नियम बिल पर बोलने में थोड़े लचीले होते हैं। इसका उपयोग कर बहुत सारे सदस्यों ने
ढेर सारी बातें कही है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, सबको सब बात करने का अधिकार है। मेरा एक ही विनंती है कि मेरी बात भी जरा ध्यान से सुन लेना। अभी शुरू नहीं हुई दादा, ध्यान से सुन लेना। मैं सबसे पहले जो 20 सदस्यों ने आज की चर्चा में हिस्सा लिया है, पक्ष और विपक्ष के मिलकर सभी ने अपने अपनी दृष्टि से बिल के बारे में अपने विचार रखे हैं। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस बिल को इतने ध्यान से पढ़ा, इसकी गहराइयों में जाने का भी प्रयास किया, इसके साथ जुड़े हुए राजनीतिक पहलुओं को भी सोचा और अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपनी समझ के हिसाब से यहाँ पर विषय रखने का प्रयास किया। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले एक बहुत बड़ा विषय आया, संघीय ढांचे पर अतिक्रमण का, और दूसरा राज्यों के अधिकार हम छीन रहे हैं इसका। मनीष भाई भी बोले, विपक्ष के कांग्रेस के नेता भी बोले, दादा भी बोले, कई सारे लोगों ने बोला। मैं सबसे पहले इस गृह के सामने इस विषय को स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये विधेयक जो मैं लेकर आया हूं, माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के अनुच्छेद 239 ए के प्रदत्त संसद की शक्तियों के अनुरूप में लेकर आया हूं। अगर किसी को पढ़ना है तो मैं पढ़ भी सकता हूं, मैं संविधान को भी लेकर आया हूं कि पुनर्स्थापित करते वक्त भी ये मुद्दे उठाए गए थे, उस मुद्दों का जवाब भी दिया गया, तो फिर से आज ये मुद्दे उठाए गए। अनुच्छेद 239 ए 3B के अनुसार संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यहां एक अलग प्रकार से बात की जाए, राज्यों के अधिकार, राज्यों के अधिकार, राज्यों के अधिकार। केजरीवाल साहब भी इसकी दुहाई देते हैं, राज्यों के अधिकार, राज्यों के अधिकार। मैं इसलिए एक शब्द पर भार दिया, किसी ने नहीं सुना, दिल्ली संघ राज्य। ऐसा विधेयक मैं महाराष्ट्र में नहीं ला सकता, ऐसा विधेयक मैं गुजरात बंगाल में नहीं ला सकता, ना केंद्र सरकार ला सकती। मगर राज्य और संघ राज्य का अगर अंतर मालूम नहीं है तो मुझे लगता है कि ध्यान से संविधान को पढ़ना चाहिए। अभी जो मैं विधेयक लेकर आई हूं मान्यवर, वो संघ राज्य के संबंधित है, और राज्यों के अधिकार धारा 246, ये सारी चीजों का आप उपयोग कर इसको गुमराह करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, ये विधेयक हम बिल्कुल संविधान प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप लाए हैं और पूर्णतया संवैधानिक विधेयक, क्योंकि दिल्ली संघ राज्य है और संघ राज्य की किसी भी बात पर, दिल्ली संघ राज्य की किसी भी बात पर लेजिस्लेशन लाने का भारत सरकार का अधिकार, और ये अधिकार का उपयोग क्यों किया, इस पर भी सवाल उठाए गए, इस पर भी मैं बाद में जवाब दूंगा। मैं थोड़ा आगे कहता हूं कि एक बात बताई गई, 2011 में ये विधेयक दिल्ली सरकार में पारित किया गया था, संशोधन, और अब आप इसको कैसे अमेंड कर सकते हो या तो कैसे बदल सकते हो। संविधान के अनुच्छेद 239 ए 3C के तहत इस देश की संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसके स्वरूप बदलने का या तो उसको निरस्त करने का अबाधित अधिकार है। और जो लोग हम पर आरोप करें, मैं उनको बताता हूं, ये हमारे समय में नहीं हुआ है,
अतिरंजन भी सुन ले, ये हमारे समय में नहीं हुआ है। ये संविधान के अंदर प्रोविजन ऑलरेडी है। संविधान को मेरे जैसे सादे चश्मों से दिखोगे तो दिखाई पड़ता होगा, राजनीतिक चश्मों से देखोगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा। चश्मे साफ करने का सवाल है माननीय अध्यक्ष जी। बाकी तो बहुत स्पष्ट लिखा है और सब भाषाओं में है। जो हिंदी पढ़ते हैं उसके लिए हिंदी में है, बंगाली पढ़ते हैं उसके लिए बंगाली में है, अंग्रेजी पढ़ते हैं उसके लिए अंग्रेजी में, मराठी पढ़ते हैं उसके लिए मराठी में है, सब भाषाओं में है। हाँ, गुजराती में मैं इसी से पढ़कर आया हूं, आप पढ़कर आइए, इतना ही कहता हूं। मान्यवर, अनुच्छेद 246 आर का जो उल्लेख किया गया वो निर्वाचन की विधा के संबंधित है। इस बिल में ध्यान से जिसने देखा होगा उसको मालूम होगा, निर्वाचन की कोई प्रक्रिया के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की। उल्टा सुझाव आया कि डायरेक्ट चुनाव कर लेते हैं। अरे भाई, हम नहीं कर सकते हैं, संविधान हमें नहीं परमिशन देता है। माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ा भ्रांति फैलाने का जो प्रयास हो रहा है, मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं। ये पूर्णतया संविधान प्रदत्त शक्तियों से लाया गया विधेयक है। इसमें संघ राज्य की शक्तियों पर कोई अतिक्रमण नहीं है और ना हम करना चाहते। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा, मैं एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं। एक जस्टिफिकेशन था कि भाई राज्य करे, राज्य करे। संविधान के अनुच्छेद 239 ए 3C के पहले परंतुक के आधार पर टीएमसी अधिनियम 1957 में संशोधन करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित किया। अगर दिल्ली सरकार करती भी है तो उसको राष्ट्रपति की सहमति चाहिए, मतलब कैबिनेट की चाहिए। इसके अलावा संसद के पास केंद्र शासित प्रदेश जीएनसीटीडी के लिए किसी भी मामले अर्थात तीनों सूचियों में कोई भी मामला के संबंध में कानून बनाने का समवर्ती शक्तियां प्रदत्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 239 ए 3C के दूसरे प्रावधान के तहत भले ही संशोधन अधिनियम को सहमति दी है, संसद किसी भी समय एक ही समान मामले के संबंध में कोई भी कानून बना सकती है, जिसमें कानून में संशोधन करना, अलग अलग करना, निरसन करना सब शामिल है, जो राज्यसभा की विधानसभा के द्वारा ही बनाया गया। मान्यवर, ये मैं एक नोटिंग पढ़ रहा हूं और कांग्रेस के मित्रों की जानकारी के लिए, ये नोटिंग जब 2011 का एक कानून आया तब देश के गृहमंत्री, तत्कालीन गृहमंत्री और विद्वान धाराशास्त्री पी चिदम्बरम ने किया हुआ नोटिंग है। उनका भी इंटरप्रिटेशन यही कहता है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी दादा कह रहे थे कि अमित शाह जी सब जगह सरकार बनाना चाहते हैं, इनकी पार्टी सब जगह सरकार बनाना चाहती है। पावर मतलब सरकार बनेंगे तभी तो आएगा, वैसे कैसे आएगा पावर? पावर तो लोकतंत्र में सरकार चुनकर आएगी तभी आएगा। तो मैं गृह में कहना चाहता हूं कि हाँ, हम चाहते हैं हर जगह हमारी सरकार बने, इसीलिए तो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव क्यों लड़ना है? आप क्यों गोवा में गए भला बताइए? आप क्यों त्रिपुरा जा रहे हैं बताइए भला? आपको भी अधिकार है, मैं ना नहीं बोलता, आप भी जाइए, आप भी जाइए। हर पार्टी ने हर जगह अपनी आइडियोलॉजी, अपना स्टैंड, अपने कार्यक्रम, अपनी सरकारों के परफॉर्मेंस को लेकर जाना चाहिए। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसमें आपत्ति क्या होती? हर जगह पे कोई पार्टी विचार करे कि हमारे लोग चुनकर आए, हमारे कार्यक्रम के आधार पर, हमारी विचारधारा के आधार पर, हमारे नेता की लोकप्रियता के आधार पर, तो इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? लोकतंत्र में आपत्ति उनको हो सकती है जिनको सत्ता छीनने का डर है।
लोकतंत्र के पुरोधाओं को नहीं हो सकती। मैं अभी भी कहता हूं दादा, हम चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रमों के आधार पर, हमारी विचारधारा के आधार पर, हमारे नेतृत्व की लोकप्रियता के आधार पर और हमारी सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर हम सब जगह चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना भी चाहते हैं। मगर हम सत्ता विपक्षी कार्यकर्ताओं को मारकर हथियाना नहीं चाहते दादा, सीरीज ऑफ खून कर हथियाना नहीं चाहते, कार्यकर्ताओं की पत्नियों और बहनों पर बलात्कार कर हम नहीं चाहते सत्ता लेना। ये हमारी संस्कृति नहीं है दादा। और लोकतंत्र का क्या थी? कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, बाकी सारी पार्टियों के नाम देना नहीं चाहता, जो अपनी पार्टी में परिवार के आधार पर पार्टी चलाते हैं, कई सालों तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकते हैं, वो देश के लोग पार्टियों के नाम देना नहीं चाहता, जो अपनी पार्टी में परिवार के आधार पर पार्टी चलाते हैं, कई सालों तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकते हैं, वो देश के लोकतंत्र की चिंता कर। अरे भले अपने कार्यालय में तो चुनाव करा लो भाई, पहले अपनी पार्टी में तो करा लो, देश की बात में बात करना। माननीय अध्यक्ष जी, एक विषय आया विशेष अधिकारी की नियुक्ति। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि विशेष अधिकारी संक्रमण काल के लिए ही नियुक्त होता है, उसके बाद में चुनाव होता है और उसके बाद में चुनी हुई बॉडी आती है। और विशेष अधिकारी का दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 490 में इसका प्रोविजन पहले से है, तो कांग्रेस के समय में बनाई गई। जब आप उपयोग करोगे तो बहुत लोकतांत्रिक, और जब हम करेंगे तो लोकतंत्र का हनन हो गया। किस तरह से देश चलाना चाहते हो? आत्मचिंतन करोगे क्या? आईने में अपने आप को देखोगे क्या? देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? 490 भी कौन लेकर आया? तो आज उपयोग कर रहे हैं, उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी। और मैं आज कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, फिर से सबसे ज्यादा राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दो बार मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत, 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। एनडीए के साथी हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े। हमें कोई शौक नहीं है सत्ता, माननीय अध्यक्ष जी, ना हम चाहते। माननीय अध्यक्ष जी, सुप्रिया जी ने कहा कि चुनाव के एन मौके पर क्यों लेकर आए विधेयक। सुप्रिया जी, ओबीसी का बदलाव, ओबीसी सीटों का प्रोविजन का बदलाव महाराष्ट्र सरकार ने कब किया? महाराष्ट्र सरकार में कितने साल से एडमिनिस्ट्रेटर है? कितने कॉरपोरेशन में एडमिनिस्ट्रेटर है? क्यों चुनाव वहां नहीं होते हैं? और करना चाहते थे तो पहले क्यों नहीं किया? मैं भी पूछ सकता हूं। मगर जब अपने अपने राज्य में होता है, जैसे मेरे साथी सांसद निशिकांत जी ने कहा कि झारखंड में 5 महीने से एडमिनिस्ट्रेटर, 1 साल से एडमिनिस्ट्रेटर, मगर चूंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, आप नहीं बोलोगे। तथ्यों को पारदर्शिता के साथ इस सदन पर रखना चाहिए। इस सदन को पूरा देश देखता है। माननीय अध्यक्ष जी, मनीष तिवारी जी जवाब दे रहे थे। मनीष जी, नरसिम्हा राव जी का नाम दिया है, देखना भाई, जरा ध्यान रखना हम आगे क्या होता है। जरा संभल कर बोला करो यार, भावुक होकर इतना मत बोलो। हाईकमांड भाषण सुनता है। नरसिम्हा राव जी का नाम आपने दे दिया, और बिट्टू भाई ने भी पंजाब की गलती को स्वीकार कर लिया। चलो अच्छा ही है, देर सबेर स्वीकार कर लिया आपने। दादा ने कहा दिल्ली दंगों को मैंने कहा था कि सबको जेल में डालेंगे। दादा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन, पुलिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है। मैं सदन पर रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, दिल्ली में अब तक 2473 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, 409 चार्जशीट कर लिए गए हैं, और सिर्फ 83 लोगों की बेल हुई है।
2 साल हो गए दादा, जेल में ही है, जेल में ही है। ये बंगाल नहीं है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो कानून तोड़ेगा उसको सजा। माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीर के चुनाव के लिए भी रेफरेंस आया। मेरा भाषण सदन के रिकॉर्ड पर है, कोई भी उठाकर देख सकता है, फिर से सुन सकता है, यूट्यूब पर भी है, आप भी उपलब्ध करा सकते हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट कहा था कि पहले पंचायत के चुनाव होंगे, उसके बाद में डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद में चुनाव होंगे और उसके बाद में पूर्ण राज्य का स्टेटस वापिस दें। पंचायत के चुनाव हो चुके हैं, कोई हिंसा के बगैर जिला पंचायत के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, डिलिमिटेशन समाप्त होने के कगार पर है। और मैं फिर से सदन पर कहता हूं, गृह में कहता हूं कि डिलिमिटेशन होने के बाद सभी दलों से चर्चा कर हम तुरंत चुनाव कराएंगे। हमें कोई शौक नहीं है राष्ट्रीय। माननीय अध्यक्ष जी, एक रेफरेंस आया कि कैंटोनमेंट बोर्ड भी यहाँ है, एनडीएमसी भी यहाँ है। आपने कहा कि राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास, संसद भवन सब एनडीएमसी में आता है। मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं थोड़ा डिटेल में बताता। मेरा कहने का उद्देश्य था एक माहौल जो बनता है राजधानी का, वो सिर्फ एनडीएमसी से नहीं बनता है। और कैंटोनमेंट बोर्ड हम नहीं मिला सकते हैं। गौरव जी कहते थे अभी है नहीं, परंतु देश भर में कैंटोनमेंट बोर्ड अलग ही है। ये कोई दिल्ली की व्यवस्था नहीं है, देश भर में अलग है और कुछ कारणों से अलग रहना भी चाहिए। अगर इस पर पुनः विचार होगा और इस पर कानून बदला जाएगा तो यहां का भी होगा। हाँ, तो होता ही है, अभी चुनी हुई बॉडी ही है, वहां पर चुनाव हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और ढेर सारी कमिटियों के रिपोर्ट को यहां पर रखा गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहता हूं कि कमिटियों को रिपोर्ट जब जब भी आए, हर सरकार ने इस पर चर्चा करी, कि फाइलें भी उपलब्ध है। और चर्चा के बाद ये सारे प्रश्न जो अभी उपस्थित हुए थे, ये प्रश्नों को नजर में रखते हुए ही निर्णय नहीं लिए गए, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट सिर्फ 3 निगम बनाना नहीं था, इसके साथ ढेर सारी चीजें थी। रेवेन्यू शेयरिंग का पावर, रेवेन्यू शेयरिंग की फॉर्मूला थी, कुछ एक्स्ट्रा अधिकार देने की बात थी। ये सारी बातों पर एक साथ अगर कोई एक पैकेज होता है तो ये 3 निगम मैं भी मानता हूं आज भी वायबल हो सकते हैं। जैसे एक रिपोर्ट में है, पहले सेल टैक्स था, जीएसटी शेयरिंग की बात है। अब ये करे बगैर हम कैसे निगम चलाएं? नहीं चल सकता। और देख लिया कर 10 साल तक देखा है। और जिन लोगों ने कहा कि भाई पहले क्यों डिलिमिटेशन नहीं करा, काफी सांसदों ने, 3 सांसदों ने कहा, मैं इनको बताता हूं कि एकीकरण करने के पहले डिलिमिटेशन हो ही नहीं सकता। नया यूनिट बनता है, उसके बाद में सीटों का बंटवारा होता है, वार्डों का बंटवारा होता है। डिलिमिटेशन करेंगे तो किस अधिकार के तहत करेंगे? क्योंकि निगम तो 3 अलग है। जब तीनों निगम एक होंगे, एक निगम होगा, उसके बाद ही डिलिमिटेशन हो सकता। और इतनी सारी चीज पर इतनी शंका करने की जरूरत क्या है भाई? देश के बहुत बड़े हिस्से पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, बहुत बड़े हिस्से पर है। और ये दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां पर भी हमारे निगम जाएंगे, आप पार्टी के नहीं जाएंगे। हमारे निगम की जब तिथि समाप्त हो जाएगी तब हमारे निगम चले जाएंगे, हमारे काउंसिलर घर पर बैठेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, स्पेशल ऑफिसर आएगा। सीटों का सवाल उठाया गया। दादा कहते थे कि सीटें 250 बहुत ज्यादा है। दादा मैं तो 272 से 250 कर रहा हूं, 250 बढ़ाई नहीं है, जो ज्यादा थी नहीं, मगर ज्यादा थी इसको कम कराए। पहले समझिए, कम कर रहा हूं, आप समझे ही नहीं हो बिल्कुल। मुंबई के अंदर वार्डों की संख्या 227 है। अब 2 करोड़ की आबादी वहां है, यहां पर आबादी इतनी है, हमने 250 करी है, क्या ज्यादा कर लिया?
थोड़ी आबादी मुंबई से ज्यादा ही है, और आपके यहां भी 227 वार्ड है। तो सीटों की संख्या पर भी शंका करना, कहते हैं कि सीट का आंकड़ा कहां से लाए। चलो भाई, मैं मान लेता हूं कहां से लाए, मैं बताता हूं कहां से लाया, मगर 2011 में 272 कहां से लाए? ज्योतिषी को पूछकर लाए थे क्या? वो ऐसे ही एक्ट में आया था। संसद की संख्या बढ़ेगी इस हिसाब से, तो जहां में बैठने की बात नहीं कर रहा भैया, एक ही होता है ना। ना एक नहीं होता है। मैं चुने हुए आबादी जब बढ़ते हैं तो सीटों की संख्या भी बढ़ेगी, मतलब वार्ड भी बढ़ेगी। 272 तो ज्यादा होना चाहिए। अरे बैठिए बैठिए अधीर रंजन जी, बैठिए 2 मिनट बैठिए आप। नहीं, मैं आपको और ज्यादा समझाता हूं जिससे आप समझ पाओ। मैं कर रहा हूं कि आपने सवाल उठाया, विपक्ष के कुछ मित्रों ने, कि 272 की संख्या, 250 की संख्या कैसे तय की। तो मेरा इतना ही पूछना है, 272 कैसे तय की थी? इतनी ही बात मैं करता हूं। भाई वो ठीक है, मगर 3 में भी 272 सदस्य नहीं थे उस वक्त 272 नहीं थे। आंकड़ा कैसे आया? ऐसे ही अनुमान से आता है, कोई आंकड़ा तो रखना पड़ेगा। परंतु हमने ऐसा क्या है कि एक आइडियल एक्ट भेजा गया है, उसमें 225 की संख्या है। अगर 2 करोड़ से नीचे आबादी है, यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा ही है, इसलिए हमने 250 लिया। मैं जस्टिफिकेशन आपको बता देता हूं। गौरव गोगाई जी ने कहा कि दिल्ली में कितनी दुर्दशा है, ये है वो है, और स्पेशली उन्होंने यहां पर कोरोना का जिक्र किया कि दिल्ली में कोरोना था तब क्या हुआ, ये हुआ। मुझे मालूम नहीं है गोगाई साहब कहाँ रहते थे, यहाँ थे या आसाम में थे, अपने क्षेत्र में थे या दिल्ली में रहते, उनको मालूम नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई है, इसमें इसकी पूरी दुनिया भूरी भूरी प्रशंसा है। 130 करोड़ की आबादी को टीका लगाना, सबको अपने मोबाइल पर इसका सर्टिफिकेट मिल जाना, 2 टीका लगने के बाद कंप्लीट वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिल जाना, 9 दिन के अंदर ऑक्सीजन के उत्पादन को 12 गुना बढ़ाना, दुनिया भर से क्रायोजेनिक टैंकर लाकर उसको हवाई जहाज और स्पेशल ट्रेन से हर देश के कोने में भेजना और लाखों लोगों की जान बचाना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं अधीर रंजन जी को इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी सरकारों ने भी, मैं ही वीडियो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करता था, हर मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी का धन्यवाद किया है। हर मुख्यमंत्री, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, और मोदी जी ने भी हर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। दानिश जी, डर आपके जहन में हो सकता है, सबके जहन में नहीं हो सकता है। सब कुछ डर कर नहीं होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, और प्रयासों को, विरोधियों के प्रयासों को, राजनीतिक विरोधियों के प्रयासों को भी सराहने की स्पिरिट भी होती है। और इस स्पिरिट के तहत मुख्यमंत्री जी ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी सभी मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया है कि आपने बहुत अच्छा कहा, और एक बहुत अच्छे माहौल में। और ये कह रहे थे कि आप पार्टी को, गौरव भाई कह रहे थे आप पार्टी को काम नहीं करने दिया। गौरव भाई, आपको मालूम नहीं है, मुख्यमंत्री ने मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया था। मैं गया था लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के अंदर, लाशों के ढेर लगे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री सब
आप पार्टी को नहीं करने दिया बोले हैं भाई। मैं लिखता हूं ना, दिल्ली में कौन था तो आप पार्टी मतलब नहीं काम नहीं करने दिया। आप बैठिए, अब हो गया। अरे अभिनंदन जी रजिस्टर हो गया, बैठिए। लाशों के ढेर लगे थे, अंतिम संस्कार नहीं होते थे, वैक्सीनेशन का फॉर्मूला नहीं था, अस्पतालों के रेट तय नहीं किए गए थे। ये सारा मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने, क्योंकि हम मुख्य दर्शक बनकर नहीं बैठ सकते और हमने कहीं पर नहीं किया, जिक्र निकाल दिया तो मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि गुरु का जो रिकॉर्ड है वो सालों सालों तक रहता है, अजरा अमर होता है, आने वाली पीढ़ियां इसको पढ़ती है। इसलिए मुझे बोला, इतने सारे भाषणों में, चुनावी भाषणों में, कोई प्रेस इंटरव्यू में मैंने आज तक कभी नहीं कहा, मगर यहां पर इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, इसका एक रिकॉर्ड बनता है। माननीय अध्यक्ष जी, हमें कहा गया कि चुनाव से डरकर हमने ये बिल लेकर आए। भाई हम तो डरे नहीं है चुनाव से। सुनिए, अभिनंदन भी बोले। नहीं, मैं आपको कह ही नहीं रहा हूं, कहा गया ऐसा कर बोला हूं। चुनाव से डरने का स्वभाव हमारा नहीं है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, तो इसी का निरीक्षण कर रहा हूं। सुनिए ना, मगर मैं चुनाव से डरकर कैसे काम होता है वो बताता हूं। इंदिरा जी का चुनाव इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। उसके बाद रातों रात जिस प्रधानमंत्री को इस सदन में वोट देने का अधिकार नहीं था, वो प्रधानमंत्री ने देश भर के सारे लोकतांत्रिक अधिकार छीनकर इमरजेंसी डाली। इसको डर कहते हैं, इसको डर कहते हैं। लोकसभा की मियाद 1 साल बढ़ा दी, इसको डर कहते हैं। और सुनिए अभी, सुनिए ना, सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, इमरजेंसी डर कर लाई गई थी। सारे लोकतांत्रिक पार्टियों के नेताओं को, लाखों लोगों को डरकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। सारे अखबारों के एडिटोरियल यहां से तय होते थे। आकाशवाणी पर एक प्रसिद्ध गायक की आवाज को बैन कर दिया गया था। ड्यूएट गाने भी सिंगल आवाज में आते थे। इसको डर कहते हैं। और क्या होगा मैं बताता हूं। जो लोग कह रहे हैं ना कि डर चुनाव के कारण डर से ये टाला गया है, वो डरते हैं। तो 6 महीने बाद चुनाव होगा, क्यों डर है भाई? जनता ही करेगी। अगर जीतने का विश्वास है तो अभी क्यों चुनाव चाहिए? मैं देता हूं बाद में क्यों किया इसका जवाब भी। अगर जीतने का विश्वास है तो क्यों अभी ही चुनाव चाहिए? अच्छे काम किए तो 6 महीने बाद भी चुनाव जीत सकते हो। डर इसको कहते हैं कि अभी चुनाव करा लो, आनंद फानंद में जीत जाए। मगर माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहने आया हूं कि अगर किसी को डरना है तो किसको डरना है? 5 राज्यों के चुनाव का हवाला देकर कहते हैं कि परिणामों से भारतीय जनता पार्टी डर गई और आप पार्टी से डर गई। उत्तर प्रदेश में आप पार्टी 349 सीटों पर चुनाव लड़ी, सभी पर जमानत जब्त। उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, 68 सीटों पर जमानत जब्त। गोवा में 39 सीटों पर चुनाव लड़ी, 35 सीटों पर जमानत जब्त। मैंने आपका भी बताता हूं, बैठो, कांग्रेस का भी बताता हूं।
माननीय अध्यक्ष जी, इस सभा इस विषय पर भी मैं आता हूं भाई। अब मैं सुनिए ना, सुनिए, कांग्रेस पार्टी के काफी सांसद बोले डरना। भाई हम क्यों डरे? हमें डरने जैसे परिणाम ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी 454 सीटों पर चुनाव लड़ी, अरे सॉरी, कांग्रेस पार्टी 575 सीटों पर चुनाव लड़ी, 475 सीटों पर जमानत जब्त। अब डरना किसको है भाई? डरना किसको है? माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है। हमने 4 राज्यों में सरकार बनाई है और हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जहां पर भी चुनाव आएगा हम निश्चित जीत कर आएंगे। हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। और भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, हम तो जब 2 थे तब भी नहीं डरते, अब तो 302 है। और यहां से उस वक्त तंज कसे जाते थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा नेता का वरना पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाएंगे, मगर तंज कसे जाते थे। हमारे दो उस पार्टी का आज विपक्ष के नेता का स्टेटस भी नहीं। हम नहीं डरते। चुनाव से डरना क्या हार जीत होती रहती है? जनता का फैसला है, हमने स्पिरिट है। मैंने यही कहा। आप ट्रांसलेशन मिस्टर सुरेश, मैंने ये ट्रांसलेशन मोड पर रखिए, आप ट्रांसलेशन मोड पर रखिए। मैंने यही कहा है कि हम 2 थे तब भी नहीं डरते थे, आज 302 है, क्यों डरे? ना अहंकार की बात है, ना गमी का विषय है। जनता का फैसला लोकतंत्र में सबको स्वीकारना चाहिए और ये स्पिरिट भी, इसमें डर का कोई सवाल नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अब बिल क्यों लेकर आया इसका सवाल बार बार पूछा गया, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ये 3 निगम एक निगम को 3 निगम में बांटने के बाद बहुत अच्छे स्पिरिट से शायद किया गया होगा। उस वक्त दोनों सरकारें एक ही पार्टी की थी, मगर उसके बाद यहां शासन बदला। 5वें दिल्ली के वित्त आयोग ने 3 नगर निगमों को 5वें वित्त आयोग 40,561 करोड़ रुपया, दादा सुनिए काम में, 40,561 करोड़ रुपया 5वें वित्त आयोग में, दिल्ली के वित्त आयोग ने देने के लिए अनुशंसा की थी। दिल्ली सरकार ने 7,000 करोड़ से कम दिया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 40,561 करोड़ रुपया वित्त आयोग की सिफारिश थी कि तीनों नगर निगमों को आबादी के प्रोरेटा में दिया जाए सिविक सर्विस अपग्रेडेशन के लिए। स्टेट में दिल्ली के वित्त आयोग की बात करें, उसमें से 7,000 करोड़ से कम दिया। अब कहते हैं कि निगम नहीं चलते, हमारे सांसदों ने बताया, फिर भी निगम ने उनसे ज्यादा अच्छा काम किया है। अस्पताल भी ज्यादा बनाए, स्कूल भी ज्यादा बनाए, मगर ये घाटा कैसे भरा जाए? और मैं यह बात बताना चाहता हूं कि निगम इतने बनने के बाद आज जो घाटा है वो 11,000 करोड़ का, और 32,000 करोड़ नहीं दिया गया। अगर ये 32,000 करोड़ देते तो 11,000 करोड़ का घाटा भी न होता और 20,000 करोड़ सरप्लस होता, लोगों के काम होते।
किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी? इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, राजनीतिक से ऊपर उठकर इसको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। 40,000 करोड़ के सामने 7,000 करोड़ से कम दिया, 33,000 करोड़ कम दिया, फिर भी नगर निगम के तीनों मेयरों को मैं शाबाशी देना चाहता हूं कि सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए का घाटा है। अगर पूरा दे देते तो 33,000 करोड़ में से 11,000 करोड़ निकाल दे, 22,000 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता की सुखाकारी के लिए है। और इसके बाद भी माननीय अध्यक्ष, इसके डिटेल में जाने जैसा है। 5वें वित्त आयोग की सिफारिश की बात छोड़िए, इसके बाद राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण अनुशंसाएं जो नगर निगम ने कर भेजी, ऋण माफी, शिक्षा क्षेत्र व्यय की पूर्ण प्रतिपूर्ति, स्वच्छता पर व्यय के लिए वित्त पोषण, जो दादा कह रहे थे सीवरेज का, बकाया ऋणों पर ब्याज दर को दिल्ली सरकार कम करे, एक भी सिफारिश नहीं, एक पैसा ज्यादा नहीं दी। धन की कमी की वजह से निगमों ने अपने राजस्व को ठीक करने के लिए कई दरखास्तें भेजी दिल्ली सरकार को, परंतु इसको या तो अस्वीकार कर दिया गया या तो लंबित कर दिया गया। आज तक एक का भी जवाब नहीं दिया है। उसमें से कुछ मैं कहना चाहता हूं, जैसे व्यवसायिक कर के संबंध में वर्ष 2020 में, मार्च 2020 में एक दरखास्त भेजी, आज हम मार्च 2022 में, पंजाब से शायद आ गए अब कर। इस प्रकार से एक बार की पार्किंग प्रभारों को बढ़ाने के लिए हमने दरखास्त भेजी, कोई जवाब नहीं, रिजेक्ट कर दिया। एसडीएमसी ने के स्थानांतर शुल्क के संशोधन के लिए भी प्रस्ताव भेजा, आज तक लंबित है। विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बॉन्ड लेने के लिए, जिसकी आरबीआई की परमिशन थी, वित्तीय समावेशन के हिसाब से परमिटेड मात्रा में ऋण करने की परमिशन थी, बॉन्ड लेने के लिए हमने दिल्ली सरकार का परमिशन मांगा, बॉन्ड लेने के लिए परमिशन हमारा नगर निगमों का रिजेक्ट कर दिया गया। और अनुमोदित बजट जो होता है राज्य सरकार का, उसमें भी कटौती कर दी। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि नगर निगम कैसे चलेंगे, किस प्रकार से चले, क्या चाहते हैं कि दिल्ली की जनता त्राहिमाम हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाए? जो ऐसा सोचते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, सत्य को कभी कोई ढक कर नहीं रख सकता। हजारों सूर्य की तरह दीप्यमान होकर बाहर आता है। झूठ लंबा नहीं चलता, झूठ के पैर नहीं होते, टिक नहीं पाएगा झूठ। हमारी आज चर्चा हुई, हमारे सांसदों ने जो कहा है, जो मैं कह रहा हूं, क्या दिल्ली के वासी नहीं सुनते होंगे, हिसाब नहीं मांगेंगे? और मैं समझ सकता हूं कि दिल्ली सरकार के पास कमी हो सकती है, 30,000 करोड़ की कमी, तो फिर एडवर्टाइज के पैसे कहां से आते? इतनी सारी नियुक्ता अपने कार्यकर्ताओं की असंवैधानिक तरीके से कहां से होती? अगर राजनीति ही करनी है तो देश के फेडरल स्ट्रक्चर को हम नहीं तोड़ रहे हैं, जो तोड़ रहे हैं वो आपके साथ बैठे, हम नहीं तोड़ रहे हैं। क्या किस फेडरल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन इसको जस्टिफाइड करेगी? क्या आप नगर निगम का आर्थिक रूप से गला ही घोंट दोगे? इस तरह से कोई सहन नहीं कर सकता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, डेफिसिट इसलिए है कि हमें संसाधन बढ़ाने से भी रोका गया, हमारे अधिकार के संसाधन दिए भी नहीं। और मान्यवर दादा ने कहा कि सब अच्छा चल रहा है तो फिर क्यों इकट्ठा कर रहे हो? दादा और अच्छा करने के लिए कर रहे, अच्छा करने का संतोष नहीं होना चाहिए, अच्छा ही चल रहा है। हमारे सांसदों ने जो कहा है, एक एक चीज रिकॉर्ड पर है, परंतु
इससे भी अच्छा हो सकता है, इसलिए हम करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एकीकृत नगर निगम करने से 3 मेयरों की जगह 1 मेयर होगा, 75 समितियों की जगह 25 समितियां होगी, 3 म्युनिसिपल कमिश्नर की जगह 1 म्युनिसिपल कमिश्नर होगा, 3 मुख्यालय की जगह 1 मुख्यालय होगा। निर्णयों में समानता रहेगी, एकरूपता रहेगी। एक ही शहर में 2 प्रकार के कर के स्ट्रक्चर नहीं रहेंगे, वित्तीय स्थिति भी अच्छी रहेगी और लगभग 150 करोड़ का खर्च सालाना से कम होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत सरकार मुख्य प्रेक्षक बनकर नहीं रह सकती। दिल्ली देश की राजधानी है, देश की राजधानी की नगर निगम से यहाँ की सिविक सेवाओं के कारण पूरी विश्व भर में देश की छवि बनती है। अगर इतनी ओछी राजनीति दिल्ली राजधानी क्षेत्र के अंदर हो रही है तो हमें इंटरवीन करना ही चाहिए। न करते तो गलत था, इसलिए और उचित समय पर, क्योंकि 5 साल निगम के थे, समय समाप्त होगा तब तो एकीकरण करेंगे। चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार कैसे ले लेंगे? नहीं ले सकते। और सवाल उठाया जा रहा है परिणामों के बाद, पहले इसलिए नहीं किया था भाई, 3 महीना पहले के कहते कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया, आप पार्टी को दबाने के लिए किया। हमने चुनाव की राह देखी, अब इसमें भी आपको अच्छा नहीं लगा, हम क्या कर सकते हैं? और मैं अभी भी कहना चाहता हूं, सारे सांसद, बहुत स्टडीड सांसद है, सबको कहना चाहता हूं कि जब भी बिल पर कोई आपके मन में, निरंजन जी ने कहा हमें शंका है, एक फोन उठाकर निरंजन जी मेरे साथ बात कर देते, मैं तो निरसन कर देता शंका। इतने बड़े फ्लोर में आप ऐसा क्यों बोले? भी मुझे भी फोन कर देते। मैं टाइम का ही जस्टिफिकेशन दिया भाई, मैंने टाइम का ही जस्टिफिकेशन दिया। अरे भाई, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ये घोषणा करने की थी, आप उसको चुनाव की समझ बैठे। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ये घोषणा करने की थी। ये सब गलत है सर। तो आप ऊपर में बोल के क्यों रिकॉर्ड में लाते हैं? रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। माननीय सदस्यगण जो ये बोलते हैं ना, न तो रिकॉर्ड में जाता है न टीवी में जाता है। माननीय आप बोल के और टीवी में ला देते हो। अंत में मैं बताना चाहता हूं कि बिल को हम दिल्ली नगर निगम की सेवाओं को चुस्त दुरुस्त करने के एकमात्र उद्देश्य से लाए, ढांचागत सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए लाए, नगर निगमों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाए, नगर निगमों को स्वावलंबी बनाने के लिए लाए हैं, और जब चुनाव समाप्त हो जाए, जो भी पार्टी जीत कर आए, आत्मसम्मान के साथ दिल्ली जनों की सेवा कर ले, इसलिए आए। अतः मैं सभी लोगों को निवेदन करूंगा कि पक्षी से ऊपर उठकर बिल को सर्वानुमत से आप लोग सहयोग दीजिए, ऐसा मेरा आप सभी से आज विषय पर और विषयांतर पर दोनों प्रकार की चर्चाएं हुई है। खैर, मेरा दायित्व है, मैं बिल को पायलट कर रहा हूं, तो विषय की भी जवाब देना पड़ेगा, जिन्होंने विषयांतर करा है उसका भी जवाब मुझे देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अगर चर्चा विषय पर होती तो मेरा जवाब भी विषय पर सटीक तरीके से विषय के दायरे में ही रहता, मगर ये सदन देश की सबसे बड़ी पंचायत है। 130 करोड़ की आबादी सदन में जो चर्चा होती है इसको देखती है, क्योंकि बिल पर बोलने में थोड़ा दायरा विस्तृत होता है। लोकसभा के कार्यवाही के नियम बिल पर बोलने में थोड़े लचीले होते हैं। इसका उपयोग कर बहुत सारे सदस्यों ने
ढेर सारी बातें कही है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, सबको सब बात करने का अधिकार है। मेरा एक ही विनंती है कि मेरी बात भी जरा ध्यान से सुन लेना। अभी शुरू नहीं हुए दादा, ध्यान से सुन लेना। मैं सबसे पहले जो 20 सदस्यों ने आज की चर्चा में हिस्सा लिया है, पक्ष और विपक्ष के मिलकर सभी ने अपने अपनी दृष्टि से बिल के बारे में अपने विचार रखे हैं। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस बिल को इतने ध्यान से पढ़ा, इसकी गहराइयों में जाने का भी प्रयास किया, इसके साथ जुड़े हुए राजनीतिक पहलुओं को भी सोचा और अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपनी समझ के हिसाब से यहाँ पर विषय रखने का प्रयास किया। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले एक बहुत बड़ा विषय आया, संघीय ढांचे पर अतिक्रमण का, और दूसरा राज्यों के अधिकार हम छीन रहे हैं इसका। मनीष भाई भी बोले, विपक्ष के कांग्रेस के नेता भी बोले, दादा भी बोले, कई सारे लोगों ने बोला। मैं सबसे पहले इस गृह के सामने इस विषय को स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये विधेयक जो मैं लेकर आया हूं, माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के अनुच्छेद 239A के प्रदत्त संसद की शक्तियों के अनुरूप मैं लेकर आया हूं। अगर किसी को पढ़ना है तो मैं पढ़ भी सकता हूं, मैं संविधान को भी लेकर आया हूं कि पुनर्स्थापित करते वक्त भी ये मुद्दे उठाए गए थे, उस मुद्दों का जवाब भी दिया गया, तो फिर से आज ये मुद्दे उठाए गए। अनुच्छेद 239A 3B के अनुसार संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यहां एक अलग प्रकार से बात की जाए, राज्यों के अधिकार, राज्यों के अधिकार, राज्यों के अधिकार। केजरीवाल साहब भी इसकी दुहाई देते हैं, राज्यों के अधिकार, राज्यों के अधिकार। मैं इसलिए एक शब्द पर भार दिया, किसी ने नहीं सुना, दिल्ली संघ राज्य। ऐसा विधेयक मैं महाराष्ट्र में नहीं ला सकता, ऐसा विधेयक मैं गुजरात बंगाल में नहीं ला सकता, ना केंद्र सरकार ला सकती। मगर राज्य और संघ राज्य का अगर अंतर मालूम नहीं है तो मुझे लगता है कि ध्यान से संविधान को पढ़ना चाहिए। अभी जो मैं विधेयक लेकर आई हूं मान्यवर, वो संघ राज्य के संबंधित है, और राज्यों के अधिकार धारा 246, ये सारी चीजों का आप उपयोग कर इसको गुमराह करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, ये विधेयक हम बिल्कुल संविधान प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप लाए हैं और पूर्णतया संवैधानिक विधेयक है, क्योंकि दिल्ली संघ राज्य है और संघ राज्य की किसी भी बात पर, दिल्ली संघ राज्य की किसी भी बात पर लेजिस्लेशन लाने का भारत सरकार का अधिकार, और ये अधिकार का उपयोग क्यों किया, इस पर भी सवाल उठाए गए, इस पर भी मैं बाद में जवाब दूंगा। मैं थोड़ा आगे कहता हूं कि एक बात बताई गई, 2011 में ये विधेयक दिल्ली सरकार में पारित किया गया था, संशोधन, और अब आप इसको कैसे अमेंड कर सकते हो या तो कैसे बदल सकते हो। संविधान के अनुच्छेद 239A 3C के तहत इस देश की संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसके स्वरूप बदलने का या तो उसको निरस्त करने का अबाधित अधिकार है। और जो लोग हम पर आरोप करें, मैं उनको बताता हूं, ये हमारे समय में नहीं हुआ है,
अतिरंजन भी सुन ले, ये हमारे समय में नहीं हुआ है। ये संविधान के अंदर प्रोविजन ऑलरेडी है। संविधान को मेरे जैसे सादे चश्मों से दिखोगे तो दिखाई पड़ता होगा, राजनीतिक चश्मों से देखोगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा। चश्मे साफ करने का सवाल है माननीय अध्यक्ष जी। बाकी तो बहुत स्पष्ट लिखा है और सब भाषाओं में है। जो हिंदी पढ़ते हैं उसके लिए हिंदी में है, बंगाली पढ़ते हैं उसके लिए बंगाली में है, अंग्रेजी पढ़ते हैं उसके लिए अंग्रेजी में, मराठी पढ़ते हैं उसके लिए मराठी में है, सब भाषाओं में है। हाँ, गुजराती में मैं इसी से पढ़कर आया हूं, आप पढ़कर आइए, इतना ही कहता हूं। मान्यवर, अनुच्छेद 246 आर का जो उल्लेख किया गया वो निर्वाचन की विधा के संबंधित है। इस बिल में ध्यान से जिसने देखा होगा उसको मालूम होगा, निर्वाचन की कोई प्रक्रिया के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की। उल्टा सुझाव आया कि डायरेक्ट चुनाव कर लेते हैं। अरे भाई, हम नहीं कर सकते हैं, संविधान हमें नहीं परमिशन देता है। माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ा भ्रांति फैलाने का जो प्रयास हो रहा है, मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं। ये पूर्णतया संविधान प्रदत्त शक्तियों से लाया गया विधेयक है। इसमें संघ राज्य की शक्तियों पर कोई अतिक्रमण नहीं है और ना हम करना चाहते। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा, मैं एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं। एक जस्टिफिकेशन था कि भाई राज्य करे। संविधान के अनुच्छेद 239 ए 3C के पहले परंतुक के आधार पर टीएमसी अधिनियम 1957 में संशोधन करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित किया। अगर दिल्ली सरकार करती भी है तो उसको राष्ट्रपति की सहमति चाहिए, मतलब कैबिनेट की चाहिए। इसके अलावा संसद के पास केंद्र शासित प्रदेश जीएनसीटीडी के लिए किसी भी मामले अर्थात तीनों सूचियों में कोई भी मामला के संबंध में कानून बनाने का समवर्ती शक्तियां प्रदत्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 239 ए 3C के दूसरे प्रावधान के तहत भले ही संशोधन अधिनियम को सहमति दी है, संसद किसी भी समय एक ही समान मामले के संबंध में कोई भी कानून बना सकती है, जिसमें कानून में संशोधन करना, अलग अलग करना, निरसन करना सब शामिल है, जो राज्यसभा की विधानसभा के द्वारा ही बनाया गया। मान्यवर, ये मैं एक नोटिंग पढ़ रहा हूं और कांग्रेस के मित्रों की जानकारी के लिए, ये नोटिंग जब 2011 का एक कानून आया तब देश के गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री और विद्वान धारा शास्त्री पी चिदम्बरम ने किया हुआ नोटिंग है। उनका भी इंटरप्रिटेशन यही कहता है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी दादा कह रहे थे कि अमित शाह जी सब जगह सरकार बनाना चाहते हैं, इनकी पार्टी सब जगह सरकार बनाना चाहती है। पावर मतलब सरकार बनेंगे तभी तो आएगा, वैसे कैसे आएगा पावर? पावर तो लोकतंत्र में सरकार चुनकर आएगी तभी आएगा। तो मैं गृह में कहना चाहता हूं कि हाँ, हम चाहते हैं हर जगह हमारी सरकार बने, इसीलिए तो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव क्यों लड़ना? आप क्यों गोवा में गए भला बताइए? आप क्यों त्रिपुरा जा रहे हैं बताइए भला? आपको भी अधिकार है, मैं ना नहीं बोलता, आप भी जाइए, आप भी जाइए। हर पार्टी ने हर जगह अपनी आइडियोलॉजी, अपना स्टैंड, अपने कार्यक्रम, अपनी सरकारों के परफॉर्मेंस को लेकर जाना चाहिए। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसमें आपत्ति क्या होती? हर जगह पे कोई पार्टी विचार करे कि हमारे लोग चुनकर आए, हमारे कार्यक्रम के आधार पर, हमारी विचारधारा के आधार पर, हमारे नेता की लोकप्रियता के आधार पर, तो इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? लोकतंत्र में आपत्ति उनको हो सकती है जिनको सत्ता छीनने का डर है।
लोकतंत्र के पुरोधाओं को नहीं हो सकती। मैं अभी भी कहता हूं दादा, हम चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रमों के आधार पर, हमारी विचारधारा के आधार पर, हमारे नेतृत्व की लोकप्रियता के आधार पर और हमारी सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर हम सब जगह चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना भी चाहते हैं। मगर हम सत्ता विपक्षी कार्यकर्ताओं को मारकर हथियाना नहीं चाहते दादा, सीरीज ऑफ खून कर हथियाना नहीं चाहते, कार्यकर्ताओं की पत्नियों और बहनों पर बलात्कार कर हम नहीं चाहते सत्ता ले। ये हमारी संस्कृति नहीं है दादा। और लोकतंत्र का भी आती है कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, बाकी सारी पार्टियों के नाम देना नहीं चाहता, जो अपनी पार्टी में परिवार के आधार पर पार्टी चलाते हैं, कई सालों तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकते हैं, वो देश के लोग पार्टियों के नाम देना नहीं चाहता, जो अपनी पार्टी में परिवार के आधार पर पार्टी चलाते हैं, कई सालों तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकते हैं, वो देश के लोकतंत्र की चिंता कर। अरे भले अपने कार्यालय में तो चुनाव करा लो भाई, पहले अपनी पार्टी में तो करा लो, देश की बात में बात करना। माननीय अध्यक्ष जी, एक विषय आया विशेष अधिकारी की नियुक्ति। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि विशेष अधिकारी संक्रमण काल के लिए ही नियुक्त होता है, उसके बाद में चुनाव होता है और उसके बाद में चुनी हुई बॉडी आती है। और विशेष अधिकारी का दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 490 में इसका प्रोविजन पहले से है, तो कांग्रेस के समय में बनाई गई। जब आप उपयोग करोगे तो बहुत लोकतांत्रिक, और जब हम करेंगे तो लोकतंत्र का हनन हो गया। किस तरह से देश चलाना चाहते हो? आत्मचिंतन करोगे क्या? आईने में अपने आप को देखोगे क्या? देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? 490 भी कौन लेकर आया? तो आज उपयोग कर रहे हैं, उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी। और मैं आज कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, फिर से सबसे ज्यादा राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दो बार मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत, 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। एनडीए के साथी हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े। हमें कोई शौक नहीं है सत्ता, माननीय अध्यक्ष जी, ना हम चाहते। माननीय अध्यक्ष जी, सुप्रिया जी ने कहा कि चुनाव के एन मौके पर क्यों लेकर आए विधेयक। सुप्रिया जी, ओबीसी का बदलाव, ओबीसी सीटों का प्रोविजन का बदलाव महाराष्ट्र सरकार ने कब किया? महाराष्ट्र सरकार में कितने साल से एडमिनिस्ट्रेटर है? कितने कॉरपोरेशन में एडमिनिस्ट्रेटर है? क्यों चुनाव वहां नहीं होते हैं? और करना चाहते थे तो पहले क्यों नहीं किया? मैं भी पूछ सकता हूं। मगर जब अपने अपने राज्य में होता है, जैसे मेरे साथी सांसद निशिकांत जी ने कहा कि झारखंड में 5 महीने से एडमिनिस्ट्रेटर, 1 साल से एडमिनिस्ट्रेटर, मगर चूंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, आप नहीं बोलोगे। तथ्यों को पारदर्शिता के साथ इस सदन पर रखना चाहिए। इस सदन को पूरा देश देखता है। माननीय अध्यक्ष जी, मनीष तिवारी जी जवाब दे रहे थे। मनीष जी, नरसिम्हा राव जी का नाम दिया है, देखना भाई, जरा ध्यान रखना हम आगे क्या होता है। जरा संभल कर बोला करो यार, भावुक होकर इतना मत बोलो। हाई कमांड भाषण सुनता है। नरसिम्हा राव जी का नाम आपने दे दिया, और बिट्टू भाई ने भी पंजाब की गलती को स्वीकार कर लिया। चलो अच्छा ही है, देर सवेर स्वीकार कर लिया आपने। दादा ने कहा दिल्ली दंगों को मैंने कहा था कि सबको जेल में डालेंगे। दादा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन, पुलिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है। मैं सदन पर रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, दिल्ली में अब तक 2473 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, 409 चार्जशीट कर लिए गए और सिर्फ 83 लोगों की बेल हुई।
2 साल हो गए दादा, जेल में ही है, जेल में ही है। ये बंगाल नहीं है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो कानून तोड़ेगा उसको सजा। माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीर के चुनाव के लिए भी रेफरेंस आया। मेरा भाषण सदन के रिकॉर्ड पर है, कोई भी उठाकर देख सकता है, फिर से सुन सकता है, यूट्यूब पर भी है, आप भी उपलब्ध करा सकते हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट कहा था कि पहले पंचायत के चुनाव होंगे, उसके बाद में डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद में चुनाव होंगे और उसके बाद में पूर्ण राज्य का स्टेटस वापिस दे। पंचायत के चुनाव हो चुके हैं, कोई हिंसा के बगैर जिला पंचायत के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, डिलिमिटेशन समाप्त होने के कगार पर है। और मैं फिर से सदन पर कहता हूं, गृह में कहता हूं कि डिलिमिटेशन होने के बाद सभी दलों से चर्चा कर हम तुरंत चुनाव कराएंगे। हमें कोई शौक नहीं है राष्ट्रपति। माननीय अध्यक्ष जी, एक रेफरेंस आया कि कैंटोनमेंट बोर्ड भी यहाँ है, एनडीएमसी भी यहाँ है। आपने कहा कि राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास, संसद भवन सब एनडीएमसी में आता है। मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं थोड़ा डिटेल में बताता। मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि एक माहौल जो बनता है राजधानी का, वो सिर्फ एनडीएमसी से नहीं बनता है। और कैंटोनमेंट बोर्ड हम नहीं मिला सकते हैं। गौरव जी कहते थे अभी है नहीं, परंतु देश भर में कैंटोनमेंट बोर्ड अलग ही है। ये कोई दिल्ली की व्यवस्था नहीं है, देश भर में अलग है और कुछ कारणों से अलग रहना भी चाहिए। अगर इस पर पुनः विचार होगा और इस पर कानून बदला जाएगा तो यहां का भी होगा। हाँ, तो होता ही है, अभी चुनी हुई बॉडी ही है, वहां पर चुनाव हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और ढेर सारी कमिटियों के रिपोर्ट को यहां पर रखा गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहता हूं कि कमिटियों को रिपोर्ट जब जब भी आए, हर सरकार ने इस पर चर्चा करी, कि फाइलें भी उपलब्ध है। और चर्चा के बाद ये सारे प्रश्न जो अभी उपस्थित हुए थे, ये प्रश्नों को नजर में रखते हुए ही निर्णय नहीं लिए गए, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट सिर्फ 3 निगम बनाना नहीं था, इसके साथ ढेर सारी चीजें थी। रेवेन्यू शेयरिंग का पावर, रेवेन्यू शेयरिंग की फॉर्मूला थी, कुछ एक्स्ट्रा अधिकार देने की बात थी। ये सारी बातों पर एक साथ अगर कोई एक पैकेज होता है तो ये 3 निगम मैं भी मानता हूं आज भी वायबल हो सकते हैं। जैसे एक रिपोर्ट में है, पहले सेल टैक्स था, जीएसटी शेयरिंग की बात है। अब ये करे बगैर हम कैसे निगम चल रहा है? नहीं चल सकता। और देख लिया कर 10 साल तक देखा है। और जिन लोगों ने कहा कि भाई पहले क्यों डिलिमिटेशन नहीं करा, काफी सांसदों ने, 3 सांसदों ने कहा, मैं इनको बताता हूं कि एकीकरण करने के पहले डिलिमिटेशन हो ही नहीं सकता। नया यूनिट बनता है, उसके बाद में सीटों का बंटवारा होता है, वार्डों का बंटवारा होता है। डिलिमिटेशन करेंगे तो किस अधिकार के तहत करेंगे? क्योंकि निगम तो 3 अलग हैं। जब तीनों निगम एक होंगे, एक निगम होगा, उसके बाद ही डिलिमिटेशन हो सकता। और इतनी सारी चीज पर इतनी शंका करने की जरूरत क्या है भाई? देश के बहुत बड़े हिस्से पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, बहुत बड़े हिस्से पर है। और ये दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां पर भी हमारे निगम जाएंगे, आप पार्टी के नहीं जाएंगे। हमारे निगम की जब तिथि समाप्त हो जाएगी तब हमारे निगम चले जाएंगे, हमारे काउंसिलर घर पर बैठेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, स्पेशल ऑफिसर आएगा। सीटों का सवाल उठाया गया। दादा कहते थे कि सीटें 250 बहुत ज्यादा है। दादा मैं तो 272 से 250 कर रहा हूं, 250 बढ़ाई नहीं है, जो ज्यादा थी नहीं, मगर ज्यादा थी इसको कम कराए। पहले समझिए, कम कर रहा हूं, आप समझे ही नहीं हो बिल्कुल। मुंबई के अंदर वार्डों की संख्या 227 है। अब 2 करोड़ की आबादी वहां है, यहां पर आबादी इतनी है, हमने 250 करी है, क्या ज्यादा कर लिया?
थोड़ी आबादी मुंबई से ज्यादा ही है, और आपके यहां भी 227 वार्ड है। तो सीटों की संख्या पर भी शंका करना, कहते हैं कि सीट का आंकड़ा कहां से लाए। चलो भाई, मैं मान लेता हूं कहां से लाए, मैं बताता हूं कहां से लाया, मगर 2011 में 272 कहां से लाए? ज्योतिषी को पूछकर लाए थे क्या? वो ऐसे ही एक्ट में आया था। संसद की संख्या बढ़ेगी इस हिसाब से, तो जहां अरे मैं बैठने की बात नहीं कर रहा भैया, एक ही होते हैं ना, ना एक नहीं होता है। मैं चुने हुए आबादी जब बढ़ते हैं तो सीटों की संख्या भी बढ़ेगी, मतलब वार्ड भी बढ़ेगी। 272 तो ज्यादा होना चाहिए। अरे बैठिए बैठिए अधीर रंजन जी, बैठिए 2 मिनट बैठिए आप। नहीं, मैं आपको और ज्यादा समझाता हूं जिससे आप समझ पाओ। मैं कर रहा हूं कि आपने सवाल उठाया, विपक्ष के कुछ मित्रों ने, कि 272 की संख्या, 250 की संख्या कैसे तय की। तो मेरा इतना ही पूछना है, 272 कैसे तय की थी? इतनी ही बात मैं करता हूं। भाई वो ठीक है, मगर 3 में भी 272 सदस्य नहीं थे उस वक्त 272 नहीं थे। आंकड़ा कैसे आया? ऐसे ही अनुमान से आता है, कोई आंकड़ा तो रखना पड़ेगा। परंतु हमने ऐसा क्या है कि एक आइडियल एक्ट भेजा गया है, उसमें 225 की संख्या है। अगर 2 करोड़ से नीचे आबादी है, यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा ही है, इसलिए हमने 250 लिया। जस्टिफिकेशन आपको बता देता हूं। गौरव गोगाई जी ने कहा कि दिल्ली में कितनी दुर्दशा है, ये है वो है, और स्पेशली उन्होंने यहां पर कोरोना का जिक्र किया कि दिल्ली में कोरोना था तब क्या हुआ, ये हुआ। मुझे मालूम नहीं है गोगाई साहब कहाँ रहते थे, यहाँ थे या आसाम में थे, अपने क्षेत्र में थे या दिल्ली में रहते, उनको मालूम नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई है, इसमें इसकी पूरी दुनिया भूरी भूरी प्रशंसा करती है। 130 करोड़ की आबादी को टीका लगाना, सबको अपने मोबाइल पर इसका सर्टिफिकेट मिल जाना, 2 टीका लगने के बाद कंप्लीट वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिल जाना, 9 दिन के अंदर ऑक्सीजन के उत्पादन को 12 गुना बढ़ाना, दुनिया भर से क्रायोजेनिक टैंकर लाकर उसको हवाई जहाज और स्पेशल ट्रेन से हर देश के कोने में भेजना और लाखों लोगों की जान बचाना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं अधीर रंजन जी को इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी सरकारों ने भी, मैं ही वीडियो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करता था, हर मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी का धन्यवाद किया है। हर मुख्यमंत्री, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, और मोदी जी ने भी हर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। दानिश जी, डर आपके जहन में हो सकता है, सबके जहन में नहीं हो सकता है। सब कुछ डर कर नहीं होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, और प्रयासों को, विरोधियों के प्रयासों को, राजनीतिक विरोधियों के प्रयासों को भी सराहने की स्पिरिट भी होती है। और इस स्पिरिट के तहत मुख्यमंत्री जी ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी सभी मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया है कि आपने बहुत अच्छा कहा, और एक बहुत अच्छे माहौल में। और ये कह रहे थे कि आप पार्टी को, गौरव भाई कह रहे थे आप पार्टी को काम नहीं करने दिया। गौरव भाई, आपको मालूम नहीं है, मुख्यमंत्री ने मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया था। मैं गया था लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के अंदर, लाशों के ढेर लगे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री सब
आप पार्टी को नहीं करने दिया बोले हैं भाई, मैं लिखता हूं ना। दिल्ली में कौन था तो आप पार्टी मतलब नहीं काम नहीं करने दिया। आप बैठिए, अब हो गया। अरे अधिरंजन जी रजिस्टर हो गया, बैठिए। लाशों के ढेर लगे थे, अंतिम संस्कार नहीं होते थे, वैक्सीनेशन का फॉर्मूला नहीं था, अस्पतालों के रेट तय नहीं किए गए थे। ये सारा मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किया, क्योंकि हम मुक्त दर्शक बनकर नहीं बैठ सकते और हमने कहीं पर नहीं किया। आज जिक्र निकाल दिया तो मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि गुरु का जो रिकॉर्ड है वो सालों सालों तक रहता है, अजरा अमर होता है, आने वाली पीढ़ियां इसको पढ़ती है। इसलिए मुझे बोला, इतने सारे भाषणों में, चुनावी भाषणों में, कोई प्रेस इंटरव्यू में मैंने आज तक कभी नहीं कहा, मगर यहां पर इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, इसका एक रिकॉर्ड बनता है। माननीय अध्यक्ष जी, हमें कहा गया कि चुनाव से डरकर हमने ये बिल लेकर आए। भाई हम तो डरे नहीं है चुनाव से। सुनिए, अधिरंजन भी बोले। नहीं, मैं आपको कह ही नहीं रहा हूं, कहा गया ऐसा कर बोला हूं। चुनाव से डरने का स्वभाव हमारा नहीं है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, तो इसी का निरीक्षण कर रहा हूं। सुनिए ना, मगर मैं चुनाव से डरकर कैसे काम होता है वो बताता हूं। इंदिरा जी का चुनाव इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। उसके बाद रातों रात जिस प्रधानमंत्री को इस सदन में वोट देने का अधिकार नहीं था, वो प्रधानमंत्री ने देश भर के सारे लोकतांत्रिक अधिकार छीनकर इमरजेंसी डाली। इसको डर कहते हैं, इसको डर कहते हैं। लोकसभा की मियाद 1 साल बढ़ा दी, इसको डर कहते हैं। और सुनिए अभी, सुनिए ना, सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, इमरजेंसी डर कर लाई गई थी। सारे लोकतांत्रिक पार्टियों के नेताओं को, लाखों लोगों को डरकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। सारे अखबारों के एडिटोरियल यहां से तय होते थे। आकाशवाणी पर एक प्रसिद्ध गायक की आवाज को बैन कर दिया गया था। ड्यूएट गाने भी सिंगल आवाज में आते थे। इसको डर कहते हैं। और क्या होगा मैं बताता हूं। जो लोग कह रहे हैं ना कि डर चुनाव के कारण डर से ये टाला गया है, वो डरते हैं। तो 6 महीने बाद चुनाव होगा, क्यों डर है भाई? जनता ही करेगी। अगर जीतने का विश्वास है तो अभी क्यों चुनाव चाहिए? मैं देता हूं बाद में क्यों किया इसका जवाब भी। अगर जीतने का विश्वास है तो क्यों अभी ही चुनाव चाहिए? अच्छे काम किए तो 6 महीने बाद भी चुनाव जीत सकते हो। डर इसको कहते हैं कि अभी चुनाव करा लो, आनंद फानंद में जीत जाए। मगर माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहने आया हूं कि अगर किसी को डरना है तो किसको डरना है? 5 राज्यों के चुनाव का हवाला देकर कहते हैं कि परिणामों से भारतीय जनता पार्टी डर गई और आप पार्टी से डर गई। उत्तर प्रदेश में आप पार्टी 349 सीटों पर चुनाव लड़ी, सभी पर जमानत जब्त। उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, 68 सीटों पर जमानत जब्त। गोवा में 39 सीटों पर चुनाव लड़ी, 35 सीटों पर जमानत जब्त। पंजाब में अच्छा परफॉर्म करा, मणिपुर गए नहीं। हम किससे डरे भाई? मैंने सुना था, आपका भी बताता हूं, बैठो, कांग्रेस का भी बताता हूं।
माननीय अध्यक्ष जी, इस सभा इस विषय पर भी मैं आता हूं भाई। अब मैं सुनिए ना, सुनिए, कांग्रेस पार्टी के काफी सांसद बोले डरना। भाई हम क्यों डरे? हमें डरने जैसे परिणाम ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी 454 सीटों पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस पार्टी 575 सीटों पर चुनाव लड़ी, 475 सीटों पर जमानत जब्त। अब डरना किसको है भाई? डरना किसको है? माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है। हमने 4 राज्यों में सरकार बनाई है और हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जहां पर भी चुनाव आएगा हम निश्चित जीत कर आएंगे। हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। और भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, हम तो जब 2 थे तब भी नहीं डरते, अब तो 302 है। और यहां से उस वक्त तंज कसे जाते थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा नेता का, वरना पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाएंगे, मगर तंज कसे जाते थे। हमारे दो, उस पार्टी का आज विपक्ष के नेता का स्टेटस भी नहीं। हम नहीं डरते। चुनाव से डरना क्या हर जीत होती रहती है? जनता का फैसला है, हमने स्पिरिट है। मैंने यही कहा। आप ट्रांसलेशन मिस्टर सुरेश, मैंने ये ट्रांसलेशन मोड पर रखिए, आप ट्रांसलेशन मोड पर रखिए। मैंने यही कहा है कि हम 2 थे तब भी नहीं डरते थे, आज 302 है, क्यों डरे? ना अहंकार की बात है, ना गमी का विषय है। जनता का फैसला लोकतंत्र में सबको स्वीकारना चाहिए और ये स्पिरिट भी, इसमें डर का कोई सवाल नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अब बिल क्यों लेकर आया, इसका सवाल बार बार पूछा गया, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ये 3 निगम एक निगम को 3 निगम में बांटने के बाद बहुत अच्छे स्पिरिट से शायद किया गया होगा। उस वक्त दोनों सरकारें एक ही पार्टी की थी, मगर उसके बाद यहां शासन बदला। 5वें दिल्ली के वित्त आयोग ने 3 नगर निगमों को 5वें वित्त आयोग 40,561 करोड़ रुपया, दादा सुनिए काम में, 40,561 करोड़ रुपया 5वें वित्त आयोग में, दिल्ली के वित्त आयोग ने देने के लिए अनुशंसा की थी। दिल्ली सरकार ने 7,000 करोड़ से कम दिया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 40,561 करोड़ रुपया वित्त आयोग की सिफारिश थी कि तीनों नगर निगमों को आबादी के प्रोरेटा में दिया जाए सिविक सर्विस अपग्रेडेशन के लिए। स्टेट में दिल्ली के वित्त आयोग की बात करें, उसमें से 7,000 करोड़ से कम दिया। अब कहते हैं कि निगम नहीं चलते, हमारे सांसदों ने बताया, फिर भी निगम ने उनसे ज्यादा अच्छा काम किया है। अस्पताल भी ज्यादा बनाए, स्कूल भी ज्यादा बनाए, मगर ये घाटा कैसे भरा जाए? और मैं अब बात बताना चाहता हूं कि निगम इतने बनने के बाद आज जो घाटा है वो 11,000 करोड़ का, और 32,000 करोड़ नहीं दिया गया। अगर ये 32,000 करोड़ देते तो 11,000 करोड़ का घाटा भी न होता और 20,000 करोड़ सरप्लस होता, लोगों के काम होते।
किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी? इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, राजनीतिक से ऊपर उठकर इसको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। 40,000 करोड़ के सामने 7,000 करोड़ से कम दिया, 33,000 करोड़ कम दिया, फिर भी नगर निगम के तीनों मेयरों को मैं शाबाशी देना चाहता हूं कि सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए का घाटा है। अगर पूरा दे देते तो 33,000 करोड़ में से 11,000 करोड़ निकाल दे, 22,000 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता की सुखाकारी के लिए है। और इसके बाद भी माननीय अध्यक्ष, इसके डिटेल में जाने जैसा है। 5वें वित्त आयोग की सिफारिश की बात छोड़िए, इसके बाद राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण अनुशंसाएं जो नगर निगम ने कर भेजी, ऋण माफी, शिक्षा क्षेत्र व्यय की पूर्ण प्रतिपूर्ति, स्वच्छता पर व्यय के लिए वित्त पोषण जो दादा कह रहे थे, सीवरेज का, बकाया ऋणों पर ब्याज दर को दिल्ली सरकार कम करे, एक भी सिफारिश नहीं, एक पैसा ज्यादा नहीं दी। धन की कमी की वजह से निगमों ने अपने राजस्व को ठीक करने के लिए कई दरखास्तें भेजी दिल्ली सरकार को, परंतु इसको या तो अस्वीकार कर दिया गया या तो लंबित कर दिया गया। आज तक एक का भी जवाब नहीं दिया है। उसमें से कुछ मैं कहना चाहता हूं, जैसे व्यवसायिक कर के संबंध में वर्ष 2020 में, मार्च 2020 में एक दरखास्त भेजी, आज हम मार्च 2022 में, पंजाब से शायद आ गए अब कर। इस प्रकार से एक बार की पार्किंग प्रभारों को बढ़ाने के लिए हमने दरखास्त भेजी, कोई जवाब नहीं, रिजेक्ट कर दिया। एसडीएमसी ने के स्थानांतर शुल्क के संशोधन के लिए भी प्रस्ताव भेजा, आज तक लंबित है। विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बॉन्ड लेने के लिए, जिसकी आरबीआई की परमिशन थी, वित्तीय समावेशन के हिसाब से परमिटेड मात्रा में ऋण करने की परमिशन थी, बॉन्ड लेने के लिए हमने दिल्ली सरकार का परमिशन मांगा, बॉन्ड लेने के लिए परमिशन हमारा नगर निगमों का रिजेक्ट कर दिया गया। और अनुमोदित बजट जो होता है राज्य सरकार का, उसमें भी कटौती कर दी। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि नगर निगम कैसे चलेंगे, किस प्रकार से चले, क्या चाहते हैं कि दिल्ली की जनता त्राहिमाम हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाए? जो ऐसा सोचते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, सत्य को कभी कोई ढक कर नहीं रख सकता। हजारों सूर्य की तरह दीप्यमान होकर बाहर आ जाए। झूठ लंबा नहीं चलता, झूठ के पैर नहीं होते, टिक नहीं पाएगा झूठ। हमारी आज चर्चा हुई, हमारे सांसदों ने जो कहा है, जो मैं कह रहा हूं, क्या दिल्ली के वासी नहीं सुनते होंगे, हिसाब नहीं मांगेंगे? और मैं समझ सकता हूं कि दिल्ली सरकार के पास कमी हो सकती है, 30,000 करोड़ की कमी, तो फिर एडवर्टाइज के पैसे कहां से आते? इतनी सारी नियुक्ता अपने कार्यकर्ताओं की असंवैधानिक तरीके से कहां से होती? अगर राजनीति ही करनी है तो देश के फेडरल स्ट्रक्चर को हम नहीं तोड़ रहे हैं, जो तोड़ रहे हैं वो आपके साथ बैठे, हम नहीं तोड़ रहे हैं। क्या किस फेडरल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन इसको जस्टिफाई करेगी? क्या आप नगर निगम का आर्थिक रूप से गला ही घोंट दोगे? इस तरह से कोई सहन नहीं कर सकता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, डेफिसिट इसलिए है कि हमें संसाधन बढ़ाने से भी रोका गया, हमारे अधिकार के संसाधन दिए भी नहीं। और मान्यवर दादा ने कहा कि सब अच्छा चल रहा है तो फिर क्यों इकट्ठा कर रहे हो? दादा और अच्छा करने के लिए कर रहे, अच्छा करने का संतोष नहीं होना चाहिए, अच्छा ही चल रहा है। हमारे सांसदों ने जो कहा है, एक एक चीज रिकॉर्ड पर है, परंतु
इससे भी अच्छा हो सकता है, इसलिए हम करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एकीकृत नगर निगम करने से 3 मेयरों की जगह 1 मेयर होगा, 75 समितियों की जगह 25 समितियां होगी, 3 म्युनिसिपल कमिश्नर की जगह 1 म्युनिसिपल कमिश्नर होगा, 3 मुख्यालय की जगह 1 मुख्यालय होगा। निर्णयों में समानता रहेगी, एकरूपता रहेगी। एक ही शहर में 2 प्रकार के कर के स्ट्रक्चर नहीं रहेंगे, वित्तीय स्थिति भी अच्छी रहेगी और लगभग 150 करोड़ का खर्च सालाना से कम होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत सरकार मुख्य प्रेक्षक बनकर नहीं रह सकती। दिल्ली देश की राजधानी है, देश की राजधानी की नगर निगम से यहाँ की सिविक सेवाओं के कारण पूरी विश्व भर में देश की छवि बनती है। अगर इतनी ओछी राजनीति दिल्ली राजधानी क्षेत्र के अंदर हो रही है तो हमें इंटरवीन करना ही चाहिए। न करते तो गलत था, इसलिए और उचित समय पर, क्योंकि 5 साल निगम के थे, समय समाप्त होगा तब तो एकीकरण करेंगे। चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार कैसे ले लेंगे? नहीं ले सकते। और सवाल उठाया जा रहा है परिणामों के बाद, पहले इसलिए नहीं किया था भाई, 3 महीना पहले के कहते कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया, आप पार्टी को दबाने के लिए किया। हमने चुनाव की राह देखी, अब इसमें भी आपको अच्छा नहीं लगा। हम क्या कर सकते हैं? और मैं अभी भी कहना चाहता हूं, सारे सांसद, बहुत स्टडी सांसद है, सबको कहना चाहता हूं कि जब भी बिल पर कोई आपके मन में, निरंजन जी ने कहा हमें शंका है, एक फोन उठाकर निरंजन जी मेरे साथ बात कर देते, मैं तो निरसन कर देता शंका। इतने बड़े फ्लोर में आप ऐसा क्यों बोले? भी मुझे भी फोन कर लेते। मैं टाइम का ही जस्टिफिकेशन दिया भाई, मैंने टाइम का ही जस्टिफिकेशन दिया। अरे भाई, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ये घोषणा करने की थी, आप उसको चुनाव की समझ बैठे। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ये घोषणा करने की थी। ये सब गलत है सर। तो आप ऊपर में बोल के क्यों रिकॉर्ड में लाते हैं? रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। माननीय सदस्यगण जो ये बोलते हैं ना, न तो रिकॉर्ड में जाता न टीवी में जाता है। माननीय आप बोल के और टीवी में ला देते हो। अंत में मैं बताना चाहता हूं कि बिल को हम दिल्ली नगर निगम की सेवाओं को चुस्त दुरुस्त करने के एकमात्र उद्देश्य से लाए, ढांचागत सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए लाए, नगर निगमों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाए, नगर निगमों को स्वावलंबी बनाने के लिए लाए हैं, और जब चुनाव समाप्त हो जाए, जो भी पार्टी जीत कर आए, आत्मसम्मान के साथ दिल्ली जनों की सेवा कर ले। इसलिए आज विषय पर और विषयांतर पर दोनों प्रकार की चर्चाएं हुई है। खैर, मेरा दायित्व है, मैं बिल को पायलट कर रहा हूं, तो विषय की भी जवाब देना पड़ेगा, जिन्होंने विषयांतर करा है उसका भी जवाब मुझे देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अगर चर्चा विषय पर होती तो मेरा जवाब भी विषय पर सटीक तरीके से विषय के दायरे में ही रहता, मगर ये सदन देश की सबसे बड़ी पंचायत है। 130 करोड़ की आबादी सदन में जो चर्चा होती है इसको देखती है, क्योंकि बिल पर बोलने में थोड़ा दायरा विस्तृत होता है। लोकसभा के कार्यवाही के नियम बिल पर बोलने में थोड़े लचीले होते हैं। इसका उपयोग कर बहुत सारे सदस्यों ने ढेर सारी बातें कही है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, सबको सब बात करने का अधिकार है। मेरा एक ही विनंती है कि मेरी बात भी जरा ध्यान से सुन लेना। अभी शुरू नहीं हुए दादा, ध्यान से सुन लेना। मैं सबसे पहले जो 20 सदस्यों ने
आज की चर्चा में हिस्सा लिया है। पक्ष और विपक्ष के मिलकर सभी ने अपने अपनी दृष्टि से बिल के बारे में अपने विचार रखे हैं। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस बिल को इतने ध्यान से पढ़ा, इसकी गहराइयों में जाने का भी प्रयास किया, इसके साथ जुड़े हुए राजनीतिक पहलुओं को भी सोचा और अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपनी समझ के हिसाब से यहाँ पर विषय रखने का प्रयास किया। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले एक बहुत बड़ा विषय आया, संघीय ढांचे पर अतिक्रमण का, और दूसरा राज्यों के अधिकार हम छीन रहे हैं इसका। मनीष भाई भी बोले, विपक्ष के कांग्रेस के नेता भी बोले, दादा भी बोले, कई सारे लोगों ने बोला। मैं सबसे पहले इस गृह के सामने इस विषय को स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये विधेयक जो मैं लेकर आया हूं, माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के अनुच्छेद 239A के प्रदत्त संसद की शक्तियों के अनुरूप में लेकर आया हूं। अगर किसी को पढ़ना है तो मैं पढ़ भी सकता हूं, मैं संविधान को भी लेकर आया हूं कि पुनर्स्थापित करते वक्त भी ये मुद्दे उठाए गए थे, उस मुद्दों का जवाब भी दिया गया, तो फिर से आज ये मुद्दे उठाए गए। अनुच्छेद 239A 3B के अनुसार संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यहां एक अलग प्रकार से बात की जाए, राज्यों के अधिकार, राज्यों के अधिकार, राज्यों के अधिकार। केजरीवाल साहब भी इसकी दुहाई देते हैं, राज्यों के अधिकार, राज्यों के अधिकार। मैं इसलिए एक शब्द पर भार दिया, किसी ने नहीं सुना, दिल्ली संघ राज्य। ऐसा विधेयक मैं महाराष्ट्र में नहीं ला सकता, ऐसा विधेयक मैं गुजरात बंगाल में नहीं ला सकता, ना केंद्र सरकार ला सकती। मगर राज्य और संघ राज्य का अगर अंतर मालूम नहीं है तो मुझे लगता है कि ध्यान से संविधान को पढ़ना चाहिए। अभी जो मैं विधेयक लेकर आई हूं मान्यवर, वो संघ राज्य के संबंधित है, और राज्यों के अधिकार धारा 246, ये सारी चीजों का आप उपयोग कर इसको गुमराह करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, ये विधेयक हम बिल्कुल संविधान प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप लाए हैं और पूर्णतया संवैधानिक विधेयक है, क्योंकि दिल्ली संघ राज्य है और संघ राज्य की किसी भी बात पर, दिल्ली संघ राज्य की किसी भी बात पर लेजिस्लेशन लाने का भारत सरकार का अधिकार, और ये अधिकार का उपयोग क्यों किया, इस पर भी सवाल उठाए गए, इस पर भी मैं बाद में जवाब दूंगा। मैं थोड़ा आगे कहता हूं कि एक बात बताई गई, 2011 में ये विधेयक दिल्ली सरकार में पारित किया गया था, संशोधन, और अब आप इसको कैसे अमेंड कर सकते हो या तो कैसे बदल सकते हो। संविधान के अनुच्छेद 239A 3C के तहत इस देश की संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसके स्वरूप बदलने का या तो उसको निरस्त करने का अबाधित अधिकार है। और जो लोग हम पर आरोप करें, मैं उनको बताता हूं, ये हमारे समय में नहीं हुआ है। अधीर रंजन भी सुन ले, ये हमारे समय में नहीं हुआ है। ये संविधान के अंदर प्रोविजन ऑलरेडी है। संविधान को मेरे जैसे सादे चश्मों से देखोगे तो दिखाई पड़ता होगा, राजनीतिक चश्मों से देखोगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा।
चश्मे साफ करने का सवाल है माननीय अध्यक्ष जी से। बाकी तो बहुत स्पष्ट लिखा है और सब भाषाओं में है। जो हिंदी पढ़ते हैं उसके लिए हिंदी में है, बंगाली पढ़ते हैं उसके लिए बंगाली में है, अंग्रेजी पढ़ते हैं उसके लिए अंग्रेजी में, मराठी पढ़ते हैं उसके लिए मराठी में है, सब भाषाओं में है। हाँ, गुजराती में मैं इसी से पढ़कर आया हूं। आप पढ़कर आइए, इतना ही कहता हूं। मान्यवर, अनुच्छेद 246 आर का जो उल्लेख किया गया वो निर्वाचन की विधा के संबंधित है। इस बिल में ध्यान से जिसने देखा होगा उसको मालूम होगा निर्वाचन की कोई प्रक्रिया के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की। उल्टा सुझाव आया कि डायरेक्ट चुनाव कर लेते हैं। अरे भाई, हम नहीं कर सकते हैं, संविधान हमें नहीं परमिशन देता है। माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ा भ्रांति फैलाने का जो प्रयास हो रहा है, मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं। ये पूर्णतया संविधान प्रदत्त शक्तियों से लाया गया विधेयक है। इसमें संघ राज्य की अध्यक्ष जी उन्होंने कहा, मैं एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं। एक जस्टिफिकेशन था कि भाई राज्य करे। संविधान के अनुच्छेद 239 ए 3C के पहले परंतुक के आधार पर टीएमसी अधिनियम 1957 में संशोधन करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित किया। अगर दिल्ली सरकार करती भी है तो उसको राष्ट्रपति की सहमति चाहिए, मतलब कैबिनेट की चाहिए। इसके अलावा संसद के पास केंद्र शासित प्रदेश जीएनसीटीडी के लिए किसी भी मामले अर्थात तीनों सूचियों में कोई भी मामला के संबंध में कानून बनाने का समवर्ती शक्तियां प्रदत्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 239 ए 3C के दूसरे प्रावधान के तहत भले ही संशोधन अधिनियम को सहमति दी है, संसद किसी भी समय एक ही समान मामले के संबंध में कोई भी कानून बना सकती है, जिसमें कानून में संशोधन करना, अलग अलग करना, निरसन करना सब शामिल है, जो राज्यसभा की विधानसभा के द्वारा ही बनाया गया। मान्यवर, ये मैं एक नोटिंग पढ़ रहा हूं और कांग्रेस के मित्रों की जानकारी के लिए ये नोटिंग जब 2011 का एक कानून आया तब देश के गृहमंत्री, तत्कालीन गृहमंत्री और विद्वान धारा शास्त्री पी चिदम्बरम ने किया हुआ नोटिंग है। उनका भी इंटरप्रिटेशन यही कहता है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी दादा कह रहे थे कि अमित शाह जी सब जगह सरकार बनाना चाहते हैं, इनकी पार्टी सब जगह सरकार बनाना चाहती है। पावर मतलब सरकार बनेंगे तभी तो आएगा, वैसे कैसे आएगा पावर? पावर तो लोकतंत्र में सरकार चुनकर आएगी तभी आएगा। तो मैं गृह में कहना चाहता हूं कि हाँ, हम चाहते हैं हर जगह हमारी सरकार बने, इसीलिए तो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव क्यों लड़ना? आप क्यों गोवा में गए भला बताइए? आप क्यों त्रिपुरा जा रहे हैं बताइए भला? आपको भी अधिकार है, मैं ना नहीं बोलता, आप भी जाइए, आप भी जाइए। हर पार्टी ने हर जगह अपनी आइडियोलॉजी, अपना स्टैंड, अपने कार्यक्रम, अपनी सरकारों के परफॉर्मेंस को लेकर जाना चाहिए। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसमें आपत्ति क्या होती? हर जगह पे कोई पार्टी विचार करे कि हमारे लोग चुनकर आए, हमारे कार्यक्रम के आधार पर, हमारी विचारधारा के आधार पर, हमारे नेता की लोकप्रियता के आधार पर, तो इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? लोकतंत्र में आपत्ति उनको हो सकती है जिनको सत्ता छीनने का डर है, लोकतंत्र के पुरोधाओं को नहीं हो सकती। मैं अभी भी कहता हूं दादा, हम चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रमों के आधार पर, हमारी विचारधारा के आधार पर, हमारे नेतृत्व की लोकप्रियता के आधार पर और हमारी सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर हम सब जगह चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना भी चाहते हैं। मगर हम सत्ता
विपक्षी कार्यकर्ताओं को मारकर हत्याना नहीं चाहते दादा, सीरीज ऑफ खून कर हत्याना नहीं चाहते, कार्यकर्ताओं की पत्नियों और बहनों पर बलात्कार कर हम नहीं चाहते सत्ता लेने। ये हमारी संस्कृति नहीं है दादा, और लोकतंत्र का भी आती है। कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, बाकी सारी पार्टियों के नाम देना नहीं चाहता, जो अपनी पार्टी में परिवार के आधार पर पार्टी चलाते हैं, कई सालों तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकते हैं, वो देश के लोग पार्टियों के नाम देना नहीं चाहता, जो अपनी पार्टी में परिवार के आधार पर पार्टी चलाते हैं, कई सालों तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकते हैं, वो देश के लोकतंत्र की चिंता कर। अरे भले अपने कार्यालय में तो चुनाव करा लो भाई, पहले अपनी पार्टी में तो करा लो, देश की बात में बात करना। माननीय अध्यक्ष जी, एक विषय आया विशेष अधिकारी की नियुक्ति। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि विशेष अधिकारी संक्रमण काल के लिए ही नियुक्त होते, उसके बाद में चुनाव होता है और उसके बाद में चुनी हुई बॉडी आती, और विशेष अधिकारी का दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 490 में इसका प्रोविजन पहले से है, तो कांग्रेस के समय में बनाई गई। जब आप उपयोग करोगे तो बहुत लोकतांत्रिक, और जब हम करेंगे तो लोकतंत्र का हनन हो गया। किस तरह से देश चलाना चाहते हो? आत्मचिंतन करोगे क्या? आईने में अपने आप को देखोगे क्या? देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? 490 भी कौन लेकर आया? तो आज उपयोग कर रहे हैं, उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी। और मैं आज कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, फिर से सबसे ज्यादा राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दो बार मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत, 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। एनडीए के साथी हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े। हमें कोई शौक नहीं है सत्ता, माननीय अध्यक्ष जी, ना हम चाहते। माननीय अध्यक्ष जी, सुप्रिया जी ने कहा कि चुनाव के एन मौके पर क्यों लेकर आए विधेयक। सुप्रिया जी, ओबीसी का बदलाव, ओबीसी सीटों का प्रोविजन का बदलाव महाराष्ट्र सरकार ने कब किया? महाराष्ट्र सरकार में कितने साल से एडमिनिस्ट्रेटर है? कितने कॉरपोरेशन में एडमिनिस्ट्रेटर है? क्यों चुनाव वहां नहीं होते हैं? और करना चाहते थे तो पहले क्यों नहीं किया? मैं भी पूछ सकता हूं। मगर जब अपने अपने राज्य में होता है, जैसे मेरे साथी सांसद निशिकांत जी ने कहा कि झारखंड में 5 महीने से एडमिनिस्ट्रेटर, 1 साल से एडमिनिस्ट्रेटर, मगर चूंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, आप नहीं बोलोगे। तथ्यों को पारदर्शिता के साथ इस सदन पर रखना चाहिए। इस सदन को पूरा देश देखता है। माननीय अध्यक्ष जी, मनीष तिवारी जी जवाब दे रहे थे। मनीष जी, नरसिम्हा राव जी का नाम दिया है, देखना भाई, जरा ध्यान रखना हम आगे क्या होता है। जरा संभल कर बोला करो यार, भावुक होकर इतना मत बोलो। हाईकमांड भाषण सुनता है। नरसिम्हा राव जी का नाम आपने दे दिया, और बिट्टू भाई ने भी पंजाब की गलती को स्वीकार कर लिया। चलो अच्छा ही है, देर सवेर स्वीकार कर लिया आपने। दादा ने कहा दिल्ली दंगों को मैंने कहा था कि सबको जेल में डालेंगे। दादा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन, पुलिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है। मैं सदन पर रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, दिल्ली में अब तक 2473 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, 409 चार्जशीट कर लिए गए, और सिर्फ 83 लोगों की बेल हुई। 2 साल हो गए दादा, जेल में ही है, जेल में ही है। ये बंगाल नहीं है, यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो कानून तोड़ेगा उसको सजा। माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीर के चुनाव के लिए भी रेफरेंस आया। मेरा भाषण सदन के रिकॉर्ड पर है।
कोई भी उठाकर देख सकता है, फिर से सुन सकता है, यूट्यूब पर भी है, आप भी उपलब्ध करा सकते हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट कहा था कि पहले पंचायत के चुनाव होंगे, उसके बाद में डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद में चुनाव होंगे और उसके बाद में पूर्ण राज्य का स्टेटस वापिस दे। पंचायत के चुनाव हो चुके हैं, कोई हिंसा के बगैर जिला पंचायत के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, डिलिमिटेशन समाप्त होने के कगार पर है। और मैं फिर से सदन पर कहता हूं, गृह में कहता हूं कि डिलिमिटेशन होने के बाद सभी दलों से चर्चा कर हम तुरंत चुनाव कराएंगे। हमें कोई शौक नहीं है राष्ट्रपति। माननीय अध्यक्ष जी, एक रेफरेंस आया कि कैंटोनमेंट बोर्ड भी यहाँ है, एनडीएमसी भी यहाँ है। आपने कहा कि राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास, संसद भवन सब एनडीएमसी में आता है। मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं थोड़ा डिटेल में बताता। मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि एक माहौल जो बनता है राजधानी का, वो सिर्फ एनडीएमसी से नहीं बनता है। और कैंटोनमेंट बोर्ड हम नहीं मिला सकते हैं। गौरव जी कहते थे अभी है नहीं, परंतु देश भर में कैंटोनमेंट बोर्ड अलग ही है। ये कोई दिल्ली की व्यवस्था नहीं है, देश भर में अलग है और कुछ कारणों से अलग रहना भी चाहिए। अगर इस पर पुनः विचार होगा और इस पर कानून बदला जाएगा तो यहां का भी होगा। हाँ, तो होता ही है, अभी चुनी हुई बॉडी ही है, वहां पर चुनाव हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और ढेर सारी कमिटियों के रिपोर्ट को यहां पर रखा गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहता हूं कि कमिटियों को रिपोर्ट जब जब भी आए, हर सरकार ने इस पर चर्चा करी, कि फाइलें भी उपलब्ध है। और चर्चा के बाद ये सारे प्रश्न जो अभी उपस्थित हुए थे, ये प्रश्नों को नजर में रखते हुए ही निर्णय नहीं लिए गए, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट सिर्फ 3 निगम बनाना नहीं था, इसके साथ ढेर सारी चीजें थी। रेवेन्यू शेयरिंग का पावर, रेवेन्यू शेयरिंग की फॉर्मूला थी, कुछ एक्स्ट्रा अधिकार देने की बात थी। ये सारी बातों पर एक साथ अगर कोई एक पैकेज होता है तो ये 3 निगम मैं भी मानता हूं आज भी वायबल हो सकते हैं। जैसे एक रिपोर्ट में है, पहले सेल टैक्स था, जीएसटी शेयरिंग की बात है। अब ये करे बगैर हम कैसे निगम चलाएं? नहीं चल सकता। और देख लिया कर 10 साल तक देखा है। और जिन लोगों ने कहा कि भाई पहले क्यों डिलिमिटेशन नहीं करा, काफी सांसदों ने, 3 सांसदों ने कहा, मैं इनको बताता हूं कि एकीकरण करने के पहले डिलिमिटेशन हो ही नहीं सकता। नया यूनिट बनता है, उसके बाद में सीटों का बंटवारा होता है, वार्डों का बंटवारा होता है। डिलिमिटेशन करेंगे तो किस अधिकार के तहत करेंगे? क्योंकि निगम तो 3 अलग है। जब तीनों निगम एक होंगे, एक निगम होगा, उसके बाद ही डिलिमिटेशन हो सकता। और इतनी सारी चीज पर इतनी शंका करने की जरूरत क्या है भाई? देश के बहुत बड़े हिस्से पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, बहुत बड़े हिस्से पर है। और ये दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां पर भी हमारे निगम जाएंगे, आप पार्टी के नहीं जाएंगे। हमारे निगम की जब तिथि समाप्त हो जाएगी तब हमारे निगम चले जाएंगे, हमारे काउंसिलर घर पर बैठेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, स्पेशल ऑफिसर आएगा। सीटों का सवाल उठाया गया। दादा कहते थे कि सीटें 250 बहुत ज्यादा है। दादा मैं तो 272 से 250 कर रहा हूं, 250 बढ़ाई नहीं है, जो ज्यादा थी नहीं, मगर ज्यादा थी इसको कम कराए। पहले समझिए, कम कर रहा हूं, आप समझे ही नहीं हो बिल्कुल। मुंबई के अंदर वार्डों की संख्या 227 है। अब 2 करोड़ की आबादी वहां है, यहां पर आबादी इतनी है, हमने 250 करी है। क्या ज्यादा कर लिया? थोड़ी आबादी मुंबई से ज्यादा ही है, और आपके यहां भी 227 वार्ड है। तो सीटों की संख्या पर भी शंका करना। कहते हैं कि सीट का आंकड़ा कहां से लाए? चलो भाई, मैं मान लेता हूं कहां से लाए, मैं बताता हूं कहां से लाया। मगर 2011 में 272 कहां से लाए? ज्योतिषी को पूछकर लाए थे क्या? वो ऐसे ही एक्ट में आया था।
संसद की संख्या बढ़ेगी इस हिसाब से। तो जहां अरे मैं बैठने की बात नहीं कर रहा भैया, एक ही होते हैं ना। ना एक नहीं होता है। मैं चुने हुए आबादी जब बढ़ते हैं तो सीटों की संख्या भी बढ़ेगी, मतलब वार्ड भी बढ़ेगी। 272 तो ज्यादा होना चाहिए। अरे बैठिए बैठिए अधीर रंजन जी, बैठिए 2 मिनट बैठिए आप। नहीं, मैं आपको और ज्यादा समझाता हूं जिससे आप समझ पाओ। मैं कर रहा हूं कि आपने सवाल उठाया विपक्ष के कुछ मित्रों ने कि 272 की संख्या 250 की संख्या कैसे तय की, तो मेरा इतना ही पूछना है 272 कैसे तय की थी, इतनी ही बात मैं करता हूं। भाई वो ठीक है, मगर 3 में भी 272 सदस्य नहीं थे उस वक्त 272 नहीं थे। आंकड़ा कैसे आया? ऐसे ही अनुमान से आता है, कोई आंकड़ा तो रखना पड़ेगा। परंतु हमने ऐसा क्या है कि एक आइडियल एक्ट भेजा गया है, उसमें 225 की संख्या है। अगर 2 करोड़ से नीचे आबादी है, यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा ही है, इसलिए हमने 250 लिया। जस्टिफिकेशन आपको बता देता हूं। गौरव गोगाई जी ने कहा कि दिल्ली में कितनी दुर्दशा है, ये है वो है, और स्पेशली उन्होंने यहां पर कोरोना का जिक्र किया कि दिल्ली में कोरोना था तब क्या हुआ, ये हुआ। मुझे मालूम नहीं है गोगाई साहब कहाँ रहते थे, यहाँ थे या आसाम में थे, अपने क्षेत्र में थे या दिल्ली में रहते, उनको मालूम नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई है, इसमें इसकी पूरी दुनिया भूरी भूरी प्रशंसा है। 130 करोड़ की आबादी को टीका लगाना, सबको अपने मोबाइल पर इसका सर्टिफिकेट मिल जाना, 2 टीका लगने के बाद कंप्लीट वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिल जाना, 9 दिन के अंदर ऑक्सीजन के उत्पादन को 12 गुना बढ़ाना, दुनिया भर से क्रायोजेनिक टैंकर लाकर उसको हवाई जहाज और स्पेशल ट्रेन से हर देश के कोने में भेजना और लाखों लोगों की जान बचाना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं अधीर रंजन जी को इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी सरकारों ने भी, मैं ही वीडियो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करता था, हर मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी का धन्यवाद किया है, हर मुख्यमंत्री, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, और मोदी जी ने भी हर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। दानिश जी, डर आपके जहन में हो सकता है, सबके जहन में नहीं हो सकता है। सब कुछ डर कर नहीं होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, और प्रयासों को, विरोधियों के प्रयासों को, राजनीतिक विरोधियों के प्रयासों को भी सराहने की स्पिरिट भी होती है। और इस स्पिरिट के तहत मुख्यमंत्री जी ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी सभी मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया है कि आपने बहुत अच्छा कहा, और एक बहुत अच्छे माहौल में। और ये कह रहे थे कि आप पार्टी को, गौरव भाई कह रहे थे आप पार्टी को काम नहीं करने दिया। गौरव भाई, आपको मालूम नहीं है, मुख्यमंत्री ने मेरे साथ आने के लिए मना कर दिया था। मैं गया था लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के अंदर, लाशों के ढेर लगे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री सब, आप पार्टी को नहीं करने दिया बोले है। भाई मैं लिखता हूं ना, दिल्ली में कौन था तो आप पार्टी, मतलब नहीं, काम नहीं करने दिया। आप बैठिए, अब हो गया। अरे अधीर रंजन जी, रजिस्टर हो गया, बैठिए। लाशों के ढेर लगे थे, अंतिम संस्कार नहीं होते थे, वैक्सीनेशन का फॉर्मूला नहीं था, अस्पतालों के रेट तय नहीं किए गए थे। ये सारा
मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने, क्योंकि हम मुक्त दर्शक बनकर नहीं बैठ सकते और हमने कहीं पर नहीं किया, जिक्र निकाल दिया तो मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि गुरु का जो रिकॉर्ड है वो सालों सालों तक रहता है, अजरा अमर होता है, आने वाली पीढ़ियां इसको पढ़ती है। इसलिए मुझे बोला, इतने सारे भाषणों में, चुनावी भाषणों में, कोई प्रेस इंटरव्यू में मैंने आज तक कभी नहीं कहा, मगर यहां पर इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, इसका एक रिकॉर्ड बनता है। माननीय अध्यक्ष जी, हमें कहा गया कि चुनाव से डरकर हमने ये बिल लेकर आए। भाई हम तो डरे नहीं है चुनाव से। सुनिए ना, सुनिए, अधीर रंजन भी बोले। नहीं, मैं आपको कह ही नहीं रहा हूं, कहा गया ऐसा कर बोला हूं। चुनाव से डरने का स्वभाव हमारा नहीं है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, तो इसी का निरीक्षण कर रहा हूं। सुनिए ना, मगर मैं चुनाव से डरकर कैसे काम होता है वो बताता हूं। इंदिरा जी का चुनाव इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। उसके बाद रातों रात जिस प्रधानमंत्री को इस सदन में वोट देने का अधिकार नहीं था, वो प्रधानमंत्री ने देश भर के सारे लोकतांत्रिक अधिकार छीनकर इमरजेंसी डाली। इसको डर कहते हैं, इसको डर कहते हैं। लोकसभा की मियाद 1 साल बढ़ा दी, इसको डर कहते हैं। और सुनिए अभी, सुनिए ना, सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, इमरजेंसी डर कर लाई गई थी। सारे लोकतांत्रिक पार्टियों के नेताओं को, लाखों लोगों को डरकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। सारे अखबारों के एडिटोरियल यहां से तय होते थे। आकाशवाणी पर एक प्रसिद्ध गायक की आवाज को बैन कर दिया गया था। ड्यूएट गाने भी सिंगल आवाज में आते थे। इसको डर कहते हैं। और क्या होगा मैं बताता हूं। जो लोग कह रहे हैं ना कि डर चुनाव के कारण डर से ये टाला गया है, वो डरते हैं। तो 6 महीने बाद चुनाव होगा, क्यों डर है भाई? जनता ही करेगी। अगर जीतने का विश्वास है तो अभी क्यों चुनाव चाहिए? मैं देता हूं बाद में क्यों किया इसका जवाब भी। अगर जीतने का विश्वास है तो क्यों अभी ही चुनाव चाहिए? अच्छे काम किए तो 6 महीने बाद भी चुनाव जीत सकते हो। डर इसको कहते हैं कि अभी चुनाव करा लो, आनंद फानंद में जीत जाए। मगर माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहने आया हूं कि अगर किसी को डरना है तो किसको डरना है? 5 राज्यों के चुनाव का हवाला देकर कहते हैं कि परिणामों से भारतीय जनता पार्टी डर गई और आप पार्टी से डर गई। उत्तर प्रदेश में आप पार्टी 349 सीटों पर चुनाव लड़ी, सभी पर जमानत जब्त। उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, 68 सीटों पर जमानत जब्त। गोवा में 39 सीटों पर चुनाव लड़ी, 35 सीटों पर जमानत जब्त। पंजाब में अच्छा परफॉर्म करा, मणिपुर गए नहीं। हम किससे डरे भाई? मैंने सुना था, आपका भी बताता हूं, बैठो कांग्रेस का भी बताता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर भी मैं आता हूं भाई।
अब मैं सुनिए, कांग्रेस पार्टी के काफी सांसद बोले डरना। भाई हम क्यों डरे? हमें डरने जैसे परिणाम ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी 454 सीटों पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस पार्टी 575 सीटों पर चुनाव लड़ी, 475 सीटों पर जमानत जब्त। अब डरना किसको है भाई? डरना किसको है? माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है। हमने 4 राज्यों में सरकार बनाई है और हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जहां पर भी चुनाव आएगा हम निश्चित जीत कर आएंगे। हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। और भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, हम तो जब 2 थे तब भी नहीं डरते, अब तो 302 है। और यहां से उस वक्त तंज कसे जाते थे, मैं नाम नहीं बोलूंगा नेता का वरना पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाएंगे, मगर तंज कसे जाते थे हमारे दो। उस पार्टी का आज विपक्ष के नेता का स्टेटस भी नहीं। हम नहीं डरते। चुनाव से डरना क्या हार जीत होती रहती है? जनता का फैसला है, हमने स्पिरिट है। मैंने यही कहा। आप ट्रांसलेशन मिस्टर सुरेश, मैंने ये ट्रांसलेशन मोड पर रखिए। आप ट्रांसलेशन मोड पर रखिए। मैंने यही कहा है कि हम 2 थे तब भी नहीं डरते थे, आज 302 है, क्यों डरे? ना अहंकार की बात है, ना गमी का विषय है। जनता का फैसला लोकतंत्र में सबको स्वीकारना चाहिए और ये स्पिरिट भी, इसमें डर का कोई सवाल नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अब बिल क्यों लेकर आया इसका सवाल बार बार पूछा गया, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ये 3 निगम एक निगम को 3 निगम में बांटने के बाद बहुत अच्छे स्पिरिट से शायद किया गया होगा। उस वक्त दोनों सरकारें एक ही पार्टी की थी, मगर उसके बाद यहां शासन बदला। 5वें दिल्ली के वित्त आयोग ने 3 नगर निगमों को 5वें वित्त आयोग 40,561 करोड़ रुपया, दादा सुनिए काम में, 40,561 करोड़ रुपया 5वें वित्त आयोग में, दिल्ली के वित्त आयोग ने देने के लिए अनुशंसा की थी। दिल्ली सरकार ने 7,000 करोड़ से कम दिया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 40,561 करोड़ रुपया वित्त आयोग की सिफारिश थी कि तीनों नगर निगमों को आबादी के प्रोरेटा में दिया जाए सिविक सर्विस अपग्रेडेशन के लिए। स्टेट में दिल्ली के वित्त आयोग की बात करें, उसमें से 7,000 करोड़ से कम दिया। अब कहते हैं कि निगम नहीं चलते, हमारे सांसदों ने बताया, फिर भी निगम ने उनसे ज्यादा अच्छा काम किया है। अस्पताल भी ज्यादा बनाए, स्कूल भी ज्यादा बनाए, मगर ये घाटा कैसे भरा जाए? और मैं यह बात बताना चाहता हूं कि निगम इतने बनने के बाद आज जो घाटा है वो 11,000 करोड़ का, और 32,000 करोड़ नहीं दिया गया। अगर ये 32,000 करोड़ देते तो 11,000 करोड़ का घाटा भी न होता और 20,000 करोड़ सरप्लस होता, लोगों के काम होते। किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी? इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, राजनीतिक से ऊपर उठकर इसको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। 40,000 करोड़ के सामने 7,000 करोड़ से कम दिया, 33,000 करोड़ कम दिया, फिर भी
नगर निगम के तीनों मेयरों को मैं शाबाशी देना चाहता हूं कि सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए का घाटा है। अगर पूरा दे देते तो 33,000 करोड़ में से 11,000 करोड़ निकाल दे, 22,000 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता की सुखाकारी के लिए है। और इसके बाद भी माननीय अध्यक्ष, इसके डिटेल में जाने जैसा है। 5वें वित्त आयोग की सिफारिश की बात छोड़िए, इसके बाद राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण अनुशंसाएं जो नगर निगम ने कर भेजी, ऋण माफी, शिक्षा क्षेत्र व्यय की पूर्ण प्रतिपूर्ति, स्वच्छता पर व्यय के लिए वित्त पोषण जो दादा कह रहे थे, सीवरेज का, बकाया ऋणों पर ब्याज दर को दिल्ली सरकार कम करे, एक भी सिफारिश नहीं, एक पैसा ज्यादा नहीं दी। धन की कमी की वजह से निगमों ने अपने राजस्व को ठीक करने के लिए कई दरखास्तें भेजी दिल्ली सरकार को, परंतु इसको या तो अस्वीकार कर दिया गया या तो लंबित कर दिया गया। आज तक एक का भी जवाब नहीं दिया है। उसमें से कुछ मैं कहना चाहता हूं, जैसे व्यवसायिक कर के संबंध में वर्ष 2020 में, मार्च 2020 में एक दरखास्त भेजी, आज हम मार्च 2022 में, पंजाब से शायद आ गए अब कर। इस प्रकार से एक बार की पार्किंग प्रभारों को बढ़ाने के लिए हमने दरखास्त भेजी, कोई जवाब नहीं, रिजेक्ट कर दिया। एसडीएमसी ने के स्थानांतर शुल्क के संशोधन के लिए भी प्रस्ताव भेजा, आज तक लंबित है। विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बॉन्ड लेने के लिए जिसकी आरबीआई की परमिशन थी, वित्तीय समावेशन के हिसाब से परमिटेड मात्रा में ऋण करने की परमिशन थी, बॉन्ड लेने के लिए हमने दिल्ली सरकार का परमिशन मांगा, बॉन्ड लेने के लिए परमिशन हमारा नगर निगमों का रिजेक्ट कर दिया गया। और अनुमोदित बजट जो होता है राज्य सरकार का, उसमें भी कटौती कर दी। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि नगर निगम कैसे चलेंगे, किस प्रकार से चले, क्या चाहते हैं कि दिल्ली की जनता त्राहिमाम हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाए? जो ऐसा सोचते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, सत्य को कभी कोई ढक कर नहीं रख सकता। हजारों सूर्य की तरह दीप्यमान होकर बाहर आ गए। झूठ लंबा नहीं चलता, झूठ के पैर नहीं होते, टिक नहीं पाएगा झूठ। हमारी आज चर्चा हुई, हमारे सांसदों ने जो कहा है, जो मैं कह रहा हूं, क्या दिल्ली के वासी नहीं सुनते होंगे, हिसाब नहीं मांगेंगे? और मैं समझ सकता हूं कि दिल्ली सरकार के पास कमी हो सकती है, 30,000 करोड़ की कमी, तो फिर एडवर्टाइज के पैसे कहां से आते? इतनी सारी नियुक्ता अपने कार्यकर्ताओं की असंवैधानिक तरीके से कहां से होती? अगर राजनीति ही करनी है तो देश के फेडरल स्ट्रक्चर को हम नहीं तोड़ रहे हैं, जो तोड़ रहे हैं वो आपके साथ बैठे, हम नहीं तोड़ रहे हैं। क्या किस फेडरल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन इसको जस्टिफाई करेगी? क्या आप नगर निगम का आर्थिक रूप से गला ही घोंट दोगे? इस तरह से कोई सहन नहीं कर सकता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, डेफिसिट इसलिए है कि हमें संसाधन बढ़ाने से भी रोका गया, हमारे अधिकार के संसाधन दिए भी नहीं। और मान्यवर दादा ने कहा कि सब अच्छा चल रहा है तो फिर क्यों इकट्ठा कर रहे हो? दादा और अच्छा करने के लिए कर रहे, अच्छा करने का संतोष नहीं होना चाहिए, अच्छा ही चल रहा है। हमारे सांसदों ने जो कहा है, एक एक चीज रिकॉर्ड पर है, परंतु इससे भी अच्छा हो सकता है, इसलिए मैं हम करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एकीकृत नगर निगम करने से 3 मेयरों की जगह 1 मेयर होगा, 75 समितियों की जगह 25 समितियां होगी, 3 म्युनिसिपल कमिश्नर की जगह 1 म्युनिसिपल कमिश्नर होगा,
3 मुख्यालय की जगह 1 मुख्यालय होगा। निर्णयों में समानता रहेगी, एकरूपता रहेगी। एक ही शहर में 2 प्रकार के कर के स्ट्रक्चर नहीं रहेंगे। वित्तीय स्थिति भी अच्छी रहेगी और लगभग 150 करोड़ का खर्च सालाना से कम होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत सरकार मूक प्रेक्षक बनकर नहीं रह सकती। दिल्ली देश की राजधानी है। देश की राजधानी की नगर निगम से यहाँ की सिविक सेवाओं के कारण पूरी विश्व भर में देश की छवि बनती है। अगर इतनी ओछी राजनीति दिल्ली राजधानी क्षेत्र के अंदर हो रही है तो हमें इंटरवीन करना ही चाहिए। न करते तो गलत था, इसलिए और उचित समय पर क्योंकि 5 साल निगम के थे, समय समाप्त होगा तब तो एकीकरण करेंगे। चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार कैसे ले लेंगे? नहीं ले सकते। और सवाल उठाया जा रहा है परिणामों के बाद, पहले इसलिए नहीं किया था भाई 3 महीना पहले के कहते कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया, आप पार्टी को दबाने के लिए किया। हमने चुनाव की राह देखी, अब इसमें भी आपको अच्छा नहीं लगा। हम क्या कर सकते हैं? और मैं अभी भी कहना चाहता हूं, सारे सांसद बहुत स्टडीड सांसद है, सबको कहना चाहता हूं कि जब भी बिल पर कोई आपके मन में मैं टाइम का ही जस्टिफिकेशन दिया भाई, मैंने टाइम का ही जस्टिफिकेशन दिया। अरे भाई, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ये घोषणा करने की थी, आप उसको चुनाव की समझ बैठे। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ये घोषणा करने की थी। ये सब गलत है सर। तो आप ऊपर में बोल के क्यों रिकॉर्ड में लाते हैं? रिकॉर्ड में नहीं जा रहा। माननीय सदस्यगण जो ये बोलते हैं ना, न तो रिकॉर्ड में जाता है न टीवी में जाता है। तो आप बोल के और टीवी में ला देते हो। अंत में मैं बताना चाहता हूं कि बिल को हम दिल्ली नगर निगम की सेवाओं को चुस्त दुरुस्त करने के एकमात्र उद्देश्य से लाए। ढांचागत सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए लाए। नगर निगमों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाए हैं। नगर निगमों को स्वावलंबी बनाने के लिए लाए हैं। और जब चुनाव समाप्त हो जाए, जो भी पार्टी जीत कर आए, आत्मसम्मान के साथ दिल्ली जनों की सेवा कर ले। इसलिए आज विषय पर और विषयां दोनों प्रकार की चर्चाएं हुई है। खैर, मेरा दायित्व है, मैं बिल को पायलट कर रहा हूं, तो विषय की भी जवाब देना पड़ेगा। जिन्होंने विषयांतर करा है उसका भी जवाब मुझे देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अगर चर्चा विषय पर होती तो मेरा जवाब भी विषय पर सटीक तरीके से विषय के दायरे में ही रहता। मगर ये सदन देश की सबसे बड़ी पंचायत है। 130 करोड़ की आबादी सदन में जो चर्चा होती है इसको देखती है। क्योंकि बिल पर बोलने में थोड़ा दायरा विस्तृत होता है। लोकसभा के कार्यवाही के नियम बिल पर बोलने में थोड़े लचीले होते हैं। इसका उपयोग कर बहुत सारे सदस्यों ने ढेर सारी बातें कही है। मुझे कोई आपत्ति नहीं, सबको सब बात करने का अधिकार है। मेरा एक ही विनंती है कि मेरी बात भी जरा ध्यान से सुन लेना। अभी शुरू नहीं हुए दादा, ध्यान से सुन लेना। मैं सबसे पहले जो 20 सदस्यों ने आज की चर्चा में हिस्सा लिया है, पक्ष और विपक्ष के मिलकर, सभी ने अपने अपनी दृष्टि से बिल के बारे में अपने विचार रखे हैं। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस बिल को इतने ध्यान से पढ़ा, इसकी गहराइयों में जाने का भी प्रयास किया, इसके साथ जुड़े हुए राजनीतिक पहलुओं को भी सोचा और अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपनी समझ के हिसाब से यहाँ पर विषय रखने का प्रयास किया। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले एक बहुत बड़ा विषय आया
संघीय ढांचे पर अतिक्रमण का, और दूसरा राज्यों के अधिकार हम छीन रहे हैं इसका। मनीष भाई भी बोले, विपक्ष के कांग्रेस के नेता भी बोले, दादा भी बोले, कई सारे लोगों ने बोला। मैं सबसे पहले इस गृह के सामने इस विषय को स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये विधेयक जो मैं लेकर आया हूं, माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के अनुच्छेद 239 ए के प्रदत्त संसद की शक्तियों के अनुरूप मैं लेकर आया हूं। अगर किसी को पढ़ना है तो मैं पढ़ भी सकता हूं, मैं संविधान को भी लेकर आया हूं कि पुनर्स्थापित करते वक्त भी ये मुद्दे उठाए गए थे, उस मुद्दों का जवाब भी दिया गया, तो फिर से आज ये मुद्दे उठाए गए। अनुच्छेद 239 ए 3B के अनुसार संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यहां एक अलग प्रकार से बात की जाए, राज्यों के अधिकार, राज्यों के अधिकार, राज्यों के अधिकार। केजरीवाल साहब भी इसकी दुहाई देते हैं, राज्यों के अधिकार, राज्यों के अधिकार। मैं इसलिए एक शब्द पर भार दिया, किसी ने नहीं सुना, दिल्ली संघ राज्य। ऐसा विधेयक मैं महाराष्ट्र में नहीं ला सकता, ऐसा विधेयक मैं गुजरात बंगाल में नहीं ला सकता, ना केंद्र सरकार ला सकती। मगर राज्य और संघ राज्य का अगर अंतर मालूम नहीं है तो मुझे लगता है कि ध्यान से संविधान को पढ़ना चाहिए। अभी जो मैं विधेयक लेकर आई हूं मान्यवर, वो संघ राज्य के संबंधित है, और राज्यों के अधिकार धारा 246, ये सारी चीजों का आप उपयोग कर इसको गुमराह करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, ये विधेयक हम बिल्कुल संविधान प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप लाए हैं और पूर्णतया संवैधानिक विधेयक है, क्योंकि दिल्ली संघ राज्य है और संघ राज्य की किसी भी बात पर, दिल्ली संघ राज्य की किसी भी बात पर लेजिस्लेशन लाने का भारत सरकार का अधिकार, और ये अधिकार का उपयोग क्यों किया, इस पर भी सवाल उठाए गए, इस पर भी मैं बाद में जवाब दूंगा। मैं थोड़ा आगे कहता हूं कि एक बात बताई गई, 2011 में ये विधेयक दिल्ली सरकार में पारित किया गया था, संशोधन, और अब आप इसको कैसे अमेंड कर सकते हो या तो कैसे बदल सकते हो। संविधान के अनुच्छेद 239 ए 3C के तहत इस देश की संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसके स्वरूप बदलने का या तो उसको निरस्त करने का अबाधित अधिकार है। और जो लोग हम पर आरोप करें, मैं उनको बताता हूं, ये हमारे समय में नहीं हुआ है। अधीर रंजन भी सुन ले, ये हमारे समय में नहीं हुआ है। ये संविधान के अंदर प्रोविजन ऑलरेडी है। संविधान को मेरे जैसे सादे चश्मों से दिखोगे तो दिखाई पड़ता होगा, राजनीतिक चश्मों से देखोगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा। चश्मे साफ करने का सवाल है माननीय अध्यक्ष जी। बाकी तो बहुत स्पष्ट लिखा है और सब भाषाओं में है। जो हिंदी पढ़ते हैं उसके लिए हिंदी में है, बंगाली पढ़ते हैं उसके लिए बंगाली में है, अंग्रेजी पढ़ते हैं उसके लिए अंग्रेजी में, मराठी पढ़ते हैं उसके लिए मराठी में है, सब भाषाओं में है। हाँ, गुजराती में मैं इसी से पढ़कर आया हूं, आप पढ़कर आइए, इतना ही कहता हूं। मान्यवर, अनुच्छेद 246 आर का जो उल्लेख किया गया वो निर्वाचन की विधा के संबंधित है।
इस बिल में ध्यान से जिसने देखा होगा उसको मालूम होगा, निर्वाचन की कोई प्रक्रिया के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की। उल्टा सुझाव आया कि डायरेक्ट चुनाव कर लेते हैं। अरे भाई, हम नहीं कर सकते हैं, संविधान हमें नहीं परमिशन देता है। माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ा भ्रांति फैलाने का जो प्रयास हो रहा है, मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं। ये पूर्णतया संविधान प्रदत्त शक्तियों से लाया गया विधेयक है। इसमें संघ राज्य की शक्तियों पर कोई अतिक्रमण नहीं है और ना हम करना चाहते। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा, मैं एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं। एक जस्टिफिकेशन था कि भाई राज्य करे। संविधान के अनुच्छेद 239 ए 3C के पहले परंतुक के आधार पर टीएमसी अधिनियम 1957 में संशोधन करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित किया। अगर दिल्ली सरकार करती भी है तो उसको राष्ट्रपति की सहमति चाहिए, मतलब कैबिनेट की चाहिए। इसके अलावा संसद के पास केंद्र शासित प्रदेश जीएनसीटीडी के लिए किसी भी मामले अर्थात तीनों सूचियों में कोई भी मामला के संबंध में कानून बनाने का समवर्ती शक्तियां प्रदत्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 239 ए 3C के दूसरे प्रावधान के तहत भले ही संशोधन अधिनियम को सहमति दी है, संसद किसी भी समय एक ही समान मामले के संबंध में कोई भी कानून बना सकती है, जिसमें कानून में संशोधन करना, अलग अलग करना, निरसन करना सब शामिल है, जो राज्यसभा की विधानसभा के द्वारा ही बनाया। मान्यवर, ये मैं एक नोटिंग पढ़ रहा हूं और कांग्रेस के मित्रों की जानकारी के लिए ये नोटिंग, जब 2011 का एक कानून आया तब देश के गृहमंत्री, तत्कालीन गृहमंत्री और विद्वान धाराशास्त्री पी चिदम्बरम ने किया हुआ नोटिंग है। उनका भी इंटरप्रिटेशन यही कहता है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी दादा कह रहे थे कि अमित शाह जी सब जगह सरकार बनाना चाहते हैं, इनकी पार्टी सब जगह सरकार बनाना चाहती है। पावर मतलब सरकार बनेंगे तभी तो आएगा, वैसे कैसे आएगा पावर? पावर तो लोकतंत्र में सरकार चुनकर आएगी तभी आएगा। तो मैं गृह में कहना चाहता हूं कि हाँ, हम चाहते हैं हर जगह हमारी सरकार बने, इसीलिए तो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव क्यों लड़ना? आप क्यों गोवा में गए भला बताइए? आप क्यों त्रिपुरा जा रहे हैं बताइए भला? आपको भी अधिकार है, मैं ना नहीं बोलता, आप भी जाइए, आप भी जाइए। हर पार्टी ने हर जगह अपनी आइडियोलॉजी, अपना स्टैंड, अपने कार्यक्रम, अपनी सरकारों के परफॉर्मेंस को लेकर जाना चाहिए। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसमें आपत्ति क्या होती? हर जगह पे कोई पार्टी विचार करे कि हमारे लोग चुनकर आए, हमारे कार्यक्रम के आधार पर, हमारी विचारधारा के आधार पर, हमारे नेता की लोकप्रियता के आधार पर, तो इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? लोकतंत्र में आपत्ति उनको हो सकती है जिनको सत्ता छीनने का डर है, लोकतंत्र के पुरोधाओं को नहीं हो सकती। मैं अभी भी कहता हूं दादा, हम चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रमों के आधार पर, हमारी विचारधारा के आधार पर, हमारे नेतृत्व की लोकप्रियता के आधार पर और हमारी सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर हम सब जगह चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना भी चाहते हैं। मगर हम सत्ता विपक्षी कार्यकर्ताओं को मारकर हथियाना नहीं चाहते दादा, सीरीज ऑफ खून कर हथियाना नहीं चाहते, कार्यकर्ताओं की पत्नियों और बहनों पर बलात्कार कर हम नहीं चाहते सत्ता लेना। ये हमारी संस्कृति नहीं है दादा, और लोकतंत्र का क्या थी? कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, बाकी सारी पार्टियों के नाम देना नहीं चाहता, जो अपनी पार्टी में परिवार के आधार पर पार्टी चलाते हैं,
कई सालों तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकते हैं, वो देश के लोग के नाम देना नहीं चाहता, जो अपनी पार्टी में परिवार के आधार पर पार्टी चलाते हैं, कई सालों तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकते हैं, वो देश के लोकतंत्र की चिंता कर। अरे भले अपने कार्यालय में तो चुनाव करा लो भाई, पहले अपनी पार्टी में तो करा लो, देश की बाद में बात करना। माननीय अध्यक्ष जी, एक विषय आया विशेष अधिकारी की नियुक्ति। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि विशेष अधिकारी संक्रमण काल के लिए ही नियुक्त होता है, उसके बाद में चुनाव होता है और उसके बाद में चुनी हुई बॉडी आती है। और विशेष अधिकारी का दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 490 में इसका प्रोविजन पहले से है, तो कांग्रेस के समय में बनाई गई। जब आप उपयोग करोगे तो बहुत लोकतांत्रिक, और जब हम करेंगे तो लोकतंत्र का हनन हो गया। किस तरह से देश चलाना चाहते हो? आत्मचिंतन करोगे क्या? आईने में अपने आप को देखोगे क्या? देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? 490 भी कौन लेकर आया? तो आज उपयोग कर रहे हैं, उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी। और मैं आज कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, फिर से सबसे ज्यादा राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दो बार मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत, 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। एनडीए के साथी हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े। हमें कोई शौक नहीं है सत्ता, माननीय अध्यक्ष जी, ना हम चाहते। माननीय अध्यक्ष जी, सुप्रिया जी ने कहा कि चुनाव के एन मौके पर क्यों लेकर आए विधेयक। सुप्रिया जी, ओबीसी का बदलाव, ओबीसी सीटों का प्रोविजन का बदलाव महाराष्ट्र सरकार ने कब किया? महाराष्ट्र सरकार में कितने साल से एडमिनिस्ट्रेटर है? कितने कॉरपोरेशन में एडमिनिस्ट्रेटर है? क्यों चुनाव वहां नहीं होते हैं? और करना चाहते थे तो पहले क्यों नहीं किया? मैं भी पूछ सकता हूं। मगर जब अपने अपने राज्य में होता है, जैसे मेरे साथी सांसद निशिकांत जी ने कहा कि झारखंड में 5 महीने से एडमिनिस्ट्रेटर, 1 साल से एडमिनिस्ट्रेटर, मगर चूंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, आप नहीं बोलोगे। तथ्यों को पारदर्शिता के साथ इस सदन पर रखना चाहिए। इस सदन को पूरा देश देखता है। माननीय अध्यक्ष जी, मनीष तिवारी जी जवाब दे रहे थे। मनीष जी, नरसिम्हा राव जी का नाम दिया है, देखना भाई, जरा ध्यान रखना हम आगे क्या होता है। जरा संभल कर बोला करो यार, भावुक होकर इतना मत बोलो। हाईकमांड भाषण सुनता है। नरसिम्हा राव जी का नाम आपने दे दिया, और बिट्टू भाई ने भी पंजाब की गलती को स्वीकार कर लिया। चलो अच्छा ही है, देर सबेर स्वीकार कर लिया आपने। दादा ने कहा दिल्ली दंगों को मैंने कहा था कि सबको जेल में डालेंगे। दादा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन, पुलिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है। मैं सदन पर रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं, दिल्ली में अब तक 2473 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया।